समाप्त कर दिया जाए। मंत्री जी क्यों विशेष प्रावधान रखो, फिर बात कर लेंगे। सभी दल के एक मिनट सभी दलों के नेताओं से जो भावना है सदन की, सभी दलों के नेताओं से बात करके माननीय मंत्री जी को अवगत करा देंगे। सर बात यह कि सर हमें पांच करोड़ मिलते हैं, वो भी तो हम ज्यादा चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं खत्म क्या है। श्री आपने कहा कि समाप्त करो विशेषाधिकार, और विशेषाधिकार समाप्त करने की प्रक्रिया सरकार ने शुरू करी दी है, तो सदन सहमत हो जाए उस पर। सभी दल के नेताओं, एक मिनट प्लीज बैठ जाइए। इस विषय पर सभी दल के नेताओं से बात करके निर्णय लिया जाएगा। ओके। श्री गणेश सिंह जी, ऐसे खड़े होने वालों को कोई सप्लीमेंट्री नहीं मिलेगी और इस पूरे धन्यवाद समय में नहीं मिलेगी। आपने नाम नोट करा दिया है, आप नोट करा दो, व्यवस्था से दे देंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना, क्योंकि बड़ा लोकसभा क्षेत्र है, मैहर एक बड़ी जगह है, वहां के लिए पिछले 10 वर्षों से मैं कोशिश में था कि वहां एक नया केंद्रीय विद्यालय खुल जाए। ये चुनौती पद्धति का उल्लेख किया गया है और चुनौती पद्धति में कोई प्राधिकारी के सहमति पर ही खुल सकता है। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, चुनौती पद्धति क्या है? क्या वहां की आवश्यकता के अनुसार हम केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए, चूंकि जो भी फॉर्मेलिटीज सब पूरी हो चुकी है, जमीन दे दिया, सहमति दे दिया, भवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, अब वो चुनौती पद्धति में डाल दिया गया, तो कब तक उसका निर्णय होगा? मैं भी लोकसभा राज्यसभा की सदस्य रहा। मैं भी मेरे गांव में एक सेंट्रल स्कूल खुले पिछले 20 साल से कोशिश कर रहा हूं। जब एक माननीय सदस्य एक निवेदन करते हैं विभाग को, विभाग उसको राज्यों को भेज देता है, राज्य सरकार भी रिकमेंडेशन करता है कहां खुले। कुछ मानक है सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं कि सेंट्रल स्कूल खुलने के लिए जब तय किया गया हुआ 4-5-8 दशक की पहले, तब शर्त यही था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी जहां ज्यादा रहेंगे उस इलाका में स्कूल खुले जाएंगे। यह है प्रमुख विषय। उसके बाद राज्यों की ओर से अपेक्षा रखा जाता है जमीन की, अस्थायी रूप में कुछ साल के लिए निःशुल्क मकान की। यह सारा विषय होता क्या है, एमपी सदस्य महोदय एक बार चिट्ठी लिख देते हैं, हम उसको भेज देते हैं, राज्य उसमें अभी तक कई स्कूल खुले हैं, राज्य अभी तक लैंड उपलब्ध नहीं कराए हैं, कई स्कूल किराए के मकान में चल रहा है, अभी तक उसकी व्यवस्था नहीं हो पा रही है। राज्य के ऊपर बहुत सारे जिम्मेदारी आती है। मैं अभी इसी कोशिश करेंगे, हम इसी सत्र के दौरान सारे माननीय लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य को अवगत कराएंगे कि आपके इलाका में कौन सा चीज पेंडिंग है, लैंड को लेके, घर को लेके, उसको करिए। नया स्कूल की प्रपोजल आप दीजिए, हम राज्य सरकार को भेजेंगे। दोनों की सहमति होने से, मानक होने से इसको ही चैलेंजिंग रूट किया गया है। माने पिक एंड चूज नहीं करेंगे, एक लिस्ट के ऊपर कर रहे हैं। यह हमारी सरकार की पारदर्शी प्रक्रिया है। मोहबा मित्रा। सर, थैंक यू सर। Sir, I had my honourable colleague, Ms. Manish Tiwari, put forward his point of view. I'd like to put out another point of view, which is I represent an area which is on the border and has a lot of BSF and a lot of people with transferable jobs. The central school there is only one Kendriya Vidyalaya there, and like I'm sure many of my colleagues, we face this trouble every year that there are more than 10. 10 quota is very small, I think, but to do away with the quota completely would be very, very difficult, difficult. I would urge that since there are some people in some areas where there are other schools and they can take advantage, in areas like ours there's only one CBSE school, people with transferable jobs need that. So perhaps the ministry for this parliament secretariat can have a separate cell where those people who need more quota, we can get that. It will be very difficult if the quota were removed, sir. Very difficult. सर, आपने एक आदेश दिया ही के सुरेश जी, क्या विषय यही? हाँ, माई कॉन्स्टिट्यूंसी। हाँ सर, ओपनिंग ऑफ द केंद्रीय विद्यालय इन माई कॉन्स्टिट्यूंसी। ये सदन में जितने लोग बैठे हैं ना, सब केंद्रीय विद्यालय की मांग करेंगे। एक इधर से हाथ खड़ा, इधर खड़ा से। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, केंद्रीय विद्यालय के नियम प्रक्रिया बता दी है। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, ओपनिंग ऑफ न्यू केंद्रीय विद्यालय in my constituency Kottarakara, Kollam district, Kerala. Kerala government already transferred 5 acres land to Kendriya Vidyalaya.
Sangathan. And also temporary accommodation also hand over to Kendriya Vidyalaya. And also the regional commissioner Kendriya Vidyalaya inspected along with the central PWD officials. So everything is ready. But the government of India is not sanctioned the project. That's why we are waiting for last 10 years for starting this school. So I would like to, Honorable Minister through you, sir, whether every formality has been completed in Kottarakara, Kollam district for Kendriya Vidyalaya, but government of India is not sanctioning. I would like to ask Honorable Minister whether we are going to sanction. Honorable member, शून्य काल और प्रश्न काल में अंतर समझो. ये शून्य काल नहीं चलना चाहिए. प्रश्न काल में मेरे यहाँ खोलो, मेरे यहाँ खोलो. प्रश्न काल और शून्य काल डिफरेंस है. मैं पूरा शून्य काल आपको अलाउ करता हूँ. क्यों बालू जी, सही है ना? इसलिए क्वेश्चन नंबर 243 नो आंसर. एक पॉलिसी मैटर बता दिया मंत्री जी ने, उस पॉलिसी के तहत चलाया. मंत्री जी, आप बोलना चाहते हैं कुछ? नहीं सर, वो मैं फिर आप ही की अनुमति से एक विषय कहना चाहूँ. माय डियर फ्रेंड सुरेश जी, प्लीज अप्रिशिएट वन थिंग. डोंट गो बाय द हाफ बेक्ड केक और हाफ बेक्ड इंफॉर्मेशन. आई एम रेडी टू इन्फॉर्म ऑल ऑफ यू. जो आप कहते हो कि मेरे वहां मानक के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट ने दे दिया, अकोमोडेशन दे दिया, मैं जिम्मेवारी के साथ आप सभी की कंस्टिट्यूंसी में जो पेंडिंग इश्यू है, विभाग की क्या, केंद्रीय विद्यालय संगठन की क्या व्यू पॉइंट है, मैं आपको लिख के दूंगा. उसमें कुछ कुछ अनामोली है. यह कहना अनुचित है कि भारत सरकार खोल नहीं रहा है. ऐसा नहीं है. हम जो मानक के आधार पर खोलने के लिए पूरा ओपन है. हर एक 2-3 साल में एक बैच निकलती है. लेकिन फिर मैं विनम्रता से कहूं, बच्चों को पढ़ाने की हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था में जिम्मेवारी है, यह ज्यादातर भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए है. हर एक जिले में सेंट्रल स्कूल फिर भी खुल चुका है, सबके प्रयास से खुल चुका है. यह अधिकार की विषय नहीं है, यह राज्य की जिम्मेवारी है. मैं इस सत्र के दौरान सभी को अपने अपने विधान लोकसभा के अंदर बैठिए, तो अगर गोगोई जी बैठिए, ओके, आप उसकी पैरवी मत करो. नहीं, 7 बार चुन के आने से नियम बदल नहीं जाता है. नहीं बदलता. अध्यक्ष महोदय, 7 बार आने से नियम बदल नहीं जा सकता है. सुरेश, डोंट आर्ग्यू इन फेवर ऑफ सुरेश जी. देखिए, ये प्लीज नो अलाउ. कोई इनका रिपोर्ट नहीं हो रहा. ये आप ये 0 आवर नहीं है सदस्य. क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, आपको पैरोकार बनाया कि उन्होंने? यहाँ कोई वकील नहीं बनता है सदन में, ध्यान रखना आज के बाद. यहाँ वकालत की सिस्टम नहीं है. क्यों मनीष जी, बैठिए प्लीज. क्वेश्चन नंबर 243 उन्मेष पाटिल, हिना गावित, मंत्री जी, शिक्षा मंत्री जी. उत्तर सदन के पटल पर रखा गया. CTR बालू जी. Sir, there is a Sarva Shiksha Abhiyan. Now the question pertains to Samikra Shiksha Abhiyan. They are going, the government is proposing to impart quality education from preschool to 12th standard for the next 5 years. I want to know whether there was any shortcomings in the Sarva Shiksha Abhiyan. For that matter, you are introducing the new system. That is one thing. And what are the targets for the state board examination and as well as the central board examination, which the government has fixed now? Are you going to introduce this education system in mother tongue itself? These are all the questions. Honorable Speaker, sir, this is the name of the scheme. This is the name of the scheme. During Atalji's period, where Honorable Baluji was a part of government, I think he is remembering all these old schemes. Sarva Shiksha Abhiyan. Since last few years, the old scheme has been with some new modification and same as Samagra Shiksha Abhiyan. Essentially, this is a 60-40 centrally sponsored scheme. States are free to run their own course, own language, and in this national education policy, much emphasis is given to mother tongue. And in this Samagra Shiksha Abhiyan, one of the priority area is to create local language system, be it digital library, be it classroom, be it smart through local language. This is a very progressive scheme and all the states are cooperating on this issue. This is a very progressive step implemented by Modi government.
Now Sri Krishna. Thank you, sir. So, Andhra Pradesh state government is spending heavily on the education to the tune of almost 12% of the budget we are spending. And we have come up with various new schemes like Amavadi, wherein we are giving parents 15,000 rupees if they send a kid to the school, and also Nadu Nedi, where we are refurbishing the schools. But, sir, if you look at the data of Samagra Shiksha Abhiyan that you are talking about, in the last year, the percentage spent as proportion to the approved budget, not only Andhra Pradesh, but Maharashtra, Himachal Pradesh, Gujarat, Chhattisgarh, Kerala, Karnataka, Telangana and West Bengal, all these states have spent below 60%. Yes, it is a 60% is from the central government and 40% is from the state government. But still, these states could only drop below 60%. So, what I request or what we want to ask you is there any consultation made with the states so that the scope of this scheme can be improved so that the states can draw much better and utilize these funds much better? Thank you, sir. Speaker, sir, this is a very good question my friend has raised. Yes, there is a slow in taking the central share from the Delhi. But there is a basic difference, there is a basic reason. Because now we all are in the age of transparency. Minister of Finance has given a new pattern of disbursement to all the line ministry in Government of India, and all the line ministry are also persuading the respective state government come through more transparent manner. Government of India is going to release the fund when you will deposit from your state budget to the respective department your 40%. Immediately within few seconds, Government of India is going to release that money. Due to their own financial structure, different states, lot of states are taking the progressive stance. Lot of states have their own way of functioning. Government of India is constantly, especially Finance Ministry and all the line ministry, we all are persuading, and lot of states are also. This is a transitional phase. I hope by this end of March 31st, there will be substantial improvement in all these areas. This is a new pattern Government of India is emphasizing. This money belongs to the common man of this country. It has to be spent pie by pie in a more transparent manner. This is the effort of our government, and state government is cooperating. Gradually, it will improve. State has to adhere the financial discipline jointly agreed by Government of India and respective state governments. Question number 244, Srimati Aparajita Sarangi. 244. माननीय मंत्री जी, उत्तर सदन पर रखा गया है. Honorable Speaker, sir, we are well aware of the fact that the differently able children in our schools require very special care and protection. Sir, online teaching for these children can only be a stopgap arrangement because they need personal care. Sir, if we go by the established norms, 3% of the children population, the population that goes to schools, out of these 3% of the children's population, in fact, those who are differently abled should be integrated with the school system. The norms say that 3% of these children are supposed to be differently abled and they should be integrated with the schools. But unfortunately in India, 0.5% to 0.6% of these children have been detected and brought into the school system. So I would like to request Honorable Minister Education to let us know whether there is a roadmap, there is a strategy, there is a plan of action of Government of India to move from 0.5, 0.6% to 3% of these differently able children and integrate them with the schools. माननीय मंत्री जी. अध्यक्ष जी, भारत सरकार के माध्यम से चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है, लेकिन फिर भी अभी दिव्यांग छात्रों के लिए भी जो समग्र शिक्षा अभियान की बात हम कर रहे हैं, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में समग्र शिक्षा के माध्यम से कि सभी को बराबर की शिक्षा मिले, इस दृष्टिकोण से हम काम कर रहे हैं. और शिक्षा मंत्रालय के द्वारा लगातार राज्य क्षेत्र और नीतिगत पहलों, दिशा निर्देश, डेस्कटॉप, मोबाइल, टेलीविजन आदि के माध्यम से भी बच्चों की पढ़ाई, दिव्यांग बच्चों की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते हैं और सरकार के माध्यम से समय समय पर हम
संघ राज्य क्षेत्रों को भी हम अपनी ओर से गाइडलाइन देते हैं कि किस तरह से वो बच्चों की पढ़ाई वो कर सके। और इसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह अभी इस कोविड महामारी के समय में भी जो परेशानी हुई थी, पीएम विद्या के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई जो कि लॉस न हो, लर्निंग लॉस न हो, उसके वजह से लगातार पढ़ाई ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से चलाया जा रहा था। और इसी के तहत इस बार बजट में भी लगभग 200 DTH चैनल की भी घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है, ताकि सभी बच्चों को समान और गुणवत्तायुक्त शिक्षा मिल सके। सप्लीमेंट्री। Sir, to address the issue of learning disabilities of these differently able children, we need to have a large pool of special educators all across the country. Sir, the Rehabilitation Council of India actually raises this pool, gives recognition to institutes to actually train people to become special educators. But unfortunately, I was going by the statistics, the RCI has given recognition to very few number of institutes across the country. So, sir, in this regard, I would like to ask whether the Ministry of Education, in association with the RCI, can think of a strategy by which, huge number of institutes, those who are eligible, can be given the recognition so that more number of special educators can come. Honorable Minister. Speaker, sir, this is a very genuine concern shown by honorable member and all the section of the House. Let me put forth, this is a very sensitive issue. Our government, when Prime Minister Modi took charge, he redefined the entire issue. Now, he has brought in who all are disabled, who all are divyang. In India, this is a very new issue. All these dysfunctions, malfunctions are there within our own family. But due to... Please, let me. I am not so expert like you, Saiji. मंत्री जी, please. Speaker, sir, this is a very sensitive issue. The thing, lot of... मित्र लोग ज्यादा हैं आपके, इसलिए आप... No, I am not expert like Tai. इधर ही ले She is a knowledgeable lady and is a very expert person. I am not so. So, with my little understanding, I would like to explain. If I cannot convince them, I will come to them. I will invite them, all of them, to my office, and we will interact. This is a very genuine issue raised by honorable member. Sir, there is a lack of awareness within society who all are they in disabled person in our family. Sir, when I took charge of this sector, in the initial days, within first week of my taking charge in the parliament, I faced a question, dyslexia. Sir, I can candidly admit, I never heard this kind of terminology in my career. So when I asked my colleague, what is the Hindi? इसकी हिंदी क्या होता है? सर, हिंदी करने के लिए सर हमारे पास कोई वोकाबुलरी में शब्द नहीं था। हमारी घरों में इस प्रकार की बच्चे भी हैं। भारत में अभी जो there is a new national education policy, lot of emphasis, lot of priority has given on this issue. Addition to that, during this COVID period, हमने तो डिजिटल एजुकेशन, दिशा टीवी वगैरह लगाए, लेकिन how to educate the disabled students, there's a new challenge. We all are concerned, experts are working on that. I would like to seek advice of this House, how to create more trainers, more schools, who all are dysfunctional, let us know them. Collectively, we have to face this challenge. We have to educate all these segments. According to me, the population of this category of different kind of disabilities is around 10%. How to handle them? This is a challenge. We all have to work together. Iti Mohammad Bashir ji. Education of just differently abled students is really deplorable, sir. The first thing I would like to say is development of sign language. That is very much needed. Facility is very less. That is number one. Number two, application of educational technology for the upliftment of differently abled students. Sir, worldwide, a lot of technology updation is coming up for the development of the education of the differently abled students. My humble question to the Honorable Minister is, number one,
whether you should take effective steps for developing the sign language of the country, and the second one, application of the education technology for this particular section. Would you take interest in that also? That's my question. Speaker sir, both the advice are very pertinent. I am assuring honourable member in both the sector regarding sign language and implementing technology for education of the physically disabled students. Both we all are working on that. This is a good advice. We will take care of that. श्री SS आलूवालिया जी। अध्यक्ष महोदय, ये एक विषय ऐसा है कि जब आप किसी स्कूल का दौरा करें या गांव में जाएं तो हर एक दूसरे तीसरे घर में आपको ऐसे बच्चे मिल जाते हैं। और सरकार की जो नीति है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN, इसके तहत बजट में प्रावधान भी रहता है, पर स्कूलों में जाकर पता लगता है कि कितने % बच्चे वहां पर हैं। जो हमारी पहली प्रश्नकर्ता ने सवाल किया, स्कूल में जाकर पता लगता है कि बच्चों की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता नहीं। कारण क्या है कि उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर उसका सर्टिफिकेट लेना होता है। मां बाप के पास उतना समय नहीं होता कि जाकर मेडिकल बोर्ड के सामने पेश हो सके। क्या सरकार इस पर गौर फरमाएगी कि ऐसे बच्चों की जांच और सर्टिफिकेट इशू करने की प्रावधान स्कूल में ही कैंप लगा के किया जाएगा? तब मैं समझता हूं सारे बच्चों को ये सुविधा मिल सकेगी। और मेरा दूसरा पार्ट है अपने सवाल का कि ऑनलाइन क्लास के लिए ये इस तरह के बच्चों को ऑनलाइन में काम करने के लिए उनकी उंगलियां या उनकी स्पीच से भी नहीं पता लगता, तो क्या उनकी स्पीच का एक रिकॉर्ड तैयारी करके, क्योंकि कंप्यूटर इज ए डिसिप्लिन स्लेव सर, वो आपकी भाषा को समझता है। एक बार आप बोले, 2 बार बोले, तोतला भी बोले और गूंगा भी इशारा करे, उसको समझता है। तो क्या उनके लिए कुछ प्रोग्राम कराएंगे और इन तरह के बच्चे के लिए एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तैयार किया जाएगा जो ऑनलाइन क्लासेस भी कर सके? स्पीकर साहब, जैसे मैंने बड़े विनम्रता से इसको स्वीकार किया कि ये दुनिया अभी 21वीं सदी में भी भारत के लिए बहुत इनएडिक्वेट है। क्या हमारी जानकारी, हमारी अवेयरनेस पिछले 7 सालों में हमारी सरकार इस पे बहुत काम किया है। मैं सारे सजेशंस को, ये भी अच्छा सजेशन है जैसे पूर्व सदस्य ने पूछा, ये सारा विषय पे मेरे जानकारी के हिसाब से विभाग ने और विभाग से बाहर इस प्रकार की बहुत सारे चिकित्सा की दुनिया के लोग, मनोविज्ञान की शास्त्र की दुनिया के लोग उसमें बहुत काम कर रहे हैं। सारे विषय के एक वाइडर कंसल्टेंसी में हमारी नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की काम राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तरों पे हो रहा है। इसी आयाम में भी हम कई सारे विमर्श कर रहे हैं। ये सारे विमर्श उसी दिशा में है। सबको हम समाहित करके निश्चित रूप में अपने आने वाले पाठ्यक्रम, आने वाले पेडागोजी, आने वाले मेथोडोलॉजी में लाया जाएगा। ऐसे मंत्री जी, राज्य सरकार डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए आप सलाह दे सकते हो कि स्कूल में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लगा, सलाह दे सकते हैं? क्या दिक्कत है? महोदय गौरव गोगोई जी, राज्य सरकार को बनाना है, राज्य सरकारों को सलाह दे सकते हैं। Thank you, Honorable Speaker. First of all, let me appreciate Honorable Member of Parliament Aprita ji for raising a very sensitive question and also appreciate Honorable Minister for his frankness and his dedication to this subject. Sir, we often talk about people living and with disabilities and children living with disabilities, but do we give them space in policy making? Do we give them space in our policy planning institutions? If they are given space, I'm sure we will get the necessary suggestions. So my request is that as you Minister talked about, which is the National Curriculum Framework, there is also the National Education Policy Task Forces which is being set up in different states. अगर हर मंच में people living with disabilities और experts को स्थान दिया जाएगा, तो उस मंच में वो अपनी बात रख पाएंगे और हम भी आने वाले समय में उपयुक्त कदम उठा पाएंगे। तो यही मेरी दरख्वास्त सरकार से रहेगी। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, ये एक हेल्दी डिस्कशन सदन में हो रहा है। ऐसे बहुत सारे विषय हमारे देश में है जिसमें शायद सदन बिना विवाद की सहमत हो रहा है। मैं निश्चित रूप में गौरव गोगोई जी ने जो विषय उठाया, आज की राज्य में जो स्टेट
SCF बना है, स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क बना है, इसकी विमर्श हम जिला तक भी लेके जा रहे हैं, स्टेट में नहीं जिला तक भी लेके जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं इस दुनिया के लोग भी, तज्ञ और प्रभावित लोग, नीति निर्धारण से लेके ऊपर तक उसमें इन्वॉल्व हो, उसकी हमारी कोशिश है। और भी कोई सजेशन इस सदन की और सदस्यों के माध्यम से आएगा, उसको हम सहृदय अकोमोडेट करने के लिए तैयार हैं। क्वेश्चन नंबर 245 श्री नव कुमार सन्निया। सर, क्वेश्चन 245 माननीय मंत्री जी, उत्तर सभा पटल पर रख दी गई। ऑनरेबल मेंबर। थैंक यू सर, आपने मुझे पूछने का मौका दिया। पिछले 8 साल में पहली बार हमको ये मौका मिला। सर, मिनिस्टर का जो रिप्लाई है उसमें हमारा जो काउंसिल है 6 शेड्यूल का, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, डिमा हसाओ और कार्बी आंगलोंग में या स्पेशल पैकेज के अंदर टोटल 102 प्रोजेक्ट में 1170 करोड़ का पैसा दिया है और इसमें 56 प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है और 46 प्रोजेक्ट 576.57 करोड़ का ऑनगोइंग है, लेकिन इसमें डिटेल्स नहीं है। सर, मुझे इसलिए ये पूछना है, पिछले बहुत टाइम से कार्बी आंगलोंग और बीटीसी में हजारों करोड़ का घोटाला होने का केस भी चला है और पार्लियामेंट में भी आया है, क्योंकि वहाँ कोई मॉनिटरिंग नहीं होता है। 2016 से जब दिशा कमेटी बनाया, सिर्फ मुझे इसके लिए हटा के एक राज्यसभा का MP को दिशा का कमेटी बन गया, चेयरमैन बना दिया, लेकिन अभी उसका काम खत्म हो गया, अभी हम फिर दिशा का कमेटी में आ गया है चेयरमैन। तो इसलिए मेरा मांग है इसको दिशा के अंदर लाना चाहिए। और स्टेट लेवल में जो कमेटी होता है मॉनिटरिंग का, वो भी नहीं है। और हम 5th शेड्यूल एरिया में भी घुमा है, इसलिए भी इस एरिया में भी हमको बहुत सारे लोगों ने कंप्लेन किया है, जो ट्राइबल सप्लाइन का पैसा है वो इधर इधर दूसरे एरिया में डाइवर्ट होता है। तो स्पेशली हमारा मिनिस्टर से मुझे पहला है ये डिटेल्स डाटा हमको चाहिए, और दूसरा मॉनिटरिंग के बारे में आपको क्या सोच है उसको बताना है। थैंक यू सर। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो ऑटोनोमस काउंसिल है उसके संदर्भ में पूछा है, पूरे देश में दिशा के एक गाइडलाइन है जिसमें सभी मंत्रालयों के जितने भी कार्यक्रम हैं उन सारे कार्यक्रमों की समीक्षा की जाती है और उसमें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री का भी कामकाज की समीक्षा दिशा स्तर पर कार्यान्वयन की दृष्टि से किया जाता है। और मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि दिशा की बैठक में आप इसकी चर्चा कर सकते हैं और इसमें अगर कहीं आपको किसी तरह की कठिनाई ऐसा लगता है तो हम यहाँ से उसके लिए गाइडलाइंस यदि आवश्यकता पड़ेगी तो अलग से देंगे। ऑनरेबल मेंबर। ठीक है, लेकिन मेरा जो 6 शेड्यूल एरिया है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उसमें DC मेंबर सेक्रेटरी होता है दिशा का, लेकिन डेवलपमेंट के पार्ट में उसमें कोई पार्ट नहीं है उसका, क्योंकि ये सारा ट्रांसफर सब्जेक्ट है काउंसिल का। पिछले हमारा जो बीजेपी गवर्नमेंट सरकार बना है उसमें एक डिसीजन लिया है उन लोगों ने, जब DC को कुछ कुछ एरिया में उसको पावर देगा, SOP निकलेगा उसे, लेकिन अभी तक 1 साल हो गया SOP नहीं निकला है। DM भी हमको पूछते हैं सर हमको पता नहीं है अभी किस में हमको क्या करना है क्या बोलना है। तो हमारा मिनिस्टर से आग्रह है, अगर SOP भी उसको ठीक तरह के बता देगा जो क्या करना है वो तो होगा। और आपसे हमारा गुजारिश है, आप एक बार स्टेट गवर्नमेंट को भेजिए जो दिशा के अंदर ये TSP का जो मैटर है उसको आना, उसमें 15 फाइनेंस का भी मैटर नहीं आता है क्योंकि ये पैसा काउंसिल में जाता है। और सर दूसरा हमारा क्वेश्चन है जो अभी प्रश्न नहीं था कि आपका सर, एक है जो एकलव्य मॉडल रेसिडेंस स्कूल का, मेरा सेक्टर ST का 4 डिस्ट्रिक्ट 5 डिस्ट्रिक्ट अभी 5 डिस्ट्रिक्ट बन गया है, तमुलपुर भी बन गया है, उसमें सिर्फ एक एकलव्य मॉडल स्कूल है और उसका भी हालत खराब है। मेरा रिक्वेस्ट है एक बार मिनिस्टर को उससे एक बार जाके विजिट करना चाहिए और बाकी जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें और एक एकलव्य मॉडल स्कूल जल्दी बनाना चाहिए। इसी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इसे हम मिनिस्टर का जवाब चाहिए। थैंक यू सर।
अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है और जिसके बारे में उन्हें थोड़ी शंका है, पूरे देश में सभी जिला के माध्यम से ही एजुकेशन होती है। व्यवस्था के दृष्टि से राज्य सरकार कुछ ऑटोनोमस काउंसिल या जिला स्तरीय जो हमारे निकाय है उसके माध्यम से। तो आपने ठीक ही कहा है, जिसको जानना चाहे मैं इस संदर्भ में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री चूँकि हमारा इन सारे कार्यों के मामले में गाइडलाइंस जारी करता है, हम उसके साथ बात करके इसका समाधान करेंगे। दूसरा जो उन्होंने पूछा है एकलव्य मॉडल स्कूल के बारे में, उसकी जो मापदंड तय की गई है उस मापदंड के आधार पर स्वीकृति दी गई है। और तीसरा उन्होंने यह विषय जानना चाहा कि उन क्षेत्रों में जो विद्यालय है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है और वहाँ जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य के साथ मिलकर के बातचीत कर लूँगा और ज़रूर जाऊँगा ताकि मैं वहाँ की वास्तविकता से रूबरू हो सकूँ और उसका कोई अगर आवश्यकता पड़े उसका समाधान करें। श्री अर्जुन लाल मीणा। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो क्वेश्चन का जो विस्तृत उत्तर दिया है। मैं भी शेड्यूल 5 जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये जो आदि राज्य हैं शेड्यूल 5 में, वहाँ से आता हूँ और मेरा अपना संसदीय क्षेत्र उदयपुर है। उदयपुर के में इन्होंने इनके मंत्रालय के माध्यम से 2751 के तहत कितनी धनराशि दी और कितनी अभी तक खर्च हुई है पिछले 3 साल का मैं चाहता हूं कि वो उत्तर देवे और जो राशि दी है वो अभी तक खर्च हुई है नहीं हुई है। वैसे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में 6 एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल विद्यालय खोले। इसके लिए मैं सरकार को और मोदी जी को और मंत्री जी को धन्यवाद जी धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, इस वैसे हमारे पास में राजस्थान में कितनी राशि उपलब्ध कराई गई है उसकी आंकड़े हैं, मैं उनको उपलब्ध करूँगा। श्री अजय रंजन चौधरी जी। सर, मंत्री जी कुछ वक्त पहले ये कह रहे थे कि दिशा कमेटी है हर डिस्ट्रिक्ट में और दिशा कमेटी की आपका सारे जानकारी लेना चाहिए क्योंकि ये हमारे लिए एक फ्रेमवर्क है सदन की तरफ से ये बनाया गया है। लेकिन मेरी खेत के साथ ये कहना पड़ता सर, बार बार ये सदन के अंदर गुहार लगा के बावजूद आज तक मैंने पिछले 12-13 साल में कोई विषय पे, ये ट्राइबल विषय नहीं है बल्कि हर विषय पे, कोई भी चाहे विषय हो, जहाँ जहाँ दिशा कमेटी की देखभाल करने के अधिकार है, दिशा कमेटी की भाग लेने का, शिरकत लेने का अधिकार है, सवाल पूछने का अधिकार है, आज तक ये मीटिंग नहीं बुलाया जाता है। फिर भी मैं वहाँ की चेयरमैन भी हूँ। तो मैं ये सरकार को, ये सदन को और सर आज स्पीकर साहब आपको भी कहना चाहते हैं कि ये सर कंपलसरी कर दीजिए कि अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में दिशा कमेटी की मीटिंग सही सलामत ना बुलाया जाए तो वहाँ फंड रिलीज करना बंद कर दीजिए, फंड रिलीज करना बंद कर दीजिए, तब ये सबक सीखेगी और हम जैसे नुमाइंदे को दिशा कमेटी की मीटिंग में बुलाने में मजबूर होगी। सर, ये मैं दरखास्त करता हूं सर, क्योंकि मेरा डिस्ट्रिक्ट में काफी ट्राइबल है, मेरे क्षेत्र में काफी ट्राइबल है, उन लोग के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए मैं सदन से आग्रह करता हूं कि इस विषय पर सारे सदन बैठ के चर्चा करें और फैसले की मजबूरन उन लोग को मजबूर करे हर स्टेट को कि वो दिशा कमेटी की मीटिंग बुलाए। मोहंती जी। Sir, many thanks for giving me the opportunity, sir. Sir, these last 2 years have really taught us that if we are thinking about overall development, then the two major sectors and most sensitive sectors are health and education both. And when we are talking about the tribal development, overall development, through you to the Honorable Minister of Tribal Affairs, I would like to, sir, ask, so that is he aware that there is a disease called sickle cell disease in tribals? It's a very critical disease, and it is genetic. It is a genetical disease which cannot be cured. Survival is it's almost impossible, sir. और लिमिटेड होते हैं जिनकी उम्र होती है सर, जो बच्चों को सिकल सेल होता है जेनेटिक वजह से, ट्राइबल बच्चों को, उनकी उम्र भी सीमित होती है, 22, 25 साल तक वो जिंदा रहते हैं. बट सर, दिस कैन बी इरेडिकेटेड.
there are experts, those who are coming up with many suggestions, जो इसको इरेडिकेट करने के लिए पूरी तरह से दावा कर रहे हैं। और मुझे जितना मालूम है कि केंद्र सरकार के पास में ये अपना एक मेमोरेंडम लेकर गए भी थे, मिले भी थे कुछ महीने पहले। सो थ्रू यू आई वांट टू आस्क सर, आपका प्रश्न क्या है? यस सर, थ्रू यू सर, आई एम जस्ट आस्किंग इट सर। सर, आई एम आस्किंग सर, हैज द गवर्नमेंट बीन अप्रोच्ड with such kind of any proposal? If the government admits, then when and how to implement or execute this eradication? And if no, if the government has not yet been approached by anyone, by any organization, then will the government agree to look into this grave health issue in tribals and welcome such kind of experts for discussion and look into this matter very, very seriously immediately? Thank you, sir. अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य ने जो विषय उठाया है बहुत महत्वपूर्ण इस दृष्टि से है कि जनजातीय क्षेत्रों में और जनजातीय लोगों में इस तरह की समस्याएं अधिक हैं और इस विषय पर हमारा मंत्रालय बहुत संवेदनशीलता के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, क्योंकि आप जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस विषय पर कई बार कई देशों के भ्रमण के दौरान भी इसकी चर्चा की है और देश में भी किया है। अभी हम ICMR के साथ में स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिल करके 2 पार्ट में काम कर रहे हैं। एक तो रिसर्च पार्ट है और दूसरा डेटाबेस बनाने का कि किन राज्यों में किस तरह के कितने और कितनी संख्या में है, उसको हम कैसे डेटा बनाएं और उसका एक काउंसलिंग सिस्टम कैसे डेवलप करें, क्योंकि अनुवांशिक जब हम कहते हैं तो उसमें जितना अधिक जागरूकता फैलेगी उतना ही अधिक उसका समाधान निकलेगा। वो एक पक्ष है। दूसरा पक्ष ये है कि जो इससे प्रभावित है उसके लिए जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट सरल तरीके से कैसे उपलब्ध हो। कुछ ट्रीटमेंट है जिसको स्थानीय स्तर पर नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए भी व्यवस्थित किया जा रहा है। उसके सभी संस्थाओं के साथ हम लगातार जितने भी देश के ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं जो रिसर्च बेस्ड है, चाहे वो एम्स हो, गंगाराम हो या अन्य देश के अन्य हिस्सों में जो अच्छे अस्पताल है या जितने रीजनल लेवल में हमारे एम्स खुले, उन सारे लोगों के साथ बातचीत हो रही है और इस पर हम लगातार काम कर रहे हैं। अभी हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने इस संबंध में, क्योंकि आप जानते हैं कि जनजातीय क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के विकास के लिए जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में एक HTC कंपोनेंट होता है, उसके माध्यम से हम सभी मंत्रालयों के साथ मिलकर के काम करते हैं। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ क्लोजली हम कर रहे हैं और हमारे मंत्रालय में जो रिसोर्स गैप जहां पर आवश्यकता होती है उसको इस कार्य योजना के साथ मिला करके काम करते हैं। श्री जी माधवी। Thank you very much, sir. Sir, estimates suggest that 77% of the tribal population has no access to the internet. Has the government conduct any survey to identify the extent of the internet access to the tribal population? What is being done to improve the situation, sir? Thank you. अध्यक्ष महोदय, अभी आपको सुनकर या सदन को सुनकर खुशी होगी कि एक स्पेशल प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है IT मिनिस्ट्री की तरफ से और उसमें लगभग 6,500 करोड़ की व्यवस्था की गई है और 7,000 गांव में इंटरनेट व्यवस्था स्पेशल तरीके से ब्रॉडबैंड कनेक्शन 4G कैसे उपलब्ध कराया जाए वो सारे ट्राइबल विलेजेस। क्वेश्चन नंबर 246 श्री राजवीर सिंह, श्री भोला सिंह। क्वेश्चन नंबर 246 अध्यक्ष। माननीय मंत्री जी। Answers been placed before the House. जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के उत्तर से स्पष्ट हुआ है कि हमारी सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास के लिए बहुत सारे कार्य कर रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि सरकार ने हिमालय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और विकास पर शोध करने के लिए
अब तक किन किन केंद्रीय शोध संस्थाओं की स्थापना की है और क्या सरकार उनकी प्रगति से संतुष्ट है? आदरणीय अध्यक्ष जी, जो स्कीम चलाई जाती है उसके अंदर जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं की स्थापना केंद्र सरकार नहीं करती है, बल्कि उसमें जो 6 राज्य हैं हिमालय के आसपास वाले, उसकी राज्य सरकारें प्रपोजल सिलेक्ट करके केंद्र के पास भेजती है। जो हमारी डिवीजन है वो उसका मुआयना करती है और उसके बाद सरकार उनको फंड्स देती है। और अभी जो है पिछले कुछ वर्षों में उनको बढ़ाया गया है, तो 23.86 करोड़ से अब जो पैसा उस पर खर्च किया जा रहा है वो पिछले साल के मुताबिक इस साल 47.38 करोड़ है। और उसमें जो संस्थाएं हैं वो भी 117 से बढ़कर 203 हुई हैं। तो ये जो संस्थाएं हैं वो राज्य द्वारा, उसमें कुछ ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज़ हैं और अन्य बॉडीज़ हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो राज्य भेजता है। और सिर्फ कुछ एक प्रदेशों के अंदर, खासतौर पे अरुणाचल और सिक्किम के अंदर जो है 90:10 का रेशो रखा जाता है, बाकी जगह 75:25 का रेशो रहता है। निहाल चंद मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, राजस्थान भी सांस्कृतिक विरासत में कम नहीं है। विश्व में कोई भी टूरिस्ट अगर इंडिया में आता है तो राजस्थान जाने का जरूर उसका मन होता है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना है कि जब प्रसाद योजना थी तो 2018 में राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में एक मोहनजोदड़ो है जो 5000 साल पूर्व की वहाँ की सभ्यता है, कालीबंगा में, जिसको 1952 में BL लाल साहब ने उनको देखा था, माथुर साहब ने देखा था, और मैं खुद अभी भी उनसे मैं मिल के आया था। उनकी आयु 100 साल से भी ज़्यादा उनकी आयु है। उसके लिए केंद्र सरकार ने राशि जारी की थी। एक भटनेर दुर्ग है वहाँ पे, उसके लिए 3 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार ने 2018 में जारी की थी, लेकिन ASI अभी तक उसको परमिशन नहीं देती है इनके डिपार्टमेंट में, आपके डिपार्टमेंट में, क्योंकि जब वो अगर दीवारें उसकी टूट जाती तब जाके वो परमिशन देती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये मैं जानना चाहता हूँ कि कालीबंगा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की जो कालीबंगा सभ्यता उसको और भटनेर दुर्ग को जब मॉनिटरिंग इसकी किस प्रकार से होती है, अगर नहीं होती है तो मॉनिटरिंग सरकार को करनी चाहिए। और मेरा आपसे आग्रह है कि जो राशि दी है क्या केंद्र सरकार उसको कब तक लगाने में सक्षम करेगी? धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये प्रश्न बिल्कुल ये क्या है, हिमालय का लेकिन ये राजस्थान में आ गया। जी, लेकिन हिमालय से मोहनजोदड़ो तक आ गए। वो मतलब रेगिस्तान तक पहुंच गए। लेकिन उसमें मैं ये जरूर बताना चाहती हूँ कि ऐसी ASI की व्यवस्था है, उसमें यूनिवर्सिटी साथ लगी रहती है। और अभी राखीगढ़ी और अन्य ऐसे स्थान पाए गए हैं जिसमें धोलावीरा को इंस्क्राइब भी किया गया है। इनका जो प्रश्न है वो स्पेसिफिक कालीबंगा पर है। कालीबंगा से संबंधित जो भी उचित जानकारी होगी मैं माननीय सांसद तक पहुंचा दूंगी, और खास तौर पे इस प्रोजेक्ट को जिसको इन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है उससे रिलेटेड सब डिटेल इन तक पहुंचा देंगे। क्वेश्चन नंबर 247 श्री कृपाल बालाजी तुमाने। क्वेश्चन नंबर 247 माननीय मंत्री जी महोदय उत्तर सभा पटल पर रखा जाए। धन्यवाद स्पीकर महोदय। मेरे संसदीय क्षेत्र रामटेक में काफ़ी लेबर होते, माइनिंग में काम करने वाले लगभग 2 लाख लेबर है WCL और मॉइल में, और MIDC में भी काम करने वाले लगभग उतने ही लेबर होंगे। 2019 में 18 में घोषणा हुई थी और 19 में हमने भूमि पूजन किया था। उस समय संतोष गंगवार साहब जो उस समय के लेबर मंत्री जी थे और हमारे दूसरे केंद्रीय मंत्री नागपुर से आप जानते हैं वो भी थे। हमने भूमि पूजन का बहुत बड़ा सरकार की ओर से कार्यक्रम किया, लेकिन अध्यक्ष महोदय वो अस्पताल का काम अभी तक चालू नहीं हुआ है। सरकार ने उसके लिए पहले एक जमीन दिया था, फिर वो जमीन बदलने के लिए कहा गया, वो जमीन बदल के दूसरी जमीन MIDC के अंदर ही दी गई है इंडस्ट्रियल एरिया में। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि अस्पताल का काम क्यों रुका है और उसकी क्या कठिनाई है और आप कब तक इसको शुरू करने के लिए प्रयास करोगे? माननीय अध्यक्ष महोदय,
ईएसआईसी के लगभग देश भर में 57 अस्पतालों में इस समय काम पेंडिंग है। उसके अलग अलग कारण हैं। कुछ कारण तो जमीन का पोजीशन नहीं मिल पाना है, कुछ कारण वहाँ पर अभी एजेंसी के द्वारा कार्य को जो नक्शे के साथ शुरू करना है वो शुरू नहीं हो पाना है। हमने ईएसआईसी की पिछली बैठक में इसके लिए एक डैशबोर्ड का गठन किया है और अब जितने भी अस्पताल हैं ये सारे ईएसआईसी के डैशबोर्ड पे आएंगे। जिनकी भी प्रक्रियाएं लंबित पड़ी हैं उनको हमने व्यक्तिगत रूप से ही पत्र भेजे जिन सांसदों ने मुझे दिया है और इन सब सारी कार्यवाहियों को अब हम पूरी तरीके से एक पोर्टल के माध्यम से संचालित कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री। उम्मीद है बहुत जल्दी आप शुरू हो जाएगा और लेबर को न्याय मिलेगा। मैं आज की तारीख में वहाँ पर जो अभी एक ईएसआईसी का नागपुर शहर में जो अस्पताल चल रहा है उस अस्पताल की हालत बहुत ही खराब है। यानी वहाँ कोई व्यवस्था ही नहीं है। बेड तो 100 बेड का अस्पताल है, एक सारी सोनोग्राफी की मशीन नहीं है, एक्सरे का एक मशीन है, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं माननीय स्पीकर महोदय के द्वारा थ्रू जानना चाहता हूँ कि सर जब तक आप इस अस्पताल में जो उस अस्पताल में आप आगे सुविधा देने वाले हैं वो चालू होने तक क्या इस अस्पताल में सारी मशीनरियाँ आप देंगे? और दूसरा एक छोटा उसके साथ में मेरा सवाल है कि वहाँ पर थोड़े बहुत सारी गड़बड़ियाँ हैं तो क्या आप उसकी, क्योंकि जो टेंडर होता है, टेंडर जिसको मिलता है उसको काम नहीं मिलता, कोई और ही काम करते रहता है, तो इस बारे में भी सरकार उसकी तरफ ध्यान देंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अगर कोई ये विषय संज्ञान में लाए तो निश्चित रूप से उनके द्वारा लाए गए पर्टिकुलर विषय को मैं पूरी तरीके से संज्ञान में लूंगा। पूरे देश भर में ईएसआईसी के 160 अस्पताल और 18 मेडिकल कॉलेज चलते हैं। उन सब विषयों में एक लंबे समय से जो भर्तियां भी पेंडिंग थी उसको भी हम लोगों ने इस बार निकाला है और जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित ईएसआईसी और केंद्र सरकार के द्वारा संचालित ईएसआईसी में जो तनख्वाह का अंतर था उसके लिए भी ईएसआईसी बोर्ड के द्वारा प्रस्ताव पास किया गया है। भारत सरकार की इस योजना के द्वारा लगभग 3.5 करोड़ लाभार्थी और उनके 12 करोड़ परिवार वाले आश्रित हैं। हमारा ये मानना है कि हमारे मंत्रालय को जो ईएसआईसी की सुविधाएं लोगों की सेवा के लिए है, आप जो विषय पर्टिकुलर अस्पताल के लिए मेरे संज्ञान में लाए हैं निश्चित रूप से मैं आपको अपने कार्यालय में बुला के उसको आपकी समस्या का समाधान करूंगा। क्वेश्चन नंबर 248 श्री अशोक कुमार यादव। सदन पे रख दें। Laid on the table of the House. Question number 249, Sunita Dungal. 249. रखा गया। श्री चंद्रशेखर साहू। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विभिन्न मुद्दों पर निम्नलिखित सदस्यों के स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई है। श्री प्रद्योत बोरोदोलई, मनीष तिवारी, इति मोहम्मद बशीर, के मुरली देवन, ए.बी. डन, राजमोहन उन्नीथन, हनुमान बेनीवाल, मानिकम टेगोर, एडवोकेट अब्दुल मजीद आरिफ, गौरव गोगोई, बेनी बैनन, अधीर रंजन चौधरी, M.K. राघवन, थिरुमावनन, के सुरेश जी। मैंने स्थगन प्रस्ताव की किसी सूचना की अनुमति प्रदान नहीं की गई। हमको अगर आप 0 आवर चलाए तो हमको बोलने की अनुमति दीजिए। शून्यकाल आज इस चर्चा के बाद शून्यकाल चलाएंगे। पहले 12 बजे चर्चा शुरू करेंगे, उसके बाद 9 व्यवस्था दे चुके हैं जो दे चुके हैं, दोबारा व्यवस्था परिवर्तन नहीं होती। सभा पटल पर रखने वाले पद अभी बताएंगे। आइटम नंबर 2 श्री अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी के नाम के आगे अंकित दस्तावेज जो आज लोकसभा की कार्य सूची में अंकित है, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 3 से अर्जुन राम मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज की कार्य की संशोधित सूची में से क्रम संख्या 3 पर अपने नाम के आगे समक्ष उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 4 श्रीमती मीनाक्षी लेखी।
आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं आज के कार्य की संशोधित सूची में क्रम संख्या 4 पर अपने नाम के समक्ष उल्लेखित कागजात को सदन के पटल पर प्रस्तुत करती हूँ। आइटम नंबर 5 श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्य सूची की क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखती हूँ। आइटम नंबर 6 डॉक्टर सुभाष सरकार। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से आज की पुनरीक्षित कार्यसूची की क्रम संख्या 6 पर मेरे नाम के सामने उल्लिखित दस्तावेजों को मैं सभा पटल पर रखता हूं। आइटम नंबर 7 महासचिव। Received from Rajya Sabha regarding nomination of Shri Jugal Singh Lokhandwala, Member Rajya Sabha, to the Committee on Welfare of Other Backward Classes. आइटम नंबर 8 श्री उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 8 पर अपने नाम के सम्मुख तथा सूचीबद्ध रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के 4 प्रतिवेदनों के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण प्रस्तुत करता हूं। धन्यवाद। आइटम नंबर 9 डॉक्टर शशि थरूर। महोदय, मैं आज की कार्य सूची में अपने नाम के सामने यथा सूचीबद्ध संचार और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति का 32वां, 33वां, 34वां और 35वां प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 10 श्री मोहन भाई कुंडारिया। अध्यक्ष महोदय, मैं आज की कार्यसूची में क्रम संख्या 10 पर मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध विभाग संबंधित उद्योग संबंधी स्थायी समिति के 315 और 316 प्रतिनिवेदन प्रतिक्रिया सभा पटल पर रखने का अनुमोदन लेता हूं। 7 के संबंधित मामले सभा पटल पर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्यों से आग्रह है कि इससे संबंधित विषय सभा पटल पर रखने की इजाजत उनको दी जाती है। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चर्चा। श्री मरगनी भरत। Sir, thank you, Honorable Speaker, sir. At the outset, I'd like to thank the Honorable Minister Gadkari ji for considering Andhra Pradesh as one of the progressive states, sir. I'm so grateful to stand in this noble house to speak on demand for grants, road and transport, sir, which is led by one of the efficient ministers of this government, sir. And also, sir, he executes each and every राज्य मंत्री सर। अभी माननीय केंद्रीय मंत्री जी आ रहे हैं, राज्यसभा से भी आ रहे हैं। So thank you, sir. Sir, he executes each and every single project with meticulously planning, and executes with passion, sir. Sir, I take this opportunity to express my gratitude. Last month, the Honorable Minister Gadkari ji happened to visit to my state of Andhra Pradesh, sir, where he sanctioned and inaugurated 20,000 crore worth of road infrastructure, sir. On behalf of my pragmatic Chief Minister, Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy ji, and my people of Andhra Pradesh, we are indeed very thankful to this government, sir. Sir, as the Honorable Minister would be knowing, as Andhra Pradesh state is the second longest sea coastline, sir, with road and infrastructure, sir. Sir, and also, sir, it is on the coastline. It is precisely proved to be bane for natural calamities, sir. Sir, and also, sir, the natural calamities like floods and the cyclones, the roads got devastated, sir. And I request through you, sir, to the Honorable Minister to grant financial aid
to the state of my Andhra Pradesh, sir. Sir, and also, sir, especially in my constituency, I would like to mention few of the points, sir, where some of the concessionaires or contractors with the shabby maintenance, the poor maintenance of the roads, sir. Sir, especially where my city, Rajamahendravaram, which is on the national highway, sir, where the city got extended towards the national highway and even crossed 5 kilometers and above to the national highway, which has more than 500,000 population as per 2011 census, sir, where the Honorable Minister has sanctioned in the last government some of the flyovers, sir, in the year, perhaps in the year 2018. But still, sir, the execution of the flyover works, due to some technical issues, it is being procrastinated, it is being delayed. So I would like to know from this house through you to for the minister, sir, why the works is being delayed. So one junction I would like to quote here, sir, I would like to name the junction that is called to be a dreadful junction, dead junction, called Morampudi Junction, sir. Morampudi Junction, where I could see on record, I'd like to keep on record, sir, where in the year, because there are many black spots, sir, we required flyovers for that black spots everywhere, because where the East Godavari district got bifurcated for the police department as a Rajahmundry urban district, sir, where I would like to mention here in this house regarding the accidents taken place in the year 2018 is somewhere around 90 accidents, with a death around 29 people died and injured 109. In 2019, 119 people were killed, sir, and deaths were around 42, and seriously injured were 121. In 2020, sir, 116 accidents were taken place, 36 people were killed, and 115 injured, sir. Sir, likewise, the list goes on, sir, as per the traffic police records, sir. Sir, I'd like to read out the junctions also, sir, where the Rajahmundry city limits, where the national highway passes through the city limits, sir. I'd like to read out the junctions. One is Rajanagaram Junction, sir. I would like to place on record, sir, because these junctions, we required flyovers and center divider lightings and also service roads and high mast lights. So I'd like to read out the junctions, sir. One is Rajanagaram Junction, sir, Divancheru Junction, sir, Lala Cheru Junction, sir, Morampudi Junction, ONGC Junction, Bammuru Junction, Vemagiri Junction, Horlicks Factory Junction, Vemagiri Junction and Kadiyapalanka Junction, Burilanka Junction, Pottilanka Junction. These all the junctions where this many accidents were taken place, sir. Sir, I'd like to request to the minister to be magnanimous and sanction the flyovers wherever it is required. And last couple of months, I happened to meet the Honorable Minister, where he considered Rajamahendravaram and sanctioned a bypass road, sir. Due to some technical issues, the works haven't taken place up till now, sir. So I request through you to expedite the works immediately, sir. Sir, and also the laying of the roads is very highest priority, sir, and it plays a pivotal role in the growth trajectory of our country, sir. And at the same time, the road safety measures is a double priority of this government to take place, sir, because the road safety measures are not up to the mark, sir. Because when you happen to see the death toll and the accident rate, almost 11% of the world accidents are happening in our country, sir. So the government should seriously think on the road safety measures, and at the same time, the government has to see the standards of the vehicles, whether the Vehicle Act, Motor Vehicle Act of 2019, where it was passed in this house, in the parliament, sir, whether it is being implementing properly or not, the government has to monitor continuously, sir. Sir, and also, sir, my main points, and at the same time, sir, the roads
has increased apparently in this past 10 years from past decades, sir. And at the same time, the number of vehicles also has increased beyond the road, sir. Sir, also, sir, but when it comes to the violation of the rules, let me put on record for young India, sir. Sir, we are all educated, and many of us in a hurry going to our respective destinations, we violate, many of us violate the rules and the traffic rules, sir. Sir, the stringent laws has to be formulated by Government of India and the Ministry to curtail the accident rate, sir. As I have one suggestion, sir. As why can't the insurance premium may be linked with the traffic violations? Many traffic violations, the insurance premium will be very higher, and less traffic violations, the insurance premium shall be incentivized. Why can't the government plan in such a way, sir? And the other hand, sir, on the other hand, there are some officers I don't want to take their names, but the below standard officers, where I told you, I mentioned right now in this house, sir, before, about the dreadful junctions and accidents, sir. Sir, who is responsible for the accidents, and who is responsible for the people who were killed brutally in the road accidents, sir? Because it was sanctioned in the year 2018, still now, up till now, it has not been started yet, sir. So who will take responsibility for this, sir? And I wanted to quote, sir. Sir, laying the roads is not that difficult, sir. But maintenance of the roads and road safety measures with the minimum revenue expenditure, with minimum accident rate is something challenging, sir. So I'd like to request the Minister to focus on this area, sir. Now, sir, please. our party has more than 10 minutes, sir. Sir, and also, sir, I'd like to make some notes, sir. I wholeheartedly appreciate the ministry to get the highest allocation of budget. It is an increase in terms of allocation of 22 to 23 with 68,000 crores hike in the absolute terms, sir. And the capital expenditure is pegged at around 1,87,000 crores, sir. And the revenue expenditure is around 11,000 and odd crores, which is quite welcoming, sir. Sir, the Honorable Finance Minister, in her budget speech also, she mentioned about one innovative program called Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan for express ways and rapid movement of people and goods, sir. Sir, the ministry happened to announce that around 25,000 crores is been investing with an innovative ideas. And I'd like to know how we're going to mobilize 20,000 crores as the Honorable Minister has mentioned in her speech, sir. Sir, the House would like to know what are the innovative methods, in what way the government raised for the Pradhan Mantri Gati Shakti Master Plan, sir. Sir, I would like to give one of my suggestions, sir. So why government plan to construct, solar panelings in the middle of the roads, on the dividers, so that the renewable energy, as our country has a long stretch of national highways and road structure, why can't government plan the solar panelings in middle of the roads so that the renewable energy can be produced? As per the Niti Aayog, sir, by the year end of 23, the three-wheeler... Honorable Minister, three-wheeler vehicles... Honorable is making so many suggestions. Sir. Please. Sir, as the Niti Aayog has suggested, as proposed, by the year of 2023, the three-wheeler electric vehicles has to take a major role, sir, and also the two-wheeler electric vehicles by 2025, sir. So where the power and energy comes from? Our major power is generated from the burning of the fossil fuels.
especially from the thermal energy. Sir, we need to think on renewable energy. So this suggestion of erecting the solar panels in the middle of the roads, it makes a major impact, sir. So unless and until we plan the what you call the raw material, the petrol, I mean like the electricity from this renewable energy, planning to implement the electric vehicles is very challenging, sir. Sir, two more minutes, sir. I have many things to go ahead, sir. First you have gone through your constituency, then comes to general points. First yes, sir. Yes, sir. Now please conclude. Sir, and I'd like to address so why the funds have confined for the states in terms of the roads for the states, sir. Sir, as we all know, in the year 2017 to 18, the Government of India has allocated round about 800 crores for the state roads, sir. But we have confined and restricted to 250 crores in this budget 22 to 23, sir. We should not forget the Government of India is collecting cess on petrol and diesel, almost 33 rupees per litre, sir. Sir, for road infrastructure, where the devolution of taxes, it is not being distributed to the states. So I request through you, sir, to the Minister to distribute the funds and give us the more financial aid for the states also, sir, as a cooperative federalism. Yes, sir. please. Now, Sir, I have two more minutes, sir. Sir, when it comes to the networking of the roads, India is placed as the second second largest road networking, sir, with a network of around 64 lakh kilometers, sir. That is all on record. That's all on record. Now yes, you put sir. your bullet points. Two minutes, sir. And India is placed after United States of America, and which includes of 1.3 lakh roads of national highways and 1.8 lakh of state highways. And under the dynamic leadership of the Prime Minister, we will certainly cross and will be there in the now, top Sri spot, ST Hassan. Sir, I have 2 minutes, sir. Kindly give us, sir. You have already taken more than 20 minutes. Please. Sir, sir, as we all know that, sir, the Nitin Gadkari is the best person to know about our road system than anyone in our country, sir. Sir, I would like to say about the issues relating to my state, sir. You have already spoken about your constituency, state, general, everything. Please. Now, ST Hassan, please. Then now. NH 516E has declared as Green National Highway Corridor. It falls in my constituency. I wish to know the progress of R&R and steps taken to release the money for R&R, sir. And also, sir, the Schedule 13 of AP Reorganization Act mentions mandates to construct a rapid road connectivity from Amravati to Hyderabad and important cities in Telangana, which is the roads to the important cities in Telangana, sir, which is the progress. What is the progress of this? Kindly may explain. And also 33 ROB and RUBs are going to be constructed under Setu Bharatam in Andhra Pradesh, sir. The details may be given, sir. Yes. Sir, the final 2 points, sir. Sir, the Bhogapuram to Bhogapuram 6-lane road, sir, which reduces the distance for Visakhapatnam port and even for Chhattisgarh and Odisha, sir. And the highway, if we expedite the highway at the earliest, and the Government of India also proposed Bhogapuram airport now also. ST Hassan, please. Sir, the final point, sir. Please. Sir, there are more than 450 black spots identified in Andhra Pradesh, sir. The ST Hassan. बहुत शुक्रिया सर. Yes, please. आपने मुझे. No, you are not obeying the directions of the Greenfield Highway at Krishnapatnam Port, sir, with an estimated cost of 462 crores. And also from Nellore to Krishnapatnam Port with an estimated cost of 360 crores, sir. What is the present status of the above roads and whether there is any cost and time overrun by this, sir? Sir, ADB has crossed has approved 3,500 crores loan to the Visakhapatnam and Chennai corridor, sir. Please. I would like to. बहुत बहुत शुक्रिया सर.
आपने मुझे सड़क परिवहन और राज्य मार्ग पे बोलने का मौका दिया। सर, मैं कुछ महत्वपूर्ण समस्याओं को आपके माध्यम से मंत्री जी को, सरकार को बताना चाहता हूं। सर, बहुत इम्पोर्टेंट एक्सप्रेसवे हाईवे जो दिल्ली से लखनऊ जाता है, मंत्री जी मेरे ख्याल से 25 साल हो गए इसे बनते हुए, आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। और इतना इम्पोर्टेंट हाईवे है, आज भी 6-7 जगहों के ऊपर इसमें कार्य नहीं हो पा रहा, बड़ी बड़ी लाइनें लग जाती हैं। मेरठ तक तो एक्सप्रेसवे बन गया है, मेरठ के आगे बहुत समस्याएं हैं। और एक समस्या मंत्री जी खास तौर से कटरा के ऊपर है, जहां पर शाहजहांपुर से पहले ओवरब्रिज नहीं बन पाया है और वहां पे तकरीबन 1-1 घंटे 2-2 घंटे के जाम लगा करते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे देखते हुए इस इम्पोर्टेंट हाईवे को जल्द से जल्द बनाने की कृपा करें। मेरा दूसरा हाईवे जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, मंत्री जी, एक रोड मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक बड़ापुर एक इलाका है, बड़ा कस्बा है, इसके बीच में से एक रोड जाती है और ये रोड आगे कोटद्वार से ये बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम को जाती है। आपको ये जान के हैरत होगी कि ये बीच में जो रोड जा रही है, ये कुछ जगहों के ऊपर 9.5 फीट या 10 फीट की है केवल। अगर 2 गाड़ियां आमने सामने आ जाएं तो जाम लग जाते हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस बढ़ापुर बस्ती का बाईपास बनना बहुत आवश्यक है, ताकि सारे श्रद्धालु, ये रास्ता भी शॉर्ट है बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम का, ताकि सारे श्रद्धालु बहुत जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे और काम पूरा करें। मंत्री जी, एक हाईवे जाता है मुरादाबाद से काशीपुर होता हुआ और आगे गढ़वाल तक। इस हाईवे के ऊपर विश्व प्रसिद्ध एक उद्यान है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसमें तमाम दुनिया से लोग पर्यटक आते हैं। मुरादाबाद से लेके काशीपुर तक रोड इतनी खराब हो गई है कि अगर उसमें आप 20 से या 30 किलोमीटर की रफ्तार से ज्यादा नहीं चल सकते। बाहर के पर्यटक क्या इंप्रेशन लेके जाएंगे? आपने ये सैंक्शन कर दिया है, 4 लेन करने की बात करी है। बीच में एक बहुत संकरा पुल पड़ता है, जिसपे एक तरफ से ही ट्रैफिक पास होता है और वहां पर भी बहुत लंबे जाम लग जाते हैं। आपने पास किया है 4 लेन, लेकिन न जाने कुछ वजहों से वो आगे काम हो नहीं पा रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए इस काम को करा दिया जाए, ताकि जो फॉरेन पर्यटक आते हैं वो आसानी से कॉर्बेट नेशनल पार्क भी जा सके और आगे रानी खेत वगैरह भी वो जाकर घूम सके। बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, अब बहुत बुरी हालात के अंदर है। मेरी ये 3 डिमांड्स हैं आपके लिए। मैं समझता हूं कि आप इसको प्रायोरिटी पे लेते हुए जल्द से जल्द समाधान करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट श्री सुनील ततेकरे। Sir, thank you very much for giving me an opportunity. 1 second. Those members who would like to lay the written speeches on the table of the House, the Honorable Speaker is allowed to lay the written speeches on the table of the House. Yes, Sri Sunil. There are a lot of expectations of the Konkan people for long since pending Mumbai-Goa highway, that is especially from Panvel to Paraspa to Goa, Panji. Especially the first part to Indapur, 8-10 years that work is in progress. But unfortunately the bituminous part was there, and due to heavy rain like Kerala in Konkan also, this bituminous road get every year damaged. So I urge Honorable Gadkari ji for making this road concrete, and in the presence of Mr. Sharad Pawar ji. So I would like to urge for that. Last 12 years we are waiting for that, especially Konkani people from Raigad, Ratnagiri, Sindhudurga and going up to the Goa, they are traveling on that road. So especially that road should be taken on the priority. Another thing is from Indapur to Mahad, especially in the Mahad, where there was a lot of flood in the last year because of the huge filling for the road. The water logging is being there. Old Savitri Bridge is not yet dismantled there. So that is why it was caused for the heavy flood in the Mahad and that area. So I would like to urge for the minister for that also. Near Uladpur, even then underpass is there, 30 feet road is being digged.
and people are getting harassed. So that work is also there. Especially I would like to urge one road which is going to Chhatrapati Shivaji Maharaj Historical Fort, that is the capital of the Chhatrapati Shivaji Maharaj Empire. Hence, considering about the fact to make National Highway NH 166F going towards the Raigad Fort as an historical path by considering beautification point, historical signboards, monuments showing history of the Chhatrapati Shivaji Maharaj and importance of the Raigad Fort. I would like to urge for that, especially for beautification spot at the entry point and exit point of the tunnel in the Kashiri Ghat on the National Highway 66. That is also important. One another thing is most important. When I became the member of parliament of this house, provided VUP at near Avashi to Gunde near Lote MIDC. 35,000 workers are working in the Lote MIDC. About 15 to 20 villages are there in Gunshi area. I had requested on the site even also, and even in estimate committee also, to sanction that particular portion therein. Another thing, one national highway was announced, Varkar to Alibag, in my Raigad district capital, I mean the place. That is not yet being considered therein. That is the most important. Another thing, one road passing through my district, Murbad, Karzat, Khopoli, 80% work is being completed. So heavy loaded vehicles are traveling along that. 60, 70 years old bridges are there. When they will collapse, I don't know. One sad incident happened near Savitri River in 4 years past. Same incidents can be repeated therein. So I would like to urge to get those bridges also completed so that these things cannot be happen repeatedly in my district. Especially 2 highways, national highways are being announced by the central government. Out of that, 80% work is being done. I would like to urge in my parliamentary constituency, one road goes from Wakand to Khopoli, Paradi and Pedli. Both the villages require the bypass therein. So those 2 bypass were also sent in the second phase for the approval. Another thing, one road goes from Pune to Digi. That is also a port. Pune is also an educational hub in the Maharashtra. So 2 bypasses are required near Mangaon and near Indapur also. So that should be also considered on priority basis. That is what I am requesting therein. Okay. Another thing, sir, I would like to request one thing, especially this Paraspa to Indapur. We are harassed. I am staying over that. And due to heavy rain, always people are, thousands of lakhs of people are going to the Konkan and especially to the Goa. So that road is also likely to be important. Another thing, from JNPT, one of the first port which is giving the maximum to the government of India. So that port is making a lot of traffic therein. So that road also, especially from JNPT to Paraspa, that goes to Karzat and to the Murbad, that is also being required. So I would like to request Honorable Minister through the Ragat House, Honorable Gadkarji is from the Maharashtra. I know him since last so many years. I worked with him as an MLA. When I was Minister of State in my cabinet, Gadkarji was also President of BJP in the national level. So many things we have done with each other. So I would like to urge, especially for this Konkan highway, for that. Thank you very much, sir. Thank you, Shri Chandrasekhar Prasad ji. अध्यक्ष महोदय, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों पर बहस इस चर्चा में भाग लेने का जो आपने अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए राजमार्ग मंत्रालय पर लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस आवंटन में से 67% NHAI को दिया गया है। इसके बाद सड़कों और पुलों के लिए 64.573 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। PM गति शक्ति मास्टर प्लान में NH नेटवर्क में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार की परिकल्पना की गई है। वित्त पोषण किए नवीन तरीकों के माध्यम से अलग से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। इसका परिणाम निश्चित रूप से सुखद होगा। देश में NH निर्माण की गति 2020-21 में रिकॉर्ड 37 किलोमीटर प्रतिदिन छू गई है। यह सभी कदम स्वागत योग्य है। अध्यक्ष महोदय, हमारे आदरणीय गडकरी जी NH के क्षेत्र में काफ़ी
अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा प्रयास भी कर रहे हैं। बिहार में नीतीश बाबू की सरकार ने भी सड़कों के क्षेत्र में सराहनीय काम किया है और बहुत सारे मैंने टोला तक को संपर्क सूत्र से जोड़ दिया गया है। बिहार के इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए जरूरत है कि भारत सरकार और कुछ आर्थिक मदद करे। आदरणीय गडकरी जी ने से मैं एक मांग पुनः करता हूं, जहानाबाद से अरवल जाने वाली रोड पर अंडर पास NH 110 के ऊपर ओवर ब्रिज बनाने के लिए हम कई एक बार आग्रह किया है, लेकिन विभिन्न कारणों से उसको नकारा जा रहा है। हम फिर से आग्रह करते हैं कि जहानाबाद में जो 110 पर अंडर पास है उस पर फ्लाईओवर बनाया जाए। अध्यक्ष महोदय, PM पैकेज में अन्य योजनाओं के माध्यम से बिहार को काफ़ी अच्छी संख्या में NH के निर्माण और चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली है। वहाँ NH के काफ़ी सारे काम चल रहे हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र जहानाबाद में NH 83 एवं NH 110 पर काम चल रहा है। यह एक सराहनीय कार्य है और एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 119D बनने जा रहा है। इसके लिए हम पूरे बिहार की जनता और जहानाबाद संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय प्रधानमंत्री और गडकरी जी को धन्यवाद देते हैं। NH को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए संसदीय क्षेत्र से आने वाले जो समस्याएं हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। रोड एक्सीडेंट भारत की एक बड़ी त्रासदी बनकर उभरी है। भारत के 3% GDP सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों की वजह से कम हो जाती है। आंकड़े बताते हैं कि प्रति वर्ष करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक दुनिया में सड़क हादसों में होने वाली मौतों में 10% अकेले भारत की है। मरने वालों में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, जो और भी गंभीर बात है। मरने वालों में 65% 18 से 35 वर्ष के लोग होते हैं। यह भी एक संवेदनशील बात है। महोदय, तमाम कदम उठाए जाने के बावजूद सड़क दुर्घटनाएं और उनसे होने वाली मौतों पर अंकुश नहीं लगाया जा सका है। बढ़ती आबादी और वाहनों की बढ़ती संख्या के अनुपात में आधारभूत ढांचा बनाने में कमी इसका एक बड़ा कारण है। महोदय, इसके साथ ही गलत तरीके से ओवरटेक करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करना, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग न करना जैसे कारणों से सड़क दुर्घटनाओं में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो रही है। सड़कों में गड्ढे से भी बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं और मौतें होती हैं। 2013 से 17 के बीच सड़कों पर बने गड्ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं के चलते 14,926 लोगों की जान से हाथ धोना पड़ा है। महोदय, इसके अलावा कुछ और विषय है जिस पर केंद्र सरकार की ओर ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। राजमार्गों के निर्माण के समय गुणवत्ता को बनाए रखना देश हित में एवं समाज हित में है। ऐसी शिकायतें मिलती है कि NH की कुछ परियोजनाओं में क्वालिटी कंट्रोल सुनिश्चित नहीं किया जाता है। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का पालन करते हुए राजमार्ग मंत्रालय को स्थानीय सांसदों को भी कहीं न कहीं से उसमें सहभागिता करानी चाहिए। राजमार्गों निर्माण की गुणवत्ता मेंटेनेंस करने में कहीं न कहीं पकड़ होनी चाहिए और सड़क के संबंधित अनेक परियोजनाओं को पूरी होने के बाद भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार से धन का इंतजार करना, यह भी एक बहुत संवेदनशील बात है। इस पर ध्यान देना होगा क्योंकि बिहार सहित देश के अन्य राज्य सरकारों के पास संसाधन सीमित है और अगर उन्हें समय पर फंड मिल जाता है तो ये परियोजनाएं जल्दी पूरी हो सकती है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अंत में मैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत अनुदान की मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री M.K. विष्णु कुमार जी। Thank you, Chairperson. I am here to, first of all, thank to Madam Sonia ji and Sri Rahul ji for allowing me to speak on demands on grants for roadways and highways, road transport and highways. It is a very important subject. It is not a subject that can be neglected because your government is asking almost 2 lakh crores
In 2021-22, it was 1.35 lakh crores. In 2020 and 21, it was 98 crores. Why there is so much of escalation? And the government has not come clean with what are the new projects this year this road transport is going to take. Because there is almost 65,000 crores, you are asking more. For that, what was the work done in the previous year? And how many kilometers of road you are going to relay or newly lay? This kind of clarity is not there in your statement. And to achieve $5 trillion Indian economy, this road transport, road network is very, very important. Honorable Chairperson, I would like to say the Treasury bench is very, very proud in claiming themselves as the second largest in the world of covering 63.5 lakh kilometers of roads coverage. This is second in the world, no doubt. The first stands United States of America, their beloved friend Trump was there. Now, I would like to say one more important point. See, overnight you cannot lay a road. It was the foundation of Congress party, government, the previous government, the Panchashil principle by Nehru, by Indiraji, by Rajivji, by Madam Sonia ji and Dr. Manmohan Singh. These governments have laid a strong foundation. That is why India is today second largest in road networks, covering 63.5 lakh kilometers network. Second to the United States of America. Why I will say a calculation, simple calculation. Your Bharatmala project, your main project, flagship project of Prime Minister, it is covering 34,500 kilometers to be laid in the span of 5 years at the cost of 5 lakh crores. But till now, I am very sorry to say, Honorable Chairperson, this government is able to complete only 6,900 kilometers of road out of 34,500 kilometers in this period of 5 years. They are supposed to finish by 2024. Only 35% of work is being completed. That is why I am saying it is a foundation of the previous government. This government is standing number 2. India is standing number 2 in the world. But unfortunately, ironically, what is the quality? Germany is number 1. According to your data, not my data. Germany is number 1. United States of America is number 14. We are standing number 44 out of 160 countries. There is no independent evaluation of the road quality. Look at the quality of the roads. It is pathetic. But the amount of money being spent is huge. Nowhere near the expectation of the common man. Almost 1 out of 2 lakh crores that they demand, 1.87 lakh crores is coming from the capital expenditure. Only 11,500 crores is the revenue expenditure. At this point of time, I would like to say one more important thing. What is the road safety that we are having? Out of 2 lakh crores that they are demanding, only 356 crores are being spent on road safety. 1.67% of the total budget. Whereas USA is spending 6% of their budget. So this thing, more number of fatalities, road accidents, because of the speed of the vehicles has increased, number of vehicles have increased, and the poor quality of road with no safety and precautions being taken, unfortunately, we are losing a lot of valuable lives of the common man. So this thing has to be considered very seriously by this government. NHAI, Nahai, is taking almost 1.35 lakh crores of your total budget of 2 lakh crores. When NHAI is functioning very well, according to you, I am saying the office is very big, the directors are very good, they are responding very well, but the project is getting delayed, undue delay, is of the NHAI's capacity. When NHAI is there, another company act, private limited company called National Highways Connectivity Limited or Logistics Limited, NHLL, Logistics Limited, which they explained that this company act, new company is being formed only for the connectivity of the ports. They are giving only 1,000 crores. If you say for the better efficiency, a new company is being formed,
Why then you burden NHA with 1.35 lakh crores? Because they are unable to complete the projects in time. What happens is mainly because of the online tender, people sitting in somewhere without analyzing the real picture of the road that to be laid. They are quoting, they are participating in tender being awarded. But when they come to the field, then there are so many problems like forest clearance, environmental clearance, availability of raw material, water, local problem, all these things come. There is no quick exit policy from NHA. And very unfortunate thing, in my own Arani Parliament constituency, one road from Dindivanam to Krishnagiri, that is being laid for more than 10 years. The contractor says, I am ready to leave, I am not able to work. There is so much of escalation. As I said earlier, why there is so much from 1.35 lakh, suddenly you are allotting 2 lakh crores. But what is the new project you are bringing? There is no clarity. There is no white paper. Finally, the contractors, you know what they do? They go into the arbitration. They are unable to complete. They go into the arbitration and they manage to get the justice and more 100 crores, 200 crores demand from the NHA. Apart from allotting funds for laying the roads, the penalty, instead of collecting from the contractors, the NHA is giving back. So in this House, I request the Honorable Minister to give a white paper, how many projects are being stalled like that, how many contractors are being paid the arbitration fees, and how many projects the contractors have been changed. Because main problem with NHA is delay. In Arani, one overbridge is there, Kutteripatti Bridge. That is being there for almost 10 years. The project is feasibility report, everything is over. Till now, we do not know where the project director is there. They are not responding in time. When we approach them also, they are saying here and there, they are giving some stories. Yes, unfortunately, till now, the overbridge is not completed. So many vital accidents are happening. Yes, so apart from the last important point, their main thing is PMGSY, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. India lives in villages. Grama Sadak means village road. Village road, their minimum qualification, Honorable Minister Sir, please, they are asking minimum 7.5 meters width. In our village roads, normally not less than 5.5 meters width. It's only 6 meters. So what is the difference? Where village road they will get 7.5, 7.5 meters width? No, 6 meters. So 6 meters. No, sir. In my constituency, there is almost 10 districts. There is zero proposal for a PMGSY. Zero proposal. You can check it from Tamil Nadu website. No districts, 10 districts, they are giving zero proposal for PMGSY because initially they were 5 kilometers from between ODR, MDR, the connecting link roads. It may be even 1 kilometer, the villages. So they say the PMGSY has plenty of funds. Yes, more crores are there. How many other crores we can spend? No. Unfortunately, when the proposal is there, they are saying that it is referred to NABARD. They are saying it is being referred to the highways. Then these are the small issues. Okay. These are major issues. Village roads, PMGSY has to be really scrutinized because it's a dream project, and we are also being asked to suggest. Unfortunately, there is no inaction, zero action. Thank you. So last point, sir. Last point. In my Arni parliamentary constituency also, there is one road called Chennai Kanyakumari Industrial Corridor, Express Corridor. Very unfortunate, very poor condition laying. So many trees are being uprooted. Minimum thing is, if one tree is uprooted, it has to be replanted almost 5 times. Afforestation has to be there. Okay. Who is there to monitor? Very poor culverts are there. The thickness is very, very pathetic. Where is the system? Where is the quality? Where is the check system? Where is the quality checking mechanism? There is no answer at all. So all these things has to be corrected. Thank you. And finally, sir, one last demand, sir, from my constituency. Yes. For the entire state of Tamil Nadu. We are talking about roadways. In olden days, almost 1,500 years back, a king called Rajaraja Cholan, he, with the help of road, Silk Road, there are several kings that ruled India, but only one king who ruled far away from India, even outside India, Asian countries. Yes. In Cambodia, we have Angkor Wat temple. In Tamil Nadu, the Tanjavur big temple is there. So such a very big king is there. King was there. So you also named his name in Bombay port for the port trust, the port. So in that king's statue in the parliament, if you install,
the Tamil Nadu will be Thank you. very grateful, sir. Thank you very much. Thank you very much, Sri Tapir Gauji. Without looking any piece of paper, he is putting all the statistics. Fine. Thank you, Honorable Chairman, sir. आज मैं यहाँ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिमांड फॉर ग्रांट को समर्थन करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, नितिन गडकरी जी के जगह में आज जनरल रिटायर बीके सिंह साहब है, जिसको इस सड़क निर्माण के बारे में इनका एंटायर आर्मी लाइफ में इन्होंने जो महसूस किया है, आज वो इस पद पे है, तो मेरा भाषण से उसको असर पड़ना चाहिए देश का हित में। मैं आज ये कहना चाहता हूँ ऑनरेबल चेयरमैन सर, ये नितिन गडकरी साहब और मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी साहब का नाम मैंने बदल दिया हूँ स्पाइडर मैन। मकरा जाल, हिंदुस्तान का हर कोने में स्पाइडर जैसे जाल बिछाता है, वैसे नितिन गडकरी साहब ने जाल बिछा के रखा है। सड़कों का जाल बिछा के रखा है। तो इस व्यक्ति को, इसका लीडरशिप में आज मैं एक चीज यहाँ कहना चाहूंगा ऑनरेबल चेयरमैन सर, इफ यू रिमेंबर देयर वाज ए प्लानिंग कमीशन बिफोर नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन में ही पूर्व उत्तर राज्यों के और हिमालय प्रदेशों का एक नीति था कि हम बॉर्डर के और सड़कें बनाना चाहिए। विष्णु कुमार, ये बीके सिंह साहब इज फुल्ली अवार्ड ऑफ इट। यस प्लीज। हमारा जम्मू कश्मीर में हो, उत्तराखंड में हो, लद्दाख में हो, हिमाचल में हो, सिक्किम में हो, अरुणाचल प्रदेश में हो, नीति आयोग में ही एक कानून था कि हम बॉर्डर के और सड़कें नहीं बनाना चाहिए। जैसे मोदी जी आने के बाद और नितिन गडकरी जी इस मिनिस्ट्री को संभालने का बाद आज अरुणाचल प्रदेश में पूरा इंटरनेशनल मैकमोहन लाइन तक 2 लेन की सड़कें बन रहा है। आज बीके सिंह साहब के सामने मैं उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं, भगत सिंह कुशेहारी गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र, नितिन गडकरी जब अध्यक्ष थे उस समय एक कमिटी बनाया था कि इंडो चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट को विजिट करके आइए। जोशीमठ से मालारी से पैदल जाके हम लोअर रिमकिम में 2 डेज में पहुंचा था बीके सिंह साहब। वहां से हम बोराहती वैली वहां तक हम पहुंचा और हम गुरुदोंगमर लेक सिक्किम में पहुंचा था और तागा से हम देमसक तक बिना सड़के हम पहुंचे थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में और बीके सिंह साहब और हमारा स्पाइडर मैन नितिन गडकरी साहब का नेतृत्व में तागा से देमसक तक सड़कें बना दिया है और मलारी से आप अपर इमकिन तक सड़कें पहुंच गए हैं और उत्तराखंड ये में कालापानी वैली तक सड़कें पहुंचा है। मैं कालापानी वैली तक भी पैदल जाके आया हूं, जिसको हम जानता था कि कालापानी मतलब अंडमान निकोबार आइलैंड, लेकिन यहाँ नेपाल और इंडिया तिब्बत बॉर्डर में एक वैली है जहां हमारा डिस्प्यूट था, उसमें एक जगह है कालापानी, वहां तक सड़कें पहुंचा है। तो इसलिए मैं नितिन गडकरी साहब को स्पाइडर मैन का नाम से मैं नाम दिया जाता हूं ऑनरेबल चेयरमैन सर। आज पीएम गति शक्ति के आधार पे, इस नियम के आधार पे आज पूर्व उत्तर राज्यों में ऑनरेबल चेयरमैन साहब, यू विल सरप्राइज टू नो अरुणाचल प्रदेश में रिसेंटली, आप मुझे ये गाड़ी का नाम ही सुना नहीं था और देखा भी नहीं था, लेकिन अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में परारी कार और लोबर्गी कार, पोर्शे कार, नेग्लोरिन और ओडी कार का रैली होता है अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा मोदी जी का और नितिन गडकरी जी का नेतृत्व में जैसे सड़कें बनाया, मेरा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी अरुणाचल, ईस्टर्न अरुणाचल में
ये सब सारा कार रैली 6 डिस्ट्रिक्ट्स में कवर होकर रैली हुआ करता है, तब जाके लोग महसूस होता है मोदी है तो मुमकिन है, गडकरी है तो मुमकिन है। गडकरी जी ने 6 किलोमीटर लॉन्ग सड़कें बनाया हमारा दिबांग नदी के ये में, जिसके लिए हम 3 दिन लग के अगला डिस्ट्रिक्ट में पहुंचा जाता था। इसलिए मैं चेयरमैन साहब आज जैसे हमारा मोदी साहब और नितिन जी ने इस 2,42,020 करोड़ का जो बजट प्रोविजंस रख के इस देश का दिशा दशा नक्शा को बदलने का जो तैयारी है, इसको मैं आज समर्थन करने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ। आज मैं बजट का बारे में और देश का बारे में गहराई में मैं जितना भी बोलूँ उसके लिए समय नहीं हमको मिलेंगे, इसलिए मैं अपना अरुणाचल की ओर बीके सिंह साहब को लेके जाता हूँ। अरुणाचल भी आपका कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि को हम कैसे आगे ले जा सकता है। बीके सिंह साहब एंड ऑनरेबल चेयरमैन सर, अरुणाचल हैव प्रोजेक्टेड ए फ्रंटियर हाईवे along the मैकबोन लाइन। एक बार टेंडर हुआ, कैंसिल हुआ, अभी और टेंडर प्लेस हुआ, इसलिए अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे एंड along the तिब्बत चाइना एंड म्यांमार, इसका एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये केवल अरुणाचल प्रदेश के लिए नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए और देश का सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है कि हम along the मैकबोन लाइन एक सड़क प्रपोजल दिया गया है। और ऑनरेबल चेयरमैन सर, मैं फ्रंटियर हाईवे जो उसके नीचे में बहुत सा ऐसा जगह है जहां मेन वैलीज में सड़कें बनाया है, 2 लेन बनाया है और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाया है, और एडवांस लैंडिंग ग्राउंड भी बनाना है, वो अलग सब्जेक्ट है। आज में एक बहुत बड़ा सेंसिटिव, अगर हमारा ओपोनेंट, हमारा ऊपर वाला जो देश के लोग सुनेंगे तो इसको तरफ जाएंगे। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, आपका माध्यम से मैं बीके सिंह साहब को बताना चाहूंगा, ये इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में मिपी टू अंडेला पास ये सड़क बनाना जरूरी है, और मालिनी से बालुआ और अनिनी से अंगुला पास, ये सिक्योरिटी का डिमांड है, आईटीबीपी का भी डिमांड है, आर्मी का भी डिमांड है इन दिबांग वैली डिस्ट्रिक्ट में, जहां फ्रीक्वेंट इनकर्शंस होने का जो खबर आते रहता है। और एक सेंसिटिव जगह है चेयरमैन साहब, इन द ईस्टर्न सेक्टर इन द ट्राई जंक्शन, सागलागाम बोल के एक जगह है, सागलागाम से हादीगरा पास, जिसको ऑनरेबल मिनिस्टर बीके सिंह साहब अच्छा से जानता है, और सागलागाम से गलाई तागरू पास, और सागलागाम से वालोंग 1962 वार में जहां हमारा हेवी लॉस मिलिट्रीली हुआ, उस जगह में हम अलोंग द मैकबोन लाइन उस सड़क अगर बनाएंगे तो केवल अरुणाचल का नहीं है, ये देश का सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा अच्छा होगा। और यिंगक्योंग से बीसिंग, ऑनरेबल चेयरमैन सर, 2017 में बीसिंग में ही चाइना ने सड़क बनाना शुरू किया था, उसमें हमारा इंडियन आर्मी ने रुका दिया। यिंगक्योंग से बीसिंग, ये आर्मी का भी डिमांड है, आईटीबी का भी डिमांड है, और देश का भी ये डिमांड है कि इस सड़क को बनाना चाहिए। और एक सड़क है, ऑनरेबल मेंबर प्लीज ऑनरेबल चेयरमैन सर, स्टिल पांगो टू जोरगिंग का ऑपोजिट जो है गिनसिंग एयरपोर्ट है, निनसिंग एयरपोर्ट, जहां जिनपिंग ने लैंडिंग हुआ था। एक पहाड़ का इस तरफ में जोरगिंग है, 97 किलोमीटर। इंडियन आर्मी एंड आईटीबीपी आर वर्किंग फॉर 10 days to reach that Jorging, a sensitive outpost where 7 Chinese citizens has reached up to that extent and Indian army has arrested it. Yes, now समाप्त कीजिए प्लीज। सर, मैं इतना दूर से आया हूं, अच्छा। 1-2 मिनट सर। ये पांगो टू जोरगिंग एंड जोरगिंग से मोनीगांव अलोंग द बॉर्डर टूरिस्ट मेसुका, ये बीके सिंह साहब ये इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। और सिंगा टू अनिनी एंड मीगिंग टू पायुम,
Hawai to Vijayanagar, कोलोरियांग टू ताकसिंग एंड मैंने लास्ट टाइम भी एक रिक्वेस्ट किया था कि तवांग से बाया भूटान होके गुवाहाटी का सड़कें बनाना चाहिए था फॉर सिक्योरिटी रीजन। तो भूटान वाले नहीं मान रहे, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव है शेरगांव टू शेरगेलेमू, मंडला, पुदुंग, नागाजीजी, मुक्तू एंड तवांग। द शॉर्टेस्ट वे टू रीच तवांग for safety and security in future. Yes. And sir, एक और रोड है अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड along the foothills, असम अरुणाचल बॉर्डर से नितिन गडकरी जी का इनिशिएटिव से ये सड़क बनाना था। डीपीआर सारा सब तैयार हो गया। इसके लिए इसको भी अरुणाचल इंडस्ट्रियल रोड भूटान बॉर्डर टू नेपाल नागालैंड बॉर्डर तक सड़कें एक इंडस्ट्रियल रोड बनाना है। इसके लिए भी गडकरी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। एट द एंड सर, विथ योर परमिशन फॉर फ्यू सेकेंड, एक इस नेशनल हाईवे एंड एनएसआई डीसीएल में मैं मिनिस्ट्री को एक चीज जानना चाहता हूँ, जब आप में इस चीज को बताएंगे। जैसे टेंडर होता है नेशनल हाईवे में या एनएसआई डीसीएल में, as per the CBC guideline, the lowest bidder should be offered for the construction. Sir, इसमें क्या है? -27, -30, that means 100 रुपया का काम को 50 रुपीज से आप सड़कें कैसे बनाएंगे? There is a chance of compromise on the quality of the road. समाप्त कीजिए। Sir, in conclusion, साथ में forest clearance, CBC forest clearance that really delayed the project, especially in mountainous areas. धन्यवाद। इसके लिए इस हसनैन चीज मसूदी जी को और ऑनरेबल मिनिस्टर देखे so that स्मूथली कंस्ट्रक्शन वर्क काम चले। तो इसलिए मैं ऑनरेबल चेयरमैन सर आपको भी धन्यवाद देता हूं कि इस पायदार नेट की तरह जो सड़कें बना रहा है, इसको और आगे बनाएंगे और गति शक्ति के साथ देश आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर राज्य भी आगे बढ़ेंगे, हिमालय भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Hasnain Masoodi. I would like to, one second, I request honorable members to abide by Rule 349. It is very clear, a member shall not leave the seat immediately after his speech. And so many directions, rules are there. Please observe it. And honorable members, please do not have any conversation with the official box. It's only the prerogative of the ministers. Please. Yes, Hasnain Masoodi ji. So this. जनाब, मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज में बोलने का मौका देने के लिए बहुत शुक्रिया। तो बड़ा अच्छा होता अगर मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ रखते और वो तो यहाँ तारीफ ही बटोरते, हर एक उनकी तारीफ ही करता, लेकिन किसी वजह से वो नहीं है। लेकिन हमारे लिए वीके सिंह साहब भी काफ़ी हैं जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि उनका जितना अनुभव है जम्मू कश्मीर के बारे में किसी और का नहीं होगा। तो जनाब, इस साल जो प्रोविजन रखा गया है तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए का, वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है कि 5% जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसका क्लेम कर रहे हैं ये जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज, और ये तीसरे नंबर पर है। मुझे लगता है कि डिफेंस और जो कंज्यूमर अफेयर्स के बाद ये तीसरे नंबर पर है जिस पर इतना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो और एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखते हुए भी बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम्स हैं, बड़े एम्बिशियस प्लान्स हैं। भारतमाला का प्रोग्राम है और बाकी 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवेज का भी प्रोग्राम है, जो कैपेक्स के तहत जो और एडिशनल ग्रांट्स दिए गए हैं स्टेट्स को भी, और उसके लिए प्रोविजन रखा गया है। तो जनाब, कुछ विषय हैं, कुछ सेक्टर्स हैं जो चिंता का सबब है। एक तो ये कि क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, जैसे पहले भी जिक्र किया गया, रोड क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी ये बाकी में, और कहा गया कि 44वें नंबर पर रोड क्वालिटी में है, जबकि जर्मनी पहले नंबर पर है। तो उस तरफ ध्यान देने की तवज्जो है कि क्यों ये जो मेंटेनेंस का कॉस्ट है वो क्यों बढ़ता जा रहा है। दूसरी बात जनाब है जो जेस्टेशन पीरियड है। आमतौर पर जहाँ भी रोड बनाने का काम शुरू किया जाता है तो जो उसके टारगेट्स होते हैं, बेंचमार्क्स होते हैं, उनको एडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पहले देरी होती है वो साइट क्लियरेंस में। वो भी एक बड़ा विषय है, वो भी बड़ा एक प्रॉब्लम है। मुझे मेरे मुशाहिदे में ये आया है कि कहीं पर रोड
अगर सैंक्शन भी हो तो लोग नहीं आते हैं कि वो रोड बनाने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंटली कुछ परेशानियां हैं जिनमें ठेकेदार वगैरह वो आगे आते नहीं है रोड बनाने के। अभी हमारे मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में भी अंजनाग से छताबल का रोड हुआ, तो हमें तकरीबन 1 साल इंतजार करना पड़ा कि कोई आए और वो रोड, इस रोड का वो कंस्ट्रक्शन करे। तो वो उस तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो जेस्टेशन, जो बनाने का जो पीरियड है, वो पीरियड जनाब। उस तीसरी बात यह है कि स्टेट का जहाँ तक है, क्योंकि इसमें स्टेट का भी रखा गया है कि स्टेट सेक्टर में कितना और सेंट्रल सेक्टर में कितना होगा, स्टेट रोड्स के लिए भी प्रोविजन रखा गया है और सेंट्रल में भी। लेकिन CRF जो है वो रिलीज नहीं होता, उसमें बड़ी देरी लगती है, जिस वजह से वो वहीं का वहीं रहता है, जो भी प्लान होता है, जो भी वहाँ का रोड बनाने का प्रोग्राम होता है। तो जनाब ये मोटे मोटे पर है जो चुनौतियाँ हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज जो डैश है, डायरेक्शन है एंड द काइंड ऑफ कमिटमेंट द मिनिस्टर हैज़, तो उसको सब अप्रिशिएट करते हैं। अभी श्रीनगर तशरीफ लाए थे, वहाँ पर अभी उन्होंने इफ्ताह किया 2 रोड्स का, तो हम भी शामिल थे उसमें। तो वहाँ भी उनके नोटिस में लाए गए थे कि कुछ चैलेंज जो हमारे स्टेट जम्मू कश्मीर को है रोड के हवाले से। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा NH44 का। ये 3 महीनों में कोई 1.5 महीना NH44 जो कि एक शाहराग है, जो कि एक लाइफलाइन है बिटवीन जम्मू एंड श्रीनगर, वो बंद रही है। और सारा अगर आप जनाब देखेंगे रोड्स पर जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें कैजुअलिटीज जो होती हैं, जो फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें आपको यही रोड, या तो डोडा वाला रोड या ये NH44 वाला रोड, ये सबसे आगे है सारे मुल्क में। कितने फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं। अब कैसे काम चलेगा जब आप एक जो मेन लाइन है, लाइफ लाइन जो है, वो रहेगी कोई मिल मिला के 3 महीने में 1.5 महीने बंद रहेगी। तो मैंने ये तजवीज़ दी मिनिस्टर साहब को ये की थी कि आप ये एलिवेटेड रोड बनाइए बिटवीन रामबन एंड बानियाल। जनरल साहब जानते हैं, तो वही सबसे बड़ा सेक्टर है जिस सेक्टर में ये नहीं कि हुआ नहीं कुछ, 2 चनानी की टनल बन गई, चाहे काजीगुंड की टनल बन गई, बहुत कुछ हुआ आगे, लेकिन इस सेक्टर को आप एलिवेटेड बनाइए। एक तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं हिल्स को, हर आए दिन वो हिल्स सॉइल इरोजन हो रहा है, हिल्स गिरती जा रही है। तो दूसरी बात यह कि उस तरफ तवज्जो। सर 5 टनल्स की, क्योंकि आप जानते हैं, टोपोग्राफी जानते हैं आप, 5 टनल्स की जनाब ज़रूरत है इमीडिएटली, जिसकी तरफ मिनिस्टर साहब तवज्जो देंगे। एक जनाब है देसा कापरन, इससे क्या होगा, डोडा का जो आप जानते हैं कासीगढ़ का इलाका, वो सारा जुड़ जाएगा कश्मीर के साथ, वैली के साथ। और देसा कापरन उस पर पहले ही शुरुआत हो गई है, मुझे लगता है कि उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो जनाब एक लहंद और एक ऐसा ही एक है जाजरन का टनल। देखिए अभी आप डिलिमिटेशन का ये बना रहे हैं प्रोग्राम के, नहीं हम किसी और कारण से राजौरी पुंछ को मिलाएंगे अंतनाग के साथ, साउथ के साथ, जबकि 6 महीने रोड ही बंद रहता है। आप खुद जानते हैं 11,000 फुट के करीब, 11,000 फुट ऊंचाई वाले वहाँ पर जो हिमालयाई सिलसिला है पीर पंचाल का, तो वहाँ पर ज़रूरत है कि ये जो जाजरन वाला टनल है, फिर ये पहले उसमें मुझे लगता है टेंडर शुरू हुआ है, उसमें इनिशियल वर्क हुआ है और DPR वगैरह बना हुआ है, लेकिन सुस्त से काम चल रहा है। तो जनाब राजधानी, आज जानते हैं गुरेज कितनी कठिनाई है, आप खुद रहे हैं वहाँ, खुद देखा आपने कि कितनी कठिनाई है बांडीपुरा से गुरेज। और गुरेज तो एक पेशेंट के लिए हेलीकॉप्टर भेजना पड़ता है। अभी वहाँ पर जनाब रिक्रूटमेंट थी क्लर्क्स की, उस रिक्रूटमेंट के लिए वहाँ से बच्चों को उठाना पड़ा हेलीकॉप्टर के जरिए ताकि वो उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इतनी मुश्किल है। और अगर आप जब ये बनाएंगे, आप ये जाजरन वाला, ये राजधानी वाला, तो उसके बाद साधना पास, अगेन आप बिटवीन टीटवाल एंड कुपवारा, हाउ मेनी एक्सीडेंट्स हुई, रोड एक्सीडेंट हुई कम अक्रॉस, कितनी जाने जाती हैं साधना पास पर। तो जनाब इस टनल पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और ये देसा कापरन तो वो बड़ा ही महत्व है, तो और टनल्स पर तो काम हो रहा है। तो इन एरियाज़ में जनाब, इन एरियाज़ में ताकि रोड कनेक्टिविटी जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में और ज़्यादा हो, सारा हिली है, सब जो लोअर हिमालयाज हैं, पीर पंचाल का सिलसिला है, ताकि और ज़्यादा यातायात हो, ट्रांसपोर्ट बन जाए, ताकि और ज़्यादा बढ़ जाए। क्योंकि हमें एक बड़ी समस्या है कि रेल नहीं जाती। तो जनाब आप जब NH44 3 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए बंद रहा, तो सारा फ्रूट जो है 6 करोड़ के करीब बॉक्सेस है, वही पड़ते हैं, माल वही सड़ता है। और फिर टैरिफ जो उसका लेने का फेयर जो है वो उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो जनाब और मैंने 2-4 रोड्स के लिए बारे में बोलता हूँ, तो मिनिस्टर साहब यहाँ पर, तो उससे मुझे और ज़्यादा मदद मिलेगी, ये समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ।
तो एक है जनाब ये देसा कापरन वाली रोड जिसका मैंने जिक्र किया, पहले टनल और उसके बाद जो, और फिर लहमदजन से बटनूर, ये जनाब पहलगाम से जाएगा त्राल इलाके में। इससे जो अमरनाथ यात्रा है और यातायात है वो ठीक हो जाएगा। ये बिल्कुल कोलर के साथ शुरू हो जाएगी, त्राल वैली में जाएगी और फिर वहां से पश्तून ख्यू वाला रोड। तो इससे ये सारा इलाका 25 किलोमीटर नजदीक आ जाएगा। तो जनाब लतपोरा से पंथाचौक तक बाईपास है NH-44 का, क्योंकि इसी पर आर्मी का आपका है, जो भी आर्मी इंस्टॉलेशन वही है और जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है वहीं पर है, जो भी इंडस्ट्रियल स्टेट है, सीमेंट फैक्ट्रीज हैं, माइनिंग हो रही है, वो इसी रोड पर हो रही है। तो इस जरूरत है कि इसको हम कन्वर्ट करें एक बाईपास NH-44 बाईपास। थैंक यू सर। और संगम लाचीपुरा, ठीक, तो मिनिस्टर साहब मुझसे एग्री कर रहे हैं, वो तो दिलचस्पी से सुन रहे हैं। संगम लाचीपुरा, जनाब संगम से जो ट्रॉलर, बड़े बड़े ट्रॉलर जाते हैं, लाचीपुरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो उसके लिए जरूरत है कि वो रोड उसका स्टेटस बढ़ाया जाए। और मुझे वादा किया है मिनिस्टर साहब ने कि ये भारत माला के तहत इसके लिए फंड्स प्रोवाइड करेंगे ताकि निर्भर न हो स्टेट। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मसूदी जी बस जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब। तो मुझे ये उम्मीद है कि ये सारा जो मेरी जो मैंने रिक्वेस्ट की, लेकिन इसी तरह जनाब 7,270 करोड़ रुपए आपने रोड सेफ्टी पर रखे, मेरे ख्याल में बहुत कम है। ओके, सुशील कुमार सिंह जी। और किसी तरह से कनेक्ट कीजिए इसको, क्या नाम है, जो कैजुअलिटीज होती हैं, उनके जो डिपेंडेंट्स होते हैं, उनका कोई प्रॉब्लम रख लीजिए। बहुत शुक्रिया जी। एंड सुशील कुमार सिंह जी। सभापति जी, आपको धन्यवाद करते हुए मैं सड़क मंत्रालय और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर हो रही चर्चा के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इस मंत्रालय के काम की जितनी चर्चा की जाए, इस मंत्रालय की जितनी प्रशंसा की जाए, वो कम होगा। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय मंत्री गडकरी जी और साथ साथ राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह साहब, इनके नेतृत्व में इस मंत्रालय के माध्यम से देश के अंदर सड़क निर्माण के क्षेत्र में देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक, यानी हर क्षेत्र में जिस तरह से तेज गति से काम हुआ है, उसकी प्रशंसा पूरा देश करता है, सारे लोग करते हैं। यहाँ तक कि विपक्ष के भी मेरे साथी इसकी आलोचना नहीं करते, इसकी शिकायत नहीं करते, लेकिन चूंकि काम हो रहा है इसलिए हमारे विपक्ष के भाई भी कोई नई मांग रखते हैं, कोई नया सुझाव देते हैं, ताकि जब देश में इतना काम हो रहा है सड़क के क्षेत्र में, तो उनके इलाके में भी अच्छी सड़कें बन जाए। इस बात के लिए मैं विशेष तौर पर आदरणीय गडकरी जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं। महोदय, हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने आंकड़ों के साथ बड़े विस्तार में चीज़ों को लोकसभा के अंदर रखा है। मैं उन आंकड़ों को दोहराना चाहता हूं और ना मैं बड़े विस्तार में जाना चाहता हूं, इसलिए कि हर तरफ जब प्रशंसा ही प्रशंसा है तो फिर उसमें लोकसभा के समय के महत्व को इधर नहीं है जी, उस प्रशंसा सुनने के मंत्री इधर नहीं है। फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स उन तक बात पहुंच जाएगी सर, उन तक बात पहुंच जाएगी। और हमारे जनरल वीके सिंह साहब तो हैं, लेकिन मैं ज्यादा नहीं 2-3 बातें कहना चाहूंगा आपके माध्यम से। नंबर 1, एक नेशनल हाईवे है हमारे बिहार के अंदर जिसका नंबर है 139-139, जो बिहार की राजधानी पटने से शुरू होती है और बिहार के कई जिलों पटना, अरवल, औरंगाबाद होते हुए झारखंड की सीमा में प्रवेश करती है और उसके बाद झारखंड के पलामू जिले में जाकर वो समाप्त होती है। ये जो सड़क है महोदय, वो सीधे सीधे तौर पर 3 राज्यों को जोड़ती है। बिहार को सीधे सीधे झारखंड
और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाली इस महत्वपूर्ण सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव मैंने काफ़ी पहले मंत्रालय को भी दिया और बिहार सरकार से भी आग्रह किया, लिखित रूप में भी। मेरे ही आग्रह पर बिहार सरकार ने इस सड़क के 4 लेनिंग का प्रस्ताव भी केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेजा है, भारत सरकार को भेजा है। जहां तक इस सड़क पर पीसीयू का सवाल है, पैसेंजर कार यूनिट का सवाल है, जो क्राइटेरिया है भारत सरकार के सड़कों के 4 लेनिंग करने का वो 10,000 है, लेकिन इस सड़क पर पीसीयू 12,000 है और यदि अभी सर्वे किया जाए तो ये पीसीयू इसका 1.5 यानी 18,000 के आसपास हो जाएगा। महोदय, इस सड़क पर 2 चक्के की सवारी, साइकिल से लेकर बाइक और फिर अनेक चक्कों वाली सवारियां, पैसेंजर गाड़ियां, मालवाहक गाड़ियां और साथ साथ 4 व्हीलर, इतना दबाव है इस सड़क पर कि हम लोग जब अपने जिला मुख्यालय औरंगाबाद से पटने जाते हैं, जो मात्र 140 किलोमीटर है, 4 घंटे लगते हैं महोदय। हम लोग जब अपने शहर से झारखंड या कलकत्ता या दिल्ली के लिए आते हैं तो 4 लेन है, एवरेज स्पीड होता है 100 किलोमीटर 1 घंटे में, लेकिन जब पटना जाते हैं तो यही एवरेज 35 किलोमीटर हो जाता है। एक्सीडेंट भी बहुत बड़ी संख्या में हो रही है, क्योंकि इतनी भीड़ है इस सड़क पर, इतना रश है कि दुर्घटना होना स्वाभाविक है। तो मेरा निवेदन यह होगा और मैं आशा करूंगा कि जब जवाब आए माननीय मंत्री जी का तो मुझे खुशी होगी इस बात की कि उस जवाब में ये घोषणा हो कि इस सड़क को 4 लेन किया जाएगा, क्योंकि सारा क्राइटेरिया यह सड़क फुलफिल करता है। कोई इफ बट नहीं है, कोई कारण नहीं है कि यह सड़क 4 लेन ना हो। महोदय, इसके साथ साथ 2 और सुझाव हैं, कोई नई मांग नहीं है। दिल्ली से कोलकाता जो सड़क जाती है, नेशनल हाईवे 19, वाराणसी से धनबाद तक, अभी 6 लेनिंग का काम तेज गति से शुरू हुआ है माननीय मंत्री जी की देखरेख में, उनकी समीक्षा के बाद, वरना कई वर्षों से ये काम बहुत विलंबित था, लटका हुआ था। अभी मुझे खुशी हो रही है ये बताते हुए कि इसमें तेज गति से काम शुरू हुआ है, लेकिन वर्तमान में सड़क थोड़ी खराब है। सासाराम टोल से लेकर डोभी एक जगह है जो दिल्ली से करीब 1020वें किलोमीटर पर होगा। इस बीच में सड़क थोड़ी अच्छी नहीं है। ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूँगा कि इसकी स्थिति को बहाल किया जाए और इस मंत्रालय की माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मंत्री जी की जो छवि है और इस मंत्रालय की जो छवि है उसके अनुरूप ये सड़क हो, क्योंकि गया से वाराणसी जाने में एक व्यक्ति को 4 जगह टोल देना पड़ता है। 4 जगह टोल देकर अगर उसको उसके मुताबिक उसके लायक सड़क ना मिले तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता सुनने में। इसलिए मेरा निवेदन होगा, आग्रह होगा कि इसकी स्थिति को अच्छी की जाए। साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा कि पहले से ही इस मंत्रालय में बहुत बड़ी संख्या में अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण हो रहा था, लेकिन इस बार की बजट में हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश के तहत जिस प्रकार ज़्यादा बजट इस मंत्रालय को दिया गया है तो लोगों की उम्मीद भी जग गई है। और हमारे क्षेत्र से गुजरने वाली एक नई सड़क का ऐलान हुआ है, उसकी घोषणा हुई है। वाराणसी से कोलकाता एक बिल्कुल नया ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के साथ इस सड़क का निर्माण करने की घोषणा मंत्रालय ने किया है, जिस पे 24,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मैं इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और ये कहना चाहता हूं कि इसका भी निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। बड़ी खुशी की लहर है हमारे इलाके में, साथ साथ झारखंड के इलाके में भी, बंगाल के लोगों में भी।
और अंतिम बात कहते हुए पुनः एक बार ये निवेदन कि NH 139 पटना, अरवल, औरंगाबाद, हरिहरगंज से लेकर पड़वा मोड़ पलामू जिले में एक जगह है झारखंड में, इस सड़क को निश्चित रूप से 4 लेन करने की घोषणा सुनने के लिए मैं आशान्वित हूं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। श्री P. वेलुस्वामी। Thank you, Chairperson sir. The India majority road infrastructure is being used for transporting 60% of goods, 85% for passenger traffic, but in reality, 2% of the road network carry around 40% of total road traffic. As on March 2019, our country is having 1.3 lakhs kilometer of national highways and 1.8 lakhs kilometer of state highways. Sir, a portion of tax collected on petrol and diesel has been earmarked for the development of national highways and state highways, and the amount pending in the fund is non-lapsable. The funds are being transferred to NHAI and the state UT governments for the development of road, infrastructure and other projects like ports, railway track and airports. For 2022-23, the transfer from CRIF towards the ministry is estimated at rupees 1,59,616 crores. This is 61% more than revised transfer in 2021-22, rupees 99,239 crores. Sir, the Kodaikanal-Munnar Road, old SH-18 was located in my Tindukal Parliament constituency at spread over the district of Tamil Nadu and Idukki district in Kerala. The road is situated on an elevation of 2,480 meters, 8,140 feet. It was one of the highest roads in India. South of Himalayas prior to its close in 1990. The old road is disparate condition, not usable for any kind of transport due to damages and overgrown vegetation in most of the areas. The project to be taken on CRF scheme. Sir, while the NHAI is developing 3,500 kilometers of national highways in Tamil Nadu, it has completed only 125 kilometers of project length. The ministry should take steps to speed up the work of remaining 2,214 kilometers of ongoing projects on our footing. To speed up the 4-lane project under Pardhamala includes 7.3 kilometer elevated 4-lane bridge connecting the Pandian Hotel junction with Chetikulam and widening the existing 30.4 kilometer 2 lanes into 4 lanes from Chetikulam to Nattam on the NS 785. Sir, last point. There is a major junction in Trichy Tindukal highway at Silapadi, kilometer 417.2, which was built by NHAI to provide an underpass for the benefit the local people at Silapadi crossing at Silapadi. Thank you, sir. नेक्स्ट श्री देवजी पटेल जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, मैं भारत सरकार द्वारा बजट में पेश की गई सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों के समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नितिन गडकरी जी और विराजमान श्री वीके सिंह साहब को। इन्होंने विगत 7 साल में सड़कों को परिवहन के लिए जिस विशेष रूप से जोर दिया और एक जाल पूरे भारत के अंदर बिछाया। सभापति जी, मैं याद करता हूं सम्मानीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को, जिन्होंने प्रधानमंत्री सड़क योजना शुरू की और हमारे गांवों को जोड़ा। मैं एक ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता हूं। अध्यक्ष जी, उस टाइम पे काली सड़क हम देखते थे और मैं वैसे मेरा निवास अहमदाबाद है। अहमदाबाद से मैं सांचौर जब आता था तो एक बार हम ये सोचते थे बीच में होल्ड करें और उसके बाद में हम आगे प्रवास करें, लेकिन अटल जी ने उस समय भी जो गुजरात का नेशनल हाईवे बनाया और बाद में अभी गडकरी जी ने और इन
आदरणीय मोदी जी ने जो पूरे देश में हाईवे के निर्माण का कार्य किया, वो एक भारत की जो परिकल्पना थी वो हमारे सामने पेश की। मेरे क्षेत्र के कई लोग प्रवासी है। अध्यक्ष जी, हमने जब यहाँ पे सामने में विपक्ष में बैठा था और कई बार मैं मांग करता था, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। हम लोग वहां पहुंच गए थे, लेकिन वापस आने के लिए हमारे पास में रेलगाड़ी नहीं थी। मैं धन्यवाद देता हूं, मोदी जी की सरकार आई 2014 में, और 2014 में सरकार आने के बाद में नेशनल हाईवे जो बनना शुरू हुआ, अब रेलगाड़ी की हमारे वहां पे कम चर्चा करते हैं, बाई रोड वहां से निकलते हैं और सीधे हमारे क्षेत्र में आ जाते हैं। यहाँ पे अपना काम निपटा के वो वहां पे वापस अपने कर्म भूमि में पहुंच के वहां पे व्यापार और व्यवसाय करना उन्होंने शुरू कर दिया। इसके लिए भी मैं इनको धन्यवाद दूंगा। आंकड़ों में ज्यादा मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये जरूर धन्यवाद दूंगा कि पिछले साल के मुकाबले 68,000 करोड़ जो ज्यादा दिए, उस पर थोड़ी सी नजर मेरे क्षेत्र की भी है। वो वीके सिंह साहब को जरूर मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें कुछ हिस्सा हमारा रख लें, तो शायद हमारा और उद्धार हो जाएगा। उसमें चूरू को भी ले लीजिएगा। इसके साथ साथ में जो जीरो फ्यूल पॉलिसी, सभापति महोदय, मुझे बहुत खुशी होती है आज जो गाड़ियां आनी शुरू हुई 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर जो इलेक्ट्रिक से चल रही है, और अगर सड़क अच्छी होगी तो उसके अंदर आने जाने में भी जो फ्यूल की बर्बादी हो रही थी उससे भी हमें बहुत फायदा होगा। जैसे गडकरी जी खड़े होते थे और उन्होंने जो आंकड़े दिए कि भाई 50 पैसे में ये चलेगा, 1 रुपए में चलेगा, और आज सही मायने में भारत के अंदर वो सारे फ्यूल को नीचे लाने का कार्य भी इस मंत्रालय ने किया है। इसके लिए भी मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। एक जो नया विषय आया है, नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके तहत 60 किलोमीटर की 8 परियोजनाओं के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए हैं 22-23 में, और आगे और इस पे कार्य कर रहे हैं। मैं उसके लिए भी गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि ये जो नेशनल रोपवे है, इसके माध्यम से पर्यटन की दृष्टि से भी अगर हम देखने जाएं तो उसमें भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। और मेरे राजस्थान में जैसे आज दिन में भी एक विषय चला था कि पर्यटन की दृष्टि से जो भी बाहर से आता है वो राजस्थान के अंदर पर्यटन के मार्ग से होते हुए गुजरना पसंद करता है। और मेरे वहां पे तो एक माउंट आबू है जो राजस्थान का कश्मीर कहलाया जाता है। अध्यक्ष जी, वो जो माउंट आबू है वैसा ही एक मिनी माउंट आबू मेरे रानीवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में जसवंतपुरा का फोर्ट है, और पास में ही जालोर का एक फोर्ट है जहां पे केंद्र सरकार ने पैसे दिए थे, लेकिन शायद कोई पैसे टेंडर आमंत्रित करते हैं उसमें नहीं आ रहे, शायद कहीं कुछ धन की कमी है। तो मैं वीके सिंह साहब से जरूर निवेदन करूंगा कि उसको भी लिया जाए, ताकि पर्यटन की दृष्टि से मेरे वहां के जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ लाभ मिले। क्योंकि जालोर के अंदर इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्रीज वगैरह नहीं है, हम लोग प्रवास के तौर पे ज्यादातर डिपेंडेंट है। तो इस पे जरूर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। साथ ही में मेरे क्षेत्र की कुछ विषय जो है मैं मंत्री महोदय के सामने रखना चाहूंगा। सभापति महोदय, उदयपुर के अंदर जब हमारे वहां पे एक नेशनल हाईवे का उद्घाटन हुआ था, तब सम्मानीय गडकरी जी और उद्घाटन करने आए थे। तब एक सैद्धांतिक रूप से उन्होंने एक घोषणा भी की थी कि मेरे वहां पे रोहिट से लेकर सांचौर, जालोर, करड़ा होते हुए उसको नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। क्योंकि एकदम पाकिस्तान से सटा हुआ सांचौर विधानसभा क्षेत्र है, एक साइड में गुजरात पूरा बॉर्डर लगता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री जी लिखेंगे तो थोड़ा मैं निवेदन कर लूं सर, क्योंकि ये मंत्री जी 68,000 में कुछ हिस्सा बन जाए तो काम हो जाएगा मेरा। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो घोषणा उस समय पे थोड़ी हुई थी, उसके अंदर रोहित से करड़ा होते हुए सांचौर जो नेशनल मार्ग है उसको गति शक्ति में आप समावेश करें, तो ये जो मेरा क्षेत्र है इसकी 5 विधानसभा, इस 5 विधानसभा से होते हुए ये क्षेत्र से ये राज्य मार्ग, हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो बहुत काम आएगा, और जिससे मेरा संभाग जुड़ता है, जिससे मेरी राजस्थान की राजधानी जुड़ती है, और जिससे दिल्ली जो राजधानी है वो भी जुड़ती है। और मैं आपको इतना 100% गारंटी देता हूं कि उस मार्ग पे आप फिर बाद में उसको और बढ़ा के 6 लाइन करने का प्रस्ताव रखेंगे, क्योंकि इतना ट्रैफिक वहां से गुजरता है
ये जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ। इसके साथ ही सांचौर के अंदर एक ब्लैक स्पॉट है, जैसे गडकरी जी ने कहा था कि सांसदों को सुझाव से ब्लैक स्पॉट चयनित किए जाए और जो ब्लैक स्पॉट है जहां पे ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं उन एक्सीडेंट को वहां से खत्म किया जाए। आपने पहले एक ब्लैक स्पॉट मैंने जरूर आपको बताया था, उस पर आपने ब्रिज दे दिया। अभी एक रानीवाड़ा सांचौर 4 रास्ता है। मंत्री महोदय, ज्यादा तो नहीं लेकिन 15 दिन में एक एक्सीडेंट जरूर वहां होता है और एक जान वहां चली जाती है। मैंने कई बार अधिकारियों से निवेदन किया है कि इसको ब्लैक स्पॉट घोषित करके वहां पे एक ब्रिज बनाया जाए। आप एलिवेटेड बनाएंगे तो आपको धन्यवाद है, क्योंकि वहां पे बाजार भी मुख्य बाजार है। अगर ये ब्लैक स्पॉट की जगह पे ब्रिज बन जाएगा तो शायद वहां के जो हमारे निवासी हैं उनकी जान नहीं जाएगी, उससे उनको जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। एक और मेरा रोड है अध्यक्ष जी, NH 168 जो गुजरात के अंदर है, वहां से जेलडा एक गांव आता है। गुजरात के अंदर डीसा धानेरा के आगे जेलडा से लेके सिरोही जो मेरा लोकसभा क्षेत्र है, उसके अगर वहां पे NH मिलाया जाए और उसमें भी रेवदर और मंडार 2 बड़े कस्बे आ रहे हैं। अध्यक्ष जी, उन बड़े कस्बों के बीच में से ये हाईवे निकलता है और उसके माध्यम से कई बार कई लोगों की जान गई है। कई छोटे बच्चे जो स्कूल में जाते हैं, उन बच्चे वो बड़ी जो ट्रक्स और बड़े जो ट्रैफिक के जो व्हीकल्स है उनकी चपेट में आके बच्चों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अगर इसको बाईपास करेंगे तो ये भी एक बड़ा, क्योंकि कांडला जाने के लिए वो एक राजमार्ग है और कांडला जब वहां से निकलते हैं तो बड़े बड़े जो पोर्ट के लिए जो भी कंसाइनमेंट है वो वहीं से निकलते हैं, तो इसको एक बनाना बहुत जरूरी है। जेलडा से लेके सिरोही मार्ग तक वाया रेवदर और मंडार बाईपास। एक विषय जरूर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा, केंद्रीय सड़क निधि के तहत भी मंत्री जी मैंने यहाँ बहुत प्रस्ताव भेजे हैं। भीनमाल, पुनासा, मीठीबेरी, सिरोही कालंदी, रामसिंह रोड, ये सारे प्रस्ताव मेरे यहाँ पे पड़े हैं और मुझे पूर्ण आशा है, आशा ही नहीं आपसे तो विश्वास, और जैसा भी सुशील सिंह जी ने कहा ऐसा पूर्ण विश्वास है साहब। ज्यादा लंबा भाषण हम नहीं, उसको भी हम शॉर्ट कर देंगे। हमें तो ये छोटी छोटी सड़कें अगर मिल जाएगी तो इसमें हमारा उद्धार हो जाएगा और हमारा जो क्षेत्र है वो क्षेत्र सही मायने में एक विकास के पथ पे चलने लगेगा। क्योंकि मैंने आपको पहले कहा, रेगिस्तानी क्षेत्र है, किसान से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र है, लेकिन किसानों को ये छोटी सड़कें अगर मिल जाती है तो उससे किसानों को बहुत लाभ मिलता है और किसान के बच्चे जो व्यापार करना चाहते हैं और व्यापार करने के लिए कहीं भी छोटे कस्बे में जाना चाहते हैं वो वहां पे जाके काम कर सकते हैं। एक मंत्री जी से मैं जरूर निवेदन करना चाहूंगा और मैं उसके क्षेत्र से एक बहुत बड़ी भारतमाला परियोजना निकाली है। भारतमाला परियोजना निकाली तब तो अध्यक्ष महोदय वो विकास के काम आएगी, लेकिन उसमें सभापति जी एक समस्या, सभापति जी भारतमाला की बात करते घंटी मत मारो आप। मैं आपसे निवेदन करता हूं, भारतमाला जो है वो भारतमाला हमारे लिए एक आफत ये हो गई सभापति जी, किसान को बहला के जो भूमाफिया थे उन्होंने डीएलसी का रेट बढ़ने दे दिया। डीएलसी मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, और विधानसभा के अंदर 1 मिनट लगेगा सर, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा इसमें। डीएलसी का मतलब हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी, और विधानसभा के अंदर गहलोत सरकार ने उसकी डीएलसी घटा दी। यहां से नितिन गडकरी जी ने भी गहलोत सरकार से कहा था कि आप जो पैसा किसान को भारतमाला परियोजना के तहत देना है वो आप लिख के भिजवाइए, हम पैसा देने को तैयार है, लेकिन वहां की सरकार वो पैसा नहीं दे रही है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस डीएलसी के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि किसान बर्बाद हो रहा है। 8 लाख की जमीन मंत्री महोदय 25,000 रुपए उसको डीएलसी मिल रही है, ये किसान के लिए सरासर अन्याय। अगर आप चाहें तो उसको निकाल के देख सकते हैं, किसान एकदम बर्बादी की ओर जा रहा है। और उसके साथ में मंत्री जी पास में 10-10 मीटर की जमीन आपने ले रखी है, मैं उसमें आपसे सिर्फ एक सर्विस रोड मांग रहा हूं जिससे ट्रैक्टर चल सके, क्योंकि हाँ कंक्लूड ही कर रहा हूं सर, इससे आगे कोई पन्ना नहीं है, कंक्लूड समाप्त, हिंदी में समाप्त वही कर रहा हूं सर। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा मंत्री जी कि पास में 10 मीटर की जो आपकी लैंड पड़ी हुई है वो किसी काम की नहीं है। अगर उस लैंड में किसान का ट्रैक्टर लेके वो अपने खेत में जाएगा तो दूसरे किसान से झगड़ा नहीं होगा और वो किसान अपने जमीन की बुआई कर सकेगा, और अन्नदाता जो हमें अन्न देता है वो अन्नदाता भी सुखी हो जाएगा। ये जरूर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। इसी के साथ में आपने सभापति महोदय बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री रविंद्रनाथ। Sir, thank you for the opportunity, sir. Sir, let me first of all acknowledge the fact that we have an immensely
future-savvy Minister of Road Transport who embraces innovative at the same time sustainable mode of infrastructure development aligned with the vision of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji. We must appreciate our Minister Sri Gadkari ji's innovative conception or fast transforming the Ministry of Road Transport and Highways as the leading engine of growth. Sir, having recognized the significance of this sector in nation building, our Honorable Prime Minister Sri Modi ji envisioned that PM Gati Shakti Master Plan to bring about synergy between infrastructure and logistics across the length and breadth of India. Sir, through the PM Gati Shakti Master Plan, our national highways network will be an expansion of by 25,000 kilometers in 2022-23 with an outlay of 20,000 crores. Similarly, the Bharat project with a project outlay of 5.35 lakh crore was launched by our government, aimed at bringing smoother connectivity across the nation with improved roads and net and infrastructure. It is quite encouraging to see 1,34,015 crore allocation towards Nahai, which also includes the Bharatmala Pariyojana and is the highest ever allocation, standing at 67% among the major heads. I am hopeful that states like Tamil Nadu, with a strong industrial and agricultural base, will receive its due share in the allocation. Sir, I wish to request the southern districts of Tamil Nadu may be paid more attention while sanctioning projects, as it will help in the economic advancement of this region. Sir, in my Teni parliamentary constituency, the pre-construction work of the 4-lane section of NH 85 between Uslambatti to Bodinayakanur is pending approval of the Land Acquisition Committee. I wish to request Honorable Minister to kindly intervene to ensure the speedy sanction on and clearance for this project. As an extension of the above NH 85 project, I request the government to sanction a fresh DPR for the 25-kilometer greenfield project connecting this NH 85 from Uslambatti to NH 7 in Madurai, which passes through the new AIM sanction in Madurai, so that the entire project get upgraded as a utility corridor. Similarly, sir, there is a NH 183 from Dindigul to Kumali passing through my Teni constituency, which is operating a 2-lane highways. However, over the years, the traffic along with NH has increased manifold with over 20,000 PCU, passenger car unit per day, sir. With increased traffic, major accidents along this line have become routine. 10 black spots have been reported along this road. Sir, it is my humble request that Honorable Minister may kindly sanction a new greenfield 4-lane project connecting Dindigul to Kumali through Teni district. Sir, with this region being located along active tourist circuit and with the famous pilgrim signs of Palani and Sabarimala critically dependent on this inadequate roadway for 2 minutes, please, and connectivity between Kerala and Tamil Nadu. A new 4-lane will significantly help in providing the much needed logistic connectivity alongside the economic development of the region. And I also wish to mention here that several projects have been stalled or delayed indefinitely. In my Teni parliamentary constituency itself, Sakulathmettu road project remains a dream for more than 4 decades, pending approval of Forest Department. Sir, I am of the opinion that development should be sustainable and should not be at the cost of destroying our environment. However, our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji's envisaged more innovative techniques should be smartly integrated to balance infrastructural landscape with environmental protection. I wish to congratulate our Honorable Minister of Road Transport and Highways, Sri Gadkari ji, 1 minute, please, that
or the innovative novel elevated National Highway 44, passing through the Pench Tiger Reserve in Madhya Pradesh. Sir, important, sir, if needed. Please conclude. Benefiting not only humans in the region, but also helping to protect animals thriving through the NH44. On the similar lines, I wish to request sanctioning DPR for the National Highway Connectivity NH183 in Tamil Nadu and NH185 in Kerala, benefiting both people as well as the wild animals in this region. Sir, I wish to suggest that much higher share may be allocated to heads like maintenance and road safety that would increase the lifespan of roads as well as the motorists. Similarly, contemporary technologies, including artificial intelligence, may be incorporated to improve the efficiency of the existing transportation infrastructure through real-time traffic flow management. With this, I wish to conclude by extending my support for the demand for grants for the Ministry of Road Transport and National Highways for the period 22-23. Thank you very much. Honorable Member Srimati Pratibha Singh ji. Thank you, sir, for giving me the opportunity to talk on National Highway. I represent the state of Himachal Pradesh and come from a constituency where this work is going on. But I would like to highlight certain points which I feel during my tour the people told me their grievances, and whatever has to be done, it has to be brought to the notice of Government of India. And the state of Himachal Pradesh is renowned for its natural beauty, and roads are very vital infrastructure for rapid economic growth of the state. The development of important sectors of economy such as agriculture, horticulture, industry and forestry depends on efficient road network. In the absence of any other suitable viable economic modes of transportation like railways, airways, waterways, roads play a vital role in boosting the economy of the hill states like Himachal Pradesh. Thus, it is vital for economic development of the state. Easily availability, adaptability to individual needs and the cost saving are some of the factors which go in road for favor of road transport. Road transport also acts as a feeder service to railways, shipping and air traffic. The NHAI has embarked on developing the following roads under 4-lane projects in Himachal Pradesh, in which the work is in progress. Parwanu, Solan, Shimla, Dhali, National Highway 22, National Highway 05, and Swarghat, Mandi, Manali, National Highway 21. The major benefits for 4-laning, broadening the national ways are, it reduces the length of the road, it reduces constant traveling time, and it will create access to better healthcare facilities for the people. It will reduce the number of road accidents and ensure free flow of traffic. It shall economize the fuel consumption and wear and tear by 50%, thus increasing efficiency. It will substantially use environmental pollution. Speaker, sir, through you, I would like to bring to notice of the government that I would like to raise some of the very important issues pertaining to the outgoing 4-laning work on national highways in Himachal Pradesh in this August House. The pace of the ongoing 4-laning work is much slow, and with much pace it will be extremely difficult to complete such economically and strategically important projects on time. During recent visit of my parliamentary constituency, local people have raised many grievances and demands with respect on the ongoing 4-lane work, which I would like to present through you in this August House. The major grievances and demands raised by them are hereby summarized as: the ongoing 4-lane work has led to change in the orientation of national highway in many parts of the stretch. Therefore, the local roads have been completely delineated from the national highways, due to which the general public are suffering a lot, as the work is being delayed, and I suggest that it should
be timely done. Their old age accessibility has been hampered. Besides massive soil erosion, in view of the vertical cutting of the hillsides, dumping of debris down the hill and felling of thousands of trees has caused irreparable damage. It has created unnecessary problems of waterlogging, blockades and traffic jams to general public. Therefore, it is requested through you, sir, that some concrete way out should be formulated by developing road services to connect the village local roads to newly four-laned national highway to provide hassle-free accessibility to local population and villages in public interest. Sir, about the compensation also, I would like to state in the House that the other major issues in the compensation provided in lieu of land acquisition to the affected parties. Roads undoubtedly are the lifeline of the hills, but the four-laning projects across the state has brought misery to thousands of people who were uprooted and lost their livelihood. Only the circle rate has been taken into consideration and not only the market rate. Other factors like market value, commercial viability, productivity have not been taken into account while working out the compensation. Another important factor, sir, is tourism. I would like to state that the tourism industry is the backbone of Himachal Pradesh. The tourism sector of Himachal Pradesh contributes 7% of the state's GDP. Domestic tourist inflow in the state reached 16.83 million in 2019, when foreign tourist arrival reached to 3,83,000. As of December 2019, there were 3,679 registered hotels in the state. A significant rise was noticed in the domestic as well as foreign tourist inflow during last few years, but there is a sharp decrease of 81% in the tourist arrival up to December 2020. Roads remain the main mode of transport in Himachal Pradesh. As you know, there is no air connectivity or rail line as such, so our people depend on the roads, so this should be given priority. The geography of Himachal Pradesh presents considerable challenge to the development of transport infrastructure. Nevertheless, the state has made significant progress in road connectivity in the last few decades, thanks to our Congress governments. But the frequent log jams, blockades due to cutting of extravagant excavation works due to four-laning work on national highways has impacted badly in the tourism industry. Reckless cutting of hills for four-lane project has become a bane of the tourism industry in Himachal Pradesh. Frequent landslides on national highways resulting in traffic blockage and even accidents were making tourists wary of visiting the state. Roads are full of potholes. There has been reports of the key Parwanu, Shimla, Kirtpur, Manali highways being hit by landslides, spelling doom to the tourism industry. Reports of landslides and disruption of traffic on key highways are logging the headlines in newspaper and electronic media. As a result, the tourists have been forced to cancel their bookings. The occupancy in hotels, which was about 60 to 70% before the four-lane work started, has come down to 10 to 20%. Stakeholders are not taken into confidence before planning and execution of the four-lane projects. Alternative routes are not carved out while existing routes are not maintained properly, discouraging the tourists from visiting the state. Hotel occupancy as a result went down badly, and the bad road condition and landslides had the worst impact on the adventure tourism in tribal areas and higher hills, as traveling were turned as a nightmare.
Further demolition of illegal constructions by administration also earned a bad name for the tourist industry. Fearing inconvenience, tourists were apprehensive of visiting Simla, Manali, Dharamshala and other parts of Himachal Pradesh. Economy and loss of livelihood. There has been substantial loss of livelihood considering the immense tourism potential in the state, especially Mandi, Kullu, Manali and Simla areas. The land along the roadside has highly commercial values for hotels, restaurants and eco-resorts, many of which has been wiped off to make the way for the project. Tenants between Sundarnagar and Manali, which falls in my constituency, who fall in the category of livelihood losers, have not been taken into account and identified. Such people have not just been uprooted or displaced, but even have lost their livelihood. The muck and debris management and the environment hazards is also a very important issue, sir. I should bring it to the notice of this August House. There has been intense environmental violations in the outgoing four-laning project of national highways. The dumping of debris is being done in an unscientific manner, with the result that loose debris has made its way into water bodies. While constructing the roads, it is necessary that it cannot be at the cost of environment. The principle of substantial development cannot be avoided. At the end, I would like to draw your attention to some important issues in my parliamentary constituency, in specific pertaining to the national highways of Himachal Pradesh for consideration and urgent action by the Ministry of Road Transport and Highways. One point is, sir, that Bhuntar Bridge at Kullu is required to be constructed urgently to ensure all-weather connectivity to the international tourist destination Manali. The state government has already sent an estimate to the ministry for obtaining necessary sanction, which may please be expedited. Another bridge over Tirthan River at Daman at Sanj, Luri, Ani, Jalori, Banjar Out Road is required to be constructed urgently to ensure all-weather connectivity and smooth flow of traffic, because this area comes and there is heavy snowfall in this area. So by making this tunnel, it will be a good connectivity to those areas. In the end, sir, I would like to say that traffic on Sanj, Luri, Ani, Jalori, Banjar Out Road remains suspended for months during the winter season due to heavy snowfall on Jalori Pass, situated at an altitude of around 2,500 meters. The proposal of providing year-round connectivity by constructing a tunnel under the Jalori Pass has been moving at a snail's pace. Matters needed to be prioritized by the ministry for early construction of the tunnel. Chandigarh-Manali Mandi Road has strategic economic, but I'm just ending it, sir, economics for the state, as it connects the world-famous tourist destination of Kullu and Manali with the national capital. Four-laning of this road is underway, but the existing road is badly damaged, causing lot of inconvenience and discomfort to the road users. The National Highway needs to prioritize its maintenance or war footing for the benefit of public at large. Adequate measures to be taken to grant compensation for land acquisition as per prevailing market rates. 2 times is equal to circle rate into 2, 4 times circle rate into 4. This is factor 1 and factor 2. Just I'm ending it, sir. The government may be directed to increase the pace of work so that the project is completed well in time, within the time limit, and the directions may be given to for the proper maintenance and regular repairing of the roads to facilitate commuters. There could be proper debris muck management so that to preserve the environment and ecology. Way-wide amenities should be developed along the roads to facilitate commuters and tourists and to
provide livelihood to generate employment to the local people. Thank you. Provision of service road to connect the old road, village roads in the national highway may be done. There should be intense monitoring on ongoing four-line lane. Adequate measures and relief should be provided to these households who have been affected during land acquisition and four-laning, but Yes. the land did not come in the right way. So these are some of the major issues, sir. I would like that the government takes Very good. notice, and it should be done at a faster pace so that the work is completed. I think Honourable Minister is noted everything. Thank you, sir. Imad. Thank you. Honourable Member Sri A. Marif. Thank you, Speaker, sir. I stand here on behalf of CPIM on demands of grants of the Ministry of Road Transport and National Highways. Sir, I take this opportunity to acknowledge the interest shown by the Honourable Minister Nitin Gadkari ji for the development of national highways in state of Kerala in a time-bound manner. Unfortunately, he is not present here. Sir, road transport is vital for the development of the country and has an important role in our economic growth and the employment generation. However, unfortunately, this government is adopting a policy of reducing its share drastically and excessively, relying on the private sector for the development of roads. In our projects are implemented in built on operate and transfer (BOOT) modes. Sir, by doing this, the entire burden is passed on to the travelers in the form of tolls to be paid for using these roads. And what is the end result of this, sir? Result is that the private companies are looting the people for years and years, and there is no transparency in the amount collected as tolls. Sir, as per agreement made by the NHI with the private players after the construction cost is recovered, the toll rates are to be reduced to 40%. But what is happening in the reality, sir? Every now and then the rates are hiked, and the whims and fancies of the companies and NHI and central government remaining mute spectators. Sir, I challenge the government to come up with a white paper on the toll collected so far as part of various projects in the country and bring the facts before the people. Once the toll booth is constructed, and it will never shut, the collection of toll will continue to the end of the world. For example, sir, the toll booth constructed in Bharat near Ernakulam is established three or four decades before, but the toll collection is continuing till this date. The amount collected more than the 10,000 times multiple than the amount for built construction. I request to check it. Due to the time constraints, I am not going to the quality of the roads, which has already mentioned by the Dr. Vishnuji and others. I would like to know what is the mechanism prevailing in the checking the quality of roads and constructed by the NHIs. Sir, I would like to request some changes about the PMJ's road stipulations. PMJ's road to be modified as the basis of density of population and the land availability of the states. I request you to relax the strict stipulation of PMJ's roads in Kerala concerns. I request you to relax the width of the roads to 4-meter width and the length of 1 kilometer Kerala is concerned due to the density of populations. And the allotted amount for the road safety is very low, and it should be increased, enhanced. Sir, I'm proud to say, government in Kerala has taken a bold decision not to collect tolls for bridges built using state government funds way back in 2019, and toll collection for about 29 bridges were stopped. Sir, so I urge the union government to stop collecting the tolls for at least small projects so that people are not overburdened. So domestic users, definitely domestic users. Sir, coming to the road development in Kerala, the ruling LDF government is making all efforts to develop both coastal highway and hill highway by its own using the funds available through Kerala Infrastructure Investment Fund boards. But not only that, the central government is ready to financially assist the Kerala government for these highways, but it is finding fault with the funds raised under the KIFBI.
With the support of central government, the state government would be able to bring the more development, and hence I urge the government, the Honourable Minister, to devote more funds for the state government's projects. Sir, regarding the widening of National Highway 66 passing through Kerala, a number of problems with the currently approved designs have been already brought to the notice of the Honourable Minister. Sir, one of the major demands is related to the construction of grade separator in Karunagapalli town in Kollam district in my parliament constituency. Sir, Karunagapalli is a major trade center in southern, Sir, Karunagapalli is a major trade center in southern Kerala with shops and trade centers spread in both sides of the national highway for more than a kilometer. And it is near to the very famous Amardanandamai Mutt. Sir, hospitals, schools, government offices are also were spread in both sides of the roads. Sir, the proposed construction of a grade separator will literally divide the town, making it difficult to the travelling of people from one side to another, badly affecting the prospects of the future development of the town. With the construction of the first bowstring arch type bridge in Valiyazhikal is near the Karunagapalli. So, hence, I demand for the Honourable Minister urgently intervene for changing the approved design for grade separator and instead consider the construction of an elevated highway in the form of open flyover in Karunagapalli. Sir, another important stretch is the Arur-Thoravur part of the NH66. One second. Please. Where no concrete decision has been taken regarding the design. I request the government you to put the design in NHI's website for the people acknowledgement for as early as possible. There is an urgent need to complete the NHI highway widening Kerala in war footing manner so the movement of vehicles would become easy. Thank you, sir. Thank you. Honorable Dhoni Sali. Thank you very much, Chairperson, sir. Allowing me to speak on the demand and grants on Ministry of Surface Transport and Highways. Sir, ये एक ऐसा मंत्रालय है कि वाकई जिसने देश में बहुत काम किया है और मैं अपनी तरफ से व्यक्तिगत तौर पर भी इस डिपार्टमेंट के मिनिस्टर्स को कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगा कि बहुत अच्छा काम इस मंत्रालय ने पिछले कई वर्षों में लगातार किया है और जब भी सांसदों की कोई समस्या होती है तो इस मंत्रालय के मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी साहब, वो आज हाउस में नहीं हैं, वो हमेशा सीरियसली टेकअप करते हैं सर। और सरकार का भी मैं समझता हूं कि ये एक प्रायोरिटी वाला मंत्रालय है जो एलोकेशन इस साल हुआ तकरीबन 68,000 करोड़ रुपए का, जो कि ऑलमोस्ट 52% ज्यादा है पिछले साल के एलोकेशन से इस मंत्रालय को। लेकिन उसके साथ साथ जो मैं देख रहा था डॉक्यूमेंट्स, चिंता का विषय भी आता है कि NHAI तकरीबन 3,38,000 करोड़ रुपए के कर्जे में है। वो आने वाले वक्त में कैसे उससे निकला जाए, ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि नेशनल हाईवेज तो बन रहे हैं, लेकिन राज्यों के अंदर स्टेट हाईवेज की स्थिति बड़ी खराब है और आपके डिपार्टमेंट का जो एलोकेशन है, जो भारत वाला परियोजना के तहत जो स्टेट PWDs जिस पर काम करती हैं, वो एलोकेशन बहुत ना की बराबर है। आपके डिपार्टमेंट ने खुद उसकी जो सीमा तय करी, उससे मैं समझता हूं 10% भी आपने एलोकेशन नहीं किया। केवल शायद 200 करोड़ रुपए अगर
मेरा आंकड़ा सही है तो किया है, जो कि होना चाहिए कम से कम 5 से 6 हजार करोड़ रुपए का एलोकेशन होना चाहिए था। 3 गुना बजट इस मंत्रालय का 2016-17 के बाद एलोकेशन बढ़ा है, लेकिन जो सड़क बनाने की, हाईवे बनाने की जो रफ्तार है वो उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। पैसा एलोकेशन 3 गुना हुआ है, लेकिन जो हाईवे बनाने की रफ्तार है उसमें काफी डिस्पैरिटी है। केवल 63% ही हम 2016-17 से और अब का अगर मिलान करें तो वो होता है। माननीय सभापति महोदय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन दिक्कत यह है कि वहां पर जितने अधिकारी जाते हैं वो ज्यादातर डेपुटेशन पे जाते हैं। और हमने देखा पिछले दिनों काफी समय तक NHAI के चेयरमैन की पोस्ट खाली रही है। काफी लंबे समय से आज भी कई इंपॉर्टेंट पोस्ट जो हैं, वहां मेंबर्स की पोस्ट जो हैं वो खाली हैं। मेरी आपके माध्यम से सरकार से यह अपील है, माननीय मंत्री जी से, जनरल VK सिंह साहब यहां बैठे हैं, कि आप रिक्रूटमेंट जो करें NHAI में वो डायरेक्ट अगर रिक्रूटमेंट हो, जनरल मैनेजर के लेवल पर रिक्रूटमेंट बहुत कम हो रहा है अगर हो, और जो डायरेक्ट अगर अफसरों का रिक्रूटमेंट होगा तो उनकी लॉयल्टी अपने डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा होती है, बजाय इसके कि कोई किराएदार किसी घर में जाए, उसको मालूम है 11 महीने बाद या तो दोबारा रिन्यूअल एग्रीमेंट होना या मुझे 3 साल रहना और उसके बाद निकल जाना है। मैं तो सर देसी आदमी हूं, देसी भाषा का प्रयोग करता हूं, इसलिए अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा तो उसकी लॉयल्टी जाहिर सी बात है कि ज्यादा होगी। एक जो सभापति महोदय, एक जो संज्ञान में बात आई मेंटेनेंस की, सड़क बनाना आसान है, हाईवे बनाना आसान है, लेकिन उसका मेंटेनेंस और जिस जनता के लिए आप बना रहे हैं, खासतौर से उस इलाके की जनता जहां पर जो सर्विस रोड्स बनती हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय, बहुत खराब है। और मुझे ताज्जुब हुआ रिपोर्ट देख करके, डॉक्यूमेंट देख करके, कि जो मेंटेनेंस का एलोकेशन था उसका 18, 19 और 19-20 में उसका सिर्फ 60% उपयोग हुआ। मतलब आप हजारों करोड़ रुपए बड़ा हाईवे बनाना है तो आप इस्तेमाल करेंगे, बड़ा काम लेने के लिए बड़े कंपनीज आ जाएंगी, लेकिन छोटा मोटा काम करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए आपके पास या तो लोग आ नहीं रहे काम करने के लिए या आप करना नहीं चाहते। सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जैसे इस साल का टारगेट आपका 12,000 किलोमीटर का था हाईवेज बनाने का, लेकिन इस महीने की 10 तारीख तक वो आंकड़ा सिर्फ 8,278 किलोमीटर है। तो आप कहीं ना कहीं फंड्स आपको मिल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी बीच में है। और मैं समझता हूं वो एक ये भी है कि पिछले दिनों NHAI में जो इंपॉर्टेंट पोस्ट थी वो खाली रही थी, जबकि पिछले वर्ष का अच्छा आंकड़ा था। मैं ज्यादा कुछ ना कहते हुए सभापति महोदय, मैं अपनी क्षेत्र की कुछ समस्याओं से अवगत कराना चाहता हूं। मेरठ गढ़ बाईपास बन रहा है, नेशनल हाईवे 709A। सर मैं 2 मिनट लूंगा अपनी बात खत्म करने में। वहां पर हम क्या देखते हैं कि मैंने पहले भी कहा कि हम योजनाएं बनाते हैं, लेकिन योजनाओं में DPR बनाते वक्त अगर जनप्रतिनिधियों से सुझाव मांगे जाएं तो शायद बहुत आसानी से लंबी योजनाएं इंप्लीमेंट होंगी। लेकिन हम क्या होता है कि जब हाईवे बन जाता है या बनने लगता है तब MP MLA को पता चलता है। अब मेरे यहाँ मैं गया था पिछले हफ्ते इसी हाईवे पे, ये जो नया बाईपास बनना है सर, ये 3 राज्यों को जोड़ता है और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के 30 गांव इससे प्रभावित हैं। मथुरा से हस्तिनापुर जाने वाले तीर्थयात्री सब इस रास्ते को लेते हैं जो कुचेसर चौपला से होकर के जो है शाहपुर और किठौड़ मार्ग को जोड़ता है। लेकिन आबादी के बिल्कुल मिला हुआ ये नया बाईपास बन रहा है। मैं गया विजिट पे, मैं चाहूंगा मंत्री जी आप भी जाइए।
मतलब आबादी है और आबादी से लगा हुआ बिल्कुल हाईवे आप बना रहे, जबकि जंगल खाली पड़ा है। उसको जब डीपीआर बनना था थोड़ा और आगे लिया जा सकता था। मेरी आपके माध्यम से डिमांड है, जो वहां के लोगों की डिमांड है कि इस हाईवे, ये जो रास्ता है कुचेसर चौपला से श्यामपुर किठौड़ मार्ग, जो कि 30-35 गांव से जुड़ा हुआ, वहां पर उतरने और चढ़ने के लिए जो है कट नहीं दिया है। मैं आपको पत्र भी सौंपूंगा, वहां पर कट मिलना चाहिए, वरना लोग फिर किठौड़ में कस्बे में निकल के जाएंगे, उनको कोई फायदा इससे नहीं होगा। जमीन उन गांव के लोगों की जा रही है, लेकिन फायदा उनको नहीं होगा, खाली दूर से आने वाले लोग ऊपर से चले जाएंगे। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। एक मैटर और है, जैसे हम लोग हाईवे, सेकंड प्लीज सर एक मिनट में, हाईवे बनाते हैं अच्छी बात है, लेकिन क्या है कि हमारे जो फास्टैग्स हैं, मैं कल भी गया, कल मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी गया और आया हूं, पता नहीं क्या है। माननीय मंत्री जी ने पिछले साल 18 मार्च को मेरे सवाल के जवाब में यहां ऐलान किया था कि अगले साल, 1 साल के अंदर सारे टोल प्लाजा खत्म कर दिए जाएंगे, बल्कि जनता ने सोचा शायद फ्री होने वाला है, लेकिन ये था कि जीपीएस गाड़ियों में लगाएंगे और कहीं कोई टोल प्लाजा नहीं होंगे। लेकिन फास्टैग काम नहीं करते। आप जो टोल के जो चलाते हैं उनको आप कहिए कि वो मशीन जो है लेटेस्ट लाएं कि कम से कम फ्री एक्सेस हो। और गजरौला के अंदर एक जो हाईवे बन रहा है, ये यहाँ पर कुछ लोग डिमांड कर रहे हैं। खैर, मतलब एक ये और देखिए कि कई बार क्या होता है, प्रेशर में आके जनप्रतिनिधियों के हम लोग ऐसी जगह कट दे देते हैं जहां पर एक्सीडेंट होने के बहुत चांसेस होते हैं। ऐसे किसी दबाव में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उन पर किसी भी कीमत पर कट किसी एक की भी जान जाती है तो हम लोग उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। प्लीज मिस्टर यादव कंटिन्यू। माननीय सभापति महोदय, आज सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय के वित्तीय वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट अनुमान मांगों के समर्थन में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हूँ और इस पर आपने मुझे अवसर दिया, उसके लिए विशेष तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ। महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय नितिन गडकरी जी, माननीय जनरल बीके सिंह के प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो निश्चित तौर पे कम समय में बहुत बड़ा काम किया है और देश की एक नया स्वरूप और नया तस्वीर बनाने का काम किया है अपने कामों के माध्यम से। मैं इतिहास के पन्नों में ले जाना चाहता हूं आपके माध्यम से सदन का। महोदय, वर्ष 1950-51 में भारत में 19,800 किलोमीटर राष्ट्रीय मार्ग थे और वर्ष 2020-2014 में बढ़ करके 92,000 किलोमीटर हुआ और महोदय 2021 में ये बढ़ करके 1,41,000 किलोमीटर अधिक हो गया। महोदय, सरकार की प्रतिबद्धता देखिए और काम करने की क्षमता देखिए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का और नितिन गडकरी साहब, बीके सिंह का विजन देखने का काम कीजिए। यानी महोदय 63 साल में 73,000 किलोमीटर राजमार्ग का निर्माण हुआ, वहीं माननीय मोदी जी की सरकार में 8 सालों में 50,000 किलोमीटर का निर्माण हुआ और मैं समझता हूं कि एक अपने आप में इतिहास बनाने का काम किया है। महोदय, यूपीए के 10 साल के सरकार, माननीय कांग्रेस पार्टी के बहुत माननीय सदस्य बता रहे थे। महोदय, मैं कुछ आंकड़ा देना चाहता हूं। यूपीए के 10 साल के शासनकाल में 1,54,000 किलोमीटर 1,54,000 करोड़ की राशि से कुल 50,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ। वहीं हमारी एनडीए की सरकार में 2022-23 में यानी केवल 1 साल में 25,000 किलोमीटर एनएच का निर्माण हुआ, जिस पर 1,99,000 करोड़ बजटीय प्रावधान रखने का काम किया जा रहा है। ये बजटीय पिछले साल के मुकाबले 52% अधिक है। महोदय, एक विजन देखिए सरकार की और प्रतिबद्धता देखिए। जहां 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर एनएच का निर्माण हो रहा था,
वो बढ़ करके 2021 में लगभग 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन एनएच का निर्माण हो रहा है। एक गति भी देखने का काम कीजिए महोदय। इन आंकड़ों के माध्यम से देश की सरकारों का न तो मैं कोई आलोचना करना चाहता हूं जो पूर्ववर्ती सरकार है, न अपनी सरकार का बहुत प्रशंसा करना चाहता हूं, क्योंकि हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को राजनीति से दूर रखना चाहिए और देश का इंफ्रास्ट्रक्चर किसी दल के विचारधारा नहीं बल्कि देश के विकास का मार्ग होता है। ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है महोदय। आजादी के अमृत महोत्सव में अमृत महोत्सव के अमृत काल में लाल किला के प्राचीर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश में 100 लाख करोड़ की पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की घोषणा करते हुए कहा था कि अमृत काल के इस दशक में पीएम गति शक्ति भारत का कायाकल्प करने का काम करेगा और इस पर काम भी चालू हो गया है। भारत में अत्याधुनिक विश्व स्तरीय हॉलिस्टिक और इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए आजाद भारत में पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने नेशनल मास्टर प्लान बनाया है और इस देश में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का विकास होगा। देश में गांव तक आर्थिक गतिविधियां तेज होगी और रोजगार के भरपूर अवसर भी पैदा होगा। पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने के लिए 7 कारक को चुना है। सड़क मार्ग, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक संरचना का निर्माण करने का निर्णय लिया है महोदय। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और अन्य संस्थानों ने एस्टिमेटेड किया है कि भारत सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर अगर 1 रुपया खर्च करती है तो इसका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट यह होता है कि देश के जीडीपी में 2.5 से 3.5 रुपए की वृद्धि होती है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट से लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा। भारत में लॉजिस्टिक कॉस्ट 13 से 14% अभी है महोदय। इसको 8% तक लाने का सरकार प्रयास कर रही है। इससे वैश्विक बाजार में भारत का माल सस्ता होगा और निर्यात बढ़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में पीएम गति शक्ति का महत्वपूर्ण रोल निभाने का काम करेगा। आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी ने महोदय आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से समाज के भलाई के लिए सामाजिक न्याय जरूरी है, उसी अवधारणा के तहत उसी तरह से देश को संतुलित के लिए विकास जरूरी है महोदय। पीएम गति शक्ति के लास्ट माइल कनेक्टिविटी टू लास्ट पर्सन डेवलपमेंट एंड लैंड्स टू पोर्ट टू लैंड के लिए विश्व स्तरीय और आधुनिक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होगा। स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम गांव से लेकर पोर्ट तक विकसित होगा और इस अवसर पर मैं युग पुरुष माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी नमन करना चाहता हूं, जो नया भारत के निर्माण के लिए आजादी के बाद पहली बार स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत 4 लेन सड़क और ग्रामीण भारत के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की शुरुआत की थी और उसी का नींव का परिणाम है क्या सड़कों को दियारा में सड़कों को लंबाई के मामले में विश्व स्तरीय जो आकलन किया गया है उसमें अमेरिका के बाद दूसरा स्थान भारत का होता है महोदय। गति शक्ति के तहत डोंट वांट एनीथिंग फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी माई यू वांट डू यू वांट एनीथिंग फॉर योर कॉन्स्टिट्यूएंसी या प्लीज पीएम महोदय गति शक्ति के तहत पर्वतमाला, सागरमाला, भारतमाला, हाईवेज, वाटरवेज, रोपवेज, रेलवेवेज, इकोनॉमिक कॉरिडोर और डिफेंस कॉरिडोर को तेजी से निर्माण से देश के सभी राज्यों का विकास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस पॉलिसी के तहत बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में तेजी से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है महोदय और
पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तराखंड, कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश अन्य बॉर्डर इलाकों में भी तेजी से काम हो रहा है। राम जानकी मार्ग, अयोध्या मार्ग, बुद्धा सर्किट मार्ग निर्माण से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। मैं तो अनुरोध करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, यहाँ बैठे हुए माननीय मंत्री जी का मैं अनुरोध करूंगा और मांग भी करता हूं कि सभी 12 ज्योतिर्लिंग को 4 लाइन से जो नहीं जुड़े हुए उनको जोड़ने का काम कीजिए और महादेव सर्किट निर्माण को भी कराने का काम कीजिए। अतः मैं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, अपने मंत्री जी का और सभी सांसदों के मैं ये साधुवाद देना चाहता हूं कि वो हमेशा सांसदों कहते हैं, चाहे वो किसी पार्टी का हो, इस पार्टी का हो या उस पार्टी का हो, या आप स्वयं ही कभी निराश नहीं होंगे। प्रोजेक्ट लाओ, 80% जमीन क्लियरेंस लाओ, सैंक्शन ले जाओ, पैसे की कोई कमी नहीं है। महोदय, इस चर्चा के माध्यम से मैं अपने संसदीय क्षेत्र जो आप बोल रहे थे उस पर पॉइंट पर रहा हूं, कुछ मुद्दों को उठाना चाहता हूं। माननीय महोदय, हमारे क्षेत्र में That is why I allotted for your constituency. Now you are coming after the time. Please conclude. Okay, just I'm concluding. रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड, नंबर 1 रामनगर कन्हौली पटना रिंग रोड 6 लेन परियोजना में मनेर हमारे संसदीय क्षेत्र का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, विधानसभा है। शेरपुर में गंगा नदी का पुल का निर्माण होना है, जो नीतिगत फैसला ले लिया गया है। उस पुल से दानापुर जो दियारा का इलाका है, बहुत गरीब लोग रहते हैं, करीब 75 से 70 हजार की आबादी है। दियारा में दोनों तरफ रैम्प देने का अनुरोध माननीय मंत्री जी को मैंने आग्रह किया है। मैं पुनः आग्रह करता हूं कि इस पर आगे की कार्रवाई किया जाए। नंबर 2, राष्ट्रीय मार्ग 30 के अनीसाबाद से 0 माइल के बीच रामकृष्णा नगर, खेमनी छठ और जगनपुरा में फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराने की कृपा की जाए, जिसकी स्वीकृति संभवतः आपने दे भी दिया है, मगर अभी तक काम नहीं हो पा रहा है। मेरा अनुरोध होगा कि उस काम पर भी ध्यान दिया जाए। 2-3 पॉइंट है सर, मैं अपने 1 मिनट में बात समाप्त करूंगा। Finish it within a minute. राष्ट्रीय राजमार्ग Within a minute, 30 से अनीसाबाद 0 माइल के बीच दोनों तरफ सर्विस लेन का निर्माण कराया जाए। राष्ट्रीय मार्ग 139 औरंगाबाद से पटना को 4 लेन में परिवर्तन किया जाए, जैसा कि माननीय पूर्व सदस्य सुशील सिंह जी ने भी कहा। रामनगर कन्हौली से 6 लेन राष्ट्रीय मार्ग में बेलदारी चक के पास कंसारी गांव के पास अंडरपास का निर्माण करवाया जाए, जो बहुत ही आवश्यक है। पटना बक्सर राष्ट्रीय राजमार्ग के लद अलाइनमेंट नथुपुर भूसौला को NS39 का पार्ट बनाकर 4 लेन सड़क का निर्माण, ताकि अनीसाबाद एम्स जो हॉस्पिटल है फुलवारी तक बाईपास सड़क का निर्माण हो सके, जिससे अनीसाबाद से फुलवारी एम्स तक लगने वाला जो महाजाम है उससे मुक्ति मिल सके। पटना डोभी NS30 से हनुमान के पास लास्ट पॉइंट से बस लास्ट NS30 के मसौड़ी पुनपुन सेक्शन का निर्माण कार्य जल्दी कराया जाए, जो काम प्रोग्रेस में है उसको थोड़ा जल्दी कराया जाए। और अंत में पटना गया डोभी NS83 के नौदौल में सर्विस लेन का निर्माण करवाया जाए। ये मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़ा हुआ मामला था, जिसका आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करवा रहा हूं। अंत में पुनः मैं इस बजट का समर्थन करते हुए, अनुदान मांग का समर्थन करते हुए और आपको विशेष धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत धन्यवाद सर। महोदय, थैंक यू। आपने मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सवाद महोदय, आज पूरा देश देख रहा है और कोई भी देश विश्व के अंदर वो विकसित विकासशील देश वही कहलाता है जहां सड़कों का जाल बिछा हो। आजादी के 70 साल बाद अभी भी कई गांव, कई इलाके ऐसे जो सड़कों से नहीं जुड़े। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी आई, आपका केंद्र का पैसा भी अलग अलग योजनाओं में स्टेट के अंदर जाता है। लेकिन दुख इस बात का है कि लंबी चौड़ी बात करने के बाद भी आज भी आजाद भारत, जिसको आजादी की 75वीं वर्षगांठ हम मनाने को जा रहे हैं, आज भी कई ढाणियां, कई गांव ऐसे हैं जो सड़कों से दूर है। हम रेगिस्तान के, इस मारवाड़ के उस इलाके से आते हैं जहां सड़क को बहुत अलग तरीके से देखा जाए। समझ मुझे आज भी कई ढाणियां, कई गांव ऐसे हैं जहां अगर कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो उनको ले जाने के लिए कोई साधनों की व्यवस्था नहीं होती और लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। इसलिए मेरी दिल्ली की सरकार से भी मांग रहेगी कि ये देश विकसित देश जब तक नहीं कहलाएगा
जब तक प्रत्येक गांव ढाणी देश की सड़कों से नहीं जुड़ेगी। एक हमारी एक बड़ी योजना है, वैसे सड़क मंत्रालय का मामला नहीं, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है कि गांवों को तो आपने जोड़ दिया, लेकिन ढाणियां अभी बाकी है। लेकिन चूंकि सड़क पे बात चल रही तो मैं ये भी मांग करूंगा कि उस योजना को भी जोड़ के देश की प्रत्येक ढाणी जहां आबादी 50 से 100 हो, उनको भी सड़क से जोड़ें। स्टेट को आप पैसा दें, कई स्टेट पैसा देने की स्थिति, दिल्ली उनकी मदद करें। सभापति महोदय, अब की बार विगत वर्ष की तुलना में 68,000 करोड़ का बजट अधिक मिला, तो हम उम्मीद करेंगे कि मंत्री जी राजस्थान का विशेष ध्यान रखेंगे। मंत्री महोदय नितिन गडकरी जी और जनरल वीके सिंह साहब जो यहाँ विराजे हैं, नितिन गडकरी जी ने भी जो कोरोना काल के अंदर कई सड़कों का लोकार्पण किया देश के अंदर, वीसी के माध्यम से हम लोग उपस्थित हुए और उस समय कई घोषणाएं भी करी थी। दुर्भाग्य इस बात का है कि उनकी घोषणाओं को 2-2 साल हो गए सभापति महोदय, लेकिन वो धरातल पर नहीं आई। क्या कारण है कि मंत्री जी ने जो घोषणाएं करी वो काम भी नहीं हो रहा है। वो घोषणाएं उन्होंने वीसी के माध्यम से दिल्ली से करी थी, हम लोग उसमें जुड़े थे, खुद हमने डिमांड रखी थी, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि दिल्ली के मंत्री की घोषणा का धरातल पे नहीं आना इस ओर इंगित करता है कि कहीं मंत्री जी की कम तो नहीं चल रही देश के अंदर। आज मंत्री जी यहाँ पे नहीं, लोकसभा के अंदर हर कोई कह रहा है कि भाई मंत्री जी यहाँ क्यों नहीं है। हम एक मिनट, ये सुन रहे, बड़े वाले नहीं सुन रहे ना, वो भी सुन रहे हैं अपने चेंबर, तो यहाँ आना चाहिए ना, फिर मजा तो यहाँ आता जब यहाँ होता है। डबल रोल में हम तो चाहते हैं प्लीज एड्रेस चेयर। सभापति महोदय, और चूंकि मंत्री जी ने, सबने मंत्री जी की तारीफ करी, तो हो सकता है सरकार को तकलीफ हो जाए, मंत्री जी की तारीफ क्यों हो रही इतनी ज्यादा। अब सरकार तो सरकार के हिसाब से सोचती है, इसलिए हो सकता है कि जो घोषणाएं उन्होंने करी पूरी। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी ने जो घोषणाएं लोकार्पण के समय और सांसदों को, चाहे वो विपक्ष के थे पक्ष के थे, सब सांसद, उनका बड़ा मन है, ये सही बात है। जो भी उनके पास जाता है वो उसका काम करने का प्रयास करते हैं, पॉजिटिव है। लेकिन खाली बातों से क्या होगा, हमें काम चाहिए। चुनाव आ जाएंगे, बातों से वोट थोड़ी मिलेंगे, वहां काम करना पड़ेगा। तो उससे उद्घाटन से, बातों से काम नहीं होता। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, काम कर दो। सभापति महोदय, मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, जब राज्य मंत्री जी यहाँ बैठे हैं वो मेरी बात भावना वहां तक पहुंचाएंगे। तो विकास के आधारभूत ढांचा मजबूत करने के नाम पर सबसे अधिक जोर सड़कों के विकास पर दिया जाता है। सरकार तो अपने विकास की उपलब्धियों में सड़कें बनने की उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रही, लेकिन इन सड़कों पर सुरक्षा उपायों को लेकर वैसी गंभीरता नहीं दिखाई देती जैसी दिखाई जानी चाहिए। यही वजह कि राजमार्गों पर सबसे अधिक जानलेवा दुर्घटनाएं होती देखी जाती है। हाल ही में एक जो साल था, करीब 3 महीने लॉकडाउन के होने के बाद भी केवल 2020 में ही सड़क हादसों में 47,984 लोगों ने अपनी जान गंवाई। समझ महोदय, फरवरी 2022 में उत्तराखंड और राजस्थान के अंदर 5 बड़े हादसे हुए। इसका ये प्रमाण है कि पहाड़ों की सड़कें वैसे भी मैदानी इलाकों की अपेक्षा ज्यादा खतरनाक दुर्घटना संभावित मानी जाती है, मगर प्राय देखा जाता है कि उन पर किनारों की तरफ दुर्घटना के वक्त सुरक्षा के लिए लोहे की बाड़ वगैरह लगाने की जरूरत नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से जरा संतुलन खोते ही गाड़ियां गहरी खाई के अंदर गिर जाती है। समझ महोदय, राजमार्गों का निर्माण, उन पर गति सीमा आबाद रखी गई, मगर सड़कों के किनारे अक्सर खुले छोड़ दिए गए, जिसके चलते न सिर्फ उन पर आवारा पशु अचानक आ पहुंचते हैं, इनकी वजह से तेज रफ्तार की गाड़ियां संतुलन को दुर्घटना हो जाती है, बल्कि बरसात वगैरह की वजह से अगर किसी गाड़ी का पहिया चूक से भी मिट्टी पर पहुंच जाए तो फिसल कर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। फिर भी कई राजमार्गों का विकास इस तरह हुआ है कि कई कस्बे, गांव वगैरह के बीच से होकर जब गुजरते तो लगता ही नहीं कि वो राजमार्ग के सामान्य सड़कों की तरह लगते हैं। अक्सर जोखिम भरा काम है। लंबे समय से मांग की जा रही है कि राजमार्गों का विकास करते समय उन पर सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता होनी चाहिए, ताकि उन पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके, मगर अफसोस है कि अभी तक इस दिशा में गंभीरता ध्यान नहीं दिया। समझ महोदय, क्वालिटी कंट्रोल की भी बात करूंगा। क्वालिटी कंट्रोल बना रखा है, चाहे स्टेट के अंदर हो, देश के अंदर हो। हम जब मांग करते हैं तो जांच के लिए भी आप इंजीनियर भेजते हो, क्योंकि इंजीनियर की जांच करेगा। तो आज तक हमने कोई ठेकेदारों को, इंजीनियरों को जेल जाते नहीं देखा। करोड़ों अरबों रुपए लगा के जो सड़क बनाई जाती है, 5 साल की उसकी गारंटी भी होती है, लेकिन 1 साल बाद ही वो सड़क, चाहे सीआरएफ से बनी, चाहे आपका स्टेट हाईवे हो, चाहे नेशनल हाईवे हो, उनमें गड्ढे पड़ जाते हैं। और कई जगह तो ऐसी हालात होती है कि 3 दिन बाद ही डामर उखड़ जाता है, और क्वालिटी कंट्रोल की टीम बन जाती है तो कागजों के अंदर सारा रफा दफा मामला हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि क्वालिटी कंट्रोल की जो जांच हो, क्वालिटी की जो जांच हो, वो मजबूत तरीके से, और अगर बदमाशी कोई करे, घोटाला घपला करे, कोई इंजीनियर दोषी हो, ठेकेदार दोषी, उसको सजा मिले, ये मैं मांग करना चाहूंगा। टोल की बात करूंगा सब, मुझे टोल टैक्स, अखबारों की माने तो एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे पर अप्रैल से टोल टैक्स की दरों में 10% की वृद्धि की जा सकती है, ऐसा कह रहे हो सकता है। आए दिन हम ये भी पढ़ते हैं कि सरकार ने डीजल, पेट्रोल, एक्साइज ड्यूटी, रोड सेस बढ़ाया। आप रोड, ये सब सुनकर लगता है
कि शायद ही कोई देश होगा जिसमें केवल सड़क पर चलने के लिए यात्री को 3 लेयर का टैक्स देना पड़े। ये हिंदुस्तान वर्ल्ड में पहला देश है जहां 3 तरह का टैक्स आम जनता को देना पड़ता है, रोड सेस, रोड टैक्स और टोल टैक्स। अगर लंबी दूरी की बात करें तो ऐसी बहुत ही कम ऐसी सड़कें जिनमें टोल टैक्स वाली सड़कें ना हो। सरकार की तरफ से प्रति लीटर डीजल पेट्रोल रोड सेस दिया जाता है, जिससे सड़क, ब्रिज, अंडरपास, सड़क से जुड़े बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाते हैं। सरकार इसे पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल करने वाले वसूलती है। भारत में एक उपभोक्ता हर लीटर डीजल पेट्रोल खरीदने में 10 रुपए रोड सेस देता है। इतना सेस देने के बाद भी उपभोक्ता को हर राजमार्ग पर फिर से टोल देना पड़ता है। इतना टोल देने के उपरांत भी कोई एक यात्री गड्ढे और जाम की समस्या निजात नहीं पा सकता। समुद्र राजमार्गों को आधारित एक्सप्रेस वे जैसी चौड़ी सड़कों का मकसद भी वाहनों की सरल आवाजाही सुनिश्चित करना था, लेकिन निजी कंपनियों को सड़कों पर वाहनों से टोल टैक्स वसूलने की जिस तरह की खुली छूट दी है, उस पर कई बार तो भारत के नियंत्रक मामले का परीक्षक सीएजी ने भी सवाल उठाए। कई मामलों में खुद सरकार ने राजमार्गों का विकास करने वाली निजी कंपनियों को टोल वसूलने के निर्देश ज्यादा समय दे दिया। यातायात को सुचारू के मकसद से निर्मित की गई सड़कों को तैयार करने वाली कंपनियां बरसों से टोल वसूलती रही, जबकि कई जगहों पर इन सड़कों को बनाने में आया खर्च और मुनाफा काफी पहले वसूला जा चुका। एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बाद तीसरा ऐसा राज्य है जहां हाईवे पर गाड़ी चलाना महंगा पड़ रहा है। मैं समझ मोदी सरकार से मांग करूंगा कि टोल आप हर योजना आम आदमी, गरीब आदमी तक पहुंच रहे हो, तो कोई ऐसी योजना लाए कि हिंदुस्तान की जनता को टोल नहीं देना पड़े, देश टोल मुक्त हो। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी राजस्थान के अंदर भी टोल फ्री की बात कर दी, पिछली बार स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे। मैं मांग करता हूं कि देश को टोल फ्री करके पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ाकर आप ले जा रहे हो 100 पार। यूपीए के समय जब बढ़ता बढ़ता पेट्रोल डीजल 100 पार चला गया, कैसे कोई व्यक्ति गाड़ी चला पाएगा? कैसे गरीब आदमी ये सोचेगा मैं गाड़ी लेके सड़क पर चलूं? अगर चारों महानगरों के अंदर एक ट्रक वाला ट्रक लेके जाता है सभापति महोदय, तो उसको 25,000 रुपए का टोल देके वापस वो अपने घर आता, पूरे देश का जब चक्कर लगाता। तो ये दुर्भाग्य की बात है। सभापति महोदय, एक आध मिनट में मेरी बात समाप्त कर, तो कुछ मेरे सुझाव भी है। मैं मांग करना चाहूंगा कि टोल मुक्त देश हो। 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग 1,40,843, 2019 में 1,37,191, 20 में 1,16,496 सड़क दुर्घटना हुई। मंत्री जी इसको लेकर चिंतित है, परंतु राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क दुर्घटना रोकना बहुत बड़ा चैलेंज का काम है। इसलिए मेरा आग्रह कि ब्लैक स्पॉट जो चिन्हित कर लेंगे उन्हें जो चिन्हित जाए उसे सुधारने की सख्त करना चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि राजस्थान से गुजर रहे जयपुर, किशनगढ़, गुरुग्राम, जयपुर रिंग, जयपुर महुआ तथा जयपुर टोंक देवली आदि राजस्थान में स्थित टोल से उक्त राजमार्गों के निर्माण से लागत से अधिक टोल। बस लास्ट 1 मिनट में मेरे सुझाव देता हूँ। प्लीज को टोल मुक्त करेंगे, ये हमारी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मुद्दा भी है। सभापति महोदय, मैं सारे ये 1 मिनट के अंदर में एक भारतमाला की बात करूंगा। भारतमाला परियोजना निश्चित रूप से एक अच्छी परियोजना लेके आए थे। 1 मिनट साहब सुनो, आज प्लीज कंक्लूड। आप तो सुनो, 4 मिनट। A good speaker must finish within a stipulated time with all points. भारतमाला के बाद I think that you are a good speaker. और उसके बाद समाप्त। 1 मिनट सर। भारतमाला परियोजना के अंदर मेरा निवेदन रहेगा कि मंत्री जी से मिले, जनरल साहब से भी मिले। इन मतलब राजस्थान के अंदर हमारे जालोर से आने वाले माननीय सांसद भी कह रहे थे कि पंजाब, हरियाणा और दूसरे राज्यों के अंदर जो भारतमाला में जमीन एक्वायर की, उनको मुआवजा ज्यादा मिला और हमें मुआवजा कम मिला। इसलिए भारतमाला परियोजना के अंदर किसानों की जो जमीन अधिकृत की है उनको ज्यादा मुआवजा स्टेट गवर्नमेंट से बात करके दिया जाए। अब मेरे सुझाव 1-2 सुझाव मैं देता हूँ साहब। 1 सेकंड ये लीजिए आप। श्रीमती नवनीत राणा। 1 मिनट साहब, 1 मिनट सुझाव मेरे, 1 मिनट प्रमुख जो मेरी मांग है। अध्यक्ष महोदय, सुझाव राणा जी। Nothing will go on record except Rana. Your problem is not at all you are finishing, na? Yeah. Always you are. No, this is not fair. I understood 3 times. In spite of that, you are not able to finish your speech. आधा मिनट। Okay, 1 minute. हाँ मिनट। प्रमुख CRIF के माध्यम से मेरे नागौर जिले तो अधिक राशि काउंटर किया जाए। सड़कों की दृष्टि से अभी काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मोदी जी, नागौर में अजमेर नागौर राष्ट्रीय राजमार्ग, आप 1 मिनट देख लेना। कुचेरा नगर पालिका क्षेत्र के बाहर बने बाईपास पर खजवाना ग्राम के चौराहे पर बहुत दुर्घटनाएं होती है। तो यहाँ पर फ्लाईओवर बनाए जाए। साथ ही नागौर से जोधपुर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग नागौर जिले की भाखरो तथा खींवसर के पदम से चौराहे पर जहां दर्जनों दुर्घटनाएं हो गई, दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इन दोनों स्थानों पर भी जल्द से जल्द फ्लाईओवर बनाए जाए। नागौर से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर तक जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ब्लॉक स्पॉट को चिन्हित जल्द से जल्द करके ग्रामीण सड़कों को जोड़ने वाले स्थानों पर इलेक्ट्रिक इंडिकेशन लगाए जाए। सभापति महोदय, मेरी मांग है कि दिसंबर 2020 में मंत्री जी राजस्थान से जुड़ी परियोजनाओं को लोकार्पण के, अब 1 मिनट होने दो, लोकार्पण के दौरान नागौर शहर में बीकानेर रेलवे क्रॉसिंग से बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग गोगलाव की तरफ 6.2 किलोमीटर 4 लेन सड़क में डिवाइडर, रोड लाइट आदि के लिए 18 करोड़ से अधिक का
कार्य स्वीकृत किया, उसकी वित्तीय स्वीकृति जल्द से जल्द जारी की जाए। Mr. Rana, please. एक मिनट बता, एक मिनट तो पूरा, एक मिनट साहब। No, nothing will go on record except. राजा साहब, आप आज ऐसे कैसे हो रहे हो? बिल्कुल। You start, please. You start. अध्यक्ष महोदय। Mr. Rana, please you start. अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहनी वाले भैया, सर आपका हो गया सर। Please you can. हाँ सर, sir, this is so difficult to speak in between like this. Thank you sir. Thank you so much अध्यक्ष महोदय। डिमांड फॉर रोड्स, ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उसके लिए यहाँ पर सभी अपने अपने क्षेत्र के हाईवे के परेशानी और इसके लिए लेके आ रहे हैं। कुछ वक्ता हमारे कॉलीग अभी पीछे कुछ बोल रहे थे, उत्तर प्रदेश से बीएसपी को बिलोंग करते हैं। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, हमारे मंत्री महोदय यहाँ पर बैठे हैं, जहाँ पर कोई भी इशू रिलेटेड रोड, हाईवेज, नेशनल को लेके आप जाइए, मंत्री महोदय गडकरी साहब, हमारे वीके सिंह सर, हमारे मंत्री, ये आपको पॉजिटिव रिस्पांस देके आपकी बात सुनते हैं। नेशनल में है तो किस तरीके से इसे करना है, स्टेट से नेशनल करना है तो किस योजना से इसको काम करके लाना है। ये एक ही डिपार्टमेंट है जहाँ पे बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी से काम किया जाता है। और पिछले 7 वर्षों में जो अमरावती, जिस क्षेत्र को मैं बिलोंग करती हूँ महाराष्ट्र में, आज भी हम महाराष्ट्र में बहुत सारी रोडों की दिक्कत हमें आती हैं, पर मुझे लगता है ये डिपार्टमेंट पिछले 7 वर्षों में जो तरीके से अमरावती के इंटरनल बाहर के जो रोड्स हैं ये डिपार्टमेंट ने किए। आज अमरावती कोई भी बड़ा पॉलिटिकल आई या कोई भी बड़ा व्यक्ति हमारे अमरावती डिस्ट्रिक्ट में एंटर करता है तो वो देख के उसका दिल खुश हो जाता है कि ये रोड सेंटर से बने हुए हैं और इस तरीके से इसकी रोड की तैयारी ये डिपार्टमेंट ने की है। सर, मैं आपसे विनती करना चाहूंगी, हमारा नेर, यवतमाल, बन्नेरा, अमरावती, अचलपुर, धारनी, ये जो रोड मेजर स्टेट हाईवे है 14 है, पर इसकी पिछले 3 वर्षों से वहां के नागरिकों की, डिपार्टमेंट की और हमारे सभी लोक प्रतिनिधि, वहां के एमपीज हों, हमारे एमएलएज हों, हमारे क्षेत्र के एमएलएज हों, कंटिन्यू इसका फॉलोअप ले रहे हैं कि इसे नेशनल हाईवे घोषित कीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है। इस रोड पे सुबह से लेकर शाम तक कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि इसे 4 लाइन करना बहुत आवश्यक है और मेरे ट्राइबल क्षेत्र को भी ये जोड़ने का काम करता है, अमरावती के शहर को जोड़ने का काम करता है। और अचलपुर जो क्षेत्र आता है वहां पर अगर आपने ध्यान देके इंफॉर्मेशन ली तो पूरे रोड पूरा खराब है। तो मैं आपसे विनती करूंगी कि इसे नेशनल हाईवे घोषित करके इसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाए, जिससे हमारे क्षेत्र के और हमारे क्षेत्र को लग के जो यवतमाल डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को भी इसका फायदा पहुंचे। सर, पिछली बार जब नेशनल हाईवे के लोकार्पण के लिए हमारे गडकरी साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट में आए थे तो उन्हें हमें आग्रह किया था, उनको, हमारे क्षेत्र के लोगों ने और एज ए लोक प्रतिनिधि हमने, कि नागपुर अमरावती ऐसे एक मेट्रो ऑन रोड चलाई जाए जिससे हमारी जो बस की जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ज्यादा लोग ना ट्रैवल करते हुए इजी हो और 1.5-2 घंटे में 1 से 1.25 घंटे में वो अमरावती और अमरावती से चांदूर बाजार अमरावती हो। सर ने स्टेट से अनाउंस किया है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी मंत्री महोदय जी कि उसका भी काम जल्द से जल्द, उसका प्रपोजल महाराष्ट्र से बुला के उसका भी काम इम्प्लीमेशन किया तो वहाँ के हमारे ग्रामीण क्षेत्रों को, तालुकों को जोड़ने का ये काम है। मेरे मेलघाट में घटांग जो रोड है, जो एरिया पड़ता है भांडुम, रास्ता मध्य प्रदेश को लग के है और मध्य प्रदेश में सर सबसे बड़ी बात, अभी 4 दिन हम हमारे क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में थे और 4 दिन वहां पे थी। जब बॉर्डर क्रॉस करते हैं हम एमपी से महाराष्ट्र को और महाराष्ट्र से एमपी को, तो ये कोई अननोन व्यक्ति भी पहचान जाएगा कि अभी हम महाराष्ट्र में और अभी हम मध्य प्रदेश में, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र के रोड में खड्डे हैं कि खड्डों में रोड है यही पता नहीं लगता हमारे वो बॉर्डर पे। और मध्य प्रदेश में जैसे आएंगे तो वो फ्लाइट जैसी स्मूथली गाड़ी चढ़ती है, गांव के अंदर भी और गांव के बाहर भी। तो मैं आपसे विनती करूंगी सर, कि वो मेरा ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्र में जो रोड्स की बहुत बड़ी आवश्यकता है, अगर एक आदि इमरजेंसी कोई आ जाती है गांव से, तो गांव से प्लेन रोड तक जाने के लिए, एरिया जाने के लिए, मुझे लगता है बहुत बार जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनकी मृत्यु वो दौरान ही हो जाती, क्योंकि इतने रोड खराब हैं कि उसकी मरम्मत भी कर नहीं पाती है। तो मैं आपसे विनती करूंगी ऐसे रोडों को ध्यान देके उस पर काम हमें करना बहुत जरूरी है। और बन्नेरा रोड का फ्लाईओवर है सर, हमारे विधानसभा क्षेत्र आता है अमरावती में, अमरावती डिस्ट्रिक्ट में, वहां के फ्लाईओवर के
इस बाजू भी 4 लाइन बना है और उस बाजू भी 4 लाइन बना है, पर फ्लाईओवर 2 वेज हैं, 2 लाइन है, और जिसके लिए हमने पिछले 3 सालों से कंटिन्यू उसका फॉलोअप ले रहे हैं अपने डिपार्टमेंट से, और उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट ने भी, जो महाराष्ट्र डिपार्टमेंट ने 75 करोड़ का प्रपोजल हमने यहाँ पर सेंड किया है। अगर उसका काम करेंगे 4 वे से 2 वे में आने के लिए, एक्सीडेंट की जो क्लैशेस होने के चांसेस इतने ज्यादा बढ़े हुए हैं, और डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, तो बीच का पार्ट अगर डेवलपमेंट से बाजू रखते हैं तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लमेटिक। सर it is very genuine demands what I'm asking Minister sir, just last 2-3 minutes more। तो उसका भी काम अगर आप कराएंगे। अमरावती में एक ओवरब्रिज का काम शुरू है सर, चित्रा चौक से हमारी लाल खड़ी है, वो सब एरिया का भाग है, उसका काम इतना धीमी गति से शुरू है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, और इतनी ट्रैफिक वाला एरिया है, पूरा बाजार भरता है, बहुत पुराना बाजार है। अगर उसका काम थोड़ा स्पीडी कर दिया जाए तो वहाँ के लोगों को इस काम का लाभ लेने में बहुत ज्यादा सुविधाएं होंगी। सर एक प्रपोजल हमने दिया था, दस्तूर नगर, लालखेड़ी और भानखेड़ा और चांदूर रेलवे, जो नागपुर रोड को, नागपुर को शहर को जोड़ने का काम करता है, उसके ऊपर भी अगर थोड़ा सा हमने ध्यान दिया सर तो हम बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, और ट्राइबल एरिया पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है सर। और मैंने बहुत सारे स्पीकर्स को भी बोलते हुए सुना। यस सर, सर आई अग्री टू ऑल योर दिस थिंग ऑर्डर्स फ्रॉम द चेयर सर। बस आपको मैं सर रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अमरावती के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से पता है सर, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे तो ये बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है मेरे। अमरावती यवतमाल नेर रोड हो गया है, चांदूर बाजार अमरावती का जो रोड है, भानखेड़ा टू चांदूर रेलवे रोड है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में जो डिफरेंस है उसे खत्म करने का जो एक ये है वो हमने करना चाहिए। इतनी मैं मांग आपके माध्यम से चेयरपर्सन मंत्री महोदय जी को करती हूँ, और ये सब डिटेल्स में सर आपके पास फॉलोअप करने के लिए भी आऊंगी, और ये सब चीजें जल्द से जल्द पूरी होंगी, इतनी रिक्वेस्ट भी आपसे करती हूँ। थैंक यू। Thank you, Honorable Member Sri Krishneri Srinivas ji. Thank you, Speaker sir, for giving me the opportunity. Sir, I congratulate Gadkari ji and VK Singh ji and their team for being able to get 5% of the total budget allocated to the ministry, road transport and highways. Sir, this is the first time in the history 5% of the budget is allocated to the ministry, and it's a great achievement, sir. In this regard, I thank them. And also, sir, the decision of the ministry not to borrow or take loans for this financial year is much welcomed, sir. And also, sir, the allotment for road safety, sir. In road safety in this country is a priority issue, sir, because there are a lot of road accidents happening in our country, and it is the highest in the world, sir. When compared to other countries, the road accidents are very high, and many people are dying due to this road accidents, sir. But the budget allocated by the ministry towards the road safety is just 0.2%, sir, of the total budget, which is 229 crore, which is very less, sir. So I request the ministry to take care of the road safety issues and allocate more budget for road safety issues, so that, because human life is very valuable, sir, and I think we should protect the human life, so road accidents should not happen. So I think more budget should be allocated for this road safety, sir. Also the national highway maintenance, sir. Sir, the budget allocated for the national highway maintenance is just 1.24% of the total budget of the ministry, sir. Sir, this is just 40% of the requirement of the highway maintenance, sir. There is 60% more required for just maintaining the highways, sir. If the highways are not good, even though you build world-class highways, if the maintenance is not good, the vehicle maintenance will be more, the accidents will be more, and also the whatever freight total average which is in the world, it is very high in India when compared to the other countries. So if you want to reduce that freight average per kilometer, you have to maintain the roads well. So I request the Honorable Minister through you to allocate more sufficient, not more, sufficient budget for the national highway maintenance, sir. And also coming to my state, Andhra Pradesh, sir. So there are 433 black spots
identified in our state, sir. Out of that, only 76 black spots are cleared, sir. This is causing to road accidents, sir. This is a major concern. So I request the Honorable Minister through you to clear the rest of the black spots. Only out of 433, only 76 have been cleared. I urge the Minister through you to clear the black spots and see to that safety is ensured, sir. And also, sir, there are nearly 37 delayed projects in the state of Andhra Pradesh, sir. 37 delayed projects worth 10,000 crores, sir. I request the Minister to immediately fast-track the projects and finish them immediately, sir. And also thank Honorable Gadkari ji for inaugurating nearly 31 projects, nearly 21 projects, sir. 21 projects worth 11,000 crores and also 31 projects worth nearly 10,000 crores. Recently, last month, when he came to Vijayawada, sir, in the total Andhra Pradesh, nearly the total sum up of the projects he has inaugurated are already, he has laid foundation is worth nearly 21,000 crores, sir, and many other projects which have been already laid foundation stone are in pipeline, sir. I thank the ministry, especially Gadkari ji, for supporting us very well from the beginning after the state is bifurcated and for building the new Andhra Pradesh, sir. And also, one or two issues pertaining to the state, sir. NH30, sir. This starts from Vijayawada, my constituency, and it goes up to Uttarakhand, sir. See, Andhra Pradesh, Telangana, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Uttarakhand, sir. And this is one of the longest highways in the country, sir. This is ending near Ibrahimpatnam, Vijayawada, sir. Last time when Mr. Chandrababu Naidu, our leader, was the Chief Minister, he thought of connecting this highway to the present state capital, Amaravati, which is just 10 to 12 kilometers away from the ending point of the highway, sir, NH number 30, sir. It will just cost not so much, sir. It will just few hundred crores, not even 300-400 crores it will cost, sir. Yeah, we have actually laid a foundation stone for the project, sir. It is 3.2 kilometers the bridge on River Krishna and some 3-4 kilometers the road. It will connect the state capital to the NH, sir. So we request the Minister to accept our proposal and sanction the proposal, sir. NH30 from Ibrahimpatnam to our state capital Amaravati should be expanded, sir. And also one more thing, sir. The Vijayawada-Hyderabad highway is one of the highway number 65, sir. NH number new 65, old NH9, sir. This is one of the busiest highways in this country, sir. So it is only 4 lanes, sir. So we request the Minister to immediately expand it to 6 lane with service roads, sir. And also actually, while the state is bifurcated in 2014, sir, as per the AP State Reorganization Act, which is promised, a greenfield expressway from Vijayawada to Hyderabad and the new one point, last point, I'll conclude. Yes. 1 minute. So the greenfield expressway is being promised for the state from Amaravati, the present capital, Amaravati, whatever the new capital, Amaravati to Hyderabad, sir. So I request the Minister to initiate the project immediately, sir. Greenfield express highway from Amaravati, Vijayawada to Hyderabad, sir. The last point, sir, only my suggestion to the ministry. Actually, the promoting the electric vehicles, EV vehicles in this country is much welcomed and much appreciated, sir. But, sir, as of today, 70% of the thermal process power plants are coal-fired, sir. This is causing a lot of pollution. Yes. And it will take nearly 15 years to come to a stage where the pollution is less, sir. So I request the Minister also to, especially in the commercial vehicles, sir, because the capex is also very high to buy a electric commercial vehicle. I request the Ministry to look into that the CNG commercial vehicle manufacturing is also supported and promoted by the Ministry, sir. This will actually be useful for the country for lessening the pollution, for lessening the cost of the commercial vehicle operation, and also the capex will be less for this CNG vehicle, sir. I request the Minister to see the proposal, look into the proposal of, my suggestion to look into the proposal of CNG vehicles also. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. Honourable Member, CNG Payment. Thank you, Mr. Chairperson, sir. Sir, though I belongs to the opposition benches and vehemently opposing the policies and programs of the government, most of the policies of the government,
I do hereby stand to support the demands for grants for the Ministry of Road Transport and Highways. Why? Because of the performance of the ministry under the leadership of Sri Nitin Gadkari ji, the wonderful performance done by the ministry and the National Highway Authority of India in strengthening the road infrastructure in the country. Sir, at the same time, I would like to make a reservation regarding the absence of the Honorable Minister, Sri Nitin Gadkari ji, because he is demanding 1,99,000 crores of rupees from this House. And he is the minister who is responsible for demanding this amount from the House. The House has to sanction such a big amount, 1,99,107.71 crores of rupees have to be granted by this House. But unfortunately, the cabinet minister who is responsible, sole responsibility is with him, but unfortunately he is missing the day in which the debate has initiated, and today also he is missing. This is quite unfortunate. This is against the conventions and practice of this House. Please kindly direct the Honorable Cabinet Minister. Yes, MOS. I fully honor the Honorable V.K. Singh. He is capable for replying. He is competent to reply. But the Cabinet Ministry is the minister who is representing the Cabinet and making the demand, and he is coming to the House demanding such a huge amount from this House. Definitely. No, we could not insist. No. Then we will also speak from the online. Ramendranji, we could not insist. Pardon? We could not insist. But this is, I am telling that this is the parliamentary ethics. This is the collective responsibility of the Cabinet. This has to be done. This was the previous convention of this House. Yes, I am not saying that throughout the time the minister should be there. We fully congratulate the Honorable Minister for his wonderful performance. We will see the Cabinet Minister or MOS available here. MOS is competent to make the demands, but my point is regarding the parliamentary ethics and the collective responsibility of the Cabinet. The Cabinet Minister has to come, make the demand. Let him go. But unfortunately, his absence in the House is quite unfortunate. That I want to make mention. And government side replies from government side. Yes, day before yesterday also I pointed out this matter to the Honorable Speaker. V.K. Singh ji, he is fully here. He is attending the entire debate. I fully congratulate him also. Yes. This is a question of the propriety and ethics and the conventions and the precedents of this House. Okay. I want to make a point. So, Sir, thank you. So don't take this time out of... No. Oh, please. No. This is I just making, otherwise I could don't make lose a point. time. Yeah. Sir. No. Please. Okay, Prime Sir, railway is the third largest network in the world, and the road is the second largest road network in the world. And we are having, I'm not going to the statistics, but 5.89 million kilometers of road. So the road network transports 64.5% of all goods in the country and 90% of the total passengers in the traffic. The total budget allocation for Ministry of Road Transport and Highway, I already mentioned 1,99 point something crores of rupees for the financial year 2022-23. So this is 68% increase compared to the revised estimate of the previous year. This is absolutely appreciable thing, and I fully congratulate the government for having such an increase in the road infrastructure. Sir, the road transport is one of the most cost-effective and convenient modes of transportation in India, both for freight and passengers, as it has high potential penetration level with door-to-door delivery. Importance of road infrastructure is widely recognized as a potent means of socio-economic integration and is vital for the economic development of the country. So much importance and significance should be given to the road infrastructure because it is being applicable to all the people of this country, both in the freight traffic as well as in the passenger traffic. So the ambitious plan of this ministry is to construct 25,000 kilometers of national highway for the financial year 2022-23. The Prime Minister's Gati Shakti Master Plan is the flagship program of the government to facilitate the faster movement of the goods and the people. In all these sense, if we examine
the infrastructure is given much significance and importance in the budget for the financial year 2022-23. So once again, I want to place it on record my appreciation and congratulations to the government for this Ministry of Transport and Highways. At the same time, when I congratulate and appreciate, I would like to make some concerns and apprehensions on my part. I fully support most of the observations, critical observations made by Mr. Vishnu Kumar, Honorable MP from the opposition side, from the Congress, that he has made so many reservations and concerns. I fully support this. Number one is the performance of the consultancy. Sir, kindly see, all the NHAI, the National Highway Authority of India, is entrusting the entire work with the consultancy. And the consultancy, the sole supreme authority regarding the construction of the entire work. And the plan, design, alignment, everything is being made by the consultancy. Sir, when you appoint the consultancy, the quality of the consultancy has to be looked into. And also, I would like to urge upon the government to draw the attention of the Honorable Minister. These consultancies are not consulting with the members of Parliament. We are not being taken into confidence. At least the consultancy has to take into the confidence of the people's representative before finalizing the alignment, plan, and all these things, at least the people's representative have to be taken into to be consulted. But unfortunately, the consultancies are under the impression that they are above all these things. Whatever the decisions of the consultancy, that will be approved. That is not the good thing, because we are mingling with the people, we are living with the people, we know the difficulties on the ground level regarding the alignment, evacuation, and all these things. We are well aware, we are living with the people, but unfortunately, most of these consultancies is not transparent in making the plan, alignment, and structure, and all these things. So kindly give a direction to the consultancies to have consultation with the people representatives before finalizing the alignment and plan and all these things. I can very well cite an example also. See, now in National Highway 66 in my constituency and in the state of Kerala, now you are constructing this four-lane traffic, but what you are doing, retaining earthen wall is being constructed in the junctions. For example, in my constituency, Paripalli, Chatanur, Kottayam, and even in Karunagapalli, my learned friend's constituency, you are constructing big walls like China walls and having a small underpassage. The entire urban area is being lost. That means, suppose if it is elevated highway on pillars, then the urban area or the town area will be protected. The consultancy have nothing. When we have discussed with the people, when the officials, they are saying that it is 10 times greater estimate than that of the retaining earthen walls. So if that be the case, the state should also share the expenses. So this concern has to be addressed. That is the number one. And the consultancy should not be the supreme authority. They should also consult with the people's representative before finalizing it. And the second one is regarding the maintenance and repair. So the National Highway, the advance contract has to be given. My suggestion is annual maintenance contract has to be given so as to maintain the national highways in a proper way. An annual maintenance contract has to be provided. That is the second concern or suggestion which I would like to make. And the third one is regarding the quality of the work. See, regarding the quality of the work, we know that the Prime Minister's Gramin Sadak Yojana, 3-tier or 3-level inspection or super surveillance is there. Similarly, in the case of the national highway roads also, the quality of the work has to be relooked, it should be reviewed, and some accountability has to be made regarding the national highways. Immediately after the repair and maintenance, within 3 months, the road is being dilapidated. We have so many examples, experience as far as the national highway is concerned. So such a mechanism, a new mechanism has to be evolved so as to have the good quality in maintaining the roads. And the third point is regarding the delay in the completion of projects by NHAI. Sir, what is the structure of the NHAI? The National Highway Authority of India, very minimal people is there. There is no manpower in the National Highway Authority of India. Everything is being outsourced. They are having no responsibility. Everything is outsourced. They have no manpower. There are no expertise people in the National Highway Authority of India. Lack of manpower is one of the major problems which National Highway Authority of India is facing. That is why the Comptroller and Auditor General of India
has made a very stringent critical observation regarding the procedural inefficiencies of the National Highway Authority of India. Procedural inefficiencies of National Highway Authority of India has been noted by the Comptroller and Auditor General of India. Sir, that has to be looked into. I'm talking about general points. That has to be looked into. That is another concern which I would like to express when I congratulate you. And regarding the cost overrun also, because the high estimate. Sir, what is the estimate of 1 kilometer road? It is higher. The maximum estimate is being provided. If you are providing such an estimate, even the rural roads can also be constructed in the best way. See, kindly have a review or relook into the estimate which we are providing and the cost of the road which is being constructed. That has to be compared and that has to be examined. The quantum of work and the estimate which is being provided is disproportionate. That is another concern which I would like to make. And these are the concerns and apprehensions, and along with the last point regarding the vehicular safety also. That was in that aspect also Ministry is doing good job. Sir, we want to have a strong, stringent policy committed to improve the automobile safety ecosystem. Sir, every year 1,50,000 people are dying due to accidents of 5 lakh accidents every year. 1,50,000 people die. How many tsunami? And it is losing 3.1% of the GDP is being lost. So to address the vehicular safety, you are proposing to implement a new program, Bharat New Car Assessment Program. It is a welcoming step on the part of the government in providing star safety rating system. And for which my suggestion is, rule has to be framed, stringent rules has to be framed, so as to have the star safety rating system of the cars and all the automobiles. Not only for the cars, for all the automobiles, this rating system has to be safety, rating system has to be provided for all the vehicles. That is the last suggestion. And regarding my constituency, sir, your constituency is also connected with my constituency, and regarding road, sir, NH 744. Bharat Mala project. I'm thankful to the government for having a new road from Aryangav, Tenmala, Nelamel, Sadayamangalam to Padipalli, the border end of my constituency, and another National Highway 183 passing on the chairman's also, chairperson's also road. We both are connected. And 183A, I suggest to the Honorable Minister to have 183A, which is connecting 183 from Chavara Titanium Junction to Bharanikav, so that that road can be connected to the National Highway 66, and the NH 66 work is progressing. And I am thankful to the government for widening the existing National Highway Kollam bypass from 2-line to 6-line traffic, for which also the government has done a wonderful job in expediting the work. For all these things, we, the members of Parliament, are thankful to the government for having a better road infrastructure in the country. With these words, this is the first time in my parliamentary experience that I am from opposition side, I am supporting the demands for grants for the national highway and road transport. Thank you very much, sir. Thank you. Honorable Member Sri Imtiaz Salil. अध्यक्ष महोदय, 2022-23 के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदानों की मांगों के ऊपर चर्चा करने के लिए आपने मुझे अनुमति दी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह के ऊपर है, मतभेद अपनी जगह पे, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का कोई कट्टर विरोधक भी है तो वो भी इस बात को कबूल करेगा कि आज इस देश के अंदर अगर अच्छी सड़कें देखने को मिल रही है, बड़े फ्लाईओवर्स देखने को मिल रहे, एक्सप्रेसवे और सुपर एक्सप्रेसवे देखने को मिल रहे हैं, तो इसका सेहरा अगर किसी के सर पर जाता है तो नितिन गडकरी जी के सर पर जाता है। यकीनन आज इस मंत्रालय के अंदर जो काम किया जा रहा है वो वाकई में बहुत ही काबिल तारीफ बात है। मैं जितना दिल खोलकर नितिन गडकरी जी की तारीफ कर रहा हूं, उतना ही दिल से ये उम्मीद कर रहा हूं कि वो मेरे चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र के अंदर आता है, वहां पर हम कोई चांद सितारे नहीं मांग रहे, बल्कि हमारे शहर का जो सबसे बड़ी एक लाइफलाइन है, जो सबसे क्राउडेड एरिया है, जो रोड है जालना रोड, उसके ऊपर हम एक फ्लाईओवर मांग रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक फुल फ्लाईओवर की मांग जो हमने गडकरी साहब के साथ कई बार चर्चा भी किए हैं, उसको वो सैंक्शन करेंगे, ये उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर एक नितिन गडकरी साहब अगर चुस्त है और उनके डिपार्टमेंट के कुछ अधिकारी अगर सुस्त है, तो जनरल साहब उसका असर कैसा होता है? अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक उदाहरण के तौर के ऊपर बताना चाहता हूं। 2 नवंबर 2019 को 7:56 के ऊपर नितिन गडकरी साहब एक ट्वीट करते हैं
और उस ट्वीट के अंदर उन्होंने ये बताते हैं, द पुअर कंडीशन ऑफ हाईवे कनेक्टिंग औरंगाबाद, सिल्लोड, जलगांव has come to my notice. I have instructed Chief Engineer, National Highway Division, PWD, to take immediate action and make sure that road is in good condition within 8 days. Else face consequences. This is not acceptable. Officer or contractor, nobody shall be spared for negligence. 2 नवंबर 2019 को मंत्री जी ट्वीट करके कहते हैं कि 8 दिनों के अंदर हो जाना चाहिए। 2019 गया, 2020 गया, 2021 गया, 2022 आ गया। अध्यक्ष महोदय, ये सड़क आज तक नहीं बनी है। औरंगाबाद से अजंता जाने वाली सड़क जो वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट की तरफ जाती है, ये सड़क नितिन गडकरी जी साहब का ट्वीट आने के बावजूद भी अगर ये 4-4 साल तक अगर नहीं बनी है, तो भारत परियोजना के अंदर भारत आपका जो ये स्कीम है, भारत माला परियोजना, खुद नितिन गडकरी साहब ने योजना मैगजीन के अंदर एक आर्टिकल लिखा, बूस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि नेशनल हाईवे को हमने हर रोज 37 किलोमीटर हम बना रहे हैं। 1 साल के अंदर 13,500 किलोमीटर का हम लक्ष्य रख रहे हैं। औरंगाबाद से अजंता की ये जो रोड है, ये महज 150 किलोमीटर है। अगर आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम हर रोज 37 किलोमीटर बना रहे हैं, और अगर ये रोड पिछले 5 साल से अगर नहीं बनी है, तो कौन है इसके लिए दोषी, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। हम एक तरफ अच्छी सड़कें बना रहे हैं, हम इसके लिए उनका मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम कैसा हो रहा है कि सड़कें अच्छी जब बन रही है तो मौतें भी ज्यादा हो रही है, लोग मर भी रहे हैं ज्यादा। उसकी वजह यह है कि एक्सीडेंट्स का प्रमाण भी हर साल बढ़ता जा रहा है। मैं अकेले से महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो पिछले साल 30,000 एक्सीडेंट्स महाराष्ट्र के अंदर हुए, और नेशनल महाराष्ट्र हाईवे सेफ्टी पेट्रोल ने यह बताया कि 13,500 लोग महज महाराष्ट्र के अंदर अपनी जान गंवा चुके हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। सड़कें अच्छी बन रही है तो हम ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं। दूसरा यह है, जनरल साहब, मैं आपसे हाथ जोड़कर यह विनती करूंगा कि 2017 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि जो हमारे स्टेट और नेशनल हाईवेज है, उसके अतराफ 500 मीटर की दूरी के अंदर किसी भी होटल, किसी भी रेस्टोरेंट या किसी भी शराब की दुकान के अंदर आप शराब का कारोबार नहीं कर सकते। यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। इसका असर यह हुआ कि तमाम सारे राज्य जो है, जो इनको एक्साइज ड्यूटी के जरिए पैसा मिलता है, यह सुप्रीम कोर्ट में गए कि नहीं, आपका यह फैसला गलत है, इसको रिव्यू किया जाए करके। आज ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान जा रही है। मैं शराब पी रहा हूं, मैं गाड़ी चला रहा हूं, अपनी जान तो जोखिम में डाल रहा हूं, लेकिन सामने वाले कितने लोगों की जान में जोखिम में डाल रहा हूं, यह भी सोचने की जरूरत है। इसीलिए ड्रंकन ड्राइविंग के ताल्लुक से भी आप ही की मिनिस्ट्री आंकड़े रिलीज करती है। पिछले साल के आंकड़े में बहुत ढूंढा, मुझे नहीं मिले। हम आपसे अनुरोध करेंगे, आप ये बताएं कि ओवर स्पीडिंग की वजह से और ड्रंकन ड्राइविंग की वजह से कितने सारे लोगों की जान गई है करके उसमें। दूसरा यह है, अध्यक्ष महोदय, मैं पार्टी की तरफ से, दूसरा यह है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में अभी अभी हमारे सम्मानीय सदस्य प्रेमचंद्र जी ने कहा है कि हम नेशनल हाईवे, सुपर एक्सप्रेसवेज के ऊपर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो गांव के अंदर जाती है, वहां पर आप हिंदुस्तान के किसी भी गांव के अंदर चले जाइए। मैं अपने चुनावी क्षेत्र औरंगाबाद के बारे में बात करता हूं। एक जंग लगा हुआ बोर्ड मिलेगा वहां पर कि यह सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जरिए बनाई गई है। क्या वजह है कि उसकी इतनी बुरी हालत रहती है? उसकी वजह आप भी अच्छी तरह से जानते हैं। वजह यही है कि ठेकेदार को अधिकारी का डर नहीं, और अधिकारी को इसलिए किसी का डर नहीं कि अधिकारी अपने नेताओं को खुश करके टोल देकर अपना काम चला रहा है। आप एक स्कीम तैयार करिएगा क्वालिटी कंट्रोल के लिए, आपके पास है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, लेकिन कम से कम केंद्र सरकार की जो स्कीम्स है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की हो, या सीआरएफ फंड के जो पैसे से रोड बनाई जाती है, उनका क्वालिटी चेक करने के लिए मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर ये गुनाह है, ये जुर्म है, ये कानून है कि अगर कोई ठेकेदार गलत पैसों का इस्तेमाल कर रहा है, कितने ठेकेदारों को आज देश भर के अंदर आपने सजा सुनाई है, कितने अधिकारियों के ऊपर आपने कार्रवाई की है? आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके हौसले और बुलंद होते जा रहे हैं। डालिए ठेकेदारों को जेल के अंदर, डालिए अधिकारियों के ऊपर। आप तो जनरल है,
आपके पास का जो डिसिप्लिन आर्मी का था, उस डिसिप्लिन को यहां पर लेकर आइए, कोर्ट मार्शल कराइए उन अधिकारियों का, तब जाकर हमारे गांव की सड़कें भी अच्छी बनेगी। मैं अपने आखिरी में मैं अपने चुनावी क्षेत्र की बात करता हूं। डॉक्टर भगवत करार साहब मेरे औरंगाबाद से ताल्लुक रखते हैं। हमने जालना रोड के लिए एक फ्लाईओवर मांगा, मंत्री जी चुनकर आए, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं 10 साल के बाद आपको एक मेट्रो दूंगा। नहीं चाहिए हमें आज के दिन सिर्फ जालना रोड के लिए एक फ्लाईओवर चाहिए। औरंगाबाद से पुणे का एक सुपर एक्सप्रेसवे बना दीजिएगा। शिरडी को सारे देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु आते हैं। औरंगाबाद से शिरडी में 100 किलोमीटर का रास्ता है, उसे अगर सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर अगर आप बना देते हैं तो जो श्रद्धालु शिरडी आएगा वो हमारे औरंगाबाद में अजंता एलोरा देखने के लिए आएगा। तो हम पिछले 2 साल से ये मांग कर रहे हैं कि औरंगाबाद और शिरडी को एक सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर बनाया जाए, औरंगाबाद और पुणे को सुपर एक्सप्रेसवे के अंदर। और एक अहम जो कन्नड़ का घाट है, वहां का एक अतरम घाट का एक मुद्दा है, वो कई सालों से ये पेंडिंग है। मैं आपसे मंत्री जी अनुरोध करूंगा कि कन्नड़ के अतरम घाट जो है, जो नेशनल हाईवे को जोड़ता है, उस घाट के ताल्लुक से सरकार कुछ न कुछ फैसला करे, ये उम्मीद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर नवाज कनी। மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களே, சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறை மானிய கோரிக்கை மீதான விவாதத்திலே பங்கேற்பதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நாட்டினுடைய வளர்ச்சிக்கும் மாநிலங்களுடைய வளர்ச்சிக்கும் ஒவ்வொரு பகுதியினுடைய வளர்ச்சிக்கும் சாலை போக்குவரத்து மேம்பாடும் நெடுஞ்சாலை திட்டங்களும் அவசியமானது. சமீப காலமாக சாலை போக்குவரத்து அதிகமான முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கின்றது. மற்ற போக்குவரத்தை விட சாலை போக்குவரத்து சாமானிய மக்கள் அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கின்றது. இதனை கருத்தில் கொண்டுதான் எங்களுடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் பெண்களுக்கு இலவச பேருந்து திட்டத்தை அறிவித்து செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். இதுபோன்ற நாட்டினுடைய வளர்ச்சி திட்டங்களை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். ஆனால் அதே நேரத்தில் நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் திட்டமிடும் போது பொதுமக்களுடைய குடியிருப்புகள், வாழ்வாதாரங்கள் பாதிப்படையாதவாறு திட்டமிடுவது அவசியம் என்பதை சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். சாலை மேம்பாடுகள் நெடுஞ்சாலைகள் வளர்ச்சிக்காக என கொண்டு வரப்பட்டாலும் அந்த பகுதியில் வாழும் மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்களை பதிக்கும் வண்ணம் இருந்தால் மக்கள் போராட தூண்டப்படுகின்றார்கள், போராடுவதற்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். ஆனால் அந்த வளர்ச்சி திட்டமும் தடைபடக்கூடிய சூழலுக்கு உட்படுத்தப்படுகின்றது, தாமதப்படுத்தப்படுகின்றது. எனவே நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் திட்டமிடும் போதே மக்களுடைய வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்காத அளவிற்கு திட்டமிட வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்னுடைய ராமநாதபுரம் பாராளுமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட பாம்பன் பகுதியில் 4 வழிச்சாலை திட்டத்தின் மூலமாக குடியிருப்பு பகுதிகள் பாதிக்கப்படுவதாக அந்த பகுதியினுடைய மக்கள் போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு மக்களுடைய குடியிருப்பு பகுதிகள் பாதிக்கப்படும் வகையிலும் வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்படக்கூடிய வகையிலும் உள்ள திட்டங்களை ஆரம்ப நிலையிலே மாற்று திட்டமிடலை செய்ய வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நெடுஞ்சாலைகள் மூலம் வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்படும் போது மக்களுக்கு மாற்று வாழ்வாதாரங்களை ஏற்படுத்தி தருவதற்கு அரசே முன்வர வேண்டும். அவர்களுக்கு முழுமையான இழப்பீட்டுத் தொகையை அரசு வழங்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நிதிநிலை அறிக்கையில் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு கடந்த நிதியாண்டில் 1,35,000 கோடி ஒதுக்கப்பட்டிருந்தது. இந்த நிதியாண்டில் 2 லட்சம் கோடியாக உயர்த்தப்பட்டிருப்பதை வரவேற்கின்றேன். கிட்டத்தட்ட 65,000 கோடி நிதி உயர்த்தப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் இதில் எத்தனை புதிய திட்டங்களை அரசு செய்யப் போகிறது, எத்தனை திட்டங்களை புதுப்பிக்கப் போகிறது என்பதை பற்றி தெளிவான விளக்கம் இல்லை. முந்தைய ஆண்டுகளில் எத்தனை நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை அரசு ஒதுக்கிய நிதியிலிருந்து செய்து முடித்திருக்கிறது என்பது குறித்த விளக்கமும் குறிப்பிடப்படவில்லை. எனக்கு இந்த அரசு பாரத் மாலா திட்டத்தின் கீழ் 5 ஆண்டுகள் 34,500 கிலோமீட்டர் சாலைகள் அமைப்பதற்கு கிட்டத்தட்ட 5 லட்சம் கோடியை ஒதுக்கியிருந்தார்கள். ஆனால் இன்று வரை 6,900 கிலோமீட்டர் வரை பணி முடிக்கப்பட்டிருக்கின்றது. 35% பணிகள் மட்டுமே நிறைவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. ஏன் இத்தகைய காலதாமதம்? தமிழகத்தில் 28 தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் பணிகள் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. கொரோனா ஊரடங்கு மற்றும் நிலம் கையகப்படுத்தல் தாமதம் உள்ளிட்ட காரணங்களால் சென்னை தடா நெடுஞ்சாலை, சிறுவருமுத்தூர், வாலாஜாப்பேட்டை கிருஷ்ணகிரி நீடிப்பு உள்ளிட்ட 28 தேசிய நெடுஞ்சாலை பணிகள் தாமதப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. ஒன்றிய அரசு இந்த திட்டங்களுக்கு முழுமையான நிதிகளை ஒதுக்கி தாமதம் இல்லாமல் நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழகத்தில் பல முக்கிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்கள் ஒன்றிய அரசு தாமதப்படுத்தி வருகின்றது. ஒன்றிய அரசு மாநில அரசுடன் கலந்து ஆலோசித்து நடைமுறை சிக்கல்களை எல்லாம் தீர்த்து கொண்டு தாமதம் இல்லாமல் திட்டமிடப்பட்ட நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை எல்லாம் துரிதப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். எங்களுடைய மாநில முதலமைச்சர் மாண்புமிகு மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க, செயல்திறன் மிக்க முதல்வர்.
வளர்ச்சி சார்ந்த திட்டங்களுக்கு என்றுமே உறுதுணையாக இருக்கக்கூடிய முதல்வர். எனவே ஒன்றிய அரசு மாநில அரசோடு கைகோர்த்து தாமதப்படுத்தப்பட்ட தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களை தொடர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். தமிழ்நாட்டுக்கு கூடுதலாக நிதியை ஒதுக்கி திட்டங்களை விரைவுபடுத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். சாலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதில் சாலை தரத்தை மேம்படுத்துவதில் இந்த அரசு மிகுந்த கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். லட்சக்கணக்கான மக்கள் சாலை விபத்துக்களை தங்களுடைய வாழ்வை தொலைத்துக் கொண்டிருப்பதை இந்த அரசு அவசியத்துடன் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். 2 லட்சம் கோடி நிதியிலே வெறும் 386 கோடி மட்டுமே சாலை பாதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கியிருக்கிறீர்கள். வெறும் 1.67% மட்டுமே சாலை பாதுகாப்பிற்கு ஒதுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒருபுறம் கடந்த நிதியாண்டை விட இந்த நிதியாண்டில் கூடுதலாக சாலை போக்குவரத்திற்கு 66 கோடி நிதி ஒதுக்கப்பட்டிருக்கு. ஆனால் சாலை பாதுகாப்பிற்கு வெறும் 386 கோடி மட்டுமே நிதி இந்த அரசு ஒதுக்கீடு செய்திருக்கின்றது. சாலையினுடைய தரம் உலக நாடுகளுடைய பட்டியலிலே ஒப்பிடும்போது 160 நாடுகளிலே நம்முடைய நாடு 44வது இடத்திலே இருப்பதை வருத்தத்தோடு பதிவு செய்வதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்றேன். அதிகமான நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டும் தரமான சாலைகள் அமைக்க முடியவில்லை என்பதை இந்த அரசு ஒப்புக்கொள்கிறதா? விலை மதிப்பில்லாத மக்களின் உயிர்களை பாதுகாக்கும் நோக்கத்திலே சாலைகள் அமைப்பதிலும் சாலை விபத்துகளை தடுப்பதும் வகையிலும் சாலை பாதுகாப்பை உறுதி செய்வதிலும் அரசு கூடுதல் கவனத்துடன் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன் செயல்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். என்னுடைய ராமநாதபுரம் நாடாளுமன்ற தொகுதிங்கிறது நம் நாட்டிலுடைய மிக முக்கியமான பகுதியிலே ஒன்றாகும். லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் ராமேஸ்வரம் உள்ளிட்ட நகர்களுக்கு புனித யாத்திரை வருகின்றார்கள். ஆனால் அப்படிப்பட்ட நகரத்திலே அடிப்படை வசதிகள் மேம்படுத்தப்படாததால் பெரிய தொழில் வாய்ப்புகள் இல்லாமல் பொருளாதார வளர்ச்சி இல்லாமல் பின்தங்கிய மாவட்டமாகவே எங்களுடைய மாவட்டம் இருக்கின்றது. எனவே தொழில் வாய்ப்புகளை பெருக்கக்கூடிய வண்ணம் வருத்தத்தை வளர்க்கக்கூடிய வண்ணம் தேசிய நெடுஞ்சாலைகளை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தின் வழியாக ஏற்படுத்த கூடுதல் முக்கியத்துவம் தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். காரைக்குடி ராமநாதபுரம் நீடிப்பு நெடுஞ்சாலை திட்டத்தினுடைய நிலை என்ன என்பதை கேட்க விரும்புகின்றேன். அதனை விரைவாக செயல்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மதுரை ராமேஸ்வரம் 4 வழிச்சாலை திட்டம் பரமக்குடியுடன் நிறைவேற்றி மீதமுள்ள ராமேஸ்வரம் வரை 2 வழிச்சாலையாகவே உள்ளது. எனவே அதனை முறையாக திட்டமிட்டு ராமேஸ்வரம் வரை 4 வழிச்சாலையாக தரம் உயர்த்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுபோன்று கிருஷ்ணகிரி, அதுபோன்று தனுஷ்கோடி ராமேஸ்வரம் மதுரை கிருஷ்ணகிரி வழியாக டெல்லி வாரணாசி வரையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டத்தை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கின்றேன். முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இந்த திட்டம் பக்தர்களும் வணிகர்களும் அதிகம் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான சாலை. எனவே என்னுடைய தொகுதியினுடைய வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு இந்த திட்டத்தை ஏற்படுத்தி தருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அதுபோன்று தமிழகத்திலே நிலுவையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தேசிய நெடுஞ்சாலை திட்டங்களையும் மாநில அரசோடு ஆலோசித்து விரைந்து செயல்படுத்துமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நகரத்திலும் தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கான உரிய கட்டமைப்புகளை இன்னும் ஏற்படுத்தவில்லை. அதனை மேம்படுத்தி தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கான உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தி தர வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மேலும் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பல ஒளி விளக்குகள் பொருத்தப்படாமல் இரவு நேரங்களில் பயணிகளுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்துகிறது. மேலும் பல்வேறு விபத்துகளும் ஏற்படுத்துவதற்கு வாய்ப்பாக இருக்கின்றது. எனவே ஒளி விளக்குகள் பொருத்தப்படாத தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஒளி விளக்குகள் பொருத்த விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மதுரை ராமேஸ்வரம் தூத்துக்குடி நாகப்பட்டினம் தேசிய நெடுஞ்சாலை பெரும்பான்மையான வழித்தடம் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் வழியாக செல்கிறது. எனவே ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திலே தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கான திட்ட இயக்குநர் அலுவலகத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும். தற்போது சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடியிலே இருக்கின்றது. தூத்துக்குடி நாகப்பட்டினம் நெடுஞ்சாலை பராமரிப்பு பணிகளை உடனடியாக துவங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். சிஆர்எஃப் நிதியை ராமநாதபுரம் மாவட்டத்திற்கு கூடுதலாக ஒதுக்கீடு செய்ய உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். அரியநேந்தல் முதல் ராமேஸ்வரம் 4 வழிச்சாலை 2 வழிச்சாலைகளை மட்டும் உள்ளது. ஆனால் அதிலும் 2 வழிச்சாலைகளுக்கு சுங்க வரி வசூலிக்கப்படுகின்றது. 4 வழிச்சாலை இல்லாமல் 2 வழிச்சாலை மட்டும் இருக்கும் இடத்தில் சுங்க வரி வசூலிக்கப்படுவதால் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு உள்ளாகப்படுகின்றார்கள். எனவே அந்த சாலையில் வசூலிக்கப்படக்கூடிய சுங்க வரி வசூலிப்பதை அரசு பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். சாலைகளை தரமாக வைத்துக் கொள்வது, புதிய சாலைகளை ஏற்படுத்துவது, சாலைகளை பராமரிப்பதெல்லாம் அரசினுடைய கடமை. இதை மக்களிடம் சுங்க வரி பற்றியே செய்ய வேண்டியது என்பதெல்லாம் ஏற்படுவதில்லை. எனவே குறைந்தபட்சம் 2 வழிச்சாலையில் உள்ள சுங்க வரி வசூல் நிலையங்களை மூடுவதற்கு அரசு முன்வர வேண்டும். சுங்கவரி சாலைகளில் விரைவாக நகர்வதற்காக ஃபாஸ்டாக் முறை கட்டாயப்படுத்தப்படுகின்றது. ஃபாஸ்டாக் இல்லாத வாகனங்களுக்கு இரட்டிப்பு கட்டணம் வசூல் செய்யப்படுகின்றது. ஒரு சில சுங்கச்சாவடிகளில் தொழில்நுட்ப கோளாறு ஏற்படும் போது மக்கள் இரட்டிப்பு கட்டணம் செலுத்தும் நிலைக்கு தள்ளப்படுகின்றார்கள். எனவே மக்களின் சிரமத்தை கருத்தில் கொண்டு இதனை மாற்றி சாதாரண கட்டணமாக ஏற்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மேம்பாலங்கள் சீரமைப்பு மற்றும் சாலைகள் சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும் போது கடும் வாகன நெரிசலை சந்திக்க வேண்டியிருக்கின்றது. எனவே சீரமைப்பு பணிகள் மேற்கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பே திட்டமிட்டு வாகன நெரிசலை தடுக்குமாறு மாற்று வழியை ஏற்பாடு செய்த பின் சீரமைப்பு பணிகளை தொடர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி. राजू बिस्ट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इस महत्वपूर्ण विषय पे आपने मुझे बोलने का समय दिया। और हमारे जैसे क्षेत्र विशेष करके दार्जिलिंग, कालिंपोंग, सिलीगुड़ी के लिए और भी महत्व का विषय बन जाता है।
क्योंकि हमारे क्षेत्र को पिछले 65 साल से ठगा गया है। हमारे कांग्रेस के साथी, यूपीए के साथी भी हमारे बीच में हैं। पता नहीं कारण क्या रहे होंगे, लेकिन यूपीए के समय में पॉलिसी कुछ ऐसी थी कि जो भी बॉर्डर रीजन है उसकी जो है डेवलपमेंट नहीं करनी, वही अपने आप एक राष्ट्रीय पॉलिसी उन्होंने बना रखी थी। पता नहीं उनके सलाहकार कौन थे। तो मैं आपसे ये भी निवेदन करता हूं सर कि इस दार्जिलिंग क्षेत्र जो 4 इंटरनेशनल बॉर्डर से लगा हुआ क्षेत्र है, चाइना, भूटान, बांग्लादेश और नेपाल से लगता हुआ ये एरिया है, थोड़ा समय आप हमको जरूर अधिक दें। सबसे पहले तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और नितिन गडकरी जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के मार्गदर्शन में और लीडरशिप में पिछले 7 सालों से नॉर्थ ईस्ट जैसे क्षेत्र या बॉर्डर के जितने भी रीजन है, हिमालय रीजन में बहुत तेजी से विकास हो रहा है और वो सब आंकड़े भी हमारे समक्ष उपस्थित है जो उसको सत्य करती है। और हमारे मंत्री नितिन गडकरी जी हमेशा एक बात बोलते हैं, बहुत हम सबको प्रेरणा मिलती है। लोग कहते हैं कि अगर हमारा देश विकसित होगा तभी हमारी सड़कें अच्छी बनेंगे, लेकिन वो हमेशा एक बात कहते हैं कि अगर हम अच्छी सड़क बना सकते हैं तो देश अपने आप जरूर विकास करेगा। सर, जैसा कुछ सांसदों ने कहा कि अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा विश्व का सड़क नेटवर्क भारत का है और 65% के आसपास जो है गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हम सड़क के माध्यम से करते हैं और आज भी 90% से ज़्यादा पैसेंजर जो है ट्रैफिक सड़क के माध्यम से ही होती है। 2013-14 तक जहां रोज 12 किलोमीटर की सड़क बनती थी, आज 37 किलोमीटर तक हम पहुंच गए हैं और पिछले 7 सालों में 300% से ज़्यादा की वृद्धि इसमें हुई है। अगर इसी तेजी से हम आगे बढ़े तो एक दिन हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। आप देखिए सर, 65 साल तक जब यूपीए या कांग्रेस का शासन रहा तो देश में करीब 90,000 किलोमीटर का नेशनल हाईवे था। आज 7 साल में बढ़ करके 1.5 लाख किलोमीटर का हो गया है। ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तेजी से यह सरकार जो है काम कर रही है और सरकार के साथ साथ इस मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। इतना ही नहीं सर, ग्रीन एनवायरनमेंट, ग्रीन टेक्नोलॉजी को भी बढ़ावा दे रहे हैं जिससे कार्बन फुटप्रिंट कम हो। ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बन रहे हैं, गति शक्ति के बारे में बताया गया, सीमलेस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देना और साथ ही ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी जो है ये एक उपयोग होगा। मैं बात करना चाहूँगा कुछ दार्जिलिंग और कुछ बंगाल के विषय में। सर, जैसा मैंने आपको बताया कि बॉर्डर के रीजन आज बहुत तेजी से विकास हो रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। इसके कारण नॉर्थ ईस्ट में पीस भी हो रहा है, डेवलपमेंट भी हो रहा है और आने वाले समय में पूरे देश के लिए ग्रोथ इंजन का काम जो है नॉर्थ बंगाल या नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र अवश्य करने वाला है। सर, कुछ योजनाएं जो मेरे क्षेत्र में चल रहे हैं, मैं उसके बारे में कुछ आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि इन सब कामों में बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है। और इस विषय को रखने से पहले एक विषय मैं और आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि करीब 1.5 लाख करोड़ के आसपास की योजनाओं के ऊपर में पश्चिम बंगाल में आज काम चल रहा है और हमने ये देखा सर, इसको महसूस भी किया कि पश्चिम बंगाल में जब तक 10% से ज़्यादा कमीशन अगर कॉन्ट्रैक्टर नहीं देता तो कोई भी काम होता नहीं है। मुझे लगता है 1.5 लाख करोड़ में अगर मंत्रालय ठीक से जो है देखरेख करे तो 15,000 करोड़ से ज़्यादा हिंदुस्तान का पैसा हम बचा सकते हैं। सर, हमारे क्षेत्र में 717A जो कालिम्पोंग से होते हुए सिक्किम गैंगटोक तक जाता है, करीब 2400 करोड़ की योजना पे काम चल रही है और ये काम ठीक ठाक तरीके से चल रहा है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें और तेजी लाया जा सकता है। दूसरा सर, एशियन हाईवे घोषपुर से लेकर के बागडोगरा 4 लेन की सड़क बन रही है, 2022 तक कंप्लीट होनी है। समय बहुत थोड़ा है, इसको थोड़ा और फास्ट करना पड़ेगा। NH34 रायगंज से दालखोला 4 लेन करीब 1000 करोड़ की ये योजना है। इसी तरह सर, सिलीगुड़ी के अंदर में सिलीगुड़ी शहर हिमालय के गोद में बसा हुआ मुझे लगता है भारत का सबसे सुंदर शहर है, लेकिन आज वो पूरा शहर
बैठ चुका है ट्रैफिक की समस्या की वजह से और छोटी छोटी सड़कों की वजह से। और हम पश्चिम बंगाल से हम उसकी अपेक्षा भी नहीं रख सकते, क्योंकि ऑलरेडी जो है लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है और ममता दीदी के कारण जो है आज 6 लाख करोड़ के कर्ज के ऊपर में पश्चिम बंगाल बैठा हुआ है। सर, एक योजना आपने जो है इसकी स्वीकृति दी है, मैं इसके लिए पहले तो बधाई देता हूं मंत्रालय को। बालासन ब्रिज से लेकर के सेवक आर्मी कैंटोनमेंट एरिया तक सारे 12 किलोमीटर का जो है 4 लेन या कहीं कहीं 6 लेन जो है एलिवेटेड रोड बनना है। करीब इसके लिए 990 करोड़ रुपए की स्वीकृति जो इसी बजट में हुई है। मैं चाहता हूं सर ये काम जल्द से जल्द हो और इसके कारण सिलीगुड़ी का करीब 80% जो ट्रैफिक की समस्या है वो हमारी अच्छी हो जाएगी। इसी तरह सर आज देखिए दार्जिलिंग जाने के लिए सिलीगुड़ी से जो रोड जाता है, सारे रोड जाकर के आधे रोड यानी करशंग में मिल जाते हैं, उसके बाद एक ही रोड होता है और ये अंग्रेज के समय से वही रोड बना हुआ है। हमने एक मांग की थी कि दार्जिलिंग तक पहुंचने के लिए सिलीगुड़ी से अल्टरनेटिव एक हाईवे बने, उसका जो है अभी डीपीआर स्टेज पे है। मैं चाहूंगा कि उसका भी काम जल्द से जल्द हो। सर इसी तरह से जो है NH10 जो कालिम्पोंग और सिक्किम को जोड़ता है और ये रोड आप इसी रोड को उपयोग करते हुए चाइना बॉर्डर तक भी आप जाते हैं, लेकिन NH10 की इतनी खस्ता अवस्था है आज, क्योंकि एक तरफ जो है तीस्ता नदी बहती है और नदी के कारण सड़क जो है विलुप्त होती जा रही है और मंत्रालय ने करीब 1175 करोड़ रुपए के खर्च से जो है 52 किलोमीटर की एक सड़क बनाने की योजना भी रखी है। मैं चाहूंगा इस पे भी बहुत तेजी लाने की आवश्यकता है। सर इसी NH10 में आगे चल के जब एक कोरोनेशन ब्रिज आता है और मंत्री जी हमारे बीच में बैठे हुए, उनको ये अच्छे से जानकारी है, ये अंग्रेज का बना हुआ कोरोनेशन ब्रिज 100 साल हो गया सर, और कभी भी जो है ये किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है और बहुत ही खस्ता अवस्था में ये कोरोनेशन ब्रिज है और मंत्रालय ने इसकी भी स्वीकृति दी है। मैं चाहूंगा कि ये करीब 1100 करोड़ के बजट से जो बनने वाला पुल है करीब 6.5 किलोमीटर का, ये भी जल्द से जल्द हो। सर एक और घोषणा इस बार नितिन गडकरी जी ने की है, गोरखपुर से लेकर के सिलीगुड़ी तक करीब 30,000 करोड़ रुपए के खर्च से एक जो है ग्रीनफील्ड जो है योजना उन्होंने स्वीकृति दी है। मैं चाहूंगा सर ये भी जितना जल्दी काम हो सके, जिससे भारत के दूसरे क्षेत्रों के साथ हमारी कनेक्टिविटी बहुत हो जाएगी। हमको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये चिकन नेक एरिया है, लेकिन सर डेवलपमेंट नहीं होने के कारण वो चिकन नेक आज बोटल नेक बन गया है और उस बोटल नेक के कारण जब तक आप सिलीगुड़ी या दार्जिलिंग का विकास नहीं कर सकते तब तक आप नॉर्थ ईस्ट में विकास करने की कल्पना मुझे लगता है वो अधूरी रहेगी। इसके साथ ही रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज के करीब 8,000 करोड़ के काम है, वो भी मैं चाहूंगा जल्द से जल्द हो सर। 2 बातें आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से रखना चाहूंगा सर। जैसा मैंने कहा सिलीगुड़ी शहर आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है और मैंने मंत्री जी से एक निवेदन किया था कि सिलीगुड़ी के चारों तरफ एक रिंग रोड बने जिस तर्ज पे दिल्ली में बना हुआ है, तो इसकी फिजिबिलिटी जो है वर्कआउट हो रहे। मैं चाहता हूं कि ये काम हमारे क्षेत्र के लिए जल्द से जल्द हो। और सर अंत में एक विषय और है, पर्वतमाला योजना, क्योंकि मैं पहाड़ी क्षेत्र से आता हूं और हम सब जानते हैं बहुत कन्वेंशनल ट्रांसपोर्ट के माध्यम से पहाड़ के बहुत सारे क्षेत्रों तक नहीं पहुंचा जा सकता और इस योजना के अंतर्गत 3 स्थान पे दार्जिलिंग में सिंगबाड़ी से लेके सिंगला और बतासे से लेकर के रॉक गार्डन और तुंगसुंग से लेके पांदन तक मेरी इच्छा है कि हमारे दार्जिलिंग के लिए ये 3 रोपवे बने और इसके कारण जो हमारे लोकल लोग हैं, सर मैंने पहले ही कहा था बड़ा सेंसिटिव एरिया सर, बस 2 मिनट मैंने मेरी ये इच्छा है सर कि ये अगर ये 3 रोपवे बनते हैं जो 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस वाले होंगे, इसके कारण सर टूरिज्म भी बढ़ेगा और लोकल हमारे वहाँ के लोग हैं उनको भी उसका बहुत फायदा होगा। और इतना सारा विषय रखने के लिए सर मुझे आपने समय दिया, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं मंत्री जी से अंत में यही निवेदन करता हूँ सर कि खास करके पश्चिम बंगाल को लेकर के केंद्र सरकार से हमारी बहुत अपेक्षा है, क्योंकि हमारी सरकार जैसे हमारे अधीरदाबी यहाँ बैठे हुए हैं सर, कभी भी आज तक 3 साल होने के हैं
कोई दिशा कमेटी की कोई मीटिंग नहीं हुई और कोई भी योजना जो पश्चिम बंगाल में केंद्र सरकार के पैसे से होती है उसकी जानकारी सांसदों को नहीं होती। मैं ये भी चाहूंगा कि सर आपके माध्यम से जो है स्पीकर सर ने ये अनाउंसमेंट किया था, उनकी ये योजना थी कि हमारे यहाँ हर महीने दिशा कमेटी। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज कैरी ऑन ब्रह्मानंद रेड्डी जी। Thank you, sir. At the outset, I would like to thank you, the Union Minister, Sri Nitin Gadkari Garu, for recognizing Andhra Pradesh as a positive state committed to the development of public works for the betterment of its people. In the Honorable Minister's recent visit to our state, 51 projects were inaugurated, including Western Bypass Flyover, second at Ben Circle. The much-awaited Eastern Bypass, which will reduce the vehicular burden and decrease road accidents between Guntur and Krishna districts, were also sanctioned. 6 greenfield express highways have been sanctioned for our state to be completed over next 5 years, and central support be pledged for the development and growth of our roads and infrastructure, with the promised outlay of 3 lakh crores between now and 2024. We are acknowledging and appreciating these steps. There are some points I would like to bring to your notice. Road safety. In 2018, WHO report 11% of accident-related deaths in the world occur in India. Despite this fund sanction for the road safety in 22-23 are less than 0.2% of the ministry's total budget. For comparison, countries like USA spend up to 6% of the highway budget on road safety. Pending works. Narsipatnam Sambavaram Junction Road and Narsipatnam Tuni Road. Since 2021, state representatives have been requesting that the Narsipatnam Sambavaram Junction Road and Narsipatnam Tuni Road to be declared as a national way. These 2 roads are already connected to the national ways such as Kolkata, Chennai and Raipur, Visakhapatnam, and state highways such as Voddadi, Paderu and Anakapalli, Chodavaram Road. Development of the aforementioned road into NHS would ease traffic and further the development of state by connecting integral national and state highways. Multimodal logistics. The Andhra Pradesh government has urged the centre to establish the multimodal logistics park at Komparthi in Kannur district of Andhra Pradesh. The ministry has not mentioned this in demand for grants 21-22. Pending CFS license for the multimodal logistic park at Visakhapatnam. Additional in the issuance of CFS license for the multimodal logistics hub at Visakhapatnam remains unfulfilled till date. Despite the park being sanctioned in 2014, the non-issuance of the license in hampering the full realization of the park's economic potential. I request that the ministry coordinate with the Ministry of Ports, Ship and Waterways to expedite the same. Conclusion. Our dreams of realization of certain creation of public works and job along with its will only work if we do not falter at the stage of implementation. With regards to this, I would like to add the vacancies in NHAI must be filled at the earliest to ensure maximum efficiency. The government has initiated some ambitious plans, but have no doubt they will be realized. So I hope to see a positive change take place and greater efficiency with respect to our road infrastructure dreams, not just for the people of Andhra Pradesh, but the whole country. Thank you, sir. Thank you. Shri Alok Kumar Suman. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने डिमांड फॉर ग्रांट्स अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज पर अपनी बात रखने का मौका दिया।
महोदय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मांग संख्या 86 के अनुसार वर्ष 2021-22 में संशोधित आवंटन 1,31,149.07 करोड़ रुपए था, जिसे बढ़ाकर बजट 2022-23 में 1,99,107.71 करोड़ किया गया है, जो 52% के लगभग है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं एवं आभार व्यक्त करता हूं। महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2022-23 में सक्रिय राजमार्गों पर 2,42,020 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें बजटीय परिव्यय के माध्यम से 1,87,020 करोड़ रुपए, IEBR से 1 लाख रुपए, INVIT से माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए, SPV के माध्यम से 15,000 करोड़ रुपए और निजी निवेश के माध्यम से 30,000 करोड़ रुपए शामिल है। वर्ष 2022-23 के लिए मंत्रालय ने 12,000 किलोमीटर का कार्य अवार्डेड कर चुका है और 12,000 किलोमीटर निर्माण का NH का बनाने का लक्ष्य है, जिससे हमारे देश की प्रगति और विकास को बल मिलेगा। महोदय, भारतमाला परियोजना के पहले चरण में कुल 20,632 किलोमीटर लंबाई के निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है और दिसंबर 2022 तक 7,375 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। भारतमाला परियोजना के पहले चरण का निर्माण वर्ष 2027 तक पूरा कर लेना है। महोदय, हमारे बिहार में हमारे माननीय दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जिसमें बिहार में पहले सड़क के नाम पर केवल गड्ढे थे, उसको डबल इंजन की सरकार में उन्होंने गली गली गांव-गांव तक सड़क पहुंचा दी। लेकिन मैं आपके माध्यम से मैंने यहाँ माननीय मंत्री जी से उनका ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के सारण बांध की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ, जो सोनपुर से शुरू होकर यूपी के बॉर्डर सिसमा तक जाती है और दोनों राज्यों के विभिन्न जिले के कृषि बिजनेस सेंटर को जोड़ती है। इसका लगभग आधे से ज़्यादा हिस्सा जो सारण छपरा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, माननीय मंत्री जी के द्वारा स्वीकृति के साथ आवंटन भी दे दी गई है। अतः माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि बाकी बचे सारण बांध जो डुमरिया घाट से सिसमा यूपी बॉर्डर तक है, उसको राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल कर हाईवे का काम शुरू कराया जाए। इससे कई जिले के लोगों को राजधानी पटना से जुड़ने का सीधा मार्ग मिल जाएगा और कृषि एवं अन्य व्यापार एवं रोजगार का भी सृजन होगा। महोदय, NH 27 जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का पार्ट है, गोपालगंज शहर में एलिवेटेड रोड 10 वर्षों से ज़्यादा समय से लंबित था। वो अब आपके आशीर्वाद से बनने की प्रक्रिया शुरू है, लेकिन धीमी गति से बन रही है। इसका निर्माण समय से पूरा करने के लिए आप अपने स्तर से आदेश निर्गत करने की कृपा करेंगे। साथ साथ NH 27 के गंडक नदी पर वर्षों से लंबित पुल का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू करने का आदेश निर्गत करेंगे। महोदय, NH 27 जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, में गोपालगंज जिले के क्षेत्र में अधूरे डिवाइडर, अधूरे प्लांटेशन, अधूरे बैरिकेटिंग एवं जगह जगह गड्ढे हैं जो दुर्घटना के कारण बनते हैं। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का भी पद 1 वर्ष से खाली है, जिस पर मंत्री जी की विशेष आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि बिहार पर आपकी विशेष कृपा रहती है। अंत में मैं इस डिमांड फॉर ग्रांट पर अपनी बात रखते हुए माननीय मंत्री जी से पुनः निवेदन करता हूं कि NH 19 जो नियर बक्कर घाट भाया मकेर तरैया, राजापट्टी, बैकुंठपुर, डुमरिया घाट तक राष्ट्रीय राजमार्ग का काम शुरू है, जिसे डुमरिया घाट से विस्तारित कर सिसमा यूपी बॉर्डर तक हो जाता है, तो NH 19, NH 27 और NH 28 भी इससे जुड़ जाएंगे। इससे न केवल बिहार की लगभग 2 करोड़ की आबादी एवं साथ साथ यूपी के सीमांत कृषि आधारित गांव एवं जिले जुड़ जाएंगे और राजधानी पटना की दूरी भी कई जिलों से 3 से 5 घंटे कम हो जाएगी तथा 350 गांवों का विकास के साथ साथ आर्थिक एवं सामाजिक पिछड़ापन भी दूर होगा एवं रोजगार का सृजन होगा। अतः महोदय, मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए डिमांड फॉर ग्रांट्स का समर्थन करता हूं। धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर दल सिंह बिसान। सभापति महोदय, आदरणीय सभापति महोदय, मैं आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, सड़क परिवहन मंत्री आदरणीय हमारे गडकरी जी, वीके सिंह जी का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण से आज हमारा यह जो राजमार्ग विभाग है 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन की सड़कें बना रहा है। एक से एक हवाई पुल का निर्माण हो रहा है। अंतर्राज्यीय मार्गों पर, सीमाओं पर पुलों का लगातार निर्माण करके नए नए विकास के आयाम गढ़ते चला जा रहा है। सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूँगा और उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए कहना चाहता हूँ कि देश के ऐसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जिन्होंने गाँव के लोगों के लिए पक्की सड़कों का जिन्होंने सपना देखा और उनके सपनों को पूरा करने में गडकरी जी ने बड़ा योगदान दिया। इसलिए पुनः इनका आभार व्यक्त करते एक बात बताना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र से कश्मीर से कन्याकुमारी NH7 जाता है। इस NH7 को उस समय पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी के समय पर स्वीकृत किया गया था। किस तरह से पिछली सरकारें विकास के काम में रोड़ा बनती है, सभापति महोदय, मैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण मेरे लोकसभा क्षेत्र का मेरा सिवनी होम टाउन है, उसमें मेरे यहाँ पर एक जब सड़क स्वीकृत हुई थी तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत स्वीकृत हुई थी, पर इसको लगातार 10 वर्षों तक अटकाया गया, बनने नहीं दिया गया, कोर्ट में केस लगाए गए, NGO के माध्यम से लटकाने का काम किया। पर जब 2014 में मोदी जी की सरकार आई और उस समय पर फिर गडकरी जी भी मिनिस्टर बने, तब जाकर इस योजना को स्वीकृति मिली। और यह आज जो मेरी मोहगांव से सड़क तक जो नागपुर को सड़क जोड़ती है, यह एशिया का पहला ऐसा सड़क मार्ग बना है जो साउंड प्रूफ है, जिसमें हमारे यहाँ पर पेंच नेशनल पार्क है, वहाँ से सारे जो हमारे जंगली जानवर हैं, जितने वन्य पशु हैं, उनका भी सुविधा का ध्यान रखा। केवल 8 किलोमीटर के मार्ग 900 करोड़ रुपए में बना के ऐसा मार्ग बना के दिया, इसकी जितनी तारीफ की जाए, एशिया का पहला ऐसा मार्ग है। और पेंच नेशनल पार्क है जहाँ हमारे दुनिया के लोग पेंच नेशनल पार्क आते हैं, पर जबलपुर से नागपुर के बीच में यही स्थिति थी कि हमको 4-6 घंटे भी लगते थे तो न नागपुर तरफ से पहुंच पाते थे, न जबलपुर तरफ से। पर आज की स्थिति में नागपुर से 1.5 घंटे में हम पेंच पहुंच सकते हैं, 2.5 घंटे में जबलपुर से पेंच आ सकते हैं। तो सभापति महोदय, ऐसे अद्भुत काम के लिए मैं गडकरी जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा। और इसी तरह से कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि सड़कों के बनने के कारण से आज इस तरह से शिक्षा में हो, चिकित्सा में हो, सारी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और जिनके कारण से देश बहुत तेजी के साथ आगे विकास में बढ़ा है। सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस समय हमारा भारत देश दुनिया का दूसरे नंबर का देश है जहां सर्वाधिक लंबाई की सड़कें हैं, जो लगभग 64.45 लाख किलोमीटर सड़कें हैं। यह अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा लंबी सड़कों का देश है। सभापति महोदय, इस अवसर पर यह भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह से शरीर में धमनियों का महत्व होता है, ऐसे देश के शरीर के विकास के लिए धमनियों का महत्व है, अच्छे रक्त के संचालन के लिए धमनियों का महत्व है, ऐसे ही देश के विकास के लिए अच्छी सड़कों के होने का महत्व है। और इस काम को करने के लिए आदरणीय गडकरी जी ने जिस तरह की व्यवस्था बनाई, सभापति महोदय बताना चाहूँगा कि जहाँ पहले बजट के पूर्व 1914-15 में जहाँ सड़क केवल 91,287 किलोमीटर सड़क थी, आज 21-22 में लगभग 1,41,190 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा चुकी है। इसी तरह जो बजट 14-15 के समय जो था, उससे लेकर आज की तारीख में 3 गुने से ज़्यादा 1,99,000 करोड़ का बजट दे करके इन सारे कामों को करने का काम मार्ग प्रशस्त किया है। इस तरह से 7 साल में लगभग मोदी जी के कार्यकाल में, गडकरी जी के इस कार्यकाल में 7 साल में 1.5 गुना राशि भी दी और सड़कों को भी बनाने का काम किया है सभापति महोदय। और इसीलिए कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, और गडकरी जी का जो विजन है आज देश को बहुत ऊंचाइयों की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर आदरणीय गडकरी जी को और इधर से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने CRIF के अंतर्गत हमारी सड़कों को स्वीकृत करने का काम किया, जिसमें मेरे यहाँ पर एक बंडोल से कोहका सड़क लगभग 40 किलोमीटर की सड़क है, उसका निर्माण होगा, जो कि हमारे NH7 को और बालाघाट से हमारे सिवनी से छिंदवाड़ा वाले मार्ग को इंटर कनेक्टिविटी का 40 किलोमीटर का एक मार्ग बनेगा। इसी तरह से सभापति महोदय, मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि जब आप पूर्व हमारे राजमार्ग मंत्री थे हमारे पड़ोसी छिंदवाड़ा के, तो उन्होंने अपने यहाँ जितने सड़कें बनाई, जितने NH बनाए, पर टोल अपने क्षेत्र में नहीं लगने दिया, उनको अन्य जिलों की तरफ स्थानांतरित किया। मेरे सिवनी में इतने ज़्यादा टोल हो गए थे, एक NH का एक टोल हटाने का भी काम किया है, जिसकी बहुत जनता की मांग थी। पर मैं इसी तरह की एक मांग करना चाहता हूँ कि जो छिंदवाड़ा से सिवनी के बीच में
सिवनी से केवल 15 किलोमीटर दूर लाके टोल लगा दिया गया है, जबकि हमारी दूरी 25 किलोमीटर पड़ती है। तो जनता की मांग है कि कम से कम उसको बॉर्डर पे लगाया जाए, ताकि हमको केवल शहर से निकलने वाले व्यक्ति सिवनी जिले में जाना है तो टैक्स देना है और छिंदवाड़ा के लोगों को देना नहीं पड़ता, तो कम से कम उसकी सुविधा हमारी जनता को मिले। सभापति महोदय, मैं आज आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस तरह गडकरी जी ने नए आयाम गढ़े हैं, तो इसके अंतर्गत मेरी एक डिमांड है मेरे लोकसभा क्षेत्र की। मेरा लोकसभा क्षेत्र में एक और अभ्यारण्य है, कान्हा नेशनल पार्क, और एक कान्हा नेशनल पार्क के लिए लोग अभी हवाई मार्ग से आते हैं, और बालाघाट जिले में अभी एक भी NH नहीं है, और इस समय पर वहाँ पर सड़कें नहीं होने से वहाँ पर रेल मार्ग में भी और ना भी कोई बाईपास है, तो इसके कारण से हमको बहुत दिक्कत होती है चारों तरफ। 2 मिनट बस मैं अपनी मांग बात कर सवाल। तो उसमें क्या है कि मैंने जो मांग कर रखी थी मंत्री जी से कि बालाघाट से भंडारा को उससे जोड़ दिया जाए, तो हमको नागपुर के लिए हमारे को इलाज के लिए जाना पड़ता है, तो बालाघाट भंडारा मार्ग है। ऐसे ही मेरा सिवनी से लेकर तुमसर मार्ग जोड़ दिया जाता है, तो ये हमारा गनगरेज फैक्ट्री जबलपुर टू भंडारा को जोड़ने के लिए सीधा मार्ग होगा, जो अभी नागपुर होके जाता है। इसी तरह सभापति महोदय, कान्हा जाने के लिए नागपुर से बालाघाट लोग आते हैं, तो यह NH बनेगा, और ऐसी बालाघाट से कान्हा के लिए गढ़ी लेके आमानाला तक भाई हमारे महाराष्ट्र की सीमा तक बना दिया जाता है, तो कान्हा में लोगों को आने की सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से गोंदिया से लेके बालाघाट तक 4 लेन का काम की स्वीकृति दी है, और मेरे सिवनी से लेकर रायपुर के लिए सीधा मार्ग है, तो बालाघाट से लेकर सिवनी तक 4 लेन का मार्ग का निर्माण किया जाए। सिवनी मंडला मार्ग भी है, कान्हा यदि जाना है तो सिवनी होकर जाते हैं, तो कान्हा जाने के लिए तो सिवनी मंडला NH भी किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अंतिम बात, मेरे यहाँ पर सिवनी में भी रेल के काम के पहले NH बना दिया गया, पर उस समय पर हवाई पुल बना के देने का काम नहीं किया गया। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिवनी से छिंदवाड़ा मार्ग पर, सिवनी से मंडला आपके नागपुर मार्ग पर, और जो हमारा खैरी टेक एक अंतिम है, खैरी टेक से लेकर के जो नंगझर तक NH7 था, उसको बना के देने का काम उस समय में नहीं किया गया। 1 टाइम में बना के देना था, उसको ठीक से बना के नहीं दिया गया है, आधा अधूरा बना के उस समय दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, और इसलिए मंत्री जी ने इसमें सहमति भी प्रदान की है। तो मेरा विभाग से आग्रह है कि हमारे सिवनी शहर के अंदर से जो गुजरने वाला 11 किलोमीटर का मार्ग है, उसको भी 4 लेन बना के दें, ताकि सिवनी शहर जो नागपुर और जबलपुर के बीच का मार्ग है, इसको जनता की सुविधा मिल सके। आपने एक अंतिम बात, अभी माननीय मंत्री में एक अंतिम बात कह के, मेरा जो है वो महाराष्ट्र से लगा हुआ प्रांत आता है, और मेरे यहाँ पर बालाघाट से नागपुर जाने के लिए बोनकट्टा में एक पुल पड़ता है, वो महाराष्ट्र का पुल आता है, और उसके लिए कहीं से राशि मिल नहीं रही, महाराष्ट्र सरकार उसको आवंटित नहीं कर रही। मैंने माननीय मंत्री जी से मांग रखी थी, उन्होंने अपनी सहमति भी दी है, तो बोनकट्टा पर अंतर्राज्यीय एक पुल बना के देने का कष्ट करेंगे, तो जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। अभी हमारी केवल 2 व्हीलर गाड़ियां, 4 व्हीलर गाड़ियां निकल रही, बड़े वाहन जा नहीं रहे, इसलिए हमें इलाज कराने जाना हो, हमारे यहाँ के लोगों को व्यापार के लिए जाना हो, तो मैं केवल इतना ही कहते हुए आपने मुझे समय दिया, मैं पुनः अनुदान मांगों का समर्थन करते अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। மாண்புமிகு தலைவர் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். The road transportation infrastructure is crucial for economic development and social integration of this country. Road transport has emerged as the dominant segment in India. Transportation is a sector. Road transport also acts as a feeder of service and railway, shipping and air traffic in our country. The National Highways acts very important role of the road network in the country. Minister of Roads, Transport and Highway, the primarily responsible for the development of the National Highway, work of which are sanctioned under the different schemes such as Bharat Mala Priyojana. Sir, particularly in Tamil Nadu, therefore 25 NH projects pending in the sector. In Bharat Mala, in my constituency, Nagapattinam has 100 kilometers long coastal area having non-major ports, fisheries port in namely Arkatturai, Serudur, Nambiyarkuppam, Nagur and Pattinacheri, Samandanpettai. I request the government of allocate these funds
under the Bharatmala Priyojana development connectivity of there are in improve the livelihood of fishermen and economically. Sir, there are many national highway roads projects are in my constituency area are long bending. The government should give priority to and complete the projects for easy and smooth movement of the common people. The road work from Tanjavur to Nagapattinam, NH 83, ward number 67 was started 2017 for a long bending, length of 66 kilometers and 6 years past length of 40 kilometers, which is still bending for completion. I request the Minister to give a special attention and allocate more funds, complete the project. The NH 45A, Nagapattinam to Viluppuram sector, for a length of 155 kilometers in slow progress. Third, Vigravandi and Tanjavur, NH 45C, bending. Nagapattinam, Kanyakumari, NH 45A, 333 kilometers, still preparation of DPR stage and a special priority should be given the start work of this road project. Tiruchi Vedaranyam via Mannargudi sector, government announced the sector as a national highway, but so far not allocate the fund and is it still in survey level. This road is a Rajaji has marched in the route during the Salt Satyagraha, Agasthyamballi, which was the historical movement. Sir, during the discussion, I want to point out that our Tamil Nadu Chief Minister, Thalapathy M.K. Stalin, sanctioned the 136 crores, the development and improved the road, ECR road. I congratulate our Honorable Chief Minister, M.K. Stalin. I point out some points. First, they strongly oppose the outsourcing workers is strongly I oppose the outsourcing workers in the road sector. And second, the Transport Ministry easily create the class 4 workers, so you can utilize the class 4 workers in permanently. During the discussion, I point out this, install the CCTV camera for the ensure the safety and identify the lawbreakers. Should be improved road quality for the all NH roads. Sir. I want the expansion of the domestic vehicles in toll-free. Exemption to the domestic vehicle in the toll-free in Salvage and Tamil Nadu, particularly in Tamil Nadu, every 50 kilometers, one toll-free is there. So kindly, it is throughout this in all Tamil Nadu is a very important issue. Thank you, sir. श्री राम सुब्रमण्य वर्मा। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सड़क परिवहन एवं राजमार्ग के अनुदानों पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र श्रावस्ती आकांक्षी जिलों में आता है। इस संसदीय क्षेत्र में 2 जिले श्रावस्ती और बलरामपुर आते हैं। इस क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं की तरफ आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। जैसे देवीपाटन तुलसीपुर में नए बस स्टॉप बनाने की आवश्यकता है। बलरामपुर जनपद में बस स्टॉप पर पर्याप्त सुविधा नहीं है, जैसे यात्रियों के बैठने के लिए प्रतीक्षालय, स्वच्छ पेयजल के साथ साथ सुलभ शौचालय एवं साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था कराई जाए। बहराइच का ककरदरी मार्ग का निर्माण कार्य बहुत ही मंद गति से चल रहा है। इस कार्य में तेजी लाने की आवश्यकता है। श्रावस्ती जनपद में भिनगा लक्ष्मणपुर बाजार मार्ग निर्माण बहुत धीरे प्रगति में बन रहा है।
इस कार्य में तेजी लाने की बहुत ही आवश्यकता है। जनपद बलरामपुर में हरिहरगंज बाजार से ललिया, शिवपुरा, बरदौलिया, बनकटवा मार्ग का चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण कराने की आवश्यकता है। जनपद बलरामपुर में उतरौला बलरामपुर मार्ग से महेशवाड़ी तिराहा से बाबागंज संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है। जनपद बलरामपुर में चंदनपुर, पचपेड़वा, उतरौला मार्ग का चौड़ीकरण कराने की बहुत ही आवश्यकता है। जनपद बलरामपुर में बालपुर, तिलकपुर संपर्क मार्ग का चौड़ीकरण होना अति आवश्यक है, जो बलरामपुर जनपद में श्रावस्ती जनपद को जोड़ने का कार्य करता है। जनपद श्रावस्ती में भिनगा, इकौना, गिलौला, जमनहा, श्रावस्ती, सिरसिया में बस स्टॉप पर यात्रियों के लिए प्रतीक्षालय कक्ष एवं पेयजल शौचालय की भी व्यवस्था कराई जाए। साथ साथ श्रावस्ती जनपद में हवाई अड्डे का निर्माण हुआ था और आज भी वो उसका संचालन नहीं हो पा रहा है और वो बौद्ध स्थल भी है। तो मैं चाहूँगा कि उसका भी संचालन जल्द से जल्द शुरू किया जाए। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इन बिंदुओं पर गंभीरता से विचार करने की सख्त जरूरत है, क्योंकि ये मेरा लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं सामान्य वर्ग यानी बहुसंख्यक आबादी वाला क्षेत्र है। यह क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है, तराई क्षेत्र है एवं हमेशा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है एवं नेपाली पहाड़ी नालों से सटा हुआ भी है। इस पर विशेष पैकेज दे करके क्षेत्र को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है एवं साथ ही साथ पूरे देश एवं प्रदेश में भी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद। थैंक यू। श्री संदोख चौधरी। धन्यवाद सभापति जी, आपने मुझे डिमांड्स फॉर ग्रांट्स अंडर ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे डिपार्टमेंट पर बोलने का मौका दिया। सभापति जी, जो फ्लाईओवर्स बनते हैं ये लोगों की सुविधा के लिए बनते हैं, लेकिन अगर इनकी डिज़ाइनिंग प्रॉपर ना हो तो कई दफ़ा ये असुविधा का कारण बन जाते हैं। इन्हीं में से जो जलंधर नेशनल हाईवे जब लुधियाना से जलंधर एंटर करते हैं, जलंधर डिस्ट्रिक्ट, तो जो फर्स्ट फ्लाईओवर है, पहला फ्लाईओवर है, वो फ्लोर फ्लाईओवर है, जो कि फ्लोर का जो टाउन है, सिटी है, उसके ऊपर से गुजरता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब इसकी डिज़ाइनिंग की गई तो ये नहीं देखा गया कि फ्लोर में एंट्री पॉइंट कहाँ से रखना है, एग्जिट पॉइंट कहाँ से रखना है। तो ये एक बड़ी असुविधा का कारण बन गया है और ना ही तो इसको प्रॉपर एंट्री है फ्लोर शहर में, ना ही प्रॉपर एग्जिट है। जो फ्लोर शहर का बस स्टैंड है उसका भी कोई प्रॉपर एंट्री और एग्जिट नहीं है, वो बिल्कुल डिसफंक्शन हो गया है, वो डिफंक्ट हो गया है। तो जो बस स्टैंड है वो फ्लाईओवर के ऊपर लोग खड़े होकर बसें पकड़ते हैं, वहाँ उतरते हैं। तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी असुविधा है कि इस फ्लाईओवर की रीडिज़ाइनिंग की जाए और ये जो फ्लोर शहर की कठिनाइयाँ इनको दूर किया जाए। फ्लोर का कारोबार खत्म हो गया है, फ्लोर के जो दुकानदार हैं वो उनकी बिक्री नहीं हो रही, वो घर बैठे हैं। सो एक बहुत असुविधा का कारण है। इसी तरह सभापति जी, जो नेक्स्ट जो फ्लाईओवर जलंधर जो पीएपी जंक्शन है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जंक्शन है, जहाँ से जलंधर से बाहर जो दिल्ली साइड आते हैं वो लोग जाते हैं, जो बॉर्डर तरफ अमृतसर साइड पे जाते हैं वो जाते हैं। लेकिन जो अमृतसर साइड पे जो एग्जिट है, जो जाने का रास्ता है, वो प्रॉपर नहीं है। वहाँ से जंक्शन से 1.5 किलोमीटर पहले दिल्ली साइड जाना पड़ता है, फिर 1.5 किलोमीटर वापस आके फिर उसको फ्लाईओवर को पकड़ना पड़ता है। हमने रेलवे डिपार्टमेंट को भी रिक्वेस्ट की है कि जो आरओबी है पीएपी जंक्शन के ऊपर, उसको एक्सपेंड किया जाए, उसको एक्सटेंड किया जाए। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये रेलवे से कोऑर्डिनेट करके वो जो आरओबी है उसको जल्दी से जल्दी उसको प्रॉपर किया जाए।
इसी तरह सर जो इसके आगे चिगिट्टी एंड सूर्य एनक्लेव जंक्शन है, वहाँ जो 6 लेन जो रोड है वो एब्रप्टली 4 लेन में मर्ज हो जाती है, जिसके कारण बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो मेरा ये भी अनुरोध है कि इसको भी रीडिज़ाइन किया जाए। और इसी तरह मैं दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जो NH पर जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स है, जो साइड्स पे ड्रेन्स है, ये जहाँ बंद है, जहाँ ये लोअर क्वालिटी है, इसका कोई डिस्चार्ज पानी का कहीं हो नहीं रहा, सड़कें टूट रही हैं। मेरे इसी NH पे जो आगे पठानकोट का जो रोड आता है, ट्रांसपोर्ट नगर आता है, वहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, और जब बारिश होती है तो सारे शहर में पानी पानी हो जाता है। इसी तरह होशियारपुर रोड पे एक शेखा गांव का फ्लाईओवर है, उसकी भी साइड जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बंद हो चुका है। तो ये ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम किए जाएं, ये मेरी आपसे अनुरोध है। तीसरा मेरा पॉइंट है कि आदमपुर जो नेशनल हाईवे 03 जो 4 लेनिंग ऑफ जलंधर टू होशियारपुर, ये बड़ी इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सड़क है कि यहाँ बहुत पिलग्रिमेज माता चिंतपूर्णी जाते हैं, माता ज्वालामुखी जाते हैं, बहुत लोग वहाँ ट्रेवल करते हैं। और आदमपुर इस फ्लाईओवर को क्रॉस करके आदमपुर अभी जो हमारा हवाई अड्डा बना है वो है। तो लेकिन इसका जो कट ऑफ डेट है वो 31/12/22 है, लेकिन अब तक वहाँ पिलर ही नहीं खड़े हुए, और जो शहर के साइड पे दोनों साइड लेन्स है वो बंद हैं, चिक्कड़ है, वहाँ पानी है, शहर का कारोबार खत्म हो गया, कोई लोग अंदर जा नहीं सकते, कोई बाहर आ नहीं सकते। तो मेरा ये आपसे अनुरोध है कि ये आदेश दिए जाएं NH जो डिपार्टमेंट उसको, कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको फौरी तौर पे इसको मुकम्मल किया जाए, और जब तक ये नहीं हो रहा उसकी जो साइड की जो सड़कें हैं, जो साइड लेन्स हैं, उनको पक्का किया जाए, उनको प्रॉपर किया जाए, ताकि ये जो ट्रैफिक की असुविधा हो रही है वो ख़त्म हो सके। सो मैं इन्हीं बातों से आपका फिर धन्यवाद करता हूँ, और सरकार को अनुरोध करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट को, कि मेरे जो मुद्दे हैं उन पर ध्यान दिया जाए। ये बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इनको एड्रेस किया जाए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री उदय प्रताप सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान की मांगों का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, और माननीय मंत्री श्री गडकरी जी और इस देश में जिन्होंने सेना को लीड किया और अब हमारे सड़क के तंत्र को नेतृत्व दे रहे हैं, ऐसे हमारे जनरल VK सिंह साहब को भी मैं दोनों मंत्रियों का बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ कि आपके प्रयासों से इस देश में सड़कों के प्रति और विकास के प्रति एक नई सोच और एक नया वातावरण बना है। सभापति महोदय, हमारे मंत्रालय को जो बजट में प्रावधान किया गया, मुझे लगता है कि वो और ज़्यादा आवश्यकता थी। सड़क परिवहन मंत्रालय को जो बजट मिला है उसमें अगर इसको और बढ़ोतरी की जाती तो मुझे लगता है कि देश में शायद काम करने के लिए मंत्रालय को और आसानी होती। मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्रालय से भी आग्रह करूंगा कि सड़क हमारा एक ऐसा सेक्टर है जो देश में बाजार और प्रगति का एक द्योतक है, तो इसके ऊपर जितना फोकस किया जाएगा देश उतनी प्रगति करेगा, उतना आगे बढ़ेगा। 25,000 किलोमीटर और का अगले वर्ष में प्रावधान और 20,000 करोड़ की व्यवस्था करने के संकल्प के साथ मंत्रालय आगे बढ़ा है। मैं स्मरण कराना चाहता हूं कि जो कॉरिडोर स्वर्गीय प्रधानमंत्री माननीय वाजपेयी जी के समय नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का जो प्रावधान उस समय किया गया था, अगर वो चीज नहीं होती, आज देश में वो महत्वपूर्ण 4 बड़े मार्ग नहीं बने होते, तो शायद जो कनेक्टिविटी देश में आज है वो हम उतनी बेहतर कनेक्टिविटी इस देश को नहीं दे पाते। दूसरा जो मंत्रालय विशेष रूप से काम कर रहा है कि दुर्घटना रहित मार्ग होना चाहिए, जो एक्सीडेंटल उन एरिया से उनको ठीक करके दुर्घटनाएं कम हो, इसको केंद्रित करके जो डिपार्टमेंट काम कर रहा है, मुझे लगता है कि उसको प्रशंसा मिलनी चाहिए। उसकी हम आपके माध्यम से सदन में भी बहुत प्रशंसा करते हैं, उसके प्रति मंत्रालय का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। माननीय सभापति महोदय, सड़क
प्रगति तो लेकर आती है, साथ ही विकास और बाजार भी पैदा करती है। मेरा संसदीय क्षेत्र इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मेरे संसदीय क्षेत्र से होकर गुजरता है। उसके पहले की परिस्थितियां, आज की परिस्थितियां, जमीन और आसमान का अंतर है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि सड़कों के ऊपर जितना हो सके हम देश में सांसदों को उनके एक अनुकूल परिस्थितियां उनको मिलनी चाहिए। सीआरएफ से पहले सांसद के आग्रह पर सीआरएफ में हम लोगों को फंड मिलता था, लेकिन आजकल उसमें प्रावधान में कोई परिवर्तन किया गया है, तो सीआरएफ में हमारी अनुशंसाएं शायद उतनी शामिल नहीं की जाती जितनी पहले की जाती थी। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि सीआरएफ का जो फंड है, सेंट्रल रोड फंड जो है, क्योंकि सांसदों के पास सीधे कोई फंड देने की कहीं कोई व्यवस्था नहीं होती, कम से कम इसमें साझेदार सांसद को सीधे तौर पर रखा जाए, मंत्रालय से मेरा आग्रह है। दूसरा एक बड़ा विसंगति इस देश में है, टोल नाके लगे हुए। टोल देने में दिक्कत नहीं है, लेकिन टोल के कारण जो एक हर्डल फ्री जो एक मूवमेंट गाड़ियों का रहता है उसको कहीं ना कहीं रोक लगती है, और टोल के कारण कई बार विसंगतियां पैदा होती हैं। खासकर मेरा आग्रह है कि जहां पर टोल स्थापित होता है उससे 10 किलोमीटर का जो स्थान है, उस 10 किलोमीटर में लोग दैनिक आवागमन करने वाले किसान हैं, बाजार जाने वाले लोग हैं, स्कूल पढ़ने वाले बच्चों की गाड़ियां हैं, ऐसे अनेक चीजें होती हैं जिनको कि अनावश्यक बहुत पैसा भी लगता है और व्यवधान भी पैदा होता है। मेरी बात से शायद पूरा सदन भी सहमत होगा कि अगर टोल के नजदीक 10 किलोमीटर रहने वाले लोग अपना प्रमाणित रूप से कोई वहां टोल पर अपनी बताते हैं कि हम 10 किलोमीटर की सीमा में रहते हैं, तो उनको टोल फ्री उनको 10 किलोमीटर परिधि के लोगों को या महीने में 5 बार 7 बार उनसे टोल लिया जाए। इस तरह का कोई एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए। मैं आपको अभी का उदाहरण बताता हूं। हमारा जबलपुर भोपाल नया जो हाईवे तैयार हुआ है, वहां बरेली के पास, उदयपुरा के पास अन्य कई जगह हैं जहां रोज लोग निकलते हैं और दिन में अनेक बार उनको टोल देना पड़ता है। मंथली पास के बाद भी उसकी एक मैक्सिमम कैपिंग है, तो इसमें कोई ना कोई संशोधन मंत्रालय करेगा, ऐसा मेरा आग्रह है। दूसरा मेरा एक अनुरोध है कि पुराना जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, उसका जो डीपीआर तैयार किया गया था उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है जल्दबाजी में तैयार किया गया था। कई जगह ऐसी जहां बहुत दुर्घटनाएं आज भी हो रही हैं, तो उस पर काम करने की जरूरत है। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के ऊपर खास करके सागर, नरसिंहपुर और जो लखनऊ और नागपुर की तरफ जाता है, अनेक पॉइंट ऐसे हैं जहां लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। उनको चिन्हित कराकर उनको ठीक करने की जरूरत है। मंत्रालय इस पर काम करेगा, मेरी आपके माध्यम से विनती है। मैं आपके माध्यम से मेरे संसदीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मार्ग है, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा और सीधा जलगांव जाता है। हम अनेक एक्सप्रेस वे इस देश में बना रहे हैं, सरकार नई कई एक्सप्रेस वे का प्रावधान भी कर रही है। मेरा आपसे आपके माध्यम से प्रार्थना है माननीय मंत्री जी से कि जबलपुर से नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया होकर होशंगाबाद और जलगांव महाराष्ट्र को जोड़ता है। माननीय गडकरी जी का स्टेट भी महाराष्ट्र है और जलगांव हमारे यहाँ एजुकेशन हब है। जबलपुर हाई कोर्ट है, गाडरवारा हमारा आचार्य रजनीश की जन्मस्थली है, पिपरिया पचमढ़ी एक हमारा टूरिज्म का हेडक्वार्टर है। तो इन सबको जोड़ने के लिए एक एक्सप्रेस वे बनेगा, जल्दी बनेगा, ऐसा मैं आग्रह करता हूं। माननीय सभापति महोदय, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश में ट्रांसपेरेंट सिस्टम, एक ईमानदार सोच के साथ काम करने की एक प्रवृत्ति पैदा हुई है। और इस सब के बाद भी अगर कहीं गुणवत्ताहीन कोई काम होता है तो मुझे लगता है वो चिंता का विषय है। जबलपुर भोपाल होकर जो मार्ग जयपुर जाता है, पहले भी मैंने अनेक बार शिकायत की है, हम लोगों ने सीधे जाकर मंत्रालय में भी आग्रह किया है और आज आपके माध्यम से सदन में भी इस बात को रखता हूं कि जबलपुर से हमारा जो भोपाल मार्ग है, उसमें खास करके नरसिंहपुर जिले का कुछ हिस्सा और रायसेन जिले में जो मार्ग बन रहा है, अभी उसका उद्घाटन हुआ है, टोल चालू हुआ है, लेकिन निहायत गुणवत्ताहीन राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार हुआ है। उसकी तुरंत चिंता करने की जरूरत है, नहीं तो यह संदेश ठीक नहीं जाता कि आज जब हम हर चीज अच्छी कर रहे हैं, सारी जगह पूरा मार्ग अगर 400 किलोमीटर में ठीक बना है तो 100 किलोमीटर क्यों खराब बना। इस पर एक हमारी चिंता है जिस पर मंत्रालय ध्यान देगा। दूसरा मेरा अनुरोध है कि जो हाईवेज हमारे तैयार हुए हैं, बाईपास हमने तैयार किए हैं, अंदर के जो मार्ग छूट गए हैं, जैसे इसी भोपाल जबलपुर हाईवे के ऊपर चाहे देवरी बाईपास हो, उदयपुरा का बाईपास हो, खरगोन का बाईपास हो, बरेली का बाईपास हो, बाड़ी का बाईपास हो, इनके अंदर के मार्ग नहीं बनाए। उनकी नरक जैसी स्थिति हो रही है, वहां पर धूल उड़ रही है, लोग रोज व्यापारी परेशान होते हैं, हम लोग जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग सीधा भारत सरकार से जुड़ा विषय है, हम लोगों से लोग आग्रह करते हैं इनको जल्दी इनका मेंटेनेंस होना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। आपके माध्यम से प्रार्थना है इस पर भी शीघ्र
निर्णय सरकार करेगी। आखिरी बिंदु में आपके सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं, जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसमें नरसिंहपुर जिले का हिस्सा और जबलपुर जयपुर एक्सप्रेस हाईवे का जो हिस्सा क्रॉसिंग जो है वो समतल भूमि में है, एशिया की श्रेष्ठ भूमि है, उसमें ये दोनों हाईवे क्रॉस करते हैं। वहां समतल होने के कारण पानी की निकासी नहीं है, तो पानी भर जाता है, महीनों तक पानी भरा रहता है किसान को अपनी बुआई आदि के समय, और खासकर उस राजमार्ग चौराहे पर नरसिंहपुर जिले में जहां पर की आबादी हजारों की संख्या में लोग इस एनएच के कारण वहां बस गए हैं, उनकी पानी की निकासी नहीं हो पा रही। मंत्रालय एक कोई बड़ा प्रोजेक्ट वहां पर इस ड्रेनेज सिस्टम के लिए बनाकर लोगों को मदद करने का काम करेगा, यह भी मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं। और पुनः हमारा सड़क और परिवहन मंत्रालय के जो अनुदान मांगे हैं उसके समर्थन करते हुए आपने मुझे समय दिया, आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री सी थॉमस जी। Thank you, Chairman, for giving me an opportunity for participating in this discussion on the demands for grants to the Ministry of Transport and Highways. Sir, this is a very important ministry. As we all know, the road infrastructure is very important for the growth of any country, economic as well as social development of any country. In India, as per the available information in the NHAI website, we have around 132,000 kilometers of national highways, out of which more than 70,000 kilometers are under the NHAI. Now there are several projects proposed by the NHAI. The total amount of allocation in the budget is 68,000 crores, and the demand is for 1,99,000 crores. Of course, the demand is very correct, and the amount required is definitely more than 68,000 rupees, 68,000 crore. Sir, we are proposing, the government is proposing so many highways, including green highways, greenfield highways, and also express highways. But I am constrained to mention that out of these greenfield highways and express highways, there is no single highway, express highway proposed in Kerala. We have few greenfield highways proposed in Kerala, and also few other highways, out of which 4 are connecting my constituency. Of these 4, one highway, greenfield highway, NH85, starting from Kochi to Kochi, Munnar and Theni, it is some 132 kilometers, having a length of 152 kilometers. More than 30 years back, there was a proposal for constructing a bypass at Tripunithura, which is connecting 3 constituencies, Kottayam, Chalakudi, as well as Ernakulam. And a bypass for having a length of more than 8 kilometers was proposed, which was proposed to be constructed in 2 phases. First phase was 4 kilometers long, for which 16 hectares of land was proposed to be acquired. 4 hectares were acquired more than 30 years back. The balance land was frozen. Earlier, our honourable member Sri N.K. Premachandran was mentioning, when the consultants are preparing the project for the construction of highways, they are not consulting the members of parliament, the representatives of that area. That has happened here in this case also. The consultants have prepared an alignment, a new alignment, for which they have proposed a bypass from Angamali to Kochi, which is avoiding this Tripunithura bypass. Again, this NH85 greenfield highways,
That also is avoiding the Tripunithura bypass. And more than 219 families are suffering now. They could not do anything for the last 30 years for any construction in the land. For any other purpose, they were not allowed to use this. My humble request to the Honorable Minister, we have already represented to the NHAI that at least a standalone project. I understand that as per the NHAI rules, there can be a standalone project which can be a spur connectivity to Tripunithura from this NH85, that is Kochi Theni bypass, Kochi Munnar Theni bypass. That will save the life of 219 families. Sir, I would request you, I have already represented it, we all have represented it. I would request you to take up this matter and give directions to the NHA authorities that while they construct the NH85, that is Greenfield Highway from Kochi, Munnar to Theni, they should construct a spur connectivity for the Tripunithura town that is connected to the Greenfield Highway. Sir, there is another proposal for a construction of a new Greenfield Highway parallel to the MC Road. MC Road is the first state highway in Kerala from Trivandrum to Angamali. There is a proposal for construction of a parallel Greenfield Highway to MC Road, and the length of the highway is more than 228 kilometers. I would request the proposal is pending there. Some alignment has been taken up, but no fund has been allotted. So immediate steps may be taken up for construction of a Greenfield Highway from Trivandrum to Angamali parallel to MC Road, which will help the present congestion in the MC Road. All through, MC Road is more than 200 kilometers long, and parallel Greenfield Highway will definitely set off the congestion in the MC Road. Sir, there is another proposal which has been agreed by the Honorable Minister with our Honorable Chief Minister. That is a road connecting from NH 183 to 85. NH 85, starting from Kottayam, that is my own constituency, Kottayam via Palai to Todupuzha, then Unnugal. Unnugal is connecting NH 85. So 183 and connecting 183 and 85. That proposal has been agreed to by Honorable Minister for North and with our Honorable Chief Minister. But no further progress is there. This will help the tourism potential in Kerala. Kerala is more famous for tourism. And Komaragam is just 15 kilometers away from the starting point of this highway. And Unnugal, from Unnugal you can go to Munnar, Komaragam and Munnar, one backwater station and one hill station. Please that can be connected, and that proposal should be taken up immediately. Sir, only one proposal. Sir, the road safety people, all the members were mentioning about this road safety. There is a slight reduction of 12% in the road accidents during the last 1 year compared to the previous year. But the government should take steps to reduce the accidents. There are people who are driving after drinking. There are people who are overspeeding. There is jumping of the traffic signals, driving using mobile phones. Then also without seat belts. Thank you. Sir, these things should be restricted, prevented, and actions should be taken against those
people. Thank you very much. Thank you very much. Shri Rajiv Pratap Rudi ji. Mike. धन्यवाद सर। आज जिस विषय पर हम लोग बोलने के लिए आपकी अनुमति है बजट के इस अभिभाषण पर, और सचमुच अगर सड़क मंत्रालय 2 लाख करोड़ मांगती है तो उसे लाख करोड़ और भी दे देना चाहिए, क्योंकि इससे बेहतर देश के प्रधानमंत्री ने जो नक्शा बनाया है, मुझे लगता है इससे बड़ा काम देश में जो पिछले 100 साल 17 साल में नहीं हुआ, तो जो अभी हो रहा है इसका कोई तुलना ही नहीं किया सकता। अद्भुत है साहब। और इसलिए मैं कहूँगा कि अगर मैं उत्तर बिहार में हूँ, और अगर किसी को भी उत्तर बिहार में जाना होगा तो गंगा पार करके जाना होगा। और पीछे मुझे थोड़ा जलन सा हुआ। जलन इस बात का हुआ कि मैंने उत्तर प्रदेश में देखा चुनाव के पहले, जगदम्बिका पाल साहब बैठे हैं, बाकी लोग, एक फाइटर एयरक्राफ्ट हवाई जहाज वहां उतर गया आगरा हाईवे पर, तो मुझे थोड़ा जलन सा हुआ। और मैंने जाकर के माननीय गडकरी जी को कहा और प्रधानमंत्री जी को कहा, और मैं बताना चाहूंगा कि बिहार में भी बाकरपुर सोनपुर से डुमरिया घाट तक एक ऐसा ही एक्सेस कंट्रोल हाईवे बनने जा रहा है, जिसमें गति की जो सीमा होगी वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और जो हम लोग 4 घंटे और 5 घंटे में डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं गोपालगंज के, अब वो मात्र 1 घंटे 10 मिनट में कर पाएंगे। उस पर फाइटर जहाज भी उतरेगा। तो देश के प्रधानमंत्री ने सारण की जनता को और बिहार की जनता को ऐसा सड़क भी दे दिया। गंगा पार करने में बड़ी कठिनाई होती थी, और पैकेज वैकेज की बात करते रहते हैं लोग, विशेष स्टेटस की बात करते रहते हैं, मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि देश की सरकार नीति बनाती है, और नीति के साथ जो विकास आता है वो पैकेज वैकेज से कहीं बहुत ज्यादा है। विशेष दर्जा क्या होगा? अगर नीति अगर आपकी सही होगी, सोच सही होगा, योजना सही होगा, तो लाखों करोड़ रुपया राज्य में चले जाएंगे। ऐसी सरकार तो हमने देखी नहीं थी, कम से कम हम लोग भी 25 साल से पार्लियामेंट में है, और इस प्रकार से देश बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बिहार को अपने तो आप सोचना पड़ेगा गिरिराज जी की कैसे हम लोग को करना है, क्योंकि उफान हो जाता है जब ऐसी बातें होती हैं। 6 लेन गंगा, हम लोग कह रहे थे 2 लेन का गंगा सेतु, तो देश की सरकार ने, प्रधानमंत्री ने कहा 2 लेन क्या होता है भाई? जब गंगा पार ही करना है और रूडी के जी के क्षेत्र से जाना है, हाजीपुर से जाना है, तो उसको 6 लेन बनाइए। और आज जेपी सेतु के पैरेलल 6 लेन बन रहा है। छपरा शहर में हमको बड़ी कठिनाई हो रही थी, 2 लेन था, देश की सरकार से मांग किया, वो आज 6 लेन होने वाला है। और इस बीच में वैशाली जाने की बात पता नहीं कब से होता था कि वैशाली के लिए पटना से सीधे रास्ता, तो सीधे सोनपुर से निकल करके दरियारा होकर के गंडक पार करके वैशाली, और वैशाली साहेबगंज होकर नेपाल, ये भी योजना स्वीकृत है। शेरपुर दिगवारा साहब, मैंने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। भाषण में नया गांव में मैंने उनसे कहा कि एक पुल चाहिए, उन्होंने कहा रूडी जी ले लीजिए। वहां से जब सहमति प्राप्त हुई और दिगवारा शेरपुर के बीच में 5000 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण हो रहा है, जो पूरे उत्तर बिहार के लिए एक नया 6 लेन 4 लेन न जाने क्या क्या हमारे राज्य में हो रहा है। नहीं, नीतीश कुमार जी ने सहमति दी, उन्होंने मांग की, और केंद्र की सरकार बना रही है। अभी हम केंद्र की सरकार की बात कर रहे हैं। गाजीपुर से, नहीं आप अच्छा बता दें, एनडीए की सरकार बना रही। नहीं, मेरा सर ये माइनस किया जाए, 2 मिनट फिर गड़बड़ किया निशिकांत जी, और तो कुछ नहीं, बीच में डिस्टर्बेंस होने। उसके बाद उत्तर प्रदेश, हमको लखनऊ जाना हो, हमको टाइम क्यों लगेगा भाई? क्योंकि बीच में गाजीपुर से छपरा माझीपुरा रोड में वो 2 लेन था और हाईवे नहीं था, उसकी भी स्वीकृति होगी खट से। और आज अगर छपरा से हमको लखनऊ जाना हो, तो जैसे इस काम को पूरा होगा 2.5 से 3 घंटा में हम छपरा से लखनऊ पहुंच सकते हैं। तो कमाल का चीज है। लोग कहते हैं विशेष दर्जा, विशेष दर्जा। अरे भाई, नीति बनाओ, योजना बनाओ, सोच बनाओ और आगे निकल जाओ। फिर उसके बाद आगे रिविलगंज बाईपास, उस शहर में रिविलगंज छोटा सा एक नगर पंचायत है, बड़ी दिक्कत होती है। आग्रह किया, रिविलगंज बाईपास पूरा सड़कों का जाल है। उतना ही नहीं, दिगवारा से जो नया पुल बनेगा भारतमाला फेज 2 में, फेज 1 में तो नहीं हो रहा है, लेकिन फेज 2 में राम जानकी पथ तक जाने का मार्ग, तो सड़कों का जाल उत्तर बिहार में। और आज की तारीख में मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि सारण जिला, क्योंकि हमारा द्वार है, वहीं से आपको उत्तर बिहार में जाना है, तो उत्तर बिहार के लिए और सारण जिला में आज 18,000 करोड़ का काम देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कौन कहता है पैकेज की बात? वो तो सब योजनाओं से ही नीति बनाइए और आगे निकल जाइए, जैसे बाकी राज्य करते हैं। तो रोना किस बात का है? हम तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन बढ़ाने का राज्य सरकार का संकल्प का भी दृष्टि अलग होना चाहिए। लेकिन भेल्दी सड़क हो, ये हो, अब ये अच्छी बातें हैं।
इसके अलावा एक्सेस कंट्रोल, अब मैं नीतिगत पर जाऊंगा, ये तो क्षेत्र का था और राज्य का, मैं नीतिगत फैसला। अध्यक्ष जी, देश की सरकार, ये राज्य की सरकार सड़क बनाती है, हम सड़क बनाते हैं, किसी तरह से राइट ऑफ वे लेते हैं, सड़क बनाते हैं और एक्सेस कंट्रोल के लिए बैरियर लगा देते हैं। क्या देखते हैं उसके किनारे? कोई शोरूम खोल रहा है, कोई रियल एस्टेट कंपनी वाला जमीन खरीद रहा है, कोई वहां से रास्ता निकाल रहा है। देश की सरकार सड़क इसलिए नहीं बनाती है कि उसके बगल में दुकान मकान बना करके लोग अपना व्यवसाय करें। और एक नीति होनी चाहिए, जहां जहां नेशनल हाईवे डिक्लेयर होता है, जहां जहां नेशनल हाईवे चाहे एनएचएआई का हो, रेंज का हो, साथ ही साथ सर्विस लेन के लिए राज्य सरकार को उसके पैरेलल कम से कम 30 से 50 मीटर राइट ऑफ वे का घोषणा कर देना चाहिए, चाहे उसका एक्विजिशन जब भी हो, लेकिन उसके बगल में कोई काम नहीं होगा जब तक वो खेती करता रहेगा, खेती करता रहे। लेकिन जिस दिन देश की सरकार को जरूरत होगी, वो सड़क पर इसकी योजना पॉलिसी के स्तर पर वीके सिंह साहब जिस दिन ले आइएगा, तो अमेरिका और जर्मनी और यूरोप की जो बात करते हैं वो हम लोग भारत, कहीं ये नीतिगत फैसला में अभाव है। आपको खरीदने के लिए नहीं कर रहा, भारतमाला में सब पैसा दे रहे हैं, लेकिन राज्य भारतमाला की योजना वही स्वीकृत कीजिए जहां राज्य सरकार समझ दे दे कि अगर मेरा राइट ऑफ वे 35 मीटर है, 40 मीटर है, तो 25 मीटर हमारे जिम्मे रहेगा। जब हमारे पास पैसा आएगा हम सर्विस लेन बना देंगे, कम से कम लाखों करोड़ रुपया जो खर्च हो रहा है उसका नुकसान तो नहीं हो। तो एक नीतिगत फैसला की जरूरत है, और राज्य सरकारें भी जो पीडब्ल्यूडी रोड बना रही है उसके बगल में भी नीतिगत फैसला होगा। सड़कें दुकान बनाने के लिए नहीं है, सड़कों पर यात्रा करना है और सुरक्षित रूप से यात्रा करना एक विषय। एक तो महोदय सभी सांसद ने कुछ कहा और हमने पता लगाया कि आज देश में 1000 करोड़ सिर्फ डीपीआर कंसल्टेंट, दोज हु मेक प्रोजेक्ट्स, द डीपीआर्स, they have the investment in just making DPRs in this country is about 1000 crores। क्या मतलब है साहब? वो डीपीआर बना के लाता है, कहां से रोड निकले, कहां से अंडरपास निकले, कहां पर से बाई रोड निकले, कहां पर से ओवरपास निकले, वो नक्शा बना के लाता है, वहां से अप्रूवल होता है। यहाँ एनएचएआई में बैठे हुए अधिकारी, जिनको पता नहीं, उनके बारे में तो मैं अभी आगे आऊंगा, और वो कर देते हैं, टेंडर हो जाता है, फिर उसके बाद एमपी साहब लोग पिसते रहते हैं, भाई हम इधर से निकलेंगे कैसे, मेरा गाड़ी कैसे निकलेगा, हम रोड पार कैसे करेंगे, हम ऊपर से कैसे जाएंगे? क्योंकि डीपीआर बनाने समय कंसल्टेंट जो होता है जनप्रतिनिधियों से बातचीत नहीं करता है, और उसको ग्राउंड लेवल पर पता नहीं होता कि क्या कठिनाई। इसका परिणाम होता है कि आने वाले दिनों में हम सब पिसते हैं। इसलिए कंसल्टेंट, और जो कंसल्टेंट ये गलत डीपीआर बना के देता है, और जो एनएचएआई के अधिकारी इसको अप्रूव करते हैं बिना, उनको इसको क्या पता है? 30 साल से 25 साल से हम लोग देहात में घूम रहे हैं, हम लोग को पता है कि सड़क कहां से निकलता है, कहां से गली जाता है। वो तो नक्शा बना दिया, खींच दिया, टेंडर कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर से लग गया, जमीन एक्वायर कर दिया, उसको क्या पता है? ये कंसल्टेंट्स है। योजना बनाने में साल भर लग जाए, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन योजना ऐसी बने जिसके कार्यान्वयन 6 महीना में हो जाए। प्रॉब्लम क्या होता है? योजना बनाने में कमी रह जाती है और कार्यान्वयन में समय लगता है। इसका मूल कारण यह है, इस पर भी नीतिगत फैसला होना चाहिए। अब मैं सर मैं 2 विषयों पर आऊंगा। भारत की सरकार और ये अधिकारी कुछ हैं, मैं ये नहीं कहता हूं, माननीय मंत्री जी की नीयत एकदम साफ है, और मैं आपको 2 बता रहा हूं, उल्लेख करना चाहता हूं। ये 2020 का एक नोटिफिकेशन है, और आप सब लोग यहां बात कर रहे हैं CRIF एंड CRF, and this is the notification which guides everyone's work in this country when it's related to CRIF and CRF। और इसके आधार पर एक AE, एक JE, एक RO, एक PD, वो वहां से प्रस्ताव बना के भेजता है। वो इस अंग्रेजी को समझता है कि नहीं समझता है, और यहां पर बैठे हुए मुख्यालय में लोग उसको रिजेक्ट करते हैं, और रिजेक्ट करके माननीय मंत्री जी को बुरा दिखाने के लिए, सरकार को बुरा दिखाने के लिए निर्णय कराते हैं। और जो भी लोग हैं इस सर्कुलर को मंगा लीजिए, और सिंह साहब सर्कुलर मंगा लीजिए। CRF में रोड क्या क्या बनना चाहिए, और ये लिखा हुआ है, देखिए सर कैसे होता है। और ये नीतिगत इसलिए है कि पूरा देश के लिए, मेरे लिए नहीं है सर, मेरा तो कोई विषय ही नहीं है। टाइप्स ऑफ वर्क टू बी इंक्लूडेड इन CRF, उसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ रिहेबिलिटेशन, इंजीनियरिंग एस्पेक्ट, एक उसमें 4 में से एक है कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपासेस, पैरेलल सर्विस रोड्स अलोंग नेशनल स्टेट हाईवेज बनाना है। अगर आपको CRF में बाईपास बनाना है और अगर पैरेलल सर्विस रोड बनाना है तो इसका प्रावधान कर दिया। अब अगले पन्ने में चलिए, उसमें देता है
कि वहीं पर बनेगा, द सेकेंड सेंटेंस रीड्स इन दिस वेरी नोटिफिकेशन एंड एवरीवन मस्ट ब्रिंग आउट अ कॉपी ऑफ दैट नोटिफिकेशन, हाउ समवन हैज ट्विस्टेड इट, बिकॉज किसी के पास इतना वक्त कहां होगा कि ये डिटेल्स को देखे। However, land acquisition shall be allowed for development of NH states in contribution of state land cost, और उसमें कहा है कि जब तक आपके पास जमीन नहीं अनइंकम्बर्ड होगा तब तक हम ये अनुमति नहीं देंगे। अब बताइए, जहां बाईपास बनाना है वहां राज्य सरकार जमीन खरीद करके पहले रखेगी, पहले आप अनापत्ति पत्र दीजिएगा। और जो फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में साफ दिया गया है कि राज्य सरकारें जब ये सर्टिफिकेट दे देंगी कि हम आपको जमीन उपलब्ध कराएंगे तो आपकी योजना भारत सरकार में कंसीडर होना चाहिए। मैं आपको 4 योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। पिछले 4 महीने से 6 महीने से, और मैंने माननीय मंत्री जी को कहा, अंग्रेजी में लिखा हुआ है, बिहार सरकार ने बना के भेजा है, सर्टिफिकेट, this is to certify that the entire unencumbered in the land needed for the project will be made available after the sanction of the project। और कहता है कि कहा जाता है कि इसमें लैंड स्वीकृत नहीं है, और पांचों की पांचों योजनाओं को एक बाबू, एक जीएम उसको रिजेक्ट करके भेज देता है। आखिर कहां कहां सांसद जाके अपनी बात रखते रहेंगे, और ऐसे ऐसे केसेस कहां कहां होते होंगे। सर्कुलर में डिफेक्ट, सर्कुलर के डिफेक्ट पर एक योजना का प्रस्ताव, और ये मैंने आपको दे रखा, आप जांच बैठाइए, और जिस अधिकारी ने इस पर किया है प्रत्यक्ष रूप से आपके पास ये प्रमाण है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं दूसरे पीड़ा पर आना चाहता हूं। महोदय, देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो कुछ भी हम लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर डालते हैं हमारा प्रशंसा होता है, लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर है महोदय? 2008 की योजना 12 साल, 2022 14 साल हो गए मैं इस सदन में माननीय मंत्री जी के पास 14 साल से मैं जाके गुहार कर रहा हूं कि मेरी ये योजना, सब अच्छी बातें के बारे में लिखते हैं कि रूडी जी हेलीकॉप्टर उतारेंगे, रूडी जहाज उतारेंगे, ये रोड बनेगा, बीच में 6 लाइन फेसबुक पर आता है NH-19 का क्या होगा? हमने ये योजना नहीं बनाई है। और उसके बाद NHAI के 8 चेयरमैन बदल गए, और मैंने ना मेरा कॉन्ट्रैक्टर से परिचय है, ना मैंने सड़क बनाया, ना मैंने उसकी योजना बनाया, ना मुझे पूरा करना है। सिग्रीवाल साहब बैठे हुए हैं, इनको भी और हम दोनों को पिछले 14 साल से जनता गाली दे रही है, और हर बार हम लोग मंत्रालय में दौड़ के यहां मंत्रालय की इस रोड को कंप्लीट कराओ, जो करना है करा दो, जो करना है करा दो। अब आप देखिए, एक तरफ बैंक्स हैं, बैंक्स का एक कंसोर्शियम होता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कंसोर्शियम का लीड है, वो कहता है कि ठीक है हम पैसा दे देंगे। NHAI कहता है, नवंबर माह में कहता है हम पैसा दे देंगे। अब कंसोर्शियम में 4 और बैंक है, सबको 5-5 करोड़ रुपया देना है, 197 करोड़ रुपया जाना है। अब एक बैंक पिछले 5 महीना से लेके बैठा हुआ है, अब आपका कोई पैसा सैंक्शन नहीं होगा। 197, जो योजना 400 करोड़ का है वो 1200 करोड़ हो गया है, सभी अधिकारी बैठे हुए हैं, और 1200 करोड़ गया। अब वो काम 200 करोड़ में समाप्त होना है, 1200 करोड़ का काम 200 करोड़ में समाप्त होना है। नवंबर में स्वीकृति हो गई महोदय, नवंबर में स्वीकृति हो गई, ये मार्च आ गया, बरसात हो जाएगा। पैसा जब आएगा, जब बरसात शुरू हो जाएगा, 197 करोड़ रुपया फिर खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद प्रस्ताव बनना शुरू होगा कि हमको फिर 300 करोड़ रुपया चाहिए। आखिर बताइए, एक सांसद का, एक जनप्रतिनिधि का, एक व्यक्ति का क्या कसूर है इसमें? और वो अधिकारी, अभी आज ही 2 घंटा पहले एक सर्कुलर आया, और उसमें उसको ईसी होता है, 2 घंटा पहले का सर्कुलर है कि उसमें जो आपके पास घाटा सौदा है उसको पूरा कीजिए। नवंबर का स्वीकृति आ जाके उसको उलट दिया इन लोगों ने। अगर हमारे जैसे लोग ना लगे रहें तो पता ही नहीं चलेगा। सड़क सर 17-16 साल से सड़क बन रहा है। सबसे ज्यादा अगर छपरा की जनता नाराज है हमसे तो इस बात को लेकर, इसमें मेरा क्या कसूर है सर? मैं तो हमेशा ये उठाता हूं। कहने का मतलब ये कुछ अधिकारी ऐसे हैं, और इसीलिए मुझे एक और है, माननीय मंत्री जी भी बहुत अच्छा काम, देश के प्रधानमंत्री आउटस्टैंडिंग, पूरी दुनिया कह रही है पुरानी योजनाएं, लेगेसी को हमको ठीक करना है। और मंत्री जी का भी एक बिल्डिंग बन रहा था, उनका NHAI का बिल्डिंग, तो वो भी मेरी वेदना में कहे कि पहले ये पिछले 11 साल में जो मेरा बिल्डिंग बना, उन सबका फोटो लगाओ इस पूरे बिल्डिंग में कि कौन कौन जीएम था जो उसको देख रहा है। हमको भी सर, सांसद को सिर्फ 2 करोड़ रुपया देंगे, हमको सर थोड़ा सा जमीन और पैसा दीजिए। मैं भी इस योजना के लिए जो NH-19 का है, वो तमाम लोग जो NHAI के चेयरमैन रहे हैं
और तमाम लोग जो जीएम रहे हैं और तमाम लोग का एक एग्जीबिशन और म्यूजियम लगाना चाहता हूं ताकि देश याद रखे कि एनएच, जैसे मंत्री जी ने अपने यहाँ लगवाने के बाद कहा है, मैं भी अपने यहाँ एक म्यूजियम बनाना चाहता हूं। 17 साल तक इस सड़क के निर्माण और अभी के अधिकारी भी उसमें शामिल होंगे, सबका फोटो हमको भी लगवाना। थैंक यू वेरी मच रूडी जी, मेरा आपसे दो ही पीड़ा था। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुरोध है महोदय, ये सब विषयों पर माननीय मंत्री जी गडकरी जी की जानकारी में है। नीतिगत रूप से मैंने 2 बातें कही हैं और जो देश की सरकार के ऊपर जो अनावश्यक ऐसे लोग जो है उसको लांछन लगा देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, काम को खराब कर देते हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय नितिन गडकरी जी को और देश की सरकार को, गिरिराज जी को, सब लोगों को, राजकुमार सिंह साहब को, वीके सिंह साहब को, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप सबको, निशिकांत जी को ऑल्सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। श्री बेहनान जी। Thank you, Chairman. Sir, last week this House discussed the demand on railways, the country's most extensive public transport system. Sir, many of our esteemed members opined the impact of privatization on railways by the India government. Today, the discussion is about another significant public transport system such as national highways. Tomorrow we are going to discuss shipping and civil aviation and the basic requirement for it. Sir, this government is implementing privatization policies here as well. The big ports, airports and air service including Air India has been privatized. Thus, most suspiciously, the Modi government has transformed into a dealer of privatization of our country's primary assets. Sir, thus my humble request to the Honorable Minister, Shri Nitin Gadkari ji, is to kindly look into it and take steps to save our roads, which are the nerves of our public transport. I have faith and confidence in you because I appreciate your efficiency. I am also delighted to congratulate you for embarking a sizable sum in the budget for more extensive projects of this government, such as Gati Shakti. In India, we are heavily dependent on road transport, both for freight and passenger traffic. As per the latest data, over 71% of freights and about 85 passenger traffic is depending on road transport. This shows the importance of increasing road transport infrastructure. This over-dependence of road transport, both the passenger and freight sectors, makes it absolutely necessary to maintain our highways and roads in good condition and in amenities. I admit that NHAA is now carrying out of the widening work of NH66 as 4 lines in Kerala, a considerable portion of which is passing through in my constituency. I express my sincere thanks to Honourable Minister on behalf of that initiative taken by him this work. Now, as the Government of India has privatized the air traffic sector and privatization in railways also progressive, the only major traffic system now remaining with the government is road transport. Hence, I request the government should seriously consider to prepare and implement detailed projects to meet the demand for a period of at least 30 years in the road transport sector on a mission mode and implement it within a time frame of 5 years. I may suggest that the above projects should be give priority to upgrade the quality of existing highways so that the international level with all modern facilities and also capable of addressing the growing needs of minimum 3 decades. The projects are now the National Highway Development Project, which is connecting the the northeast and the northeast to Kolkata to Chennai, Mumbai, Delhi, and similar east-west corridor connecting Silchar to Saurashtra. The main object of the highways is reduce the distance and time between the major cities. Another project is Bardhamala project, which is for the freight traffic and the bypass and other things. Another project is the Sedu Bharatam, that is mainly for bridges and these flyovers. Sir, in my constituency in Chalakudi, there was the underpass. The work is already started 10 years before. And this work is in a slow as a snail.
For the last 10 years, we can't complete even a underpass there. On behalf with the National Highway Authority and the local government, we had several conferences. And last conference, we entrusted the district collector to monitor the work. Sir, yesterday I was in Chalakudi. I said only 4 persons are working to complete this. So I humbly request the government, take action. Otherwise, you terminate the contractor, or please do expedite the work as early as possible. Otherwise, it is the main bottleneck of the traffic block of the National Highway at Chalakudi. A major portion of our roads are suitable to meet our growing demands on the country. Though the number of vehicles are increasing every year, our investments in roads is far below the required sum. In my state, Kerala, the number of vehicles is fast growing. It was doubled from 60 lakhs in 2011 to 120 lakhs in 2021. The number reached 121 lakhs in 290 by 8 years and by 10 years. The number reached into 148 lakhs. As a result of this control, sir, 1 minute, sir, I just started that. So, as a result, the controlled vehicle growth in efficient roads with poor condition, the number of motor accidents is rising. Sir, at present, the increasing number in road accidents and its casualties is a major concern. India ranks first in number of road crash deaths across the 199 countries and account for almost 11% of crash-related deaths in the world. So, to tide up this situation, urgent action plan is needed. Imparting awareness by drivers and public essential. Similarly, steps should be taken, include road rules in school and college syllabus. I still remember some lessons that I have learned during my school life and college life. There was a lesson by the A.G. Gardner on the rule of the road. That is headlight. So still I realized the above lesson during my student, and I still follow the guidelines learned from the school, college when I was driving. So the government may also consider developing alternative transportation methods by using waterways and sea routes for avoiding sufficient connectivity with existing roads. So another thing that my beloved friend, Mr. Thomas Chalikadan pointed out that, sir, there is a bypass issue in my constituency. It is the alignment of Kochi-Madurai highway was fixed some 30 years ago, and the same cannot complete even after the 3 decades. Some families got compensation while approximately 200 families on the 8.5 kilometers long Tripunithura bypass whose land was either frozen or acquired for the project not received any compensation, and they are not in a position to sell their property or renovate houses in the last 30 years. Kindly However, control. Sir, however, after a long period, a new project, Kochi-Theni Greenfield Bypass, was announced, and the Tripunithura bypass was included in the alignment initially. Now the above families are run in the trouble once again that the stretch does not figure in the final alignment of the Kochi-Theni Greenfield Highway. The reason announced is that NHIA is forward another project, namely Kundannur-Angamali Greenfield 6-line path. When the new bypass between Angamali and Greenfield 6-line bypass, when the bypass between Angamali and the Kundannur has been announced, the alignment of Kochi-Theni Greenfield bypass changed, and all acquired land in Thiruvankulam area is presently not with the alignment. Since the owners of the land acquired for Tripunithura bypass are waiting since the last 30 years for getting compensation for the acquired land and are facing countless issues. Please conclude. So I request that, because considering the above mentioned points, your esteemed office may take urgent steps to revise the finalized alignment of Kochi-Theni Greenfield bypass by incorporating all the acquired portion of the land of Tripunithura bypass, including the portion from Mattakkudi Bridge to Puttanguris, and thereby starting a bypass from Thiruvankulam area as earlier. Thank you very much. Thank you. Shri Guman Singh Damorji. धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सड़क परिवहन और राजमार्ग की रुपये 1,99,108 लाख की 108 लाख करोड़ की मांगों के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश में कुल कितनी सड़कें हैं। हमारे देश की सड़कों की लंबाई है
58,90,000 किलोमीटर। अगर हम इस पृथ्वी की ओर चारों ओर घुमाएं तो करीब करीब 147 चक्कर हम पृथ्वी के लगा सकते हैं, और अगर पृथ्वी से चंद्रमा को अगर हम जोड़ें तो ऐसी 15 सड़कें हम बना सकते हैं। इतनी हमारी देश की सड़कों की लंबाई है, और इसका अगर श्रेय जाता है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी को, और हमारे सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग के मंत्रालय के हमारे सम्माननीय मंत्री जी गडकरी जी, हमारे सिंह साहब और सभी मंत्रालय के अधिकारी और हमारे इंजीनियरों को जाता है। इसका जो सड़कें हमारी है उसका जो सबसे मुख्य कारण है कि हमारे जो तकनीकी मापदंड हैं वो उच्च स्तर के तकनीकी मापदंड हैं। पहले अगर आप देखेंगे कि 2014 के पहले जो हमारी सड़कों के मापदंड थे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की तुलना में कमजोर थे। उसके कारण हमारी सड़कों में वो मजबूती नहीं आ पाती थी जो अभी है। पहले सड़कों में पाइपिंग एक्शन बनने के कारण सड़कें हमारी खराब हो जाती थी, परंतु अब हमारी सड़कों में जो निर्माण होता है उसमें सीमेंट ट्रेटेड सब बेस बनता है, उसमें WM बनता है, उसमें DBM बनता है, बिटुमिन कंक्रीट सरफेस बनती है। इसके कारण आज हमारी सड़कें विश्व स्तरीय सड़कें हैं, और इसका मुख्य कारण है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के मन की बात को हमारे मंत्रालय द्वारा समझना। मैं इस जो हमारा बजट है इसकी बहुत सारी खासियतें हैं, उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग बहुत तेजी से सड़कें बना रहे हैं। 2004-05 की बात करें तो 7 किलोमीटर प्रतिदिन की सड़क की रफ्तार थी, आज हम 37 किलोमीटर पर आए हैं, और आने वाले समय में जो हमारा लक्ष्य है वो 50 किलोमीटर प्रतिदिन का है। और हम अलग अलग मापदंड की सड़कें बना रहे हैं। हमारे गांव की सड़क अलग है, प्रधानमंत्री सड़क अलग है, नेशनल हाईवे अलग है, स्टेट हाईवे अलग है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड अलग है। तो इस प्रकार से विभिन्न मापदंडों की सड़कें बनाने के कारण आज हमारी कनेक्टिविटी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनती जा रही है। मैं सभापति महोदय आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारी बजट में जो सबसे अच्छी खासियत है वो ये है कि हमने प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को जगह दी है, और ये प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना करीब 16 मंत्रालयों को लेकर बनी है, और इसमें 7 इंजन के हमारे कार्यक्रम होंगे। और इस प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के कारण हमारे किसानों को फायदा होगा, हमारे व्यापारियों को फायदा होगा, हमारे उद्योगपतियों को फायदा होगा, हमारे यात्रियों को फायदा होगा, हमारा माल का परिवहन को फायदा होगा। और ये जो हमारी सड़कें बन रही हैं, इन सड़कों के निर्माण में जो सबसे बड़ी बात है वो सुरक्षा की बात है। हम ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके सड़कें बना रहे हैं। आज हमारे पूर्व में जो हमारे एक्सीडेंट होते थे वो एक्सीडेंट हम मिनिमम कर रहे हैं। पूरे देश में ब्लैक स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करके जो रोड सेफ्टी के लिए हमारा अलग एक विंग काम कर रहा है, और उसके कारण हम कई लोगों की जान बचाने में सफल हो रहे हैं। आज जो हमारा बजट है, इस बजट का तो मेरा अनुरोध है कि ये पूरे सदन को एक स्वर में, एक मत में, ध्वनि मत से इसको पारित करना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा बजट अभी तक नहीं आया है, आगे और अच्छा आएगा। मैं इसके साथ साथ मेरे क्षेत्र की जो मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव ये है कि हमारे जितने जिला मुख्यालय हैं, हमको जिला मुख्यालयों को 4 लेन से अनिवार्य रूप से जोड़ना चाहिए। हमारे जो ब्लॉक हेडक्वार्टर हैं, तहसील हेडक्वार्टर हैं, उनको 4 लेन से जोड़ना चाहिए। अभी जो प्रधानमंत्री सड़क हमारी बन रही हैं वो 15 टन 20 टन की कैपेसिटी से बनती है, परंतु अब जो ट्रैफिक उसके ऊपर चल रहा है तो उसको डिजाइन में परिवर्तन करके उसको 80 टन तक लाना चाहिए। इसके साथ साथ मेरी कुछ मांगे हैं, उस मांगों के संबंध में मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे दिल्ली मुंबई जो ग्रीन एक्सप्रेस वे निकल रहा है, 8 लेन एक्सप्रेस वे, इस 8 लेन एक्सप्रेस वे जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के रतलाम के पास से गुजर रहा है, तो मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है मंत्रालय से कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना रतलाम में की जाए। हमारा रतलाम से झाबुआ और अलीराजपुर को 4 लेन से जोड़ने के लिए भारतमाला 2 में आपने रतलाम से झाबुआ को सम्मिलित किया है, परंतु झाबुआ से अलीराजपुर को सम्मिलित नहीं कर पाया, वो टोल रोड होने के कारण। तो इसमें भी कोई माध्यम निकालकर इसको जोड़ दिया जाए। दूसरा, हमारा रतलाम और इंदौर रोड को
पेटलावत से बदनावर तक इसको 4 लेन से जोड़ने से हमारी अहमदाबाद से सीधा हम गुजरात को शॉर्टकट से जा सकते हैं, इसको जोड़ा जाए। बड़ौदा से खंडवा नेशनल हाईवे घोषित किया है, परंतु इस नेशनल हाईवे का निर्माण का कार्य अभी शुरू नहीं हो पाया है, इसको शीघ्र शुरू किया जाए। और इसके बीच में मेरे लोकसभा क्षेत्र का जिला मुख्यालय अलीराजपुर आता है, इस अलीराजपुर को अनिवार्य रूप से बाईपास बनाया जाए, क्योंकि अभी जो नेशनल हाईवे गुजर रहा है वो अलीराजपुर शहर के बीच में गुजरने से यहाँ पे काफी एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है। इसलिए इन दुर्घटनाओं को टालने के लिए अलीराजपुर में बाईपास बनाना जरूरी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र झाबुआ से बांसवाड़ा को जोड़ने वाला मार्ग जो है वो 4 लेन नहीं है, तो झाबुआ से थांदला, कुशलगढ़ और बांसवाड़ा को जोड़ने के लिए 4 लेन रोड बनाने की मैं मांग करता हूं। मेरा लोकसभा क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है और हमारे यहाँ जो विलेज की रचना है, इन विलेजों में बहुत सारे हैबिटेशंस बने हैं, छोटे छोटे हैबिटेशंस, और मुख्य गांव से एक दूसरे हैबिटेशंस की दूरी, जिनको वहाँ फालिया बोलते हैं, वो फालिया की दूरी 10-10, 15-15 किलोमीटर है। ऐसे लंबे जंगल के क्षेत्र में है, तो जो इन विलेज रोड बनना चाहिए वो रोड नहीं बनी है, तो इन विलेज रोड बनने को प्राथमिकता दी जाए। एक हमारा जो नेशनल हाईवे नंबर 47 है वो गुजरात की सीमा से मध्य प्रदेश की सीमा में जब आते हैं तो उसका लंबे समय से संधारण नहीं हुआ है, और इसके संधारण का भी प्रस्ताव हमारे यहाँ मुख्यालय पे आया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि ये संधारण का जो प्रस्ताव है इसको स्वीकृत करें, ताकि उस नेशनल हाईवे नंबर 47 का पिटोल से हमारे माछलिया तक जो अभी उखड़ गया है इसका संधारण हो सके। मैं इन मांगों का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री दुलाल चंद गोस्वामी जी। धन्यवाद सभापति महोदय। सबसे पहले मैं सड़क परिवहन और राज मंत्रालय के बजट 2022-23 का समर्थन करता हूं। माननीय सभापति महोदय, सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय का बजट इस बार बहुत बढ़ाया गया और इसका मुख्य उद्देश्य है कि देश में सड़कों सुविधा को बढ़ाया जाए। 1,99,000 करोड़ की बहुत बड़ी राशि भारत सरकार ने दी है। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद। सभापति महोदय, पिछले साल 2021-22 में जो बजट में प्रावधान था उससे 52% राशि को इस बार के बजट में बढ़ाया गया है। यह भारत सरकार का मंशा को दर्शाता है। उसी तरह से अध्यक्ष महोदय, 2012-13 में प्रतिदिन NH निर्माण का कार्य 11.6 किलोमीटर होता था, लेकिन आज ये कहते हुए गर्व होता है कि 21-22 में जो है राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा 37 किलोमीटर सड़क प्रतिदिन निर्माण कराने का कार्य ये अपने आप में ये कीर्तिमान है। महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र का कुछ महत्वपूर्ण मांग रखना चाहता हूं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मांग है जिससे बिहार का विकास में भी मदद मिलेगा और खास करके हम लोग जिस क्षेत्र में, जिस जिला में रह रहे हैं उनका भी विकास होगा। मेरा पहला मांग है, माननीय मंत्री जी से यहाँ बैठे हुए हैं, कि बिहार की राजधानी पटना से NH 31 पूर्णिया में 4 लेन से जुड़ती है NH 31 और खगड़िया तक 4 लेन बना हुआ है। खगड़िया से पूर्णिया 136 किलोमीटर होगा। इसके लिए भी पूर्व में मैंने माननीय मंत्री जी से मांग किए थे, उसका DPR तैयार करने की बात अविलंब करके खगड़िया से पूर्णिया जोड़ देने से पटना की दूरी कम हो जाएगी और सुगम हो जाए। उसी तरह से एक मांग मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से है कि ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो गुजरात के पोरबंदर से और आसाम का सिलचर को जोड़ता है और ये 6 राज्य होकर के जाती है, 3,507 किलोमीटर लंबाई में। इसमें तो सर काम हुआ है, लेकिन जो कहीं कहीं कुछ जगह ऐसा है जिसमें काम हो जाना चाहिए था,
ये पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना था। इसमें दालकोला और पूर्णिया के बीच चिरैया एक जगह है जो 22वां किलोमीटर में है। पुराना NH 31 है और नया 27 है। इस 4 लेन में चिरैया के पास सर ब्रिज 2017 का फ्लड में ध्वस्त हो गया। बाईपास से जाना पड़ता है, बड़ी जाम लगती है। आप इतना बड़ा रूट बनाए तो सर ये ब्रिज बना दीजिएगा तो 4 लेन हमारा जो है कारगर हो जाएगा। उसी तरह से एक मेरा मांग है कि कटिहार जिला बाढ़ पीड़ित एरिया है, आकांक्षी जिला है। मनियारी से 131 NH अहमदाबाद तक जो नकटी पश्चिम बंगाल महानंदा नदी में ब्रिज बना हुआ है, इससे सीधे भालुका और मालदा होते कलकत्ता जुड़ जाएगा। इस 23 किलोमीटर में भूमि अधिग्रहण हो गया है। DPR का काम चल रहा है, टेंडर का प्रक्रिया में है। माननीय मंत्री जी से मेरा विशेष निवेदन होगा कि आकांक्षी जिला है, इस रोड पर त्वरित गति देकर के इसका टेंडर करवा दिया जाए। और एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण मांग है सर, हम लोग बिहार का बॉर्डर में रहते हैं और पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश हमसे जुड़ा हुआ है। तो कटिहार में एक NH 81 है सर। NH 81 कटिहार होके सर बस्तोल जाती है। बस्तोल से ग्रामीण सड़क पड़ता है। उस एरिया में कोई NH नहीं है जहां मेरा जन्म भी हुआ है। हम बजट सेशन में भी बोले थे बारसोई। तो NH 81 बस्तोल से सर रोहिया खोपरा है और दूसरे पर आजमनगर प्रखंड मुख्यालय है और आजमनगर के आगे सर बारसोई प्रखंड और अनुमंडल मुख्यालय है। उससे आगे एक बिघोर बाजार है। बिघोर के बाद पश्चिम बंगाल का बाहिन और मकरा है और वहां से हम लोग पश्चिम बंगाल इंटर करेंगे और फिर जो है सुभाषगंज होकर के NH 34 रायगंज में और उसके आगे सर बालूरघाट है। बालूरघाट के आगे बांग्लादेश है। लगभग 100-125 किलोमीटर है। और सर अगर ये सीधे जुड़ जाएगा तो आप 4 लेन बना रहे हैं। साहेबगंज में ब्रिज बन रहा है, झारखंड बिहार को जोड़ने के लिए साहेबगंज में 3000 करोड़ में आप ब्रिज बना रहे हैं। साहेबगंज से 4 लेन सर पूर्णिया में NH 27 को जोड़ रहे हैं और NH 81 से सीधे कटिहार, पश्चिम बंगाल का रायगंज, बालूरघाट डिस्ट्रिक्ट और बांग्लादेश का बॉर्डर जोड़ दीजिएगा सर, तो ये सामरिक महत्व का भी होगा और सर देश का सुरक्षा का भी इसमें महत्व आएगा। दूसरा चीज है सर कि रोजगार, उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में भी वृद्धि होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर कंक्लूड कर रहे हैं सर। और निश्चित रूप से आज जिस ढंग से राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी जी जिस तरह से हमारे मंत्री जी काम कर रहे हैं, हमारे राज्य मंत्री VK सिंह जी को देख रहे हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, एक एक सदस्य का नोट कर रहे हैं, जिस ढंग से काम कर रहे हैं। हमको हमारे क्षेत्र में लोगों ने चर्चा किया कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी का किसी एक मंत्री को ले लेना है तो आप किसको लीजिएगा। हम बोले कि अगर किसी एक को चॉइस करना होगा तो राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री हम नितिन गडकरी जी को चॉइस कर लेंगे, तो बिहार और देश का हम लोग विकास कर देंगे। तो माननीय मंत्री जी काम कर रहे हैं, राज्य मंत्री जी काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी ने बजट को भी बढ़ाया है, 57% बजट बढ़ाया है। तो मेरा कुछ छोटा सा मांग था सर, और आपकी कृपा दृष्टि हो जाएगी तो बिहार का विकास होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात सर, छोटी सी बात, रूरी जी बोल रहे थे कि बिहार को विशेष पैकेज का जरूरत नहीं है क्योंकि सर और योजना आयोग ने कहा है कि बिहार विकास में पिछड़ रहा है। बिहार अपने ताकत शक्ति से माननीय प्रधानमंत्री जी जो संसाधन दे रहे हैं, आप लोग जो काम कर रहे हैं, बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार पीछे, बिहार में कृषि भूमि और बिहार को सर फ्लड मिल रहा है, उसके बाद भी बिहार आगे बढ़ रहा है। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं सड़क परिवहन राजमार्ग के बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। मेरा लोकसभा फिरोजाबाद लगभग 100 किलोमीटर लंबा और 70 किलोमीटर चौड़ा है।
इसमें आवागमन के साधन न के बराबर हैं। जिला फिरोजाबाद के हेडक्वार्टर फिरोजाबाद से पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशाओं के अंतिम किनारों तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी पूरी रात्रि सड़क पर ही पड़े रहकर पीएनजी की नौबत आ जाती है। लोकसभा फिरोजाबाद की सड़कें खस्ता हाल पर आंसू बहा रही हैं। सड़कें सुखावाद से मैनपुरी, सुखावाद से बटेश्वर, चेसायन से बटेश्वर, सुखावाद से एटा 4 लेन की राह देख रही हैं। मेरी अध्यक्ष जी के माध्यम से मंत्री जी से लोकसभा फिरोजाबाद की सभी सड़कों की दुर्दशा सुधर जाने की आशा करता हूँ। आगरा से इटावा NH2 सड़क पर ओवरब्रिज बनाए गए हैं, उनमें भी पक्षपात किया गया है। न राधे मोड़ व न गुंजन रिसोर्ट पर अभी तक ओवरब्रिज नहीं बने हैं। जहाँ ब्रिजों की आवश्यकता है वहाँ ब्रिज नहीं बनाए गए हैं तथा आवश्यकता नहीं है वहाँ बनाए गए हैं। अंडरपासों में टेक्निकल इफेक्ट है जिनको कई हद तक दुरुस्त करा दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप में अति निपुण हैं तथा देश के गौरव हैं। उनके द्वारा पूरे देश में सड़कों का जाल बिछा दिया गया है तथा बड़ी शीघ्रता से कार्य संपन्न कराया जा रहा है। मेरी लोकसभा में अवैध रूप से 2 टोल बनाए गए हैं, इन पर अवैध रूप से टोल वसूली हो रही है। सड़कें प्रकाश व्यवस्था से लैस हैं जिससे हाईवे पर चोरी, डकैती तथा अन्य जघन्य अपराधों पर अपराध नहीं हो रहे हैं। ये आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अध्यक्ष जी के माध्यम से सड़क परिवहन मंत्री जी अपनी तीव्र गति को धीमी नहीं करेंगे तथा परिवहन की समस्त आवश्यकताओं को यथाशीघ्र पूरी करते रहेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री जसबीर सिंह गिल जी। आप जी थोड़ी बोल दे। सड़क मार्ग जो है वो देश के लिए बहुत जरूरी है और देश का सबसे ज्यादा जो गुड्स है जहाँ पैसेंजर है ये इस रोड से, इस सड़क से ही, जो सड़क मार्ग से चलते हैं। सर मेरे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कटड़ा, दिल्ली, अमृतसर, होशियारपुर और ब्यास से डेरा बाबा नानक बटाला होके ये 3 हाईवे बनाए जा रहे हैं। सर इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है वो है कॉम्पेंसेशन की। सर एक मैं आपके माध्यम से मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये जो कॉम्पेंसेशन है ये इसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है, एकाग्रता नहीं है। एक गांव है उसके एक सिर शोर पे जो कंपेंसेशन है 20 लाख है और दूसरी तरफ 50 लाख है। सर इसको दूर करना चाहिए। अब उसके बाद क्या होता है, किसान को जाना पड़ता है सर आर्बिट्रेशन में, और आर्बिट्रेशन में फिर आगे उसकी किसान की लूट शुरू होती है। मेरा ये विनम्र निवेदन है, बेनती है मंत्री जी से कि कृपा करके ये लोगों को जो कंपेंसेशन है वो उचित दिया जाए। सर जब भी सड़क बनती है उसके सबसे बड़ा नुकसान जो पर्यावरण का, एनवायरमेंट का होता है, पर्यावरण का। सर कितने दरख्तों की कटाई होती है, कृपा करके उनको कंपेंसेट किया जाए, इस फॉरेस्ट कवर को कहीं ना कहीं बढ़ाया जाए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसके पैसे जरूर मिलते हैं, मगर मैंने ये कभी नहीं देखा कि उन पैसे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई जमीन एक्वायर की है ताकि उसका जो है, जो दरख्तों की कटाई हुई है, जो जंगल उजाड़ा गया है, उसको दोबारा आबाद किया गया हो। सर एक जितने भी हमारे जब हाईवे बन जाता है उस पर टोल बूथ लगते हैं। सर टोल बूथ लगते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक एक 50 चक्कर का, जैसे हम 25 कह सकते हैं एक महीने में, उसका एक पास बनता है जिसमें 33% जो रेगुलर कंज्यूमर रहते हैं उनको उससे छूट मिलती है। मगर मैं ये आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि एक मंत्री जी कृपा कीजिए कि इसको 60 किया जाए। एक महीने में 60 दिन होते, जो बसेस, जो ट्रक्स, जो टैक्सी,
जो रेगुलर फ्लाई करती है उसको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। इसको कम से कम 60 जो है रिटर्न ट्रिप्स का जो है पास बनाया जाए सर। सर इसमें एक और बहुत बड़ी जो बात है दैट इज लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग। मैंने देखा है कि अभी नई हमारी सड़क जालंधर टू अमृतसर नेशनल हाईवे नंबर 1 थी जो उसको बनाया गया है। हमारे वहां 2 कस्बे रहते हैं, एक रैया और एक जंडियाला गुरु। सर उनके जो अर्थ फिलिंग करके वो हाईवे बना दिया गया शहर के बीच में। शहर को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, कोई इधर का उधर नहीं देख सकता, उधर का इधर नहीं। बहुत प्रोटेस्ट हुए। मैं धन्यवाद हूं उस गवर्नमेंट का जिन्होंने हमारी बात मानी और उसको दोबारा 2 साल बाद तोड़ के पिलर बना के उसे बनाना पड़ा, जिससे खर्चा भी डबल हुआ। अगर इसको पहले ही प्लानिंग अच्छी की जाए तो ये पैसे हमारे जो बच सकते हैं सर। सर जैसे छोटी छोटी लिंक्स हैं जो 2 हाईवे को जोड़ती हैं। हमारे 2 बहुत बड़े जम्मू से लेके अमृतसर, अमृतसर से बठिंडा होके जो जयपुर को एक नया हाईवे बना है, और उसके अलावा जो दूसरा हाईवे है वो है पठानकोट से होके जो जालंधर आता है। सर उनके बीच में अगर लैंड गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी है, पंजाब गवर्नमेंट के पास, उन्होंने प्रपोजल भी भेजी है। अगर उस रोड से लेके कानूवान से लेके उसे रैया नागो के होते हुए सेरो से जोड़ दिया जाए तो हमारे टोटल जो शहर हैं वो डीकंजेस्ट हो जाएंगे और डिस्टेंस भी कम हो जाएगा, ईंधन की भी जो फायदा होगा सर हमें। सर ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट उनकी एक प्रोजेक्ट थी कि जितनी ये जो मेन हाईवे हैं इनको डीकंजेस्ट करने के लिए एक ऑल्टरनेट रूट्स बना दिए गए थे, जिसमें सर अटारी से शुरू होकर दिल्ली तक आता था, मगर ये चबाल, तरनताਰਨ, हरी के जीरा होके आगे दिल्ली से जुड़ता था। सर वो एक अच्छा प्रोजेक्ट था जिसमें एक लोगों को ऑल्टरनेट रूट मिल जाता था, जिसपे कोई टोल नहीं दे सकता वो उस पर चले जाते थे सर। सर उनको थोड़ा स्ट्रेंथन और वाइडन करने की जरूरत है, ये मेरी अपील है सर। सर जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं सर, दे आर वेरी वाइटल फॉर नेशनल सिक्योरिटी सर। देश की सिक्योरिटी के आर्मी की मूवमेंट काफी होती है। उसके लिए सर मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जैसे अमृतसर खेमकर नेशनल हाईवे बना दिया गया है, मगर उसमें बीच बीच में कुछ लिंक सर मिसिंग रह गए हैं और कुछ में वाटर लॉगिंग हो गई है। इनको हमारे लिए, लोगों के लिए और देश के लिए सर इनको ठीक किया जाए, इन रोड को वाइडन और स्ट्रेंथन किया जाए। अंत में मैं यही कहूंगा कि जो 1,99,000 करोड़ जो मांगा है डिमांड फॉर ग्रांट्स में, ये भी कम है। इस डिपार्टमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जितने पैसे दिए जाएं उतने कम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कनकमल कटरा जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी, मुझे सड़क मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग की डिमांड पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। उपाध्यक्ष महोदय, पीएम गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक सड़क, रेलवे, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जल, इन 7 को मिलाकर के अर्थव्यवस्था को और अच्छा व्यवस्था में आगे इस काम को बढ़ा करके निर्माण किया जा रहा है और विकास किया जा रहा है। राष्ट्रीय मार्ग नेटवर्क में 22-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जा रहा है। राष्ट्रीय मार्ग नेटवर्क में विस्तार के 20,000 करोड़ रुपया जुटाए गए हैं ताकि सार्वजनिक संस्थानों को पूर्ण किया जा सके। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने एक बात कही थी कि देश में अगर आर्थिक स्थिति को सुधारना है तो सड़क निर्माण करना बहुत आवश्यक है, और यही काम इन्होंने किया, जिसके कारण से पूरे देश के अंदर बहुत ही अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ, गांव-गांव तक ये सड़क पहुंची है और आज देश के इस आर्थिक स्थिति में मजबूती प्रदान हुई है। मैं प्रधानमंत्री जी का
एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी साहब का, आदरणीय वीके सिंह जी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इसमें बहुत अच्छी आपने नीतियां बनाई हैं और परियोजना के लिए भी बहुत बड़ी योजना बना करके काम किया जा रहा है, जिसमें 4,500 करोड़ रुपए मंजूर किए, प्रतिदिन 36.6 किलोमीटर सड़क का निर्माण प्रतिदिन किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को निवेदन करना चाहता हूं, पिछले समय में आदरणीय नितिन गडकरी साहब ने एक घोषणा की थी, पूरे देश में मैं ऐसे वाहनों को विकसित करूंगा जिसमें अगर कोई शराब पी करके कोई ड्राइवरिंग कर रहा है तो वह गाड़ी नहीं चलेगी, और ऐसे वाहनों की जरूरत अभी देश में बहुत अधिक है, जिसके कारण से दुर्घटनाएं बहुत अधिक और शराब और व्यसन करने से बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। मैं तो अपने क्षेत्र के लिए सबसे पहले अगर चलाते हैं तो सबसे पहले मांग करता हूं कि ये गाड़ी हमको पहले दी जाए, ताकि हमारे वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं वो कम हो, ऐसा मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं इस समय में यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग 927 ये हमारे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में आदरणीय गडकरी साहब ने स्वीकृत किया है। मैं इनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और उस समय जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में जो स्थितियां थी, जो भी ठेकेदार आता था वो ऐसे ही 1 इंच 2 इंच की गुणवत्ता का ध्यान रखते के सड़कें बनाई जाती थी, वो टूट जाती। लेकिन इस प्रकार से अटल जी के समय से अभी तक की जो सड़कें बनाई जा रही हैं वो बड़ी गुणवत्ता से बनाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और इस समय में हमारे क्षेत्र के अंदर 927 से राष्ट्रीय राजमार्ग स्वरूपगंज से रतलाम वाया डूंगरपुर बांसवाड़ा खेरवाड़ा स्वीकृत किया गया है, और इससे बहुत अधिक उस क्षेत्र के अंदर लाभ मिलने वाला है। और हमारा यानी कि वजवाड़ा से गढ़ी प्रतापपुर और सागवाड़ा तक का यह रोड प्रगति पर है, और आगे सागवाड़ा से खेरवाड़ा डूंगरपुर तक का यह रोड स्वीकृत है, उसको गति प्रदान की जा रही है। परंतु दुख का विषय यह है कि हमारे उस क्षेत्र में जिस प्रकार से यह जो अधिकारियों का, जैसा रूडी साहब बता रहे थे कि सर्वे करने के लिए बताई, तो पूरा डामरीकरण का सर्वे करके बता दिया, और बीच में का उबड़ खाबड़ है, पानी कहाँ ज्यादा रहता है, भारी वाहन कहाँ आते हैं, ये सड़क टूटेंगी कहाँ पर, इस क्षेत्र का ध्यान में न रखा गया। हमारे क्षेत्र में जिस प्रकार से यानी हमारा गढ़ी से आशापुरा मोड़ तक, ये प्रतापपुर के अंदर जिस प्रकार से दोनों तरफ दुकानें, व्यापारी हैं और पानी वहां बहुत रहता है, माही की कैनाल के कारण से पानी सड़क पर जाता है, सड़कें टूटती हैं। हमारा वजवाड़ा में ये सीमेंट फैक्ट्री है, और उसके अलावा भी हमारा तलवाड़ा के अंदर मार्बल भारी वाहन आते जाते हैं, जिसके कारण से यह सड़क बहुत टूट जाती है। मांग की हमने, मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं गडकरी साहब का कि हम जब भी कहीं उन्होंने ना नहीं कहा, और यह 4.5 किलोमीटर सीसी सड़क के लिए भी इन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए, लेकिन अभी तक उसकी स्वीकृति और उस कार्य को प्रारंभ करने में बड़ी तकलीफ हो रही है, जिसके कारण से दोनों तरफ यानी सड़कों का काम डामरीकरण हो रहा है, लेकिन बीच का 4.5 किलोमीटर जो है वो अभी इसीलिए कि सीसी सड़क होने वाला है, ठेकेदार बड़ा परेशान हो रहा है। हम क्या कर सकते हैं, और स्वीकृति जैसे ही अधिकारियों को निर्देश दिए, लेकिन अभी इसमें विलंब हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि इसमें बहुत ही जल्द इस सीसी सड़क को स्वीकृत किया जाए 4.5 किलोमीटर, ताकि वहां के ग्रामीण जन इसका ठीक ढंग से लाभ ले सकेंगे और परेशानी से दूर होंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कई सारे सुझाव आए, जिसमें हमारा जो 2-3 जो इस प्रकार से सड़कें 36 सड़कें हमारे सीआरएफ के अंदर स्वीकृत हुई, और उसके अंदर मेरे क्षेत्र डूंगरपुर बांसवाड़ा में, और पहली बार इस प्रकार की सड़कें गुणवत्ता से बनाने का काम निर्देश हुए इसके अनुसार निर्मित की जा रही हैं। परंतु मुझे एक तकलीफ इस बात की है कि जो ठेकेदार जिस प्रकार से ठेका लेते हैं वो सबलेट कर देते हैं, और सबलेट में और कम रेट में यानी 30 से 35% बिलो रेट डाल करके वो सड़कें की जा रही हैं, जिसके कारण से यह बहुत परेशानी होती है और सड़कों का काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता, और वह बीच में रुक भी जाती हैं। जैसा हमारा किस समय मांडी से दम्बोला बिलुड़ा का रोड जो है अभी झगड़े में पड़ गया, क्योंकि वो सब लेट किया गया, उसने काम किया नहीं किया, अधिकारियों ने पेमेंट कर दिया,
और उस सड़क को करे कौन, इस झगड़े के कारण से बड़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए इस प्रकार की स्थिति में ये जो सड़कें हैं उसके लिए कम रेट में न डाला जाए, ठीक ढंग से इनको पाबंद किया जाए ठेकेदारों को, जिसके कारण से सड़कें ठीक ढंग से हो सकें। सभापति महोदय, मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा राष्ट्रीय मार्ग 927 के बीच में कुपड़ा में एक ओवरब्रिज किया गया है, उसका गुणवत्ता से नहीं किया, कितनी बार दुरुस्त किया, कई मीडिया के लोगों ने बहुत उछाला, दिशा की मीटिंग में हम इनको कई बार कहा, लेकिन वो ठीक ढंग से अभी नहीं बना है। हमको शंका है कि इस प्रकार की जहां जहां ब्रिज बन रहे हैं वहां पर इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखा जाए और प्रारंभ में ही सड़कों के इस पुलियों को ठीक ढंग से देख करके बनाया जाए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूं कि हमारा माही पुल आता है बीच में, इस 927 के बीच में माही पुल 60 से 70 वर्ष हो गए और उसमें उसकी चौड़ाई कम है और हाईवे की चौड़ाई अधिक है और वहां पर पुलिया की रेलिंग है वो टूटी हुई है और दोनों तरफ से लोग डरते हैं। अब इसके साथ में खड़े कई लोगों की वहां मृत्यु होगी क्योंकि उसके सेल्फी लेने गए लोग बाग, कोई क्या उसके दीवार रेलिंग से पास में खड़े हुए और उसके कारण से कहीं 2-3 मौतें भी हो गई और अभी भी डर बना हुआ है। मेरी मांग है कि जब इतना हाईवे बन रहा है तो उसके अंतर्गत ये पुलिये का निर्माण जो नया कर दिया जाए, जिसके कारण से की चौड़ाई भी बढ़ेगी और ये जो खतरा बना हुआ है उसके भी हमको कृपया समाप्त कीजिए, कृपया समाप्त कीजिए। दूसरी बात ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कुछ माननीय सांसदों ने पूर्व में कहा है कि टोल टैक्स जहाँ लगता है वहां पर 5 से 10 किलोमीटर के रेंज में व्यापारियों को कई बार आना जाना पड़ता है, तो अब कोई न कोई राहत का रास्ता निकलना चाहिए, जिसके कारण से बड़ी परेशानी होती है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं इस ओर भी निश्चित से ध्यान दिया जाए। दूसरी कमी ये नजर आती है, मेरा सुझाव है कि सड़क के दोनों तरफ हमारे उधर विलायती बबूल हो रहे हैं और विलायती बबूल इतनी झाड़ियां बड़ी बड़ी हो जाती हैं जिसके कारण से वो रास्ता पानी जाने में रुकता है और नालियां ठीक ढंग से निर्माण नहीं, उनसे भी परेशानी होती है और इसके लिए भी उसमें नियमित रूप से हर साल इसका ध्यान दिया जाए ठेकेदार के द्वारा, तो ये सड़कें नहीं टूटेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री DN कुरियाकोस जी। Thank you, sir. Sir, our Central Road Infrastructure Fund criteria, we are following 30% for fuel consumption and 70% from geographical specifications. Sir, according to this criteria, our state Kerala, we are receiving only small, mere amount. That means, as a small state Kerala, our geographical specification may be lesser than any other state. Sir, it should be revised. According to the road density of 545 km per 100 square kilometers, that is the road density of Kerala. According to this criteria, it should be revised. Otherwise, we are getting only small amount as CRIF. Lastly, we got sanction for CRIF in 2018. More than 800 crore rupees we received on account of flood situation. After that, we never get any CRIF sanction. Sir, in my constituency, Idukki, there are several roads under construction. 3 consecutive years of floods, our roads became very damaged, and I demand I demand further allocation for CRIF and under as the revised criteria. One more request about that. MP's proposal should get some priority, sir. Honorable Minister Nidhi Gadkari ji so many times mentioned this matter, or he attended this matter in this August House, and he assured to August House there should have some mechanism. In his reply, we are expecting about that. And my bitter experience, these days, Kerala state government prepared one list for submitting here. In that list, my district, my parliament constituency is completely excluded. I don't know what is the reason. It may be political or some other reasons. Anyway, it's a discrimination about my district, my parliament constituency. That's why I
I am requesting to Honorable Minister through you, sir, MP's proposal should get some priority. Then about our NH development works, I am thankful to Honorable Minister for Bharat Mala project of NH 85 from Kochi to Theni. But it's a different alignment. Existing national highway should be developed. Existing national highway is used by the common people there. And it is connected through all the towns, Movatupuzha, Kodamangalam, Adimali, Munnar, and all the places are excluding from the new alignment. That is the suggestion, and NHAI is going through that work. My demand, there is a bypass project, Movatupuzha and Kodamangalam. But it is not been, that demand is not been fulfilled last 30 years. We are waiting for we have waited for so many years. Lastly, NHAI, that means they expressed their willingness to develop that bypass project by the 50% share of state government, but our state government is denying again and again. So we are in a severe crisis. So I demand for the existing national highway NH 85 from Kochi to Dhanishkodi should be developed with the 2-lane with the paved shoulder. We had a meeting last week, and I think the officials might be sent that report to NHAI here. It should be taken care of. It should take care of. And another demand, NH 185 and 183. For that development work, 3A notifications came out. It should the rest of the process should be move fastly, sir. That's our demand again. Then there is a Palani Sabarimala proposal. In principle, approval we got in 2017. And now waiting for the final sanction. And Honorable Minister and the Ministry, from Ministry, we are getting the same reply. It is a policy matter. But principal approval we got, and the people are waiting for the final approval, final sanction. So I demand for the final sanction for Palani Sabarimala and also Vijayapuram to Urnugal. In the same status, we are waiting for the final sanction. I urge upon the government through you, sir, it should get fastly. Thank you, sir. Thank you. श्री संगमलाल गुप्ता जी। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे केंद्रीय बजट 22 और 23 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुदानों की मांग पर चर्चा के दौरान बोलने का मौका दिया। इसके लिए मैं आपके प्रति धन्यवाद प्रकट करता हूं। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के एक समावेशी, हितकारी, सशक्त और आत्मनिर्भर भारत के बजट बनाने और बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। महोदय, किसी भी देश के विकास का आधार वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। 2014 में मोदी जी की सरकार के बनने के बाद से ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। हमारी सरकार का प्रयास है कि देश की जनता को विश्व स्तरीय यातायात की सुविधाएं दी जाए और गांव-गांव तक सड़कों का जाल बिछा दिया जाए। पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम है। मोदी जी की सरकार का उद्देश्य है कि लोगों को विश्वस्तरीय आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और वस्तुओं का मूवमेंट भी आसानी से कम समय में हो। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास कार्यों को और अधिक गति प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की शुरुआत की गई है। यह प्लान भारत में मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट में एक नए युग का प्रारंभ करने जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, वित्त पोषण के इनोवेटिव तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे ताकि सार्वजनिक संसाधनों का संपूर्ण किया जा सके। इस बार के बजट में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए अब तक के सबसे अधिक 1,99,108 करोड़ रुपए की प्रावधान किया गया है। यह पिछले बार के 1,31,149 करोड़ रुपए से 67,959 करोड़ रुपए अधिक है। किसी भी अन्य मंत्रालय की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के लिए ही की गया है। कुल बजट में से 1,87,744 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के लिए है, जो कि बहुत ही सराहनीय और स्वागत योग्य है। यह कदम है, इससे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ेगा, मजबूत होगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकार का विशेष ध्यान है। इस बार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए 1,34,000
15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 2 गुना से भी अधिक है। अपने बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2022 से 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़े जाने के बारे में बताया था। इससे देश का परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर और सुदृढ़ होगा। इस साल के बजट में 21वीं सदी में भारत के विकास की गति निर्धारित की है और बुनियादी ढांचे पर आधारित विकास की इस दिशा में भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत में असाधारण वृद्धि होगी और रोजगार का नई संभावनाएं पैदा होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सरकार का ध्यान तो है ही, साथ ही सड़कों और पुलों का निर्माण भी तेजी से किया जा रहा है। इस साल के बजट में सड़कों और पुलों के लिए 64,573 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महोदय, जबकि सड़क और परिवहन की बात होती है तो यात्रियों की सुरक्षा की बात आती है। बजट में सड़क परिवहन और सुरक्षा के लिए 356 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह पिछले साल से रिवाइज एस्टीमेट 228 करोड़ से 128 करोड़ रुपए अधिक है। मान्यवर, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के लिए अनुरोध करूंगा कि मेरे यहाँ कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण सड़कें हैं, जैसे कि NH 231 के मोहनगंज बाजार से बड़ा का पुरवा टिकरी बेलखरी होते हुए कटरा गुलाब सिंह तक दूरी लगभग 30 किलोमीटर। यह मार्ग प्रतापगढ़ से कटरा गुलाब सिंह होते हुए सोराव होलागढ़ से प्रयागराज जनपद के बाईपास का भी विकल्प होगा। मानवर, भट्टी चौराहा से जगदीशपुर नेवादा गौराडांड से ब्रिजराज सिंह डिग्री कॉलेज होते हुए रामनगर भोजपुर पूरे माधव पहाड़पुर मोड़ तक पूरी लगभग 20 किलोमीटर है। MDR 164 के दुर्गागंज बाजार से पृथ्वीगंज बाजार होते हुए हुमायूंपुर घाट से वाया दिलीपपुर बाजार से प्रतापगढ़ पट्टी राजमार्ग पिपरी मोड़ तक दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। मानवर, NH 330 के कोहड़ौर बाजार से माधोपुर चौराहा थाना कंधई होते हुए रखाहा बाजार तक, जिसकी दूरी 20 किलोमीटर है। मानवर, NH 231 से फतनपुर बाजार बीरापुर उड़ैयाडीह मार्ग पर MDR 164 के लिंक मार्ग के रूप में दूरी लगभग 20 किलोमीटर। फतनपुर बीरापुर मार्ग के गीतानगर बाजार के कैलीडी जगतपुर 50 बेड अस्पताल बहरामपुर NH 231 को क्रॉस करते हुए करकापुरे सराय खरगराय से खागापुर चौराहा पर MDR गाजी के बाग से मुबारकपुर मार्ग तक, जिसकी दूरी 25 किलोमीटर है। शीतलागंज वाया उड़ैयाडीह पृथ्वीगंज ढिसनी से बंधवा बाजार तक मार्ग, जिसकी दूरी 23 किलोमीटर है। मानवर, लच्छीपुर चौहरजन दिलीपपुर वाया पृथ्वीगंज रोड से लगभग दूरी 18 किलोमीटर। भिकनापुर से दरियापुर गोकुला दुर्गागंज बाजार होते हुए लखनऊ वाराणसी मार्ग तक की दूरी 16 किलोमीटर है। मानवर, रतनमई से पिपरी खालसा मकूनपुर चौराहा होते हुए लवली पुख्ता खाम अमेठी बॉर्डर तक सड़क की श्रेणी MDR दूरी लगभग 25 किलोमीटर। कछारा से पुल दुर्गागंज रामनगर शेखुपुर सुल्तानपुर होते हुए जौनपुर बॉर्डर तक नहर की पटरी लगभग 20 किलोमीटर। मानवर, चमड़ी सुल्तानपुर बॉर्डर से शारदा सहाय खंड 36 जौनपुर डिवई सलाहपुर पट्टी जौनपुर बॉर्डर तक दूरी लगभग 20 किलोमीटर। चांदपुर अमुहा शारदा सहायक खंड 36 धरौली से महली होते हुए सिंगरा मऊ बॉर्डर के लगभग वाराणसी राष्ट्रीय मार्ग तक दूरी लगभग 20 किलोमीटर। सराय आना देव से वाया लक्ष्मीगंज बाजार जगदीशपुर सब्जी मंडी तक लगभग 16 किलोमीटर। मानवर, केंद्रीय सड़क निधि से कृपया समाप्त कीजिए। एक मिनट माननीय अध्यक्ष जी। केंद्रीय सड़क निधि से स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रयागराज से डेलूपुर होते हुए ढकवा से सूरापुर शाहगंज होकर आजमगढ़ जाने वाले मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने पर NH 231 वाराणसी लखनऊ से रायबरेली से जौनपुर के बीच जानवरों की तेज गति से गाड़ियां के सामने आने से घटने वाली घटनाओं को रोकने के लिए उस पर सर्विस लेन देकर NH को एंगल का बैरिकेटिंग कराने की व्यवस्था कराने की कृपा करें। मारवन NH 330 प्रयागराज अयोध्या पर स्थित कुसमी रेलवे फाटक पर ROB निर्माण कर अमेठी से प्रतापगढ़ होते हुए ढकवा जाने वाले मार्ग पर ढकवा के निकट हाल्ट स्टेशन नीमा की रेलवे क्रॉसिंग पर ROB निर्माण कराने की मांग करता हूं। मानवर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बोलने का हमें मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती अपूर्वा पोदार जी। Thank you, sir. Thank you, sir, for giving me an opportunity for the discussion of
the concerning Ministry of Road Transport and Highways. Sir, I would begin my words with the former British Prime Minister Margaret Thatcher, where it has been said that you and I come by road or rail, but economics travel on infrastructure. Whenever we talk about the word infrastructure, the first few words that come in our mind is road, highway and transport. And today we are discussing on the demands for grants for Ministry of Road Transport and Highways. India has the second largest road network in the world of about 63.72 lakh kilometers, consisting of national highways, expressways, state highways, major district roads and other district roads, village roads, out of which national highway is 1.41 lakh kilometers. The total expenditure of the Ministry of Road Transport and Highway of for 2022-23 is estimated about 1,99,108 crore, which is nearly about 68,000 crore more than the revised expenditure of 2021-22. The allocation have increased and some major announcements have also been made, which is a good initiative, but I have certain questions and suggestions which I would want to know from the ministry. The government has sanctioned the expressway between Varanasi to Kolkata under Bharat project phase 2, and it will pass through Khanakul assembly in Hooghly district, which falls under my parliamentary constituency Arambagh. I request the ministers to ensure that this work is completed in time-bound manner and allocation of funds should be given so that there is no issue regarding for the completion of this project. Because Khanakul is a flood-prone area, and if this happens, many bridges will also be built up, which will be a very good communication from Khanakul to Kolkata also. A large number of national highways across the country have dangerous potholes and need to be maintained in a better state. I would request the minister to allocate some part of the maintenance budget to thoroughly monitor the vast network of national highways across the country to be able to carry out the repair works of potholes within time, which will enable to prevent any possible accident due to poor state of NHS. There is a need for a research fund, not only regarding road construction, techniques and material use, but also to study and develop better mechanism to monitor the quality of road across the vast NH networks in the country. The major challenges while traveling on highways is the absence of proper signs, directions for the necessary amenities like toilets for women, police station, trauma care center in the hospital, which I would again suggest the minister, if any mandatory clause for the contractors, that while constructing highway there should be a proper sign of direction containing information about the nearby police station, hospital or trauma care, so that if any unhappy incident occurs, so that they can get in touch with the local administration. Out of total the very important point, sir, out of the total manpower working in NHA include both regular officials and those of the deputation, as on 30 August 2021 is just 1,189. Out of the total sanction strength, 1,882. The Standing Committee on Transport has mentioned that given huge financial allocation made on NHA each year to ensure sufficient manpower is in the place, so that to make a optional utilization of the available fund. I request the ministry to have a comprehensive review of the existing recruitment rules of NHA may be finalized at the earliest, and sincere effort may be made to ensure that all the vacancies presently lying unfilled in NHA are filled up at the earliest. There is a huge role to play by the good connectivity in economic growth of the country.
The ministry should request the RBI to grant a priority sector tax to the road infrastructure sector in order to encourage financial institutions and banks to lend high amount of supplement the maintenance and growth of NHA network in the country. And last point which I would make, the ministry should reach out the private sector with the proposal to invest CSR fund into road safety initiatives such as training of drivers, road safety awareness, developing infrastructure for quick reaching out to the road accident victims, which will save many lives across the country. With this few suggestions, I conclude. Thank you, sir. Thank you very much, Shri Devendra Singh Bhole ji. माननीय सभापति जी, आपने सम्मानित सदन के समक्ष सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान की मांगों पर चल रही चर्चा में मुझे अपना वक्तव्य देने का अवसर दिया, जिसका मैं हृदय से आभारी हूं और मैं माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। महोदय, कानपुर देहात का सांसद होने के नाते शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से मेरा सीधा वास्ता है। उक्त मेरे 44 अकबरपुर कानपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में 3 विधानसभा ग्रामीण अंचल एवं 2 विधानसभा शहरी क्षेत्र के अंचल में है। महोदय, भारत का भाग बदलने का समर्पित एनडीए सरकार के दूरदृष्टा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्पनाओं के अनुरूप तमाम क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव के कदम उठाए हैं। इन्हीं बदलावों के क्रम में पीएम गति के 7 इंजनों में से सड़क को पहले इंजन की बारीता दी गई। देश में हो रहे आवागमन को गतिमान बनाने के लिए गतिशक्त मास्टर प्लान में एक्सप्रेस मार्गों का प्रतिपादित करने का नायाब कदम उठाया है, जो हमारे कर्मठ बिना विराम के कार्य करने वाले मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी एवं जनरल वीके सिंह के नेतृत्व में लगातार इस देश में हो रहा। महोदय, इस पर कोई संदेह नहीं कि दृष्ट नेतृत्व के धनी माननीय मोदी जी व माननीय गडकरी जी की पूरे स्पष्ट दृष्टि से चलते पूरे आत्मविश्वास के साथ सबका विकास और सबका विश्वास के लक्ष्य की ओर बढ़ा है। महोदय, ग्रामीण एवं शहरी जीवन में बदलाव एवं देश को जोड़ने वाली एनडीए की प्रमुख 13,000 किलोमीटर लंबी भारत माला सड़क परियोजना के अंतर्गत वर्ष 22 और 23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को जोड़ते हुए 25,000 किलोमीटर सड़क निर्माण का कार्य देश के विकास के लिए अहम भूमिका का निर्वाह करेगा, जिसके लिए मैं माननीय मंत्री जी नितिन गडकरी जी और जनरल वीके सिंह जी का बहुत बहुत बधाई देता हूं। महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली घाटमपुर विधानसभा के राष्ट्रीय राजमार्ग 86 कानपुर सागर में भारी वाहन के अत्यधिक मात्रा में चलने, जिसके कारण अस्पताल में ले जाने वाली एम्बुलेंस और निजी वाहन के अत्यधिक आवागमन के कारण घाटमपुर में आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न होती रहती है। जाम के कारण क्षेत्रीय जनों यात्रियों सहित गंभीर बीमार मरीज को भी इस समस्या से जूझना पड़ता है तथा कई घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। इस तरीके से NH2 बिठूर विधानसभा के सचेडी अंडरपास जो इटावा और चकेरी को जोड़ता है NH2 पर मेरे निवेदन पर उक्त जाम एवं दुर्घटनाओं को दृष्टि यहाँ अत्यधिक दुर्घटनाएं होती हैं और मतलब एक बार में साल में कम से कम 2-2, 3-3, 400 लोगों की मृत्यु होती है। एक साथ 20-20, 30-30 लोगों की सचेनी जैसे स्थान पर मृत्यु हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी और माननीय परिवहन मंत्री जी ने भी दुख व्यक्त किया है। मार्ग पर मेरी ओर से मांग पर विभाग माननीय मंत्री जी के निर्देश पर विभागीय अधिकारियों ने प्राक्कलन तैयार करके और मेरे द्वारा 1/3/2019 को, जिसमें विभागीय अधिकारी भी शामिल थे, उस जगह का शिलान्यास किया गया। मैं था, मेरे वहाँ के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन आज तक वह काम अभी प्रारंभ में नहीं हुआ है, जिसके कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। मैं आपके माध्यम से माननीय सड़क मंत्री जी श्री गडकरी से अनुरोध करना चाहूंगा, इस जटिल समस्या के क्षेत्रवासियों कठिनाई को देखते हुए अपलम हस्तक्षेप कर कार्य पूरा कराने की कृपा करेंगे। मानवर उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी कानपुर में आबादी का घनत्व अधिक होने के कारण GT रोड और NH2 को जोड़ने का कार्य अशीघ्र कराए जाने की महती आवश्यकता है। मानवर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से इटावा से औरैया से कानपुर देहात को नहर मार्ग से जोड़ने वाला मार्ग जो कंचौसी बाजार कानपुर देहात तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़ गया है
और उसको मात्र आगे 50 किलोमीटर जोड़ करके NH2 में ला करके आगरा और मैनपुरी को सीधे 50 किलोमीटर की दूरी को हम कम कर सकते हैं, जिससे कि व्यापार भी बढ़ेगा, लोगों को रोजगार भी मिलेगा और वहाँ जमीन की भी कोई कमी नहीं है। चूंकि नहर पर, सिंचाई विभाग की नहर पर जो सड़क बनी है उस पर बहुत सारी जमीन है। मैं निवेदन करता हूँ माननीय इसी सदन के माध्यम से मैं एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। विगत यूपीए की सरकार की जो भ्रष्टाचारी नीति थी, विगत यूपीए की सरकार ने जो गड़बड़ियां की थी, जिसके कारण हमारा क्षेत्र कानपुर और नगर और देहात एक बहुत बड़ी कठिन समस्या से लगातार जूझ रहा है। इटावा चकेरी पर बने 12 टोल प्लाजा पर हो रही अवैध वसूली, गुंडागर्दी में सभी सुविधाएं न होने का सरकार की छवि धूमल हो रही। इस संबंध में 12 टोल प्लाजा कानपुर देहात की अनियमितताओं का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि यूपीए की सरकार ने उस टोल प्लाजा को गलत तरीके से अवॉर्ड करने का काम किया है। इस संबंध में मैंने मेरे द्वारा माननीय मंत्री से अनुरोध किया था और इसके द्वारा सरकार के द्वारा नीति आयोग से जांच कराई गई। उस जांच में मेरे द्वारा दिए हुए तथ्य को माना गया, लेकिन आज तक मानवर वह लागू नहीं हो पाया है, जिसके कारण कानपुर नगर और कानपुर देहात के लोगों का, चूंकि दोनों का भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, सभी प्रशासनिक सारे रिश्ते एक हैं और इसके बाद में यहाँ से रिपोर्ट भी नीति आयोग की गई है, लेकिन अभी तक मैंने लागू नहीं हो पाया। मैं माननीय मंत्री जी जनरल बीके सिंह साहब यहाँ बैठे हुए हैं। जनरल साहब मेरा निवेदन सुन लीजिए। आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं केवल आपसे इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि आप वो जो नीति आयोग की रिपोर्ट है उसको मंगा करके, यदि नीति आयोग ने हमारी बात का समर्थन किया है तो हमारे कानपुर नगर और कानपुर देहात और हमारी लोकसभा क्षेत्र के साथ में जो गड़बड़ियां कंसेशन द्वारा हो रही है उस पर मैं आपसे चाहता हूं कि मुझे कम से कम यूपीए की भ्रष्ट नीतियों का जो दंड मुझे भुगतना, हमारी जनता को, हमारे मालिकों को भुगतना पड़ रहा है, कम से कम वो ना भुगतना पड़े। और इस संबंध में कई बार आपसे कह चुका हूं। दूसरा, सदन के मामले कानपुर नगर में दिशा की बैठक में, कानपुर नगर और कानपुर देहात की दिशा की बैठक में उक्त दोनों मामले बार बार उठाए जाते हैं जनप्रतिनिधियों के द्वारा। और कानपुर नगर में जो 24 किलोमीटर एलिवेटेड रोड है, लगातार 8 महीने क्षतिग्रस्त रहा है और लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिशा की बैठक में कानपुर नगर के दिशा के चेयरमैन यहाँ अशोक रावत साहब हैं, कानपुर देहात का मैं हूँ, वहाँ पर लोगों से पैसा वसूल किया जाता रहा है, वाहन वहाँ नहीं जाते थे। इस सारी चीजों को दृष्टि रखते हुए मानवर मेरा आपसे निवेदन है कि हम सबको न्याय दिलाने की कृपा करेंगे। और जहां आपके नेतृत्व में पूरे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के मामले में अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर रहा, वही यूपीए की सरकार द्वारा की गई नियमताओं की ठीक कर, चूंकि हमने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जिनको विगत सरकारों ने गलत किया था और हमने अपनी सरकार में सुधारने काम किया है। इसलिए मैं विनती करता हूं कानपुर नगर और कानपुर देहात अपनी लोकसभा क्षेत्र की ओर से इसको ध्यान रख करके हमारी विनती को स्वीकार करेंगे। पुनः मैं सरकार के द्वारा बजट का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मनीष तिवारी जी। सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान 4 मुद्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, 25 फरवरी 2019 को सम्मानित श्री नितिन गडकरी जी ने बंगा श्री आनंदपुर साहब जो सड़क है और जो आगे नैना देवी जाती है उसका शिलान्यास किया था। उसको पंजाबी में नींव पत्थर रखना कहते हैं। ये जो मार्ग है सभापति महोदय, ये जो मार्ग है, ये जो सिख धर्म के 2 सबसे पाक स्थान हैं, श्री हरमंदिर साहब और श्री आनंदपुर साहब, उनको जोड़ता है और आगे नैना देवी जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज 37 महीने हो गए और वो सिर्फ नींव पत्थर का नींव पत्थर ही लगा है, उस सड़क पे ऊपर एक पत्थर और नहीं लगा। जनरल वीके सिंह साहब यहां बैठे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, इज अ मैन ऑफ ऑनर, कि जब कोई मंत्री किसी चीज का उद्घाटन करते हैं या किसी चीज का शिलान्यास करते हैं तो ये उम्मीद की जाती है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर उसको एक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाएगा। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि आपको
ये जो 5 स्थान हैं, इन सबका आशीर्वाद मिलेगा। अगर कृपया करके जो आपने वायदा श्री अनंतपुर साहब के लोगों से किया था 25 फरवरी 2019 को 581 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को आप पूरा कराने की कृपालता करें, या हमको साफ साफ कह दें कि वो जो शिलान्यास था वो राजनीतिक कारणों से किया गया था और सरकार की कोई दिलचस्पी नहीं है उस प्रोजेक्ट को पूरा करने की। दूसरी बात मैं जो मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एनएचएआई ने मंजूर किया था, ये है पीआरआई गमाडा एक्सप्रेसवे। इसको एक नई अलाइनमेंट दी गई थी सिटी चौक जो चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास है, वहां से लेके कुराली तक। इस प्रोजेक्ट में जो लैंड एक्विजिशन है वो लैंड एक्विजिशन हो चुका है, पर लैंड एक्विजिशन के कॉम्पनसेशन को लेकर कुछ मुद्दे आउटस्टैंडिंग हैं और सार्वजनिक तौर पर यह पता लगा है कि एनएचएआई ने यह फैसला किया है कि इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित नहीं करेंगे। मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक बार एक प्रोजेक्ट की जब शुरुआत हो जाती है, लैंड एक्विजिशन हो जाती है, पार्टली जो कॉम्पनसेशन है वो भी पे आउट हो जाता है। अगर कहीं पर थोड़ा बहुत कॉम्पनसेशन को लेकर कुछ जो गांव वाले हैं वो अपनी जमीन का अधिक रेट चाहते हैं, और उसका कारण भी है क्योंकि वो सारी जमीन शहर से लगती हुई जमीन है और वो जमीन बहुत महंगी हो गई है, तो इसमें थोड़ा उदारवादी रुख अपनाकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में एनएचएआई को आप निर्देश देंगे कि जो काम उन्होंने शुरू किया है इस ग्रीनफील्ड अलाइनमेंट के ऊपर, इसे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया जाए। तीसरा, मैं माननीय मंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि मोहाली जो मेरे संसदीय क्षेत्र में पड़ता है, चंडीगढ़ और पंचकूला, इसको ट्राई सिटी कहा जाता है और इसमें क्षमता है एक बहुत बड़े इनोवेशन हब, जो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, जो चौथी औद्योगिक क्रांति है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एनालिटिक्स की, रोबोटिक्स की, जीनोमिक्स की, इसका एक बहुत बड़ा हब डेवलप करने की उसमें क्षमता है। पर इसके लिए एक बहुत जरूरी है कि एक एमआरटीएस बनाने की जरूरत है, एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो अंबाला से लेकर कुराली तक जाए और इधर मोहाली से लेकर पंचकूला तक जाए और चंडीगढ़ को अपने संज्ञान में ले। एक हाइब्रिड के बस और रेल को जोड़कर ऐसा अगर एमआरटीएस मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बढ़ेगा तो इस इलाके की जो क्षमता है भारत की अर्थव्यवस्था में अपना योगदान डालने की, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, कई गुना बढ़ेगी। मैंने मंत्री जी को खत लिखा था, नितिन गडकरी जी को, मैंने रेलवे मिनिस्टर को भी खत लिखा है कि इसकी एक प्री फिजिबिलिटी स्टडी कराने की जरूरत है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मल्टीप्लायर बनेगा और ये नॉर्थ इंडिया वैसे भी कटा हुआ रहता, उत्तर भारत, उस तरफ पाकिस्तान है, ट्रेड का भी कोई ज्यादा क्षमता नहीं रहती है। तो इस चौथी औद्योगिक क्रांति को हार्वेस्ट करने के लिए ये एमआरटीएस बहुत आए दिन में अगले 20 साल के लिए बहुत बड़ा सहयोगी होगा अगर इसकी प्री फिजिबिलिटी स्टडी करा सके। मेरा आखिरी आपसे दरखास्त ये है कि हमारे यहाँ पे एक नंगल शहर है, भाखड़ा नंगल डैम जहाँ पे बना हुआ है, 2 डैम है, भाखड़ा डैम है और नंगल डैम है। वहाँ पे एक शिवालिक एवेन्यू का फ्लाईओवर बन रहा है। वो फ्लाईओवर इसलिए माननीय मंत्री जी बनाया जा रहा था क्योंकि वहां पे एक जगह है जिसे खूनी चौक कहते हैं, वहां पे बहुत अनटूवर्ड एक्सीडेंट्स होते हैं, पर वो जो फ्लाईओवर की अलाइनमेंट है वो खूनी चौक से पहले ही खत्म हो जाती है और कहीं वो इस खूनी चौक को और खूनी ना बना दे, ये मेरी आशंका है। उसके अलावा क्योंकि ये शिवालिक एवेन्यू का फ्लाईओवर कहलाया जाता है, ये शिवालिक एवेन्यू का टोटल एक्सेस बंद कर देती है और लगभग 30,000 लोगों को 3-4 किलोमीटर घूमकर एक बड़े सर्किशियस रूट से अपने घर जाना पड़ेगा।
तो मेरे आपसे ये आग्रह है कि ये जो NHAI का फ्लाईओवर है, इसकी अलाइनमेंट को स्टडी करवा के, हमने कई बार खत भी लिखा है कि इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, जिससे ये खूनी चौक और ये जो शिवालिक एवेन्यू की समस्या है उसमें कोई एग्रेस देकर इसको हल करवाया जाए। मैं ये 4 निवेदन आपके समक्ष करना चाहता हूं। सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर श्रीमती सुनीता दुग्गल जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। डिमांड फॉर ग्रांट्स में रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवेज पर इसके समर्थन में बोलने के लिए मैं आपके समक्ष आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी आदरणीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को, और हमारे नितिन गडकरी जी को, और हमारे वीके सिंह मंत्री जी को, क्योंकि मेरे इलाके में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फतेहाबाद जिला है, वहां से गुजरने वाले न्यू NH9 पर जो दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट थे, वहां पर 54 करोड़ की लागत से 4 अंडरपास जो मंजूर हुए हैं, बल्कि मंजूर ही नहीं हुए हैं, बहुत तीव्र गति से वहां पर काम चल रहा है, जो कि बड़ोपल, खाराखेड़ी, धांगड़ और दरियापुर हैं। तो उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाह रही थी कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर 66 लाख किलोमीटर जो लंबा सड़क मार्ग है, जो कि दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है, और आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो राजमार्ग बन रहा है, वो भी मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मंत्री महोदय को। लेकिन मेरी कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ मेरी रिक्वेस्ट है जो है वो आदरणीय मंत्री जी से हैं। एक तो जो हमारे वहाँ पर NH9 फतेहाबाद जिला में हासपुर चौक है जी, तो यहाँ पर ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। हमारी रिक्वेस्ट है कि वहाँ पर उसको ब्लैक स्पॉट घोषित करके और वहाँ पर पुल का निर्माण करवाया जाए। और हरियाणा सरकार द्वारा डबवाली से पानीपत वाया कालांवाली, रोड़ी, रतिया व भूना होते हुए पानीपत तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने DPR बनाने के लिए 80 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी है। तो उसको भी थोड़ा सा उसकी गति को तेज किया जाए, इसकी भी मैं आदरणीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने सिरसा से चूरू वाया नोहर, सहवा, तारानगर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की थी, जिसकी DPR भी जमा हो चुकी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आदरणीय मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से, आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत आपको मंत्री जी, मुझे नहीं लगता कि पूरे सदन के अंदर कोई भी ऐसा सांसद होगा कि जिन्होंने आपकी प्रशंसा ना करी हो। तो मैं सबकी तरफ से जो है मैं सोचती हूँ कि तालियां बजाकर हमें मंत्री जी का स्वागत करना चाहिए। तो जो गडकरी जी ने जो हमारे सिरसा से चूरू वाया नोहर, सावा, तारानगर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की थी, जिसकी DPR भी जमा हो चुकी है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिकारियों को इसका निर्देश देकर अतिशीघ्र इस काम को शुरू करवाना चाहिए। और हमारे यहाँ पर गंगानगर से हमारे सांसद निहाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की, और मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सिरसा से एलनाबाद से टिब्बी होते हुए जो है वो नेशनल हाईवे बनाया जाए, ताकि राजस्थान जो हमारे हरियाणा का जो बॉर्डर है, वो उस पर एक अच्छी तरह से लोगों को जो है उसका लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मैं एक वीडियो देख रही थी सभापति महोदय, तो उसमें जो है हमारे पड़ोसी जो देश हैं, उसके जो वजीर आजम है, तो वो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को दाद दे रहे थे, और बहुत बड़ी जनसभा के अंदर सबको ये कह रहे थे कि किसी में हिम्मत नहीं है, उनकी जान निकलती है, बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी को, कि इंडिया को कुछ कहने के लिए, और हमें वो धमकाते हैं। और देखिए, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को जो है, आप भी, मुझे लगता है कि सबको वो देखना चाहिए वीडियो, तो उन्होंने बिल्कुल मुक्त कंठ से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मैं दाद देता हूं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, हमारा जो पड़ोसी देश है हिंदुस्तान, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश की जनता के लिए नीतियां बनाते हैं। और इस बात के लिए मुझे लगता है कि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जब से उन्होंने 2014 से जो है हमारे देश का नेतृत्व संभाला है, तो उनकी नजर जो है हम किस तरह से अपने देश को विश्व गुरु बना सकें, इसी की तरफ उनकी नजर है। और इसके सिवा उनको सुबह से लेकर रात तक और उनको कोई
किसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि हम जनता की नीतियों को कैसा ऐसा बना सके कि अंत्योदय के माध्यम से कि एक अंतिम छोर पर बैठे हुए इंसान को भी जो है वो उसको हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। तो मैं कहना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरी जो रिक्वेस्ट थी, और एक ये जो NH1 है ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोलते थे, उस पे माननीय मंत्री जी मैं कहना चाहूंगी कि वो जितना तीव्र गति से उसका काम हम करें ना, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से जो है वो दिल्ली के लिए पिछले कम से कम भी 12-15 सालों से उसका काम चल रहा है और अभी तक जो खत्म होने में नहीं आ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जितना तीव्र गति से आप करवाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जी कोई बात नहीं मंत्री जी, आप जिस तरह से हर जगह पे अपना पक्ष रखते हैं तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस हो जाएगी इस बात को लेकर, क्योंकि हमें अपने देश को जो है वो विश्व गुरु की तरफ लेकर जाना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहती हूँ कि उन्होंने जिस तरह से उनकी कोशिश है कि जो है वो आगे ही आगे बढ़ते जाओ और अपने देश को जो हम कैसे विश्व गुरु बना सकें, तो बशीर बद्र जो है उनके 2 शब्द हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्री श्रीनिवास पाटिल जी। आदरणीय सभापति महोदय, मुझे मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसे ही गडकरी साहब सभागृह में आए तो मुझे पुरानी यादें आ रही है। यू आर ए लकी मेंबर। मैं नागपुर में NIT में चेयरमैन था, अब तब गडकरी साहब महाराष्ट्र में PW सार्वजनिक बांधकाम के मंत्री थे। तो सीमेंट रोड बनाने का जो काम था वो हम दोनों ने मिलकर अच्छा किया 1996 में, और तब से ये भारत के प्रधानमंत्री बनकर पूरा भारत का सीमेंट का जो रास्ते बनाएंगे ऐसी मेरी उम्मीद थी। और अभी मैं तीसरी बार इस सभागृह में खासदार बन के आया हूं, तो मेरे क्षेत्र में कल रात को ही मैं एक गांव से दूसरे गांव लोणन से आदर की जगह आ रहा था, और जाते जाते इतना मुझे अच्छा लगा, जो विनती हमने की थी वो गडकरी साहब आके उन्होंने उधर के जो इंजीनियर साहब थे उनको सूचना ही दी थी। 80 किलोमीटर का वेग रहता है, मैंने ट्राई करके देखा 100 जाता है या ना, जाता था। जैसे वो गांव में गया लोगों ने तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया और मुझे धन्यवाद दिया। अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए अच्छा कहना सभागृह में भी अच्छा है, इसीलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं। मेरे ही क्षेत्र में पाटन तहसील में कोयना नगर की तरफ एक केरा नदी है, वो नदी पे पुल बनवाकर कुछ काम गए 3-4 सालों से हो नहीं रहा। वाइडनिंग का काम कर रहे हैं, लेकिन आधा वाइडन हुआ है आधा नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने उनको विनती की है कि जल्दी से वो काम करें। NH 160 बीजापुर से गुहागर तक एक रास्ता जाता है, उसको कृष्णानदेवक कराड़ में एक पुल बन रहा है, 2-3 साल हुए हैं। थोड़ा गति से अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। अगर ये टोल नाके जो होते हैं, इसके लिए मैं गडकरी साहब को और जो कोई अधिकारी है उनको विनती करूंगा कि एक त्रिज्या होती है 20 किलोमीटर की, और उस 20 किलोमीटर जितने काश्तकार है, व्यापारी है, उनको आने जाने के लिए कोई परमिट या पास दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता है कई लोगों को मिल रहा है, कई लोगों को मिल नहीं रहा है। तो कोई एक ऐसी धारणा हो, कोई एक यंत्रणा ऐसी हो कि अगर वो अपना आधार कार्ड देंगे, गांव का नाम भी उस पर रहेगा, और उनको अगर ऐसे मासिक पास कम दाम में मिलेंगे तो जाने आने की सुविधा उनकी हो जाएगी। नेशनल हाईवे रोड के बनाने का ऊंचाई बढ़ रही है, और इसीलिए ऊंचाई बढ़ने से वजह काश्तकारों के खेत नीचे है, और जो पानी पहले गटर में जाता था वो पानी नहीं जा रहा, इसीलिए काश्तकारों को अपना फसल लेने के लिए भी बहुत तकलीफ हो रही है। तो उन लोगों ने वो पानी ओढ़े में जाए, नाले में जाए, नाले से नदी में जाए, इसकी अगर वो कुछ जानकारी लेंगे तो अच्छा रहेगा। मेरे ही एक गांव में 2 टनल बन रहे हैं, लेकिन आगे उसका नाम है वेड़े। गांव इधर पूर्व की तरफ है और पश्चिम की तरफ है। वो वेड़े में अगर बड़ा पुल बन जाएगा तो आजकल जो एक्सीडेंट हर
2-3 दिन में एक एक्शन होता है, वो बच जाएगा। पारगांव करके गांव है, वहां भी ये काम करना पड़ेगा। राष्ट्रीय मार्ग पर बिजली के खंभे लगाए हैं, मैं कई दिनों से देख रहा हूं, खंभे बने हैं, दिए लगाए हैं, लेकिन दिए जलते नहीं। तो हर जगह जिधर जिधर दिए लगाए हैं, तो क्यों लगाए और क्यों नहीं जलते, इसका अगर कुछ अभी ये एग्जामिनेशन हो जाएगा और दिए रात को लगेंगे तो अच्छा रहेगा। और एक बात है, दाहिने भी शहर है, बाएं भी शहर है, अगर बड़ी लाइट जिसको हम बड़ा हाई मास्क लगाते हैं, मैंने बेलगांव का रोड पे देखा है, हाई मास्क लगाया है और जैसे मुड़ना है उसके भी सिग्नल दिखा है। तो इसीलिए जो हाईवे पे आता है, जो हाईवे से अपने देहात में जाता है, उधर तकलीफ नहीं होती और वहां शौचालय की व्यवस्था भी हो गई है। महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। तो जितने भी अगर महाराष्ट्र बन रहे हैं, अगर ये व्यवस्था हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा। ये सबलेटिंग के मामला एक मेरे मित्र ने उठाया, बड़ी कंपनियां हैं, उनको करोड़ों रुपए के टेंडर वो लेते हैं, लेकिन 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ठेके वो देते हैं और इसीलिए वो भी कमाते हैं, बड़े लोग भी कमाते हैं। इसलिए 100 रुपए का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो जगह पे 60 रुपए के शुद्ध माल नहीं पड़ता, इसलिए इनकी क्वालिटी खराब होती है। तो इसीलिए बड़े लोगों को बोलना चाहिए कि आप सबलेट मत करो, आपके इंजीनियर बढ़ाओ, दूसरे कैसे लाओ और काम करो। मुझे जो आपने ये संधि दी, इसलिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। खेड़ शाहपुर आने वाली ये जो टोल नाके हैं, उस पर जल्दी से अगर कुछ यंत्रणा बिठाकर उसकी सुविधा बनाएंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा। पोलादपुर और सुरूर ये एक मार्ग जो है, बंबई गोवा और पुणे बेंगलोर को जोड़ने वाला एक रास्ता है, उसका दर्जा बढ़ाया गया है, लेकिन अभी उसमें काम होना चाहिए। महाबलेश्वर और पांचगनी ये दोनों भी शहर उस पर है, अगर वो काम हो जाएगा तो जल्दी से लोगों को सुविधा होगी। मैं फॉरेस्ट का भी अपने आए, उधर का भी मैं आप बताएंगे, उन लोगों को मिलूंगा और कर दूंगा। आपने मुझे मैं इसका आभारी हूँ और आप कर्तव्यदक्ष मंत्री होने की वजह से और मेरे पुराने सहकारी होने से मैं आपको शुभ कामनाएं देते हुए मेरी ये भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। Thank you so much. Honorable Member Shri Pratap Singh. Thank you, Chairman Sir, for allowing me to speak on a very important subject, demand for grants under the control of Ministry of Road Transport and Highways for the year 2022 and 23. Sir, I am really thankful to our Honorable Minister Nitin Gadkari ji. Perhaps he is the only minister who does not know how to say no. Whenever we go, we visit him with a proposal, he will have a solution, he will have a positive reply for all the projects, sir. So I thank him, sir, on behalf of every Kannadiga across Karnataka, sir. Sir, whenever I visit his house or his office, there is a quote on the wall of his office or his residence, sir. It is by the famous American President John F. Kennedy. American roads are good not because America is rich, but America is rich because American roads are good. Sir, it is not just a slogan or a quote for him, sir. He literally means he works towards it. That is the reason we are seeing a lot of changes across the country, sir. I am thankful to our beloved Prime Minister Narendra Modi ji, as well as our Minister Nitin Gadkari ji, sir. Sir, I would like to thank him once again for doubling the total length of national highway in Karnataka in 7 years, sir. Sir, earlier the total length of national highway in Karnataka was 7,652 kilometers, out of which NHAI is having 3,513 kilometers. PWD NH wing is having 4,139 kilometers. Sir, after 2014, from 2015 till date, he has awarded 24 projects having the cost of 26,255 crores with a length of 1,296 kilometers, sir. Out of which 633 kilometers have been completed, sir. Sir, projects to be awarded having a cost of 4,728 crores
with a length of 265 crores, sir. For 2021-22, there are 12 projects having a cost of 18,368 crores with a length of 499 kilometers, sir. Sir, the projects under DPR stages are around 36, sir, with a cost of 48,437 crores. This shows the scale, size and speed of our government, and it shows the efficiency of our Honorable Minister, sir. Sir, I am thankful to our beloved Prime Minister Narendra Modi ji. He visited my constituency way back in 2018, February 19. He announced 10-line highway between Mysuru and Bangalore at a cost of 6,400 kilometers. Sir, after 3 cost escalations, now the cost has gone up to 9,500 crores. If you calculate the length of the road, they are spending, our government, our minister is spending 9,500 crores. It may be the biggest project in the country. Sir, I'm thankful to him. Recently, there were 1,300 crore cost escalation. Again, the minister gave the approval, sir. Sir, I would like to... Sir, I'll finish it in 2 minutes, sir. 1 minute. Honorable members, if the House will agree, the time of the House may be extended up to 8 p.m. The discussion on demand for grants on road transport is up to 7 p.m. House will agree? Up to 7? Yes. Okay, you can continue now. Yes, sir. Thank you, sir. Sir, recently our Minister Nitin Gadkari ji gave the approval for the construction of 4-line highway between Mysuru and Kushalnagar at a cost of 4,000 crores. Sir, we have already called the tender. The technical bid needs to be opened. Sir, it needs a approval from the Finance Ministry. I request the Honorable Minister to speed up the process and allow us to, open the technical bid. He knows it, sir, and he will certainly help us. Sir, and one more thing, sir. Now the Mysuru Ring Road, which is about 43.5 kilometers, sir. Even the Ring Road, he has allowed us to upgrade it to National Highway. Again, he gave us 160 crore for the asphalting. Now he has approved 7 overbridges and underpasses around Mysuru Ring Road. I am again thankful to him. I thank him on behalf of every Mysorean, sir. Sir, there are 2-3 issues, sir, I would like to, raise, using this opportunity, sir. Please. Sir, I'll finish it in 2 minutes, sir. Yes. Sir, there are some projects. It doesn't come under my constituency, but it is a very important project for Karnataka. Sir, the stretch between Hassan and Marnahalli, it's about 45 kilometers. Now, it is a cement concrete road which was approved in the year 2016. Sir, it was awarded to a Spanish company, Isolux. The company went bankrupt. In between, the district administration of Hassan, they did not allot the quarry. Because of that, sir, even today, even after 6 years, the project is still not completed. It is not in the near future. There is no signs of getting completed, sir. So that the ministers should personally look into that matter, sir. Here the member projects, R.K. Pandaji is here. He knows it, sir. Okay, sir. Sir, another thing, sir. 212 highway, sir. It goes to Kerala, sir. From Mysuru. 212 highway. It goes to Kozhikode. Sir, it was completed in 2017, sir. Sir, but it was constructed under PWD National Highway Wing, sir. Now it is under, the NHA has already taken over the control, but the cost escalation is around 200 crores, sir. It is not yet cleared, sir. We have not paid the compensation, sir. That needs to be addressed, sir. Yes, sir, I'll finish it, sir. Yes. Sir, one more important issue, sir. One more important issue, sir. Sir, under PWD NH Wing, the government of India allocated 4,277 crore for the year 2021 and 22, sir. Sir, out of which only 2,400 crore, 2,041 crore have been utilized, sir. Sir, who should be held responsible for this, sir? Sir, the RO of Karnataka and the ADG who
who looks after the projects in transport zone, they should be held responsible for this, sir. I wanted to bring it to the notice of our minister, because he is kind enough to allot so much of money for Karnataka, but because of the lethargic attitude of the officials, it is not utilized. Sir, one final issue, sir. Sir, there are three types of medians, sir. Raised medians and depressed medians and New Jersey barriers, sir. Sir, nowadays we are constructing raised medians, sir. The height of the raised median is just 0.75 meters. जी धन्यवाद. So we need to increase the height of the raised. Thank you. Please, you start. जी धन्यवाद सभापति महोदय. आपने मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग की अनुदान मांगों के मंत्रालय के अवसर पर बोलने का मौका दिया. Please sit down. Sit down. मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदरणीय मंत्री जी का कि जिन्होंने हमेशा हम नए सांसदों के लिए जो भी हमारी मांगे हुई उनको पूरा करने के लिए कभी मंत्री जी ने मना नहीं किया और पॉजिटिव वे में उसको पूरा करने का काम किया. मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे संसदीय क्षेत्र बुलंदशहर से मेरठ के लिए NH 235 बहुत ही सीमेंटेड रोड बहुत कम समय में माननीय मंत्री जी के द्वारा बनाया गया और 2014 से 2019 से शिलान्यास भी उसी उसमें हुआ और लोकार्पण भी माननीय मंत्री जी ने किया. इसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं. हमेशा एक ऊर्जा माननीय मंत्री जी के माध्यम से हमें मिलती है और जिस तरीके से हम देखते हैं कि जब अप्रैल 2014 में देश में मात्र 91,287 किलोमीटर के हाईवे बनाए गए थे, वहीं आज 2022 में 1,83,101 किलोमीटर हाईवे पूरे देश में बनाए जा चुके हैं और भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 24,800 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे माननीय मंत्री जी के द्वारा बनाए गए. और जिस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे राज्य मंत्री आदरणीय जनरल वीके सिंह साहब भी बैठे हैं जो गाजियाबाद से सांसद हैं और दिल्ली NCR का पूरा डेवलपमेंट जो 7 सालों में हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली से मेरठ के लिए हाईवे हो, चाहे मुरादाबाद के लिए हो, चाहे ईस्टर्न पेरीफेल हो, चाहे वेस्टर्न पेरीफेल हो, इतनी तेज गति से और इतनी अच्छे गुणवत्ता के साथ में जो कार्य हुए हैं उसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का आभार करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतनी तेज गति से सरकार ने काम किए और कोविड-19 महामारी होने के बावजूद भी ना तो विकास के कामों में कोई रुकावट हमें देखने को मिली, ना ही बजट में कोई गिरावट देखने को मिली. और इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करते हुए सीधा कुछ 2-3 मेरे विषय हैं. मैं अनुरोध करूंगा माननीय मंत्री जी से कि जब आप बुलंदशहर आए थे उसका लोकार्पण और शिलान्यास करने के लिए कुछ उम्मीदें बुलंदशहर वासियों की थी और आपने उनकी घोषणा भी की थी, लेकिन कोविड की वजह से वो काम पूरा नहीं हो पाया. सर्वे का काम तो शुरू हुआ था. बुलंदशहर से डिवाई जो अलीगढ़ बदायूं राजमार्ग को जोड़ता है, सर 55 किलोमीटर का वो था, उसकी मांग थी. एक बुलंदशहर श्यानागढ़ से जो दिल्ली मुरादाबाद हाईवे को जोड़ता है उसके लिए भी उसका सर्वे का काम हुआ था. दूसरा NH 235 NH 91 और बुलंदशहर से जो मार्ग नरोदा जाता है उसके लिए बुलंदशहर से अनूपशहर, बुलंदशहर से श्याना, ये सब मार्गों को जोड़ते हुए सर एक बहुत बड़ी अति आवश्यकता है. हमारे क्षेत्र में बहुत बड़ा जाम लग जाता है अंदर बुलंदशहर शहर में, एक रिंग रोड की आवश्यकता है. तो आपसे तब भी हमने अनुरोध किया और एक बार मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि उस रिंग रोड को आप अगर बनाने की स्वीकृति दे देंगे और जो मैंने देखा मंत्रालय में कि स्वीकृति की आप यहाँ से गई भी है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम शायद उसमें है, तो उस टेक्निकल प्रॉब्लम को क्लियर करा के सर उसको दे देंगे तो पूरे जाम से निजात पूरी बुलंदशहर की जनता को मिलेगा. और खाली बुलंदशहर ही नहीं, जो दिल्ली से जो लोग बदायूं जाते हैं या मुरादाबाद जाते हैं या गढ़ सारने जाते हैं, उन लोगों को भी जाम से लाभ मिलेगा और जाने के लिए विकास के रास्ते सर खुलेंगे. तीसरा एक सर NH 235 पे जो बुलंदशहर से मेरठ आपने बनाया है, एक गांव जैनपुर पड़ता है बुलंदशहर से निकलते हुए, गांव दोनों साइड में रोड के बसा हुआ है. गांव वासियों को, बच्चों को स्कूल दूसरी साइड में है, मंदिर दूसरी तरफ है, तो बच्चों को आने जाने में असुविधा होती है. तो सर वहाँ पे एक ओवरब्रिज की आपसे मैं आग्रह करता हूँ कि ओवरब्रिज पे एक बना दें. एक सर हमारी सरकार ने एयरपोर्ट जेवर में बनाया है और बुलंदशहर से ककोड़ होते हुए जो हमारे माननीय सांसद गौतम नगर भी डॉक्टर महेश शर्मा जी भी हैं, जो इनका एरिया लगता है, तो दोनों तीनों जिलों को कवर करेगा सर. अगर वहाँ के उसको चौड़ीकरण कर देंगे, उसको बड़ा कर देंगे तो लोगों को आने जाने में सुविधा मिलेगी और डेवलपमेंट भी वहाँ का होगा सर.
एक सर थोड़ा सा आग्रह आपसे है कि NH91 जो गाजियाबाद लाल कुएं से बुलंदशहर दादरी टोल से लेके अलीगढ़ टोल तक जाता है, वहाँ पे कुछ गड्ढे बरसात के समय में उसमें हुए थे। मैंने आग्रह किया था माननीय जनरल वीके सिंह जी, तो गड्ढे तो भर गए, लेकिन सर जो गड्ढे भरे हैं उन गड्ढों को जो पैच लगाए हैं वो रोड से ऊंचे हो गए, इसलिए लोगों को जाने में भी समय अधिक लगता है और उस पर दुर्घटनाएं भी काफ़ी होती हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि उसको अतिशीघ्र ठीक कराने के आदेश दे दें, वो ठीक हो जाए। और आपका एक बार मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ माननीय सभापति जी, और बहुत बहुत आभार। ऑनरेबल मेंबर श्री तिरुमालावन जी, टोल तिरुमालावन जी। மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று எனது கருத்துக்களை பதிவு செய்வதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள பல்வேறு பணிகள் தமிழ்நாட்டில் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக கன்னியாகுமரியிலிருந்து கேரளா வரையில் அமைக்கப்படவிருந்த 4 வழிப்பாதை, அதேபோல விக்கிரவாண்டியிலிருந்து சோழபுரம் வரையில் அமைக்கப்படவிருந்த 4 வழிப்பாதை, சென்னைக்கு அருகே திருப்பெரும்புதூரிலிருந்து வாலாஜா வரையில் அமைக்கப்படவிருந்த 6 வழிப்பாதை ஆகிய இந்த முக்கியமான 3 திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன. இந்த திட்டங்களை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு அரசு, இந்திய ஒன்றிய அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். இந்த திட்டங்கள் கைவிடப்பட்டதற்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒத்துழைக்கவில்லை என்று மத்திய அமைச்சர், ஒன்றிய அமைச்சர் அண்மையிலே கருத்து சொன்னபோது தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு தளபதி மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் அதை மறுத்திருக்கிறார். நாங்கள் உரிய ஒத்துழைப்பை நல்க தயாராக இருக்கிறோம். இந்திய ஒன்றிய அரசு கைவிடப்பட்ட அந்த திட்டங்களை மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி இருக்கிறார். Yeah, translation. What about translation? You right? We will call him after 5 minutes. No. We will call him. Okay, you sit down. Because translator is not available. You will call later. Raja Naik. Shri Raja Naik. Honorable Member Shri Raja Naik. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅನುದಾನ ಬೇಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗೆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯು ಇತರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ದೇಶಗಳ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀ ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಪ್ರಚೋದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಾಜಪೇಯಿ ಅವರು ಸುವರ್ಣ ಚತುಷ್ಪಥ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿಗಳು ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ 4 ಲೈನ್ 6 ಲೈನ್ ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಗ್ರಾಮ ಸಡಕ್ ಯೋಜನೆ, ಗ್ರಾಮ ರಸ್ತೆಗಳ ಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಾಜಪೇಯಿಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಜಿ ಅವರು ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರವಾದಂಥ ರಸ್ತೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿಜಾಪುರ ಮತ್ತು ಸೊಲ್ಲಾಪುರ ನಡುವೆ ಚತುಷ್ಕೋನ ಹೆದ್ದಾರಿ 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಏಕಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೇವಲ 18 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 22 ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಣ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಜಾಲವನ್ನು 25ರೊಳಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತ್ಮಾಲಾ ಪರಿಯೋಜನಾ ಅಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿಯಿಂದ ನನ್ನ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್, ಕರ್ನೂಲ್, ಚೆನ್ನೈ NH 150C 6 ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಗ್ರೀನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯ ವಿಭಾಗ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 927 ಕೋಟಿ ಘೋಷಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನ, ಮಾನ್ಯ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿಜಿ ಅವರನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ರಾಯಚೂರು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ರಾಯಚೂರು, ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 371J ವಿಧಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅದರ ಉಪವಿಭಾಗಗಳು ಕಲಬುರಗಿ, ಹೊಸಪೇಟೆ, ವಿಜಯಪುರಗಳಲ್ಲಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ರಾಯಚೂರದಲ್ಲಿಯೇ ಉಪವಿಭಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕೃಷ್ಣಾ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಂಥ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಸುಮಾರು 160 ಕೋಟಿಯ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಈಗಾಗಲೇ 4 ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ NH 167 ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 150 ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈಗಾಗಲೇ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಈಗ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಯೋಜನೆಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮುಂದೆ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ NH 50A ಜೇವರ್ಗಿ, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ, ಸಿನ್ನೂರು, ಲಿಂಗಸೂರು, ಮಸ್ಕಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತ್ ಮಾಲಾ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್, ರಾಯಚೂರು, ಅದೇ ರೀತಿ 167 ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೂರತ್, ಅದೇ ರೀತಿ NH 150A ಹತ್ತಿಗೂಡೂರು ತಿಂತಿಡಿ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಯಾದಗಿರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಬೈಪಾಸ್ ರಸ್ತೆ, ಇನ್ನಿತರ ಏನು CRF ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದಾವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾಗದ ಏನು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಈ ಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. थैंक यू. ऑनरेबल मेंबर श्री दिलीप सेकिया जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय. राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन के विषय पर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स में बोलने का हमको मौका मिला है. मैं पहली बार माननीय हमारे सड़क परिवहन मंत्री, राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी जी के सामने कुछ विषय में उपस्थापन करना चाहूँगा. मैं पहली बार इस विषय को उठा नहीं रहा हूँ, इसके आगे भी 2-3 विषय में उठा रहा हूँ. शुरुआत में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. नॉर्थ ईस्ट में आज विशेष करके जो शांति और प्रगति का वातावरण आज कायम है, इसके कारण देश के प्रधानमंत्री जी के नॉर्थ ईस्ट के प्रति जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, विशेष करके रोड कम्युनिकेशन में, सड़क परिवहन में जितना योगदान पिछले 7 सालों में हुआ, 70 सालों में कांग्रेस का शासन में नहीं हुआ था अध्यक्ष जी. 7 साल में पूरे नॉर्थ ईस्ट आज कनेक्टिविटी के मामले में पूरे 7 के 7 राज्यों आज नेशनल हाईवे से जुड़ गया है. पूरे नॉर्थ ईस्ट आज शांति के पथ पर आगे बढ़ रहा है. वहाँ पीस, प्रॉस्पेरिटी आज आगे बढ़ रहा है. वहाँ इंसर्जेंसी खत्म हो रहा है, वहाँ अनरेस्ट खत्म हो रहा है. इसका कारण अगर हम विशेष करके बताएं तो रोड कम्युनिकेशन सेक्टर में जितना विकास हुआ है पिछले 7 सालों में, इसमें एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है. अध्यक्ष महोदय, कभी हम चुनाव लड़ते थे एक स्लोगन सामने लेकर के, बिजली, पानी और सड़क. आज बिजली भी हमारे सामने है, बिजली भी 24/24 आवर्स हमको मिल रहा है. आज पानी भी हमको, आज जल जीवन मिशन के नाते पानी भी हमको भरपूर मिल रहा है. और सड़क के मामले में भी आज हम लोग एक सेल्फ रिलायंट हम लोग होने जा रहे हैं. तो इसीलिए मैं अभी चुनाव जो अभी हम लड़ते हैं तो हम एक्सप्रेस वे के हाईवे के लिए चुनाव लड़ते हैं और सुपर एक्सप्रेस वे को विषय लेकर के हम चुनाव लड़ते हैं. तो इसके लिए अगर किसी को प्रशंसा करनी है, देश के प्रधानमंत्री जी को और माननीय नितिन गडकरी जी को हम सब लोग प्रशंसा करते ही है. नॉर्थ ईस्ट में आज विकास के जो बड़ी जो हमारे उपलब्धियां है, आज सड़क परिवहन हो, नेशनल हाईवे हो. आज नेशनल हाईवे आज मैं नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ. विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली, जो आज आजादी के बाद डिस्कनेक्ट होते थे, कोई सड़क नहीं था, कोई ब्रिज नहीं था. आज माजुली कनेक्ट, जोरहाट माजुली, निमातीघाट माजुली ब्रिज का शिलान्यास करके आज उस ब्रिज का काम आज जोरदार से चल रहा है. आज माजुली के लोग बहुत खुश है. आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखेंगे
काजीरंगा नेशनल पार्क वर्ल्ड का एक हमारे एक हेरिटेज साइट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक रिजर्व फॉरेस्ट है। काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर से आज हम काजीरंगा एलिवेटर जो कॉरिडोर का जो मंजूरी माननीय नितिन गडकरी जी ने दिया है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी के साथ नितिन गडकरी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दो विषय मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के जुड़ाव विषय में बोलना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुरुआ नारंगी एक ब्रिज ब्रह्मपुत्र के ऊपर उसका डीपीआर चालू है। मैं आग्रह करता हूँ, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, कुरुआ नारंगी ब्रिज जल्द से जल्द उसका डीपीआर करके उसको बनाना शुरू करना चाहिए। दूसरा एक NH-15 नेशनल हाईवे 15 बाहेता सारेली से जामुगुरी हाट तक 182 किलोमीटर, ये 2 लेन है। इसको अगर 4 लेन में इसको तबादला किया जाए तो पूरे अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ हमारा बड़ा संपर्क। तीसरा एक विषय है मेरा गोरेश्वर माझबाट उदालगुरी में रेलवे ओवरब्रिज या फुटब्रिज बना करके वहाँ के लोगों के जो परेशानियां सामना कर रहे हैं उसका एक समाधान माननीय नितिन गडकरी जी के सामने में रखता हूँ। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो अभी 35 किलोमीटर अभी बाकी है रीमा हासाऊ उस सेक्टर में, उसका भी काम इसी साल में अगर संभव होता है कंप्लीट करके ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर काम पूरा किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ऑनरेबल मेंबर श्री सुनील कुमार जी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं कि आपने मुझे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 2022-23 के अनुदान की मांग का समर्थन करने का मौका दिया है। बजट में मंत्रालय को 1,99 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय गडकरी जी का अत्यंत आभारी हूं कि उन्होंने देश के उन क्षेत्रों की अपेक्षा पूरी की है जो बरसों से विकास का राह जो रहे थे। आज सदन में कुछ सड़कों की बात आई 17 साल से पेंडिंग है, कुछ सड़कों की बात आई कि शायद चौथी इंडस्ट्रियल क्रांति का इंतजार हो रहा है। लेकिन मैं इसलिए आभारी हूं कि मैं जो कहानी कहना सुनाना चाहता हूं वो अतिशोक्ति लगेगी, लेकिन मैं इस क्षेत्र ऐसे क्षेत्र से आता हूं जहां 360 साल से सड़क का इंतजार हो रहा है। हो सकता है ये अतिशोक्ति लगे 360 साल, क्योंकि औरंगजेब के समय दाऊद खान को जब पलामू विजय का मौका मिला था तो पटना से पलामू जाने में अप्रैल से दिसंबर हो गया था। और फिर ब्रिटिश पीरियड में उसका डॉक्यूमेंट है, आज मैं उस डॉक्यूमेंट को कोट करना चाहूंगा। पलामू गजट में ये डॉक्यूमेंट है, बिहार डिस्ट्रिक्ट गजटियर पलामू, इसके एडिटर पीसी राय चौधरी हैं, 1961 का एडिशन है। The first proper road made by government was laid down in 1863 when American Civil War had interrupted the cotton trade and it was desired to provide an outlet for the cotton grown in Palamu and Sarguja. This road was intended to join Daltonganj with the Grand Trunk Road via Sherghati, a distance of 70 miles, and called the Bihar Cotton Road. But this road never completed. और ये 160 साल पुरानी जो हमारे ऊपर जो राह देख रहे थे उसको पूरा करने का काम मैं आज आदरणीय नितिन गडकरी जी को अत्यंत बधाई दूंगा और पूरे क्षेत्र की जनता से हम सब आपके आभारी हैं कि आपने इसको सैद्धांतिक मंजूरी दिया है। डाल्टनगंज NH 9039 पर सरगालिम, मनातू, रानीगंज, इमामगंज, सिरघाटी होते हुए, जिसमें झारखंड की लंबाई 72 किलोमीटर और बिहार में 58 किलोमीटर, इस रोड की जो सैद्धांतिक स्वीकृति दी है इसके लिए हम सब आभारी हैं। और ये इसलिए भी आवश्यक है कि हमारे लिए ये सड़कें सिर्फ सड़क नहीं है, ये हमारे लिए हमारे संघर्ष की कहानी है, हमारे लिए हमारे संस्कृति का प्रदर्शन है। ये सड़क हमारे
शौर्य और वीरता का भी परिचायक है, क्योंकि 1857 की क्रांति में जब पूरे देश में क्रांति समाप्त हो गई थी, तब भी पलामू और चतरा की धरती 1960 तक लगातार लोहा लेते रही, और इस सड़क के माध्यम से जो जुड़ने वाला है वो हमारे क्षेत्र के वीर चेरो राजा और वीर भोक्ता बंधु नीलांबर पीतांबर की शहीद भूमि को छूता हुआ जाएगा। और साथ ही साथ माननीय गडकरी जी ने जो हमारे क्षेत्र से अभी हाल में ही ग्रीन एक्सप्रेसवे जो घोषित किया है, हम उसके लिए भी आपके आभारी हैं कि वो चंदौली से लेकर जो वाराणसी को जाने वाला ग्रीन एक्सप्रेसवे है, उसमें 70 किलोमीटर, लगभग 74 किलोमीटर चतरा जिले से ये गुजरने वाला है। तो इसके लिए भी हम आभारी हैं। और ये मैं इसलिए भी आभारी हूं कि इसके माध्यम से जो एक्सप्रेसवे होगा, आदरणीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यहाँ का कण कण एक इतिहास लिखने वाला है। और आज जब सदन में यहाँ आदरणीय संस्कृति मंत्री भी उपस्थित है, तो मैं माननीय आपके माध्यम से आदरणीय गडकरी जी के साथ साथ संस्कृति मंत्री से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र की जो बरसों की उपेक्षा है उसको उजागर करें। और देश के अनेक हिस्सों में अनेकों कश्मीरी फाइल अभी भी इंतजार कर रहे हैं उद्घाटित होने के लिए, और उसकी जरूरत है। साथ ही साथ मैं माननीय गडकरी जी को धन्यवाद दूंगा कि जहां, एक मिनट और, कि जहां 2004 से 14 में झारखंड के अंदर कुल 201 किलोमीटर राजमार्ग बने और 2190 करोड़ रुपए खर्चे हुए, वहीं 2014 से 2022 तक कुल 718 किलोमीटर और लगभग 10,646 करोड़ रुपए खर्चे किए गए। मेरे पास बहुत कहने को है, क्योंकि लगभग 11 सड़कें, जिसमें रातू से ठाकुरगांव होते हुए, बगरा से लेसलीगंज, दुबियाटांड़ से छत्तीसगढ़, जसपुर से महुआडांड़, चतरा से चौपारण, पांकी से बालूमाथ, जोरी कला से प्रतापपुर, हंटरगंज से सुल्ताना होते हुए लगभग 11 से अधिक सड़कों की जो स्वीकृति मिली है सैद्धांतिक, और साथ ही साथ आपने जो चतरा बाईपास और लातेहार बाईपास की स्वीकृति दी है, उससे आने वाले समय में हमारे संस्कृति के साथ साथ हमारी समृद्धि भी बढ़ेगी। इसलिए हम निश्चित रूप से आपके शुक्रगुजार हैं। और मैं अपनी बात सिर्फ एक बात कह के माननीय सभापति जी आपका आश्रय चाहूंगा कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे होता है, तब जाकर चमन में पैदा होता है कोई दिदनवार। और इसलिए हम आभारी हैं कि आपने उस क्षेत्र की जनता के महत्व को समझा है और हमारे आकांक्षाओं को स्वर दिया है। अब तक हमारे ऊपर माननीय सभापति जी, मैं इसलिए समय चाहता हूं कि ये 160 साल की दास्तां है। 160 साल से सड़क नहीं बना, 80 साल से रेलवे लाइन पेंडिंग रहा, 40 साल से सिंचाई की योजनाएं पेंडिंग रही। आप बताएं, वहां उग्रवाद नहीं पैदा होगा तो क्या पैदा होगा? इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गडकरी जी को उस क्षेत्र की जनता की ओर से बधाई देता हूं और आभार करता हूं कि आपने हमारे மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த விவாதத்தில் பங்கேற்று உரையாற்றுவதற்கு வாய்ப்பளித்தமைக்காக என்னுடைய நன்றியை உரித்தாக்குகிறேன். ஒரு தேசத்தின் வளர்ச்சியில் சாலை போக்குவரத்து மற்றும் நெடுஞ்சாலை கட்டமைப்பு வசதிகளுக்கு முக்கிய பங்கு இருக்கிறது. அந்த வகையில் நெடுஞ்சாலை வசதிகளை மேம்படுத்துவது, சாலை போக்குவரத்து வசதிகளை மேம்படுத்துவது என்பது மிகவும் இன்றியமையாதவை. அகில இந்திய அளவில் இந்த பணிகள் இன்றைக்கு வலுவாக கட்டமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. ஒப்பீட்டளவிலே தென்னிந்தியாவில் இத்தகைய பணிகளின் வேகம் குறைவாக இருக்கிறது என்கிற ஒரு குறைபாடு உள்ளது. குறிப்பாக தமிழகத்தில் தேசிய நெடுஞ்சாலை துறையின் சார்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள்
கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை அரசின் கவனத்திற்கு நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். கன்னியாகுமரியிலிருந்து கேரளாவுக்கு செல்லுகிற 4 வழிப்பாதை, திருப்பெரும்புதூர் சென்னைக்கு அருகே திருப்பெரும்புதூரில் இருந்து வாலாஜா செல்லுகிற 6 வழிப்பாதை, அதேபோல விக்கிரவாண்டியிலிருந்து சோழபுரம் வரை செல்லுகிற 4 வழிப்பாதை ஆகிய 3 முக்கிய பணிகள் கைவிடப்பட்டிருக்கின்றன என்பது கவலை அளிக்கிறது. இது தொடர்பாக நமது அமைச்சர் அவர்கள் மாண்புமிகு நிதின் கட்கரி அவர்கள் அண்மையிலே ஒரு பேட்டியில் சொல்லுகிற போது தமிழ்நாடு அரசின் ஒத்துழைப்பு இல்லை என்பதால் தான் இந்த நிலை என்று சுட்டிக்காட்டியதாக தெரிய வருகிறது. இதற்கு பதிலளிக்கும் வகையில் தமிழக முதல்வர் மாண்புமிகு தளபதி மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அதை மறுத்திருக்கிறார். தமிழ்நாடு அரசு இத்தகைய திட்டங்களுக்கு முழுமையான ஒத்துழைப்பு அளிக்கும் என்று உறுதியளித்திருக்கிறார். எனவே கைவிடப்பட்ட அந்த பணிகளை மீண்டும் தொடங்கி நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்று விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். தேசிய நெடுஞ்சாலைகள் கட்டண விதிகள் 2008 டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரேட்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன் என்கிற சட்டத்தின்படி 2 சுங்கச்சாவடிகளுக்கு இடையில் குறைந்தது 60 கிலோமீட்டர் இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல நகராட்சி மாநகராட்சி எல்லைகளை சுற்றி 10 கிலோமீட்டருக்குள் எந்த சுங்கச்சாவடிகளும் இருக்கக்கூடாது என்றும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இந்த விதிமுறைகளுக்கு மாறாக தமிழகத்தில் பல சுங்கச்சாவடிகள் இயங்கி வருகின்றன. அவற்றையெல்லாம் மூடுவதற்கு அரசு விரைந்து நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் வலியுறுத்துகிறேன். அதேபோல நிலம் கையகப்படுத்துதல், இந்த திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிற போது கடுமையாக பாதிக்கப்படுகிறவர்கள் நில உரிமையாளர்கள், விவசாயிகள். இதற்கென்று ஒரு சட்டம், நிலங்கள் கையகப்படுத்துதல் சட்டம் 2013. அதிலே நில உரிமையாளர்கள் விவசாயிகளின் ஒப்புதல் இல்லாமல், அவர்களின் கருத்தை அறியாமல், பொதுமக்களின் கருத்தை அறியாமல் நிலத்தை கையகப்படுத்தக்கூடாது என்று அழுத்தமாக குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. அதேபோல இழப்பீடு வழங்குகிற போது மார்க்கெட் வேல்யூ, சந்தை மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் தான் வழங்க வேண்டும், கைட்லைன்ஸ் வேல்யூ அல்ல. வழிகாட்டு மதிப்பின்படி இழப்பீடு வழங்காமல் சந்தை மதிப்பின்படி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும். எனவே 2013 நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டத்தின்படி விவசாயிகள், நில உரிமையாளர்கள் பாதிக்கப்படாத வகையிலே அவர்களுக்கு உரிய இழப்பீடு வழங்குவதற்கும் அரசு உரிய நடவடிக்கைகளை எடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டு இந்த வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Honorable member Sri Sunil Mengri. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले मैं तो मेरे वरिष्ठ पार्टी के सभी नेताओं को आभार व्यक्त करूंगा कि मुझे आज इस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मार्गों पर अपनी बात सदन में रखने का मुझे मौका दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय पिछले 7 सालों से देश भर में अपने सड़कों का जाल बिछा रहा है। उस निर्माण में काफ़ी प्रगति भी हुई है। पिछले इसी कुछ सालों में जो हमारी पहली गति, प्रतिदिन रास्ता बनने की गति जो 10 से 14 किलोमीटर थी, वह अभी हमने देखी है कि 30 से 35 किलोमीटर प्रतिदिन रास्ता रोज बनने जा रहा है। हमारा देश का एक कीर्तिमान, जो पूरे विश्व में कीर्तिमान बोल सकता हूँ, ऐसी उपलब्धि हमने इसमें पाई है। यह बात अभी मेरे ऑनरेबल दोस्त ने कहा है कि बात रही नॉर्थ ईस्ट की हो, लेह लद्दाख की हो या जम्मू कश्मीर की हो, सभी तरफ सड़कों का जाल पिछले 7 सालों से बुना जा रहा है। अभी हमने देखा कि जो 7 वर्षों में हमारी देश की सड़कों की लंबाई, राजमार्गों की लंबाई जो 91,000 थी, आज बढ़कर 1.5 लाख किलोमीटर से ज़्यादा हुई है। यहाँ जो कीर्तिमान हमने स्थापित किया है, इसके लिए यह मंत्रालय धन्यवाद के पात्र है। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम चाहते हैं और जानते हैं कि पिछले 2 सालों में कोरोना काल में विशेषकर पूरा देश जब शांत था, जब कहीं भी काम नहीं चल रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर का पूरा काम रुका हुआ था, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी इस मंत्रालय का काम और खासकर राजमार्ग बनाने का काम अधिक गति से चालू था। और मुझे खुद मालूम है कि पूरे देश भर में एकमात्र अपना नेशनल हाईवे ऐसे काम कर रहा था जिससे देश भर में रोजगार पैदा हो रहे थे, लोगों को काम मिल पा रहा था। और इसी दौरान, इस महामारी के दौरान ही हमारे काम में 126% की वृद्धि इस राजमार्गों में हुई है। यह भी हम लोगों ने सोचने वाली बात है। जैसा कि हम सब जानते हैं, इस साल की बजट में
हमारे देश के लाडले पंतप्रधान आदरणीय मोदी जी की एक सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जिस परियोजना का नाम है पीएम गति शक्ति, और इसके माध्यम से पूरे देश भर का एक मास्टर प्लान बनाकर 14 विभागों को एक साथ मिलाकर हम लोग उस पर काम करने जा रहे हैं। और मुझे विश्वास है और मुझे सबसे बड़ा योगदान इस मंत्रालय का होगा इसमें कि पूरे देश को जो भी हमें छोटी मोटी बातें होती है एक साथ मिलाकर इस राजमार्गों के माध्यम से इस गति शक्ति को बढ़ाने में इस मंत्रालय की काफी बड़ा योगदान होगा, यह मुझे विश्वास है। अब अध्यक्ष महोदय, नेशनल हाईवे के समय पहले हमने देखा कि काफी टोल प्लाजा पे लंबी लंबी कतारें लगती थी, 1-1 किलोमीटर की कतारें लगती थी और एक एक टोल प्लाजा पे हमें आधा घंटा रुकना पड़ता था। जैसा कि हम लोग देखा कि पिछले 2 साल में ये पूरे टोल प्लाजा अपने फास्टैग के माध्यम से या डिजिटल पेमेंट के माध्यम से इसकी गति बढ़ी है और मात्र 2 या 3 मिनट में हम लोग इस टोल प्लाजा को हम लोग पार कर पाते हैं। बस 2 मिनट अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमने देखा है हमारे खासकर नितिन जी का हमारे काम करने का जो भी तरीका है वो हमेशा इनोवेटिव रहा है। हमने देखा कि अभी राजस्थान में अपने बाड़मेर जिले में एक नेशनल हाईवे बन के तैयार हुआ है और उसमें खासियत ये रही है कि 3.5 किलोमीटर का पैच हमने ऐसा बनाया कि जिसको एयरबेस के माध्यम से यूज कर सकते हैं, जिसका खुद परीक्षण उन्होंने खुद किया, खुद विमान से उड़कर वहां उन्होंने लैंड भी किए और हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर भी उसमें उपस्थित थे। और एक ऐसे ही नहीं, ऐसे और 4 एयरबेस हम लोग इस नेशनल हाईवे के माध्यम से बनाए जा रहे हैं जो अपने आप में कीर्तिमान होगा। माननीय मंत्रालय एक दो बातें मेरे क्षेत्र की रखना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। मेरे क्षेत्र में जो नागपुर से भंडारा जो नेशनल हाईवे है जिसकी 60 किलोमीटर है, ट्रैफिक डेंसिटी की वजह से काफी रास्ता खराब हो चुका है। उसको 4 लेन से बढ़कर 6 लेन करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मंत्री जी को लोग इस मानते हैं कि इस धन्यवाद सब लोग समर्थन करेंगे और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। प्लीज निगाल चंद जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग के इस अनुदान मांग के समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। सभापति जी, हमने हिंदुस्तान के इतिहास में पढ़ा है कि सबसे लंबी सड़क जीटी रोड शेरशाह सूरी ने बनाई थी, जो चटगांव से लेकर लाहौर तक थी, 2500 किलोमीटर की। लेकिन हिंदुस्तान का इतिहास हमेशा याद रखेगा कि आदरणीय मंत्री जी ने 66 लाख किलोमीटर सड़क बनाकर विश्व को दूसरे नंबर पे भारत में यह सड़क बनाने का काम किया है। आज भारत दूसरे नंबर पे है। इसलिए मैं मेरी तरफ से और मेरे क्षेत्र की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक विकास के साथ साथ में सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से सड़क का होना बहुत जरूरी है। देश के बेहतर विकास की योजनाएं बनाने के लिए सड़क का होना बहुत जरूरी है। महोदय, 2019-20 में 10,237, 2021 में 13,000 और माननीय मंत्री जी ने जो 25,000 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य रखा है, रोजाना 37 किलोमीटर सड़क बनाने का, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का जो लक्ष्य मंत्री जी ने रखा है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। इतना बड़ा लक्ष्य है, एक इतनी बड़ी सोच लेके इस सड़क पे वो काम कर रहे हैं। माननीय सभापति जी, यूपीए सरकार में रोजाना 12 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 69 किलोमीटर जो ग्रामीण सड़क का निर्माण होता था, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के कुशल प्रशासक के द्वारा आज 37 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग और 162 किलोमीटर गांव की सड़क बनाने का अगर किसी ने काम किया है तो केंद्र की सरकार ने किया है। वर्ष 2022-23 में करीबन 1,99,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित करके एक बहुत बड़ा संदेश सड़क परिवहन को जोड़ने के लिए भारत में माननीय मंत्री जी ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा सभापति जी, मैं आपका इशारा देख रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें कह के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी राजस्थान प्रदेश में पिछले 5 साल के अंदर, जिस प्रदेश से मैं आता हूं सभापति जी, करीबन 8,500 करोड़ रुपए की करीबन 18 नई परियोजना की सौगात नहीं दी है। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। 1,127 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिससे रेतीले राजस्थान में एक सड़कों का विस्तार होगा। पिछले 6 साल के अंदर राजस्थान में करीबन 5,000 किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया।
वर्तमान में बहुत सी परियोजनाएं का काम जो तेजी से चल रहा है। जिस जिले से मैं आता हूं, सीमावर्ती क्षेत्र श्री गंगानगर में भारतमाला सड़क बन रही है और पूरे भारतमाला सड़क राजस्थान को देखूं तो 256 किलोमीटर जो सड़क है वो 650 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया है। मैं सीमांत क्षेत्र की ओर से मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मेरे एक अकेले कॉन्स्टिट्यूंसी में यानी 630 करोड़ रुपए खर्च करके सड़कें बनाने का काम माननीय मंत्री जी ने किया है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति जी, देश के 7 राज्य, 3 बड़ी रिफाइनरी और 3 पोर्ट को जोड़ने का काम केंद्र की सरकार ने और आदरणीय गडकरी साहब ने किया है। पहली बार 1224 किलोमीटर लंबा रास्ता जो अमृतसर से जामनगर तक ग्रीन एक्सप्रेस, मेरी समस्या मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो वो बता के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 3 मिनट में खत्म करूंगा। 1224 किलोमीटर जो लंबा रास्ता है वो अमृतसर से जामनगर ग्रीन कॉरिडोर बना के यानी 31,000 करोड़ रुपए देने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि 2-3 बातें ऐसी है जो मेरे जिले के लिए है। एक, 29 अगस्त 2017 को उदयपुर में माननीय मंत्री जी ने एक बड़ी सभा में घोषणा की थी कि सूरतगढ़ से रावतसर वाया हिसार होते हुए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि सूरतगढ़ से लेके जाखड़ा वाली जड़ावसर नोहर बौर भादरा होते हुए हिसार रोड तक NH घोषित किया था। एक मेरा वो भी पेंडिंग है। दूसरा, कालीबंगा रेलवे स्टेशन है, एक विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता, आज भी मैंने क्वेश्चन रेज किया था, विश्व की सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता मोहनजोदड़ो की कालीबंगा में सभ्यता है। अध्यक्ष महोदय, वहां पे एक NHI का एक पुल होना जरूरी है। दूसरा, श्री विजयनगर में एक अमरपुरा राठान और जो रामपुरा रंगमहल है वहां पे जो सैंक्शन हुए थे पुल वो भी अभी तक उधारे पड़े हैं, अभी तक आधे अधूरे पड़े हैं। मेरा एक क्वेश्चन है माननीय सभापति जी, वैसे एक लास्ट पॉइंट है, श्री गंगानगर हनुमानगढ़ मार्ग की चौड़ाई बढ़ाकर इसको राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करके और हनुमानगढ़ से गुजरने वाली ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे जो सड़क है उसमें जोड़ा जाए। मेरा यही निवेदन है। माननीय मंत्री जी ने एक हनुमानगढ़ बाईपास के लिए भी घोषणा की थी, वो मैं माननीय मंत्री जी को मेरे लिखित में रिक्वेस्ट कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फसल जी, वेरी ब्रीफ। मान्यवर, दिल्ली से सहारनपुर तक एक 4 लेन हाईवे का निर्माण जारी है जो पिछले कई सालों से जारी है, लेकिन उसका काम बड़ी धीमी गति से चल रहा है। मान्यवर, उसमें जो कंपनी काम चला रही है उसके बारे में भी कुछ सवालात अखबारात में आए हैं, तो उसका आप संज्ञान लें ताकि वो कार्य बहुत जल्दी पूरा हो सके। लेकिन इसके साथ साथ मंत्री महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि अगर इस हाईवे को, चलिए कोई बात नहीं, हमारा मकसद तो यह है कि हाईवे कंप्लीट हो जाए। मैं इस बारे में एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ माता शाकुंभर देवी का मंदिर है और ये हाईवे सहारनपुर तक बन रहा है। आपने भी 2018 में एक 4 लेन बनवाने का वादा किया था। हम ये चाहते हैं कि माता शाकुंभर देवी तक सहारनपुर से ये हाईवे बनवा दिया जाए, तो लोगों को जो दर्शन करने के लिए आते हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचेगा। मान्यवर, इसके अलावा शाकुंभर देवी और देहरादून जो कैपिटल है उत्तराखंड की, उसके बीच में एक गांव माजरा पड़ता है जो कि शाकुंभर देवी मंदिर से कुल 7 किलोमीटर दूरी पर है। अगर आप एक रोड माता शाकुंभर देवी से और वहां तक बनवा दें तो आसानी से देहरादून के लोग आ सकते हैं, जा सकते हैं, और मैं समझता हूं कि 40 किलोमीटर का रास्ता कम हो जाएगा। इसी सिलसिले में सहारनपुर से देहरादून जाते हुए मोहन की पहाड़ियों में एक पुराना लोहे का पुल बना हुआ है जो तकरीबन 20 मीटर लंबा है, लेकिन उसकी चौड़ाई बहुत कम है, पुराना भी है। उसकी वजह से अमूमन काफ़ी लंबा जाम लगता है
हालांकि वहाँ आपने एक हाईवे बनाने का प्रस्ताव दिया है, उस पर काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जब तक वो मुकम्मल हो, इस पुल को अगर थोड़ा बड़ा करा दिया जाए, चौड़ा करा दिया जाए, तो आने जाने के लिए आसानी रहेगी और ये जाम लगना बंद हो जाएगा। इसी तरीके से मान्यवर सहारनपुर से यमुनौर तक आपने वाया विकास नगर एक हाईवे का ऐलान किया था, उस पर अगर उसका निर्माण कार्य शुरू जल्दी से हो जाए तो हम सब लोग आपके आभारी रहेंगे। एक आखिरी पॉइंट हरियाणा के करनाल से हरिद्वार रुड़की हाईवे को जोड़ने के लिए अगर आप गंगोह से होते हुए वाया नौनौता, देवबंद और मंगलौर के बीच में एक हाईवे बनवा दें तो मैं समझता हूं तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर दूर हरिद्वार का रास्ता करनाल से कम हो जाएगा, जो कि अति आवश्यकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। आज मुझे केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय के अनुदान मांगों पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे लोकप्रिय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का आभार प्रकट करता हूं कि उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से, जिस गति से सड़कों का निर्माण हुआ, चाहे नेशनल हाईवे हो, चाहे सीआरएफ की सड़कें हमारे क्षेत्र में मिली हो, चाहे अन्य काम हो, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद से आपके नेतृत्व में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जिस प्रकार से पीएम गति शक्ति आर्थिक विकास की दिशा में एक परिवर्तनकारी कदम उठाया गया है, हम देखें सड़क हो, रेलवे हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे पतन हो, चाहे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, चाहे जल मार्ग हो, चाहे लॉजिस्टिक अवसंरचना हो, इन 7 पॉइंट को लेकर कैसे इस देश का विकास प्रगति से हो, इस दिशा में इस सरकार ने बहुत गति से, तेज गति से काम किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय मंत्री जी का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि अब तक के सबसे अधिक बजट 1,99,000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया है। मैं अपने क्षेत्र की मांगों पे मैं आ जाता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि दिल्ली मुंबई नेशनल हाईवे, जिसमें किशनगढ़ से अहमदाबाद तक 4 लेन था, हम लोग क्षेत्र की जनता की मांग के आधार पर आपसे मिले और आपने 4 लेन को 6 लेन किया और उसका शिलान्यास ही नहीं किया, जबकि इसी 2022 में आपके हाथों उसका उद्घाटन भी होगा। मैं इसके लिए क्षेत्र की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, पिछले 60 वर्षों में जितनी सीआरएफ की सड़कें नहीं मिली होगी, उतनी पिछले 7 वर्षों में संसदीय क्षेत्र की जनता की ओर से उस पूरी जनता की ओर से 20 लाख मतदाताओं की ओर से मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। जिस क्षेत्र में बिना टोल की वो सड़कें मिली, ग्रामीण क्षेत्र में जहां सड़कों का अभाव था, बसें नहीं चल पाती थी, ऐसे में आपने होड़ा चौराहे से बड़साड़ी बांसी हो, चाहे निम्बाड़ा केली हो, चाहे कीर्ति चौकी आकोला फतेहनगर हो, चाहे बड़ौदिया से छतरपुरा हो, चाहे काटुंदा से रावतबाटा हो, चाहे मंगलवार से बड़साड़ी हो, चाहे देबारी पावर हाउस से मावली रोड हो, चाहे मोड़ी बाठेड़ा से कुराबड़ हो, चाहे रावतबाटा से कोटा रोड हो, चाहे प्रतापगढ़ से नीमच बॉर्डर, जो मध्य प्रदेश बॉर्डर तक आपने जो सड़कें दी है, निश्चित रूप से उस क्षेत्र की जनता हमेशा के लिए और हमेशा आपको याद करती है। प्रतापगढ़ में आप एक्सप्रेस वे निकल रहा है, अभी आपने मुंबई दिल्ली मुंबई, जो प्रतापगढ़ एक मेरे संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा जिला है जो आदिवासी जिला है। मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि वहां से 50 किलोमीटर वो नेशनल हाईवे निकल रहा है, एक्सप्रेस वे निकल रहा है। प्रतापगढ़ ऐसा जिला है जहां रेलवे भी नहीं है। हमने आजादी के बाद पहली बार उस जिले में नई रेलवे लाइन राजस्थान में कई वर्षों के बाद जो स्वीकृत हुई है, वो प्रतापगढ़ में एक छोटसाड़ी कस्बे से होकर निकलेगी, लेकिन जिला मुख्यालय में रेलवे नहीं है। और अगर स्पर योजना में प्रतापगढ़ में चूंकि 52 किलोमीटर है, अगर आपका आशीर्वाद रहा और हमेशा रहता है, वो ये योजना से जुड़ जाता है, तो प्रतापगढ़ एक आदिवासी जिला है, उस एक्सप्रेस वे से जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ी गति मिलेगी। मैं माननीय मंत्री महोदय से एक आग्रह और करना चाहता हूं। 4 भुजा कुंभलगढ़ हल्दीघाटी से नाथद्वारा नेशनल हाईवे
उसकी स्वीकृति आपने दे दी। अब बटेवर मावली होते हुए नावद्वारा तक जो सेकंड फेज है, उसमें आपने जब हम लोगों ने इसकी डिमांड की थी तो आपने इसकी स्वीकृति दी है और वो जल्दी बन जाएगा तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। एक मेरी अब आपसे निवेदन है कि चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र में एक मंगलवार से निम्बाड़ा एक ऐसा फेज है जहां ट्रैफिक सर्वे भी कराएंगे तो बहुत बड़ी संख्या में वहां वाहन निकलते हैं वहां, और एक कारोई कपासन बांसोड़ा, एक काटुंदा से रावतबाटा में एनपीसीएल का पूरे देश भर का सबसे बड़ा एक प्लांट है जो अणुशक्ति का। मेरा आपसे आग्रह की भारत माला 2 में नरेंद्र कुमार जी, एक मिनट में मैं समाप्त कर रहा हूं। भारत माला 2 में काटुंदा से रावतबाटा से कोटाया हाईवे बन जाएगा, भारत माला 2 में जुड़ जाएगा तो क्षेत्र के लोगों को फायदा मिलेगा। मैं बस एक मिनट समाप्त number of speakers in your party. बस Everybody getting 3 minutes. मैं आपको लिखित में दे दूंगा। हमारे वाना में है, गंगरार में है, कुछ ऐसे अंडरपास है, रोडजी खेड़ा में है, गणोली में है, पालखेड़ी में है, बैरूखेड़ा में है, जहां आज भी ब्लैक स्पॉट, जहां एक्सीडेंट हो सकते हैं, यहाँ किसानों को आने जाने का रास्ता नहीं है, वहां अगर अंडरपास बन जाएगा तो निश्चित रूप से इस क्षेत्र का फायदा होगा। चूंकि माननीय मंत्री महोदय से हम क्या मैं क्या सारे सांसद पूरा नरेंद्र कुमार जी, जब भी जाते हैं तो हमेशा इनके द्वार से कोई खाली हाथ आता नहीं है, तो मैं पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से पुनः आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऑनरेबल मेंबर नरेंद्र कुमार जी। आदरणीय सभापति महोदय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अनुदानों की मांग पर सभी पार्टियों के सदस्यों ने प्रशंसा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में श्रीमती वित्त मंत्री सीतारमण जी के द्वारा और हमारे मंत्री जी गडकरी जी, वीके सिंह जी, इनके नेतृत्व में जो बजट पेश किया गया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूं कि कोरोना संक्रमण जैसी बीमारी के अंदर भी आज के अनुदान की मांग पर जो बजट बढ़ा करके दिया गया देश को, इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करता हूं। बहुत ही अच्छा बजट दिया है। जो आज़ादी के बाद नहीं हुआ, वो 7 सालों में जो सड़कों का जाल बिछा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और देश का विकास सड़क और पानी और बिजली की जैसी व्यवस्था होती है तभी देश आगे बढ़ता है। आज देश के प्रधानमंत्री विदेशों की सभी नेताओं से लोकप्रिय नेता कहलाते हैं। वो इसलिए सड़कों के और पानी और बिजली की जो व्यवस्था की है देश में, इसी के कारण से कहलाते हैं। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले संसदीय क्षेत्र से आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारा झुंझुनू जिला देश में सबसे ज़्यादा सैनिक देता है, सबसे ज़्यादा शहीद हुए, जो रेलवे की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है और जो सड़कों की दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है। पिछड़ने का कारण ये नहीं कि विकास नहीं किया गया है, राजस्थान में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है, लेकिन हरियाणा के पास बॉर्डर पर पड़ता है कि झुंझुनू जिले के जो विकास किया जाएगा वो झुंझुनू जिले के लिए चला करके किया जाएगा, तब विकास होगा। कुछ शहर ऐसे हैं, जैसे चाहे चूरू है, चाहे हमारे एक छोटा सा शहर आता है रिंग्स है, उसमें जब दूसरे जिलों का विकास या पीछे के जिलों का, आगे का या कहीं का भी विकास करेंगे तो उनमें से होकर के ही जाना पड़ेगा, चाहे रेलवे मार्ग हो चाहे सड़क मार्ग हो। तो झुंझुनू जिले में सबसे ज़्यादा सैनिक और सबसे ज़्यादा व्यापारी है। जो आज भारत से व्यापारियों को यदि निकाला जाए अन्य देश राज्यों से तो खाली हो जाएगा। शेखावाटी का झुंझुनू जिला देने वाला है, और शहीद सबसे ज़्यादा और सैनिक ज़्यादा देता है। तो मैं केवल एक राष्ट्रीय राजमार्ग जाता है जो जैसलमेर, बीकानेर, फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू, नारनौल, रेवाड़ी, NH 11 जो बन चुका है। लगभग इनके 3 बाईपास 4 बाईपास थे, जो फतेहपुर बाईपास, मंडावा बाईपास, झुंझुनू बाईपास और एक पिलानी बाईपास, उनकी ज़मीन अधिग्रहण कर ली गई है। उसका मुआवजा आप लोगों ने, सरकार ने दे दिया है, और पिलानी का बाईपास पास हो गया है, लेकिन फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू का बाईपास अभी जो अप्रैल में जब बजट में दिया जाए तो उनके बाईपास निकाले जाएं। NH 11 के हैं, और नया नेशनल हाईवे जो एक जालंधर, भादरा, राजगढ़, झुंझुनू, उदयपुर वाटी, रिंग्स जो नेशनल हाईवे जयपुर, सीकर, बीकानेर जो जाता है उसको जोड़ता है। ये नया बाईपास, ये जो नया एक हाईवे दिया जाए। मैं यही 2 मांग आप मंत्री जी हैं उनसे मैं करता हूं। देश सैनिकों का जिला है और सबकी तरफ से भी होना चाहिए कि देश की सुरक्षा ही सबसे बड़ा
एक मुद्दा है, और वो जो सबसे ज्यादा सैनिक हैं, आज रिकॉर्ड निकाल कर देख लें कि कौन सा जिला है जिसने सबसे ज्यादा और शहीद और सैनिक दिए हैं, वो झुंझुनू जिला है। जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल मेंबर श्री राहुल कसवान जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय Kindly point out your constituency matter. Honorable Minister is here. Don't go any other items. I will try my best, sir. Time is very short. सर, अध्यक्ष महोदय, पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के 7 इंजन्स, इसके बारे में चर्चा करी गई थी मेन बजट में। उसमें रोड, पोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिकल पार्क्स 4 मेन इंजन्स मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। बहुत ही एक अच्छा बजट है इसके लिए, और बहुत से कुछ हमारे आदरणीय मंत्री महोदय गडकरी साहब बैठे हैं, उनके द्वारा काफ़ी कुछ पॉजिटिव वे के अंदर रेल हाईवेज की जो कल्पना देश ने करी है, बहुत कुछ करने का काम किया है। जहां 12 किलोमीटर पर डे की रोड्स बना करती थी, हम पिछले साल 36.5 किलोमीटर पर डे पहुंचे हैं, जो बहुत हिस्टोरिकल है और बहुत टफ है। पर गडकरी साहब और पूर्व मंत्रालय का मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने इस चीज़ को अचीव करने का काम किया है, और उससे बड़ा टारगेट इस साल 25,000 किलोमीटर की नई सड़कों को एक साथ में शुरू किया गया है। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो नजर आती है, पूरा नेशनल हाईवे जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, जो स्टेट हाईवेज की रोड्स हो, ये रोड्स के जो मैनुअल्स हैं जिसके आधार पे इनको हम डिजाइन करते हैं, वो इंडियन रोड कांग्रेस के मार्फत करते हैं। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन ये रहेगा कि आईआरसी का बजट का प्रावधान बिल्कुल भी नहीं है। पूरा जो हाईवे का बजट है 2 लाख करोड़ के लगभग का है, उसमें 1.5% से कम का बजट सिर्फ हमने R&D पे दिया है। R&D के बजट को बढ़ाना बहुत जरूरी है, कंट्री के अंदर 5 लाख से ऊपर डेथ्स हो रही हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर सालासर से लेकर नागौर तक का नेशनल हाईवे 52, जिसका भी जो निर्माण हाल ही में पूरा हुआ, 2 ऐसे डार्क स्पॉट्स हैं जिनको आइडेंटिफाई भी कई बार किया जा चुका है। एक बोबासर के अंदर फ्लाईओवर है, और एक कानोता विलेज के अंदर फ्लाईओवर ही लैंड विलेज के अंदर करता है। दोनों ऐसे महत्वपूर्ण इश्यूज हैं जिसके ऊपर बहुत जरूरी है कि इनको ब्लाइंड स्पॉट के अंदर उनका एक्सटेंशन किया जाए, वहां बाईपासेस देने के काम करना पड़ेगा। R&D पे इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई है, और इसी R&D की इन्वेस्टमेंट के बिना हम देश के अंदर हाईवेज के ऊपर जो होने वाली डेथ्स को कम नहीं कर पाएंगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर NH 52 जिसकी 4 लेनिंग का प्रस्ताव मई के अंदर ड्यू है। मेरा मंत्री महोदय से निवेदन ये रहेगा कि जो ये इंडिया की वन ऑफ द लास्ट BOT बेस्ड रोड प्रोजेक्ट था, जिस BOT के अंदर जो कंपनी कंसेशनर है उसको अब 4 लेनिंग का काम करना है, पर 4 लेनिंग के काम के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनको जो सामने आएगी, और जो हमने महसूस भी करी है, मैंने एक जॉइंट सर्वे वहाँ के जो हमारे नेशनल हाईवे अथॉरिटी के PD हैं, DTO महोदय हैं, SP महोदय की टीम के साथ में हमने एक सर्वे किया। उसके अंदर हमें जो डार्क स्पॉट्स को हमने आइडेंटिफिकेशन किया, क्योंकि काफी गांवों के अंदर गांव 2 हिस्सों में बटा हुआ होता है, एक तरफ स्कूल है, एक तरफ गांव बसा हुआ या लोगों के आने जाने के स्टेशन हैं, ऑपोजिट साइड हैं। ऐसे के अंदर अगर आप जब रोड क्रॉस करोगे तो आपके एक्सीडेंट्स की बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। सर 1 मिनट भी नहीं हुआ सर, प्लीज सर, ऐसे मत। Already you have taken 3 minutes. Please. Sir, give me another 3, sir. I will finish it. Sir, मेरा आपसे निवेदन है कि NH 52 जिसका आप नया जो 4 लेनिंग करने वाले हैं, उसमें दूधवा खारा, रामसरा, ढानी, DSपुरा और ढाडर और ये लादड़िया जैसे गांव हैं, उसके अंदर व्हीकल अंडरपास या CP देने का काम किया जाए, ताकि, और मैं एक सूची भी आपके मार्फत डिपॉजिट कर दूंगा। मेरा आपसे निवेदन है कि इनके अंदर अंडरपास देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज अभी भी बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं और आगे भी इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। CRIF के फंड, सर प्लीज सर 2 मिनट्स, CRIF के फंड्स के लिए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं। 8,910 करोड़ रुपीज का बजट दिया गया है। राजस्थान का बहुत बड़ा स्टेट है, उस स्टेट के अंदर हमारे को इसकी बजट की बड़ी जरूरत ज्यादा पड़ेगी। CRIF के अंदर जो आपने ROBs बनाने का काम किया, चूरू शहर के अंदर, पूनिया कॉलोनी के अंदर, सरदार शहर से हमारे बीकानेर रोड के ऊपर और नौहर के अंदर एक ROB की रिक्वायरमेंट है, तो मैं सरकार से और मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आप इनके लिए भी ROB का एक सैंक्शनिंग अलग से CRIF के अंदर दें, जिससे का फायदा हो सके। सर मेरा ये कहना है कि 20,000 किलोमीटर की नई सड़कों का जो हम गठन करने वाले हैं, 25,000 किलोमीटर की, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर प्रिंसिपली अप्रूव्ड सरसा से चूरू का हाईवे सैंक्शनड है। सर उसकी DPR भी कंप्लीट हो चुकी है। मेरा आपसे निवेदन है, ये 145 किलोमीटर का ये नेशनल हाईवे बहुत ही स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है। इसके अगर आप इस बजट में उसका प्रावधान करेंगे तो क्षेत्र वासियों को सर लास्ट 2 पॉइंट सर, सो इसका बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। सर अनदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर की जो आपने प्लानिंग करी थी, उसके अंदर देश के अंदर करीब 6,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। बठिंडा से अजमेर जो दोनों डायरेक्ट फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने का काम करती है, ये एक बहुत बड़ा सुपर एक्सप्रेसवे का बहुत दिन से पेंडिंग पड़ा हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं इसके अंदर आप इस बार भी इस बजट के अंदर इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में बठिंडा अजमेर को भी आप इसमें लेने का काम करेंगे। सर अंत में सर प्लीज
सर अंत में मेरा एक सुझाव ये रहेगा कि आपने इस पहली बार ये जो ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की बात करी है, सर एक डिस्ट्रिक्ट एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का एक कॉन्सेप्ट प्लीज सर आप लेकर आइए। सर कंट्री के अंदर 45 to 50 व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और हर डिस्ट्रिक्ट उसमें ले सकते हैं, और चूरू के अंदर भी सर व्हीकल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का व्यवस्था करी जाए। आपका सर थैंक यू स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से मेरे क्षेत्र की कुछ मुश्किलें हैं मैं मंत्री साहब को नोट कराना चाहता हूं। एक तो सर जो नेशनल हाईवे आपने एक्सप्रेस वे दिल्ली अमृतसर कटड़ा बनाया है, उसका जो मुआवजा है वो सही नहीं मिल रहा। उसके मुआवजे के लिए आपको रिक्वेस्ट है कि वो किसानों को सही मिलना चाहिए, कुछ को ज़्यादा मिल रहा है कुछ को कम मिल रहा है, उसका एक पैनल होना चाहिए। आर्बिट्रेशन जो सेंटर है वो अमृतसर में होना चाहिए, वो जलंधर में आपने बना दिया। बहुत बड़े भारतमाला का प्रोजेक्ट है, अमृतसर तो श्री हरगोबिंदपुर का प्रोजेक्ट है, बड़े प्रोजेक्ट हो रहे हैं, वहाँ जितनी भी आर्बिट्रेशन है जलंधर जाना सर मुश्किल होगा। सर जितने भी आपने जो अभी ब्लैक स्पॉट जो नेशनल हाईवे 44 के ऊपर मूव करने के लिए नए ब्रिज शुरू किए हैं, आपका बहुत धन्यवाद है। लेकिन सर कुछ आरी पैनल के ब्रिज हैं, मैं चाहता हूं वो पिलर के ब्रिज होना चाहिए, क्योंकि जो कारपोरेशन के अंदर एरिया पड़ता है सर, एक तो बुर्जी है वहां जो आरी पैनल के ब्रिज की जगह गोल्डन गेट में पिलर का ब्रिज होना चाहिए। दूसरा लोहार का रोड है सर, रंजीत एवेन्यू के साथ चढ़ता हुआ बाईपास के ऊपर, सर वो भी पिलर का ब्रिज होना चाहिए। तीसरी सर जो आपने स्पीकर सर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं मंत्री साहब को, जो लास्ट टाइम आपने बोला था इस पार्लियामेंट में कि एलिवेटेड रोड जो है वो एयरपोर्ट रोड पे आप बनाने जा रहे हैं सर, उसके बाद वो आपसे अभी सहमति उसकी आनी है मिनिस्ट्री से, उसको सहमति जल्दी दे दीजिए ताकि उसका काम भी शुरू हो सके। सर जो जितना आपका जो रेन वाटर जितने बनते सर आपके जो रोड के साथ साथ है, ये सबकी मुश्किल एक ही होगी मेरा ख्याल, क्योंकि जब रेन वाटर ड्रेनेज बन जाते हैं पहले तो वो काम नहीं करते सर, उसका आगे कोई रिचार्ज वेल बने या उसका पानी निकले वो कहीं नहीं है। दूसरी ये चाहते हैं कि हम अंडरग्राउंड सर होना चाहिए, क्योंकि जब कोई ट्रैफिक जाम होता है कोई मुश्किल होती है तो आदमी उससे निकल नहीं पाता, वो जितने भी ड्रेनेज है वो ऊपर बने हुए हैं सर। सर जो अमृतसर गोल्डन गेट टू इंडिया गेट आपसे रिक्वेस्ट की थी, ये 6 लेन होना चाहिए और इसके ऊपर लाइटिंग का प्रबंध होना चाहिए। सर आपने उस पार्लियामेंट में बोला था कि ये हम करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक सर उसका काम शुरू नहीं हुआ है। मेरी आपसे निम्र बेनती है कि जितने भी एक्सप्रेस वे के काम है, भारतमाला का काम है या अमृतसर का जो बाईपास बन रहा है सर करीब, सर उसके ऊपर ध्यान देकर सर उसका काम जल्दी शुरू करवाया जाए। हमें पता है कुछ प्रॉब्लम्स हैं जमीन एक्वायर करने की, वही किसानों का मुआवजे की दिक्कत है सर वो मुआवजा बिल्कुल सही करा दी जाए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने जो भी अमृतसर का एक्सप्रेस वे बनाया है उसके लिए आपने सहमति दी है, और एलिवेटर रोड की मेरे को उम्मीद है कि आप जल्दी उसको शुरू करेंगे। धन्यवाद। Honorable members, if the House agrees, we will extend the discussion for half an hour. Okay. Honorable member Shri Naib Singh ji. थैंक यू। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय अनुदानों की मांगों पर 2022-23 के समर्थन पर बोलने का अवसर दिया। मैं देख रहा था माननीय अध्यक्ष जी, जो 2009 से 14 के बीच में औसतन 4,918 किलोमीटर नेशनल हाईवे का निर्माण किया जाता था, जो 13 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की गति से निर्माण किया गया। परंतु वही मैंने देखा 2014 से 21 के बीच में ये औसत बढ़कर के 8,993 किलोमीटर हाईवे बना। जो बनने की गति है वो प्रतिदिन बढ़कर के 25 किलोमीटर हो गई। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस रोड के अंदर एक महाक्रांति लेकर के आए हैं। पूरा का पूरा विश्व कोरोना की चपेट में आया और जो विकास की गति थी वो धीमी पड़ी, परंतु भारत के अंदर ये गति धीमी नहीं पड़ी। जो टारगेट आदरणीय नितिन गडकरी जी ने 2020-21 के अंदर लिया था कि 11,000 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया जाएगा, वो इस कोरोना के कार्यकाल के दौरान 13,327 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया गया। ये पहली बार 37% की वृद्धि ये की गई है। मैं क्योंकि कोरोना के समय के अंदर जब पूरा विश्व रुका है तो उस समय के अंदर यहाँ भारत के अंदर रोड्स की ये गति बढ़ी है। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने लोकसभा कुरुक्षेत्र की
कुछ मांगों का ध्यान आपके माध्यम से मैं आदरणीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं, क्योंकि आदरणीय मंत्री जी कुरुक्षेत्र से बहुत ही स्नेह करते हैं, क्योंकि वो वहां पर मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर एक समय में 1 महीने तक वो लाडवा कंस्टिट्यूएंसी के अंदर रहे भी हैं। उनको वहां की पूरी समस्याओं के बारे में अवगत है, मालूम है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारा कुरुक्षेत्र एक महाभारत कालीन धार्मिक नगरी है। वहां पर सूर्य ग्रहण जैसा मेला और गीता जयंती जैसे महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती जैसे महोत्सव वहां पर मनाए जाते हैं और लाखों की संख्या में लोग वहां पर शिरकत करते हैं मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर। क्योंकि मैंने पहले भी आदरणीय मंत्री जी को इस बात से अवगत कराया था कि मेरे कुरुक्षेत्र शहर के अंदर एक ही रोड है और उस रोड से सारा आवागमन होता है, क्योंकि उस रोड से पूरा का पूरा राजस्थान पंजाब को जाता है। और मैं ये चाहूंगा कि उस रोड के ऊपर भारी ट्रैफिक है, कुरुक्षेत्र के अंदर एक बाईपास का निर्माण किया जाए ताकि उस भीड़ से लोगों को निजात मिल सके। और मैं आदरणीय मंत्री जी को एक और मांग, क्योंकि मेरे कुरुक्षेत्र के अंदर पेहवा जो एक धार्मिक नगरी है, वहां पर सरस्वती महोत्सव वहां पर होता है। माननीय अध्यक्ष जी 2 मिनट मेरी बहुत जरूरी मांगे हैं। वहां पर हजारों की संख्या में लोग शिरकत करते हैं। मैं पेहवा से लेकर के यमुनानगर तक रोड को 4 लेनिंग की मांग आदरणीय मंत्री जी के समक्ष रखता हूं, क्योंकि वहां पर लगभग उस रोड के ऊपर 2 शुगर मिल्स पड़ती हैं और 7 वहां पर अनाज मंडी पड़ती है, 5 सब्जी मंडी पड़ती है और एक हरियाणा की सबसे बड़ी लक्कड़ मंडी वहां पर पड़ती है, जिससे कि ट्रैफिक का बड़ा दबाव है। अगर वो 4 लेनिंग वहां पर बनेगी, मैंने आदरणीय मंत्री जी को, माननीय अध्यक्ष जी, आदरणीय मंत्री जी को मैंने लेटर दिया था और उसके माध्यम से इसको नेशनल हाईवे में शामिल करके वहां पर 4 लेनिंग बनाया जाए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक और समस्या, अंतिम आदरणीय रिकॉर्ड प्लीज सिट डाउन मिस्टर गांधी। आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो माननीय गडकरी जी, माननीय वीके सिंह जी काम कर रहे हैं, उसके लिए मैं सदन की तरफ से उनको बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं। पिछले 2 दिन से लगातार मैं चर्चा सुन रहा हूं और चुनाव में सारी पॉलिटिकल पार्टी जो भी बोले सर कि ये विकास हुआ, नहीं विकास हुआ, प्रधानमंत्री विकास कर रहे हैं, लेकिन इस 2 दिन की चर्चा में पूरे देश ने ये जरूर अनुभव किया कि विकास हुआ है। कोई ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जिसने की विकास की बात नहीं कही, जिसने डेवलपमेंट की बात नहीं कही, जिसने प्रधानमंत्री जी को प्रेज नहीं किया, जिसने माननीय नितिन गडकरी जी को प्रेज नहीं किया। और यह दिखाता है कि ऑल पॉलिटिकल पार्टी, जो विरोध में भी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी इस चीज का एहसास है कि पिछले 7 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस देश का जितना विकास हुआ उतना 70 साल में कभी विकास नहीं। मैं जिस राज्य से आता हूं सभापति महोदय, उसकी एक पीड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लुक ईस्ट पॉलिसी कही, यहां माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं और बहुत जानकार हैं और उनको बहुत ज्यादा समझ है। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कलकत्ता, बंगाल, उड़ीसा, ये सारे के सारे पिछड़े रह गए सर। और पिछड़े ये रह गए जो बचपन में हम कहानी सुनते थे, जो किताबों में सुने कि भारत तो अमीर है लेकिन भारतीय गरीब है। उसी तरह से हम तो अमीर हैं, झारखंड में माइंस मिनरल्स है, छत्तीसगढ़ में माइंस मिनरल्स है, उड़ीसा में माइंस मिनरल्स है, लेकिन इसके बावजूद भी हम गरीब रह गए। गरीब इसलिए रह गए कि हमको रोड नहीं मिला पिछले 60-65 साल में, और हमको पोर्ट, कलकत्ता पोर्ट खत्म होने के बाद, क्योंकि पूरी दुनिया में यदि कहीं विकास हुआ, यदि पूरी दुनिया में सिंगापुर आज विकसित है, यदि ब्रिटेन विकसित है, अमेरिका विकसित है, चाइना विकसित है, तो उसमें पोर्ट और रोड का बहुत बड़ा योगदान है। और इन सारे चीजों से हम मरहूम रह गए। हमारे यहां से माइंस मिनरल्स तो निकला लेकिन हमारा विकास नहीं हुआ। और वही है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं हुआ। और जब तक कि पूर्वोत्तर भारत का, हमारे पूर्वी भारत का और नॉर्थ ईस्ट का विकास नहीं होगा,
तब तक इस देश का विकास नहीं हो सकता। आज करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है सर। चाइना पूरी वर्ल्ड मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। भारत के पास मार्केट कौन सा है? भारत के पास साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट है कि वो बर्मा में किस तरह से व्यापार कर सकता है, सिंगापुर में कैसे व्यापार कर सकता है, थाईलैंड में कैसे व्यापार कर सकता है, कंबोडिया, फिलीपींस कैसे जा सकता है, जापान कैसे जा सकता है। और इसके लिए भारत सरकार ने, ऐसा नहीं है कि कोई सोचा नहीं सर, मैं केवल 2-3 चीजें बताना चाहूंगा और माननीय मंत्री जी से मैं प्रोटेक्शन चाहूंगा कि हमारी आजादी 1947 में और 1948 में बर्मा की आजादी एक साथ ही आई और 1950-51 में नेहरू जी ने एक एग्रीमेंट साइन किया और उसमें एक एग्रीमेंट था कि हम यहां रोड को, इंफ्रास्ट्रक्चर को साउथ ईस्ट एशिया तक ले जाएंगे। और वो 50 के बाद, मैं जब कहता हूं कि कांग्रेस एक बार कोई कमिटमेंट कर लेती है और उस कमिटमेंट से कैसे पीछे हटती है, उसके देश को विकास से उसकी कैसी चिंता नहीं थी, इसकी चिंता 1950 के बाद से 2002 तक कभी नहीं हुई। और 2002 में जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो उसने एक फैसला किया कि हम एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के तहत ट्राइलेटरल रोड बनाएंगे, जो रोड की भारत, बर्मा और थाईलैंड को जोड़ेगा। आज तक 2008 में उसका रीनिगोशिएशन किया इस सरकार ने, 2004 में हमारी सरकार जाने के बाद, और 2014 तक इसमें कुछ नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय गडकरी जी को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि उस रोड पर काम हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है माननीय मंत्री जी, स्टील वेल रोड, हम चाइना बिगाड़ के डर से क्या ईमान की बात नहीं करेंगे? यदि हमको साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट स्टील वेल रोड से मिल रहा है, जो कि 1942 में यूएस ने उसको कंसीव किया वर्ल्ड वार के लिए, और आज भी वो अधूरा है। स्टील वेल रोड जब तक यदि नहीं बनता है तो हम पूरे साउथ ईस्ट एशिया तक नहीं जा सकते। न सिंगापुर जा सकते हैं, न कंबोडिया जा सकते हैं, न सिंगापुर जा सकते हैं, और मार्केट हमारा वो है। और चाइना जाने अनजाने हमारे मार्केट को, हमारे पड़ोसी को रोकने की कोशिश कर ही रहा है, हमको मार्केट नहीं दे रहा है। तो क्या आपके माध्यम से मैं सभापति महोदय भारत सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या स्टील वेल रोड के लिए हम आगे नहीं बढ़े? जो लेडो आसाम से चलता है वो बर्मा में जाता है और यूनान शहर जो चाइना का है वहां जाता है, और उसी से जो कनेक्टिंग रोड है वो कंबोडिया तक जोड़ती है, वो सिंगापुर तक जोड़ती है। क्या इसके बारे में भारत सरकार चिंतित है? और यदि चिंतित है तो क्या हम साउथ ईस्ट एशिया का मार्केट नहीं ले सकते? क्योंकि आज जो समस्या है कि हमको अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध रखने हैं, पड़ोसियों के साथ संबंध रखने हैं। चाइना नेपाल में भी अपना प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, और जो काम कांग्रेस की सरकार में हो गया सर, कि अंग्रेजों ने बहुत अच्छा एक एग्रीमेंट साइन करके हमको दिया था कि बफर स्टेट की कल्पना थी हमारी, कि नेपाल भी बफर स्टेट था, भूटान भी बफर स्टेट था, तिब्बत भी बफर स्टेट था। लेकिन तिब्बत देने का, आज रूस को आप जितनी गाली मर्जी दे दीजिए, मैं व्यक्तिगत एक सांसद होने के नाते मैं पार्टी का कोई विजन नहीं रख रहा हूं, लेकिन यदि रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया तो मैं व्यक्तिगत तौर पर मानता हूं कि उसने ठीक किया। यदि रूस की सीमा पर यूक्रेन, जिसने की एग्रीमेंट साइन किया कि कभी नाटो हमारे साथ, हम नाटो का पार्ट नहीं होंगे, और आज यदि यूक्रेन नाटो का पार्ट हो रहा है, तो उसने जो भारत की दुर्गति देखी है कि कांग्रेस ने जब तिब्बत को दे दिया, तो आज चाइना हमारे बॉर्डर पर आ गया है, और चाइना से हम मुकाबला करने में जो है हमेशा परेशान रहते हैं, अपने संसाधन को ले जाते हैं। इसलिए रूस के पास कोई चारा नहीं था यूक्रेन पर अटैक करने के बदले। लेकिन हमको यदि आम लोगों से संबंध बनाना है, नेपाल से संबंध बनाना है, तो क्या हम नेपाल के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते? भूटान के साथ अपनी कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा सकते? और यदि बढ़ाना है तो उसके लिए जो माहौल है सर, वो माहौल क्या है? आप बुद्धिस्ट सर्किट की बात करते हैं और जैन सर्किट की बात करते हैं। मैं 2 चीजें आपको कहना चाहता हूं। ये इस देश में एक विडंबना है सर कि लामा संप्रदाय की स्थापना जो है, मैंने उस दिन कहा था कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो मेरा गांव है, अतीश दीपांकर ने लामा विश्वविद्यालय की स्थापना की, इसलिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय बुद्धिस्ट का सबसे बड़ा केंद्र है। और मंत्री जी, आज तक बुद्धिस्ट सर्किट में विक्रमशिला इंक्लूड नहीं हुआ है। यहाँ सुनील सिंह जी बैठे हुए हैं, यदि सारनाथ से आप चलेंगे तो सारनाथ के बाद बुद्ध जो है इटखोरी आए, इटखोरी के बाद वो बांका में भदरिया एक स्थान है वहां आए, और उसके बाद वो विक्रमशिला गए, और विक्रमशिला से यदि आप देखेंगे तो नेपाल के साथ हम बुद्धिज्म को जोड़कर, कंबोडिया के साथ बुद्धिज्म को जोड़कर हम एक बहुत बड़ा
पर्यटन का हब बना सकते हैं, केंद्र बना सकते हैं। उसी तरह यदि जैन की बात करेंगे तो जैन में भी मैं आपको बताऊं कि जमुई का कुंडा, बस 2 मिनट में मैं स्पीकर साहब अपनी बातें खत्म करूंगा, कि जैन का भी एक सर्किट होना चाहिए। पारसनाथ हमारे यहाँ सर, और उसी तरह से जिस भागलपुर में मैं पैदा हुआ उस भागलपुर में चंपापुरी है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि जैसे बटेश्वर स्थान एक जगह है और वहां से नेपाल की दूरी बहुत ही कम है, और वहीं विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो कि बुद्धिज्म का एक बड़ा सेंटर रहा है, बहुत दिन से इस तरह का डिमांड हो रहा है। दूसरा, हमसे जो नेपाल का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, हमसे जो बांग्लादेश का बॉर्डर जुड़ा हुआ है, और जो नेशनल हाईवे आप हमारे यहाँ बना रहे हैं, खासकर मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, यदि वहां भी प्लेन लैंड करे तो बढ़िया है। मेरा यह मानना है कि करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक करने के लिए, साउथ ईस्ट एशिया के मार्केट को देखने के लिए स्टील वेल रोड की कल्पना को अपने को साकार करना चाहिए। हम इस बजट के समर्थन में खड़े हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको बधाई और शुभकामना देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। ऑनरेबल मेंबर श्री बालानाथ जी। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय जी। आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का अभिनंदन करना चाहता हूं कि आज़ादी के बाद से लेकर, आज़ादी से पूर्व से लेकर अब तक हमारे भारतवर्ष के शहरों को आपस में जोड़ने के एक ही पारंपरिक मार्ग थे, लेकिन भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत और एक भविष्य के भारत की जरूरतों को समझते हुए उनकी दूरगामी सोच को माननीय प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से भारतमाला प्रोजेक्ट के माध्यम से पूरे भारत के, मैं मानता हूं लगभग 80 से 70% शहरों को इस भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत जोड़ा गया है, और एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है हमारे सभी शहरों को आपस में जोड़ने का। और उसके साथ साथ ये और भी बड़ा एक विषय है और एक बहुत बड़ा खुशी का माहौल पूरे देश में इन सड़कों के माध्यम से हम सबको देखने को मिल रहा है कि जो दूरगामी और जो पिछड़े कस्बे थे, हमारे गांव थे, ढानियां थी, उन क्षेत्रों से इन रोडों को निकाला गया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में जब ये रोड बनकर तैयार होकर चलने लगेंगे तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर वो छोटे छोटे कस्बे, वो छोटे छोटे गांव, वो छोटी छोटी ढानियां भी हमारे विकास के माध्यम से, हमारी सड़कों के माध्यम से देश की उन्नति के साथ में आगे बढ़ेंगे और एक बड़ा विकास उस क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। मैं उसी क्रम में माननीय मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित, उनका धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ कि जो हमारे दिल्ली से मुंबई का जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो अलवर से होते हुए जाएगा, इधर ट्रांस हरियाणा जो कि पनियाला मोड़ जो कि जयपुर से थोड़ा सा और बहरोड के बीच में पड़ता है, उस पनियाला मोड़ से ट्रांस हरियाणा जो जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल को जोड़ेगा, इन दोनों रोडों को जोड़ने के लिए माननीय मंत्री जी को हमने निवेदन किया था और माननीय मंत्री जी ने सहज भाव से उस स्वीकार करते हुए इन दोनों का एक ग्रीनफील्ड हाईवे वहां से स्वीकार किया है। माननीय मंत्री जी की उपस्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि मैंने बार बार उनसे निवेदन भी किया और उन्होंने स्वस्थ आश्वासन भी दिया है कि हमारा एक बहुत मुंडावर कस्बा है, मुंडावर तहसील है, जो विकास के इस समय में पिछड़ी हुई है, उस मुंडावर तहसील को भी इस रोड के साथ में जोड़ा जाएगा। उसके लिए माननीय मंत्री जी ने मुझे आश्वासन भी दिया है। उसी क्रम में मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से हमारे जो पुराने पारंपरिक रोड हैं उसमें टोल भी जनता से वसूला जाता है, लेकिन टोल कंपनियों के माध्यम से जनता को वो सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। एक बहुत बड़ा विषय हम सबको देखने को मिलता है, जितने भी पुराने रोड्स हैं उनमें जो ग्रीन बेल्ट का काम है, पेड़ लगाने का, आप दिल्ली से जयपुर जाइए, किशनगढ़ तक जाइए, जो पूरा जयपुर का ये पूरा 48 नंबर हाईवे है, बहुत पौराणिक और बहुत बड़ा हाईवे है और मैं मानता हूं कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक इस हाईवे से गुजरता है, लेकिन इसमें पूरे रास्ते में कहीं भी ग्रीन बेल्ट का कोई पेड़ वहां पर नहीं लगे हुए हैं। तो टोल कंपनियों को माननीय मंत्री जी निर्देशित करें कि जल्दी से जल्दी वहां पर ग्रीन बेल्ट के क्रम को पूरा किया जाए और वहां पर वृक्षारोपण का कार्य पूरा हो। उसी साथ साथ में जो हमारे ड्रेनेज की जो व्यवस्था हाईवेज के दोनों तरफ होती है वो भी हमारी काम नहीं आती है। उस ड्रेनेज की व्यवस्था में जब बरसात का पानी उसके अंदर एकत्रित होता है, तो मैं माननीय मंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि भविष्य में ऐसी कोई योजना बनाएं कि उस ड्रेनेज के पानी को जो पास के खेत वाले जमींदार हैं उनको कुछ सब्सिडी देकर, कुछ पौंड बनाकर उस पानी को एकत्रित किया जा सके। मैं छोटी सी एक मांग और है मेरी, उसी के साथ में मैं कहना चाहूंगा कि जो सड़कों के ऊपर माननीय मंत्री जी को एक बहुत बड़ा जनता के अंदर एक विषय है कि जो हमारे सड़कों पर जानवर मर जाते हैं, कभी एक्सीडेंटल दुर्घटना के कारण जानवर मर जाते हैं, उनके उठाने की कोई व्यवस्था सड़क के किनारे नहीं होती, वो वहीं पड़े पड़े ही सड़ते हैं और उनमें बहुत बड़ी दुर्गंध भी आती है और यात्री उनसे बचकर निकलने की कोशिश करते हैं तो उसके कारण दुर्घटनाएं भी होती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कुछ 2-3 मांगे मेरे क्षेत्र की वो रखना चाहूंगा। हमारे जो भिवाड़ी से जो अभी आपका हमारा अलवर होते हुए
बांदीकुई जो रोड जाता है भिवाड़ी से अलवर, जो जयपुर से आगरा रोड को जोड़ता है, उसको नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। उसी के साथ साथ में नारनौल से जो हमारा अलवर को रोड आता है उसको भी हमारा नेशनल हाईवे घोषित किया जाए। और माननीय मंत्री जी का अभिनंदन करता हूं कि आपने अभी कुछ दिन पहले हमारे इन 4-5 योजनाओं का उद्घाटन किया, जिसमें भिवाड़ी को नेशनल हाईवे NH 48 से जोड़ने का जो आपने उद्घाटन किया, दहमी और जागुआ चौक पर आपने अंडरपास और ओवरब्रिज का जो उद्घाटन किया है, मैं आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। और इसी क्रम में ये विश्वास रखता हूं कि आने वाले समय पर इन सड़कों के माध्यम से हमारे देश की नई तस्वीर और नया विकास हम सबको देखने को मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मेंबर श्रीमती रजनीता कोहली जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सड़क परिवहन की 2022-23 की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ नेतृत्व वाली सरकार ने भारत की समग्र रूप से अर्थव्यवस्था को तेजी से सुदृढ़ करने तथा वर्तमान में इस अर्थव्यवस्था को पटरी पर आना हमारे देश की सुदृढ़ आघात सहन क्षमता को दर्शाता है। अध्यक्ष महोदय, बजट 2022-23 से रोड ट्रांसपोर्ट क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी घोषणाओं सहित कई उम्मीदें थी, जिसे सरकार ने बहुत हद तक पूरा किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने देश में सड़कों का जाल बिछा दिया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। आज देश में अनेक नेशनल हाईवे इस सरकार ने बनवाए, जिसे देश का पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया है। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम नेशनल रोपवे को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मोड में लिया जाएगा। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण जी ने संसद में 2022-23 का बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा करते हुए कहा कि पीपी मोड को माध्यम से 4 स्थानों को मल्टी लाइट लॉजिस्टिक पार्कों के कार्यान्वयन के लिए 2023 के कनेक्ट दिए जाएंगे। सार्वजनिक संस्थानों पब्लिक रजिस्ट्रेशन के पूर्व के लिए वित्तरोपण के नवीन तरीकों के माध्यम से 2020 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। लोगों और सामानों को तेज आवागमन की सुविधाओं के लिए 2023 में एक्सप्रेस के लिए PM गति शक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। मोदी जी की सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क नेशनल हाईवे नेटवर्क 2022-23 में 25,000 किलोमीटर तक विस्तार करेगी। देश को सड़कों के माध्यम से जोड़ने के लिए 2022-23 के एक्सप्रेस मार्ग के लिए PM शक्ति गति मास्टर प्लान तैयार कर रही है, ताकि लोगों को वस्तुओं का आर्थिक तेज मूवमेंट हो सके। पर्यटन के साथ साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने पर जोर। माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी के कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में परंपरागत सड़कों के पसंदीदा परिस्थिति को रूप से स्थायी विकल्प के रूप में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम नेशनल रोपवे को पीपी मोड पर ले रहे हैं, जिसका उद्देश्य पर्यटन टूरिज्म को बढ़ावा देने के अलावा यात्रियों के लिए कनेक्टिविटी को सुविधा में सुधार करना है। माननीय सीतारमण जी ने एक मिनट सर मैं अपने भरतपुर की तो समस्याओं को बोलूं। सर, जिला भरतपुर में CRF योजना में प्रगति कार्य CRF योजना तो कुमेर शौक सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य रक्त कार्य एवं लंबाई 1200 किलोमीटर राशि 1754 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें सैनिकों राशि 1310-15 लाख की कार्यादेश जारी किया जाएगा, जिससे कार्य प्रारंभ पर समाप्त तिथि क्रमिक 2019-2021 2022 नियत है, जिसका कार्य प्रगति पर है। CRF योजनागत गुलफाड़ा अमरुका दुरेरा सड़क का चौड़ाईकरण एवं सुदृढ़ीकरण निर्माण कार्य युक्त कार्य हेतु लंबाई 1730 किलोमीटर राशि 1664 लाख की स्वीकृति की प्राप्ति हुई है, जिसमें समन्वय को राशि 18 लाख का कार्यादेश जारी किया जाएगा, जिससे कार्य प्रारंभ पर समाप्ति तिथि क्रमिक 2000 सर बस थोड़ा सा हो रहा है सर नियत किया जाएगा, कार्य प्रगति पर है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी को अब्दुल कालिक जी, मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि निम्नलिखित सड़कों को अगर और बना दिया जाए तो मेरे लोकसभा क्षेत्र की काया पलट हो जाएगी। मौका देने के लिए धन्यवाद। मैं पहले मंत्री जी से ये आग्रह करना चाहता हूँ, मैं 21 मार्च 2020 के खत लिखा था
एक नया राजमार्ग, नया नेशनल हाईवे बगाईगांव जिला के कबाईटारी से बरपेटा जिला के गौरवमारी दौलसाल तक, जहां ये ताराकांदी, आपका मोइनबुड़ी, बड़ौतला, मोंदिया, बहरीवाल कनेक्ट होगा, इससे 40 किलोमीटर रास्ता शॉर्ट होगा, रिड्यूस होगा। मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं, गडकरी जी से आग्रह करता हूं, ये नया राजमार्ग बने। जो आसाम के स्टेट हाईवे नंबर 2 के 1% कलिताकुशी बरपेटा हाउली पर्सन ऑलरेडी नेशनल हाईवे घोषित किया। जो दूसरे पर्सन बरपेटा से जनिया, लंकेसिंगा, नॉर्थ सालमारा, बगाईगांव, ये पर्सन भी राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, ये आसाम में एक MMLP हो रहा है। ये 2020 में मंत्री जी ने वर्चुअल शिलान्यास किया था और ये 2022 के अप्रैल महीना के अंदर इसका काम खत्म होने का, कंप्लीट होने का बात था, लेकिन अभी तक पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3 किसी भी पैकेज में 50% से ज्यादा काम नहीं हुआ। मैं मंत्री जी से गुजारिश करूंगा ये काम जल्द समाप्त हो और वहां पे जो वो MMLP मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब में जो एयरपोर्ट होने का बात था, ये मंत्री जी का दफ्तर में नहीं आने से भी वो एयरपोर्ट भी जल्द उसका काम शुरू हो, ये भी मैं मंत्री जी से आग्रह करता हूं। और जो 2019 में रोड एक्सीडेंट में 1.5 लाख लोगों का मौत हुआ, अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी बनाया, लेकिन दुख के बात है और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी के मीटिंग में हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से के बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरा क्षेत्र में बरपेटा जिला हो, बगाईगांव जिला हो, और रोड सेफ्टी का कोई भी मीटिंग नहीं हुआ, अध्यक्ष महोदय। और ब्रह्मपुत्र के ऊपर और एक ब्रिज चाहिए, और बहौरी, जहां श्री श्री दामोदर देव के 17 है, बहौरी और कामरूप जिला के सोनतोली का कनेक्ट होना चाहिए, और जलजौली नदी के ऊपर नगौरवेरा आलूपुर एक ब्रिज होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, गुजारिश रखता हूँ। धन्यवाद अध्यक्ष। थैंक यू। గీతా విశ్వనాథ్. థ్యాంక్ యూ సార్. ముందుగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను మినిస్టర్ గారికి. చాలా మినిస్ట్రీ కానీ అట్లాగే మరి వారి డిపార్ట్మెంట్ కానీ చాలా బాగా ఎప్పటికప్పుడు సమాధానాలు మాకు వెంటనే లెటర్ రాస్తే మాకు రిప్లై వస్తుంది, అట్లాగే రిజల్ట్ కూడా చాలా వాటిలో వస్తూ ఉంది. సార్, నేను ఒక ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను. 516F కింద వాకలపూడి నుంచి నో ట్రాన్స్లేషన్. yes sir, but translation diya, no translation not there already I have given already sir. no, you can sit here. Okay, no problem. I will call you later. Otherwise I'll speak in English also. I'm ready. So you can sit there. I will call you later. Srimati Satyavati ji. Thank you, Chairperson sir. Thank you, Speaker sir, for giving me the opportunity. At the outset, I would like to thank the Honorable Minister Shri Nitin Gadkari ji for two things. One is for laying the foundation stone for 51 national highway projects, and second for announcing for spending 3 lakh crores for the road infrastructure in Andhra Pradesh during your visit in February 2022. Thank you very much, sir. Through you, Speaker, sir, I congratulate the Minister and the Ministry for this sanctions. And Honorable Speaker, sir, as we all know, road connectivity in the coastal area, especially Sagarmala project, so will boost tourism, create employment opportunities for urban and rural youth, and play a pivotal role in bringing prosperity to the people of Andhra Pradesh. And coming to my constituency, Andhra Pradesh, as you know, Minister ji, and through you, Speaker sir, Anakapalli Anandapuram, a 6-lane road sanctioned almost 4 years back, and I request the Minister to expedite the work at the earliest, and to include the small connecting road to Shilanagar and port, so that the connectivity to Visakhapatnam city will be there,
and also a helipad construction. Suppose in case of accidents, airlifting will be easier, so that is also included in the design, but Airport Authority has not yet given any permission till yet. And also, through you, Speaker Sir, my request to the Honorable Minister to sanction 3 trauma care centers because they are very adjacent to the National Highway 16. One is at Anakapalli District Hospital and one is at Elementary CHC and one is at Nakkapalli. These are very much needed, sir, because so many accidents are taking place, and also there are 2 black spot areas in my constituency. One is at Totada Junction and the another is at Purushottampuram. And please construct 2 road underpasses immediately in these 2 areas. And another thing is our Honorable Chief Minister Garu Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy Garu also addressed in his speech in your recent visit to Vijayawada, converting the state highway in my parliament constituency from Sabavaram via Venkanapalem, Narsipatnam to Tuni, because it connects 3 districts, Vijayanagaram, Visakhapatnam and East Godavari. So, and Honorable Member Munnisamy, only 2 minutes. As you have announced, only 2 minutes. Okay. धन्यवाद सभापति जी. NH रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिमांड पर ग्रांट सपोर्ट करते हुए बात करने के लिए मुझे मौका मिला. 1 मिनट कंक्लूड करना. हाँ. Nitin Gadkari ji at Vijayawada, he announced that he will sanction multimodal logistics parks for Andhra Pradesh, and I have already spoken in this August House for one multimodal logistic park to Achitapuram. It is an SEZ area in my parliament constituency, and I thank the Honorable Chief Minister of our Andhra Pradesh, and also I believe that center and the state should truly be a double engine with both playing a dual role improving the infrastructure, which will hugely benefit the public at large. Thank you very much, sir. S. Munnisamy. धन्यवाद सभापति जी. मुझे NH रोड एंड ट्रांसपोर्ट डिमांड फॉर ग्रांट का सपोर्ट करते हुए बात करने का मौका मिला. मैं 3 साल में देख रहा हूँ, हमारा प्रधानमंत्री जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ. ऐसा उत्तम सचिव को रोड एंड ट्रांसपोर्ट में हमारे देश को नरेंद्र मोदी जी ने दिया है. अपोजिट वाले को तो भी हमारा सचिव बात करने को शुरू किया तो अधीर रंजन जी 10 बार उठ के बैठते हैं. मैं देख रहा हूँ 2 दिन में नितिन गडकरी जी करने का काम पूरा देश धन्यवाद करता है उनके लिए. मैं इसके ऊपर ऐसा मंत्री रहना, सब लोग हम नया से चुन के आए संसदगण, कोई भी संसद उधर कोई पार्टी वाले उधर गए तो भी खाली हाथ में नहीं आता, सब लोगों का काम होता है. ये देश में रोड का काम बहुत तेजी से चल रहा है. इसी के साथ मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में NH 75 पहले से 4 लाइन था, हम तिरुपति तिरुमला को जाने का रास्ता है उसको 6 लाइन करने का मंगलूर में मंत्री जी आदेश दिए. उसको बहुत जल्दी से DPR रेडी करके शुरू करे तो मेरा कोलार के जनता को बहुत काम होता. ऐसा ही हमारा कोलार जिला में चेन्नई एक्सप्रेस कॉरिडोर का बहुत तेजी से काम चल रहा है और तेजी से काम करने के लिए उधर प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहता, उनका ज़्यादा प्रोजेक्ट्स है, इसलिए उधर हमारा चेन्नई प्रोजेक्ट का काम करने के लिए दूसरा अधिकारीगण को डाले तो बहुत अच्छा रहता है. हमारा ये NH में क्या रास्ता आता है, उधर एक एक जिला में एक एक जगह में उधर कौन अनएम्प्लॉयज रहता है, वो हैंडीकैप्स रहता है, उनको दुकान रखने के लिए एक एक जिला में कम से कम रोड का बगल में एक 3 एकड़ 4 एकड़ एक करके उनको दुकान बन कर तो उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिलता, उनका घर भी अच्छा चलता. ये इसके लिए मैंने हमारा मंत्री जी को ऐसा मंत्री हमको दिया है, हमारा काम बहुत अच्छा कर दे रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ सर. धन्यवाद. ग्रांट पर 75 माननीय सदस्य बोले, रिकॉर्ड है आज तक. अधीर रंजन जी चौधरी जी क्या करेंगे? Sir, I rise to dwell on the
demands for grants under the control of Ministry of Road Transport and Highways for 2020-23. Sir, at the outset, I must eulogize our Minister of State, former Army Chief V.K. Singh ji, because what I am observing that since the beginning of the debate, he has been displaying his inexhaustive patience while lending his ears with rapt attention. So I must appreciate him along with Gadkari ji. Sir, मुझे बड़ा दुख हो रहे हैं सर, सदन में जब रोड ट्रांसपोर्ट की चर्चा हो रहे हैं तो हमारे ज्ञानी और वरिष्ठ नेता और हमारे सांसद दुबे साहब ने रोड से चले गए यूक्रेन, और यूक्रेन में पुतिन साहब का जो बमबारी चलते हैं उसको समर्थन कर दिया, और वो कह रहे हैं कि पुतिन साहब ठीक कर रहे हैं। मैं पूछना चाहते हैं कि सरकार का ये रवैया है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं, हमारा देश वासुदैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर पुतिन को हम ये सदन में पैरवी करें तो शी जिनपिंग को भी पैरवी करना चाहिए, और लद्दाख की अतिक्रमण को मानना चाहिए, अरुणाचल के अतिक्रमण को मानना चाहिए। ये क्या हो रहा है इस सदन में? मैं सरकार को पूछना चाहते हैं, मैं सरकार को पूछना चाहता है कि ये यूक्रेन पे का हमला समर्थन करते हैं। सर, लाखों की तादाद में लोग पलायन कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं सर यूक्रेन। आप इस विषय पे बोले, आप घर छोड़ के रिकॉर्ड में आएगा। आप दोनों का कोई का रिकॉर्ड में नहीं आ रहा, आप इस विषय पर बोले, आप तो इस विषय में बोले। ये चर्चा की दौरा उठा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको एक्सपांड किया जाए सर, बस मैं चाहता हूँ ये एक्सपांड किया जाए, क्योंकि सर उन्होंने कहा, इसलिए मैं कोई माननीय सदस्य जिस विषय पर है उस विषय पर ही बोले, विषय से इधर उधर नहीं हो। विषय पे बोल सर, फाइनेंशियल ईयर 22-23, sir, 1.99 lakh crore has been allocated for this concerned ministry. Sir, out of which this year, unlike B21-22 and RE21-22, there is no provision for IEBR. It has been stated that Ministry of Road and Highways targeting to spend 2,42,020 crore on national highways in financial year 22-23, comprising of rupees 187,020 crore budgetary outlay, rupees only 1 lakh from IEBR, 10,000 from other sources, 15,000 from SPB, and 30,000 crore through private investment. Here, ये मालूम नहीं कि इंटरनल और एक्सटर्नल बजटरी रिसोर्स की आपको जरूरत क्यों नहीं होते, लेकिन ये इसमें स्पष्ट होते हैं कि सरकार बजटरी सपोर्ट के दौरान सारे विकास करना चाहते हैं, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इसमें सिर्फ 30,000 रखा गया, जबकि केलकर कमेटी की जो ऑब्जर्वेशन ये है कि हमारी देश में एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी अपनाना चाहिए, जैसे कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की बढ़ोतरी हो। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं होते हैं? इसलिए कि इनकी जेस्टेशन पीरियड काफी ज्यादा लंबी होते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के चलते ये प्राइवेट इन्वेस्टर जो है, इनका बार्गेनिंग पावर उतना ताकतवर नहीं होते, और सारे दिक्कतें हैं, इसलिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस सेक्टर पे नहीं होते। हम जानते हैं कि हमारे दबर नेता नितिन गडकरी जी जरूर इस विषय पे सोचेंगे। सर, रोड ट्रांसपोर्ट हम जानते हैं कि हमारा देश की 90% जो हमारे मतलब कंट्री की, इट इज एस्टिमेट टू हैंडल 90% पैसेंजर और 69% फ्रेट ये रोड पे हम लोग कैरी करते हैं। सर, मैं 2-3 छोटे-छोटे मुद्दे उठाना चाहते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी रिपोर्ट ऑन एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया 2020, traffic accidents in the country stand at 368 in 2020. These traffic accidents resulted in injuries to 336,248 persons and
146,354 डेथ ड्यूरिंग 2020। ये अनटेनेबल है। मतलब हर घंटे हमारा देश में 35 ऐसा हादसा होते हैं और हर 4 मिनट में एक मौत होते हैं। ये क्वाइट अनटेनेबल है। इसलिए कि इस तरीके की घटना ना घटे, इसलिए हम लोग ब्रासीलिया डिक्लेरेशन में दस्तखत किया था। ब्रासीलिया डिक्लेरेशन के मुताबिक हमें हादसे के चलते, रोड हादसे के चलते मौत आधा होना चाहिए था, उसमें हम फेल कर चुके हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सरकार हमें थोड़ा बताइए, क्योंकि बचाने के लिए कम से कम जो रेस्पॉन्स टाइम होना चाहिए, ये रेस्पॉन्स टाइम अभी उपलब्ध नहीं होते हैं, जिसको कहते हैं कि गोल्डन आवर। आप ये कह सकते हैं मंत्री जी कि हमारा एनएच पे और जहां जहां आप रास्ता बना रहे हैं वहां ट्रॉमा सेंटर कितने बना रहे हैं आप? ट्रॉमा सेंटर अगर नहीं बनाएंगे तो ये गोल्डन आवर बचाने के लिए हादसे के बाद ये उपाय आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि हमारा देश में इस चलते जो हमारे जीडीपी के नुकसान होते हैं वो 7.5% जीडीपी की, मतलब 12 लाख करोड़ से ज्यादा जीडीपी को हम नुकसान करते हैं, क्योंकि ये हमारा देश की ये रोड के चलते जो अभी भी चूक है, जो गलतियां है, ये हम सुधर नहीं पा रहे हैं। सर, इसमें और एक चीज देखना है, सर ज्यादा से ज्यादा गरीब लोगों की मौत होते हैं। मान लीजिए जो रोड की हादसा होते हैं रूरल एरिया में 66% इसका हिस्सा होते हैं, और मतलब गरीब लोगों की घर पे एक रोजगार लोग अगर मर जाते हैं हादसा में, उसको देखभाल करेंगे कौन, उसको बचाएगा कौन? सर, इसलिए मैं सरकार को ध्यान आकर्षण करते हुए कह रहा है कि हमारा देश में तकलीफ इस बात की है कि 1951 में जब हमारा आजादी हुई, आजादी के कुछ साल बाद हमारा देश में सारे रोड की लेंथ थे 0.3 मिलियन, अभी हो गया 300 मिलियन किलोमीटर। गाड़ी की आबादी जब 1951 में थे 0.3 मिलियन, अभी हमारा गाड़ी की आबादी हो गए 300 मिलियन, वो भी 2019 के हिसाब के मुताबिक अभी और भी बढ़ गए हैं। 1951 में हमारा देश में रोड की लेंथ थे 40,000 किलोमीटर, अभी वो बढ़ के हो गया 63 लाख से ज्यादा किलोमीटर। मतलब रोड की लेंथ हमारे आबादी की तुलना में, आबादी की जो बढ़ोतरी होते हैं, आबादी की जो इजाफा होते हैं, उसके साथ साथ हम रोड बनाना नहीं सकते। और अभी भी हमारे सब्जेक्ट टू करेक्शन 55% 2 लेन होते हैं, 24% 4 लेन होते हैं। मतलब बहुत दूर जाना बाकी है। ताली बजाना तो आसान होता है, लेकिन वास्तविकता को, हकीकत को हमें समझना पड़ेगा। सर, हमारा नेशनल हाईवे में जिसका फीसदी होता है 2.03% टोटल रोड नेटवर्क में, उसमें हमारा डेथ होता है 35.7%। स्टेट रोड की हिस्सा होता है 3.01%, लेकिन उसमें डेथ होता है 24.8%। और ट्रैफिक कंजेशन, ये हमारे देश के और एक दिक्कतें हैं। ये ट्रैफिक कंजेशन के लिए सिर्फ 4 सिटी की बात करते हैं हम, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कलकत्ता में। सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन के लिए ये 4 सिटी में सालाना हमें नुकसान होते हैं 1,47,000 करोड़ रुपया। तो इसलिए ये सारी चीज को हमें मद्देनजर सोचना पड़ेगा। और ये आप जानते होंगे मंत्री जी कि हमारे देश में और एक मुश्किल है, वो ये है कि डिलेज होते हैं। हर जो काम आप लेते हैं, मैं ये नहीं मानते कि आप काम नहीं लेते, लेकिन डिले होता है ये काम को समाप्त करने के लिए। और ये डिले के चलते हमारे गाड़ी जो चलते हैं उस समय वायर एंड टियर होते हैं, हमारे फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाते हैं, हादसा भी बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमें इस पे थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। सर, मैं और एक बात करना चाहता हूँ। यहाँ हमारे नॉर्थ ईस्ट के बंधुओं ने बात कर रहे थे, मैं उनको ध्यान देना चाहता हूँ कि ढोला सदिया, ये जो लोहित रिवर के ऊपर जो ब्रिज, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन असम, वो हमारी जमाने, मतलब यूपी के जमाने शुरू हुई थी। मैं ये नहीं कहता कि आपने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये जो जोजिला जो पास निकाला गया, जोजिला रोड, ये बाई डायरेक्शनल जो टनल निकाला गया, वो भी हमारी यूपी के जमाने में अप्रूव हुआ था। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कोई सरकार
यूपी के रहे, कभी सरकार एनडीए के रहे, वो अलग बात है। लेकिन यूपीए कुछ नहीं किया, सारे एनडीए कर रहे हैं, ये बात कहना ये जरूरत से ज्यादा मतलब चाटुकारिता होगी और कुछ नहीं होगा। सर दी मिनिस्ट्री, सर मुझे ये कहना पड़ते हैं कि in the ongoing financial year 2021-22, despite having spent about 77.8% of the allocation made to it at the revised stage till January 2022, the ministry has managed to achieve only about 56% of its targeted award and construction length. मतलब टारगेट जो करते हैं ये टारगेट फेल हो जाते हैं। आज की तारीख में आपको कह रहा हूं, इस फिस्कल ईयर में आपके टारगेट फेल हो चुके हैं, अचीवमेंट नहीं पूरा हुआ है। आप खुद बताइए, आपकी टारगेट और अचीवमेंट में फर्क इस साल में, ये करंट ईयर में कम है। आप खुद इसको जरूर मानिएगा। At one point, the government is talking of the holistic development of the northeastern states. Northeastern states are also experiencing double-engine growth. Pool beside India today holds the record of fastest road construction. Then what are the reasons for the delay in the special accelerated road development program for the northeastern area and Arunachal Pradesh package? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी अरुणाचल में चाइनीज एग्रेशन बढ़ रहे हैं, इसके मद्देनजर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में किसी चीज की कभी कमी ना होने देना, ये मैं जरूर सरकार को सलाह देना चाहते हैं। और एक बात कि ये बार बार ये जिक्र होते हैं कि आप कॉन्सेशनर तो नियोग करते हैं, कंसल्टेंट नियोग करते हैं, लेकिन एक अनहोली नेक्सस डिपार्टमेंट कंसेशनर और कंसल्टेंट्स के बीच बन जाते हैं। इसके चलते हमें काफी नुकसान करना पड़ते हैं, अनड्यू बेनिफिट दिया जाता है। ये मैं नहीं, सीएनएजी का ऑब्जर्वेशन में इसका जिक्र है, जरूर आप ये पढ़े होंगे सीएनएजी का ऑब्जर्वेशन। मैं और एक बात यह रखना चाहते हैं कि आपने कहा इस बजट में with regard to the proposed expansion in the national highway network by 25,000 kilometers. I must share the construction pace will have to be increased from present 36.5 kilometers per day to about 68 kilometers per day. आपका जो लक्ष्य आपने बना के रखे हैं, इस लक्ष्य पूरा करने के लिए रोजाना आपको 68 किलोमीटर करना पड़ेगा, नहीं तो 25,000 किलोमीटर आप पहुंच नहीं पाओगे। दिस इज 87% हायर than the pace in 2020-21, and which seems to be a humongous and unrealistic task as per the track record of the government. We should keep in mind that increasing the pace of construction of new highways should not be the sole focus of the ministry. Quality of roads is equally important. आपको बहुत सारे सदस्यों ने ये बताया, खासकर ट्रेजरी बेंच की तरफ से भी ये बताया गया कि हमारे देश में गुणवत्ता की कमी है। गुणवत्ता के लिए मशहूर माना जाता है जर्मनी को, सेफेस्ट रोड के लिए मशहूर माना जाता है नॉर्वे को, जरूर आप ये जानते होंगे। सर, दिस गवर्नमेंट ऑलवेज कीन ऑन कंपेयरिंग यूपीए 1 एंड एनडीए, यूपीए गवर्नमेंट एंड एनडीए। आई एम वेरी एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट सिंस 2014-15 the highway developers debt, mind it, highway developers debt NHAI has increased around 14 times from 24,188 crore to around 3,40,000 crore at the end of January 2020, which is a cause of grave concern for NHAI. आपने ये कह रहे हैं कि हम इतने लंबा रोड बना दिए हैं, आपकी समय में इतने सारे विकास हो चुके हैं, लेकिन इसके पीछे जो राज है वो राज भी बताना जरूरी है। द गवर्नमेंट ऑलवेज क्लेम दैट वी हैव इंक्रीज so and so किलोमीटर ऑफ नेशनल हाईवे। आई वांट टू शेयर हियर दैट आफ्टर द एनडीए गवर्नमेंट कम टू पावर इन 2014, the road transport and highway ministry approved approximately 72,000 kilometers of state roads. Mind it, 72,000 kilometers of state roads to be declared as national highway. Of this, 49,087 kilometers of state roads, including state highway, have been notified as national highway since 2014-15. तो आपको क्या लगता है, इसमें दूध में तो पानी जरूर मिला हुआ है? ये थोड़ा सदन को बताना चाहिए मंत्री जी। अब मैं अपने बात छोड़ दीजिए, आप जानते हैं कि रोड एंड ट्रांसपोर्ट में हमारे ये स्टैंडिंग कमेटी भी है, और स्टैंडिंग कमेटी में सर्वजन की सहमत से स्टैंडिंग कमेटी चलते हैं। ये स्टैंडिंग कमेटी क्या ऑब्जर्वेशन किया? सर हो गया, बस हो गया।
Sir, the standing committee notes that the amount of funds released to NHI has almost tripled since financial year 16-17, while the land constructed by NHI has increased by only about 63% during the same time. देख लीजिए स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, मेरा नहीं, वहां सर्वदल की सर्वमत से ये मानता है। एनएचआई में वैकेंसी, ये और एक बड़ा चिंता की विषय, वैकेंसी। आप रोड बनाओगे, ऑफिसर नहीं मिलेंगे तो रोड बनाएंगे कैसे? ये एनएचआई की वैकेंसी कितना है? एनएचआई का वैकेंसी अभी 61% है सिर्फ अभी स्टाफ, मतलब बाकी सैंक्शन स्टेट से कम कितना है? 61% अभी आप नियुक्ति किए हैं, लेकिन एलोकेशन है 134,015 करोड़। ये क्या हो रहा है? आप भारतमाला परियोजना की फेज 1 की बात करते हैं। द कमिटी इज डीपली कंसर्न टू नोट दैट दो द ओरिजिनल टाइमलाइन फॉर भारतमाला फेज 1 टारगेटेड इट्स कंप्लीशन बाय 21-22, only 20,063 kilometers. That means 59.28% of total has been awarded, while only 7,375 kilometers, that means 21.19% of total has been constructed by December 2022 out of the overall target of 34,800 kilometers. This has led to the